सो लर्नर्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारी मशीन की ग्राफिक्स दिखा रही है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उसका एक्सेस मिल चुका है। Hello learners, before starting this is Ashish Kumar once again welcome you all to Cyber पाठशाला। आप लोगों के लिए दो अनाउंसमेंट्स हम लेकर आए हैं। पहला अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपको इस कंप्लीट कोर्स से रिलेटेड पीपीटीज चाहिए है, प्रोजेक्ट्स चाहिए है, नोट्स चाहिए है, चीट शीट्स चाहिए या टूल्स चाहिए, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे आप अभी फिल कर दीजिएगा ताकि हम आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सके और ये सारे रिसोर्सेज आपको फ्री में प्रोवाइड कर सके, इवन कुछ डीप लेवल के प्रैक्टिकल्स भी। एंड जो सेकंड अनाउंसमेंट है वो ये है लर्नर्स कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, बिकॉज का जो पहला वीडियो है वो है आपका रोड मैप, एक रोड मैप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब चाहे आप एक टेक बैकग्राउंड से हो, चाहे नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, चाहे आप 8th 9th 7th 6th या 10th 12th क्लास में हो, या फिर आपने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स कंप्लीट कर ली हो, ये कंप्लीट रोड मैप बहुत रिसर्च के साथ बनाया है जो आपको किसी भी लेवल पे मदद करेगा कि वहां से आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं और उसका फ्लो क्या होगा। और सबसे स्पेशल बात यह है लर्नर्स कि इसके फ्लो के हिसाब से ये कोर्स है, यानी रोड मैप में अगर आपको बताया गया कि आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, तो वही टॉपिक्स आपको इस कोर्स में दिए गए हैं। अब चाहे वो शोडन हो, चाहे वो सिस्टम हैकिंग हो, चाहे वो आईपी ट्रैकिंग, मैक ट्रैकिंग हो, सभी तरीके के कंटेंट आपको इसमें मिलेंगे, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। सो आई होप लर्नर्स यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो लर्नर्स, हो सकता है कि आप लोग अभी अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय कर रहे हो, या हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी 10th और 12th कंप्लीट कर ली हो शायद, या हो सकता है आप लोगों ने कोई डिप्लोमा प्रोग्राम कर रखा होगा, या फिर शायद हमने अपनी बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट करी होगी। चाहे हमने ये टेक बैकग्राउंड से करा हो या नॉन टेक बैकग्राउंड से करा हो, बट लर्नर्स अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो और वहां कमी आ रही है मेंटरशिप की, गाइडेंस की, रोड मैप की, यानी हमें ये नहीं समझ आ रहा कि सर हम स्टार्ट कहां से करें, सो लर्नर्स इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा, जो कि है द कंप्लीट प्रैक्टिकल रोड मैप ऑफ एथिकल हैकिंग, जिसमें लर्नर्स हमने काफी रिसर्च के बाद ये 4 पॉइंटर्स निकाले हैं जो A to Z सब कुछ कंप्लीट करेगा 100%। ये पॉइंटर्स है लर्नर्स, लर्न, अर्न, सर्टिफिकेट्स एंड सोर्सेज, और इनमें आप इनकी सब हेडिंग्स के जरिए और डिटेल में कंसेप्ट को समझ पाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे लर्न के अंदर मॉड्यूल्स यानी टॉपिक्स और क्वालिफिकेशंस की, सर्टिफिकेट्स में बिगिनर्स, एडवांस और एक्सपर्ट्स के तौर पे हमें कौन कौन से सर्टिफिकेट्स को गो थ्रू करना चाहिए, और अर्न के अंदर डिस्कस करेंगे एथिकल हैकिंग जॉब्स और साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के बारे में कि आफ्टर कंप्लीटिंग एथिकल हैकिंग हम क्या कर सकते हैं, और आफ्टर कंप्लीटिंग एडवांस कोर्सेज हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से जॉब टाइटल्स हमारे पास हैं, क्या कैटेगरीज हैं, क्या सैलरीज रहती है, उसकी डेप्थ तक जाने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली लर्नर्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोर्सेस के अंदर आपको टॉप जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स, आपको टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, साथ ही साथ प्रैक्टिकल लैब्स जैसे सभी सवाल और सभी रिसोर्सेज इस अकेले वीडियो में मिल जाएगा। सो नाउ लर्नर्स, आई नीड योर अटेंशन ताकि आप लोग हर एक ब्रांच, हर एक पॉइंटर के अंदर की हर बात को अच्छे से समझ सके। एंड ट्रस्ट मी लर्नर्स, ये कंप्लीट रोड मैप आपकी पूरी जर्नी बदल देगा, आपके हर एक सवाल का जवाब आपको इसी रोड मैप में मिल जाएगा। तो आइए हमारे इस कंप्लीट एथिकल हैकिंग रोड मैप के सबसे पहले पॉइंटर की तरफ चलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर की तरफ, विच इज लर्न, यानी हमें क्या सीखना चाहिए। हम एथिकल हैकिंग की स्टार्टिंग तो करना चाहते हैं, और जैसा मैंने आप सभी को बताया कि चाहे हमने कोई भी क्वालिफिकेशंस कर रखी हो, चाहे हमने 10th भी कंप्लीट ना करी हो, या हमने 10th 12th डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स कर रखी हो, हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, और हम लोग एक एथिकल हैकर, एक सक्सेसफुल एथिकल हैकर बन सकते हैं या नहीं, सभी सवालों के जवाब अब समझ आएंगे। तो सबसे पहले हम सीखना कहां से स्टार्ट करें, लर्निंग में हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए, तो जो सबसे पहला पॉइंटर आता है लर्नर्स, वो है नेटवर्किंग। आपको ध्यान रखना है कि सर जो नेटवर्किंग के कंसेप्ट्स हैं हम यहां से स्टार्ट करें, बिकॉज एथिकल हैकिंग की हर एक एक्टिविटी, हर एक टास्क, हर एक प्रैक्टिकल और हर एक अटैक के अंदर आपको नेटवर्किंग का बेस पता होना चाहिए। बट सवाल यह है कि क्या हमें पूरी नेटवर्किंग आनी चाहिए, क्या हमें सिस्को का या किसी ऐसी बड़ी कंपनी का कंप्लीट नेटवर्किंग का कोर्स आना चाहिए, तो एक्चुअली इसका आंसर है नहीं, नो। हमें कंप्लीट नेटवर्किंग नहीं सीखनी है, और अगर आप ऐसा करने जाते हो तो शायद नो डाउट आप एक अच्छे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तो बन जाओगे, बट एक एथिकल हैकर, एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनने से आप थोड़ा दूर हो सकते हैं, बिकॉज अपने आप में नेटवर्किंग एक बहुत बड़ी फील्ड है।
तो हमें यहाँ पे करना क्या है सर? नेटवर्किंग के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो स्टार्टिंग कंसेप्ट है, जो बिगिनर्स के लिए बनाए हुए कंसेप्ट हैं, जैसे कि आईपी, पोस्ट, प्रोटोकॉल्स, उनकी वर्किंग, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, उसी का अपडेट जो है, इन सभी पॉइंटर्स के बारे में, इन बेसिक पॉइंटर्स के बारे में हमें पढ़ना है। और सर जब हम अपने नेटवर्किंग के बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, हम आईपी, पोस्ट, प्रोटोकॉल्स और इनकी वर्किंग को जब हम समझ जाते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंटर की तरफ, विच इज लिनक्स ओएस एंड कमांड्स। यानी हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डेप्थ में जाते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वर्किंग समझते हैं और स्पेशली वहां पे हमारा फोकस रहता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इसका फाइल सिस्टम क्या है, इसके कमांड्स क्या हैं, क्योंकि लिनक्स को हम ज्यादातर कमांड लाइन के जरिए, अपने टर्मिनल के जरिए यूज लेना पसंद करते हैं ताकि हम एडवांस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। सो हम लिनक्स कमांड्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डेप्थ में जाते हैं, यानी उनका जो है एक अच्छा लेवल का कंटेंट हम ले लेते हैं। उसके बाद लर्नर स्टार्ट होती है आपकी जर्नी। इस साइबर सिक्योरिटी जैसी वास्ट फील्ड में आप लोग स्टार्ट करते हैं एथिकल हैकिंग से। एथिकल हैकिंग एक्चुअली एक ऐसा करिकुलम बना दिया गया है, एक ऐसा पैटर्न बना दिया गया है जो आपको बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी नॉलेज दे देता है कि आप साइबर सिक्योरिटी जैसी बड़ी फील्ड को एंटर कर सके और उसके अंदर अपना करियर बना सके। सो अब एथिकल हैकिंग कर क्या रहा है सर? एथिकल हैकिंग हमें कई सारे टॉपिक्स, कई सारे मॉड्यूल्स यानी चैप्टर्स सिखाता है जो कि साइबर सिक्योरिटी का बेस है। फॉर एग्जाम्पल हम एथिकल हैकिंग के अंदर सीखते हैं फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस, जिसे आप लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। देन हम देखते हैं नेटवर्क स्कैनिंग, एक नेटवर्किंग से रिलेटेड एक सिस्टम में से डेटा कलेक्ट करना, वो जो डेटा मिला है उस डेटा की मदद से एन्यूमरेशन करना, उसकी और डेप्थ में जाना, चेक करना कि वो डेटा कितना सही है और उससे हमें और क्या इंफॉर्मेशन और क्या डेटा मिल सकता है। और जब हमें इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल चुका होता है, यानी हम लूपहोल्स की तरफ जब बढ़ रहे होते हैं, कमियों की तरफ जब बढ़ रहे होते हैं, तब हम परफॉर्म करते हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर? हम वल्नरेबिलिटीज को चेक कर रहे हैं, वहां पे कंफर्म कर रहे हैं कि कोई कमी है या नहीं। और जैसे ही आपको कंफर्म होता है कि वहां कमी है, आप उसे एक्सप्लॉइट करते हो, अलग अलग तरीके से सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करते हो एंड देन उन सिस्टम्स को सिक्योर करते हो। इस तरीके का कंप्लीट जो नॉलेज होता है, बिगिनर्स लेवल का नॉलेज, एक बेस लेवल का नॉलेज जो कि बहुत अच्छा नॉलेज होता है, वो नॉलेज आपको एथिकल हैकिंग प्रोवाइड कर देता है। और सर जब हम ये नॉलेज ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जैसी वास्ट, साइबर सिक्योरिटी जैसी बड़ी फील्ड को लेकर हम मैच्योर हो चुके हैं। हमें समझ आने लग जाता है कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या डोमेन्स हैं, और उनमें से हम सिलेक्ट करते हैं अपने एक फेवरेट डोमेन को, जो कि आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। लर्नर्स आप देखोगे एथिकल हैकिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एंट्री मिल जाती है साइबर सिक्योरिटी में। सर साइबर सिक्योरिटी है क्या? साइबर मीन्स इंटरनेट एंड सिक्योरिटी मीन्स उसे सिक्योर करना, उसमें कमियां ढूंढ के उसे और बेटर बनाना। बट द पॉइंट इज, क्या ये केवल इंटरनेट की सिक्योरिटी की बात कर रहा है? तो एक्चुअली नहीं लर्नर्स। साइबर सिक्योरिटी डील करता है पूरे वर्ल्ड में यूज होने वाली हर टेक्नोलॉजी के साथ। वो कह रहा है आज के टाइम पे जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है या हो सकती है, उन सभी टेक्नोलॉजीज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी साइबर सिक्योरिटी की ही है। और क्या क्या टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी कवर कर रहा होगा? बिकॉज इन्हीं में से कोई एक हमारा डोमेन बनेगा, कोई एक हमारा करियर, हमारी फील्ड बनेगी। ये डोमेन्स क्या क्या है लर्नर्स? ये हो सकता है नेटवर्क, वेब, क्लाउड, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एआई, आईओटी, इवन आप लोगों को पता होगा कि अब क्वांटम कंप्यूटिंग आ चुकी है, तो वो भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही डील करेगा, यानी उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी साइबर सिक्योरिटी की है। इवन लर्नर्स अगर आप बात करें हार्डवेयर सिक्योरिटीज की, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटीज की, या मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटीज की, और इनके अलावा भी कई ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आज के टाइम पे मार्केट में यूज हो रही है, साइबर सिक्योरिटी उन सबके साथ डील करता है। अब सवाल यह है कि क्या यह पॉसिबल है कि आप में से या हम में से कोई एक भी पर्सन इन सभी फील्ड्स में एक्सेल कर पाए, इन सभी फील्ड्स में एक एक्सपर्ट बन पाए? तो ऐसा नहीं होता है और ना ही हम कभी भी ऐसा करेंगे। एथिकल हैकिंग कंप्लीट होते ही हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एथिकल हैकिंग तक कैसे जाना है, वो मैंने आपको बताया लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं आपको सर्टिफिकेट्स, कौन सी क्लास के बाद आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें भी समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे ध्यान देना। तो ये हमें बता रहा है कि सर आपके पास ये सारी फील्ड्स थी और इन फील्ड्स में से हमें कोई एक डोमेन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी ने कहा कि सर मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं ओएस सिक्योरिटीज को लेकर, किसी ने कहा मैं क्वांटम सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, किसी ने कहा मैं एआई टेक्नोलॉजीज को सिक्योर करने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। और सिक्योर करने से मतलब लर्नर्स यहाँ पे बड़ा क्लियर है
कि आप उन टेक्नोलॉजीज की पूरी डेप्थ तक की नॉलेज लेते हैं, उनके बिल्डिंग प्रोसेस को नहीं समझते, आप उनके वर्किंग प्रोसेस को समझते हैं, उनकी फंक्शनिंग को समझते हैं, और उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी, अपने अटैक्स, अपनी टेक्निक्स का यूज लेकर आप उनमें कमियां ढूंढते हैं। उसके बाद उन कमियों को सिक्योर करने के लिए आप उन्हें सिक्योरिटी पैचेस भी देते हैं, यानी आप वहां पे काउंटर मेजर्स या जो भी आपकी तरफ से इनपुट्स है वो भी शेयर करते हैं, और ये हर टेक्नोलॉजी में होता है। तो आप इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हैं, आप में से जिसको भी जो भी टेक्नोलॉजी पसंद आ रही है कि सर मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, वो ही टेक्नोलॉजी आपका साइबर सिक्योरिटी डोमेन माना जाएगा। किसी ने कहा वेब, किसी ने कहा मोबाइल एप्लीकेशंस, किसी ने कहा हार्डवेयर, तो किसी ने कहा नेटवर्क या फिर क्वांटम, एआई एंड सो ऑन। जो भी एक फील्ड हम सिलेक्ट करेंगे, उस फील्ड से रिलेटेड हम अपनी नॉलेज को कंटिन्यू करते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड हम अपने स्किल्स को और शार्प करने लगते हैं। और ये आता है हमारा सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, यानी एथिकल हैकिंग के बाद डोमेन सिलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, लेकिन ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है कि आप ये नॉलेज कंप्लीट करते हुए अपने एथिकल हैकिंग करिकुलम को कंप्लीट करें। उसके बाद सेकंड पॉइंटर की तरफ पहुंच जाते हैं जो कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी डोमेन सिलेक्ट कर दो, और डोमेन हमेशा वही हो जो आपको पसंद हो लर्नर्स, बिकॉज इनमें से कोई भी ऐसा डोमेन नहीं है जिसमें करियर, स्कोप, अच्छी सैलरी और एक सक्सेसफुल लाइफ ना हो। बट ये सारी चीजें अचीव वही कर पाता है जो केवल उस फील्ड को सिलेक्ट करे जो उसे पसंद है, जो एक्चुअली आपका पैशन है, जिसे करते हुए आप कभी भी टायर्ड फील नहीं करेंगे, जहां पे आप ट्राई टिल सक्सीड के फॉर्मूला को बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, वही आपका फील्ड होगा। और सर जब हम फील्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, या अगर हम करंट सिनेरियो में जिस जगह पे बैठे हैं वहां से हमें क्या करना चाहिए, हमें वो नहीं समझ आ रहा है, तो उसका जवाब आपको अब मिलेगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अब क्वालिफिकेशंस की। हमारे इस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में अभी जो हमने डिस्कशन करा, ये बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है आपकी स्किल्स पे। ये जो पूरा पॉइंटर था डिस्कस कर रहा है कि आपको क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी है, नेटवर्किंग की नॉलेज लेनी है, आपको लिनक्स कमांड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नॉलेज लेनी है, एथिकल हैकिंग के कंटेंट की नॉलेज लेनी है, अपने स्किल्स जो है उस करिकुलम को लेकर स्ट्रॉन्ग करनी है। बट ये था स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बट लर्नर्स एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है कि मार्केट आज भी बहुत ज्यादा फोकस करता है डिग्रीज पे, सर्टिफिकेट्स पे, उन पेपर्स पे। बट लर्नर्स नो डाउट मार्केट में अपनी पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्वालिफिकेशंस पे भी फोकस करते हैं। तो अब इसे डिस्कस करते हैं सर कि हम क्वालिफिकेशंस में हमें क्या मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल अभी तक आप लोग अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अब तक आप अभी अपनी 10th क्लास तक नहीं पहुंचे हैं, तो इन दैट केस लर्नर्स आप लोगों को वर्क करना है केवल और केवल अपनी स्किल्स पे। आप लोगों को ये जो कंटेंट है एथिकल हैकिंग, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स कमांड्स का, केवल उस डायरेक्शन में फिलहाल फोकस करना है और आराम से अपनी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करनी है। आपको सबसे पहले अपनी 10th कंप्लीट करनी है। पर सवाल यह है कि 10th के बाद जो 11th 12th में हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और अगर हम साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ही जाना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो हम किस फील्ड को सिलेक्ट करें। तो यहां आपको ध्यान देना होगा, बिकॉज हम ऑलरेडी फोकस्ड हैं, हमें पता है कि हमें साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना है और उसमें अपने पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, हमारे सीवी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। तो इन दैट केस आपको साइंस मैथ्स को लेना चाहिए है, बिकॉज ऐसा करने पे आप लोग इंजीनियरिंग की तरफ जा पाएंगे। और जब आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे लर्नर्स अपनी 12th कंप्लीट होने के बाद, तो आपको बीटेक या एमटेक दोनों में ही साइबर सिक्योरिटी के ऑप्शंस मिलेंगे। बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी, और ये वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं लर्नर्स जो आपके पोर्टफोलियो को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपको अच्छे लेवल का नॉलेज भी देंगे, और साथ ही साथ आप बहुत फोकस डायरेक्शन में बढ़ रहे होगे। बिकॉज आप चाहे आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप साइड में कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे हो, या आप कहीं से कोई एक्स्ट्रा नॉलेज या कोई प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, ये सारी इन अराउंड रहेगी साइबर सिक्योरिटी के। इन शॉर्ट आप अपनी फील्ड से हटके कुछ नहीं कर रहे होगे, आप अपनी फील्ड को ही जी रहे होगे, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंटर बनता है। बट अगर हमने सर अपनी 11th 12th कंप्लीट कर ली है, या हमारे 11th 12th के सब्जेक्ट्स कुछ और थे, हमने कोई डिप्लोमा प्रोग्राम कर रखा है, ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जिनकी 10th कंप्लीट नहीं हुई है, उन्हें अब एक गोल मिल चुका है कि उन्हें नेटवर्किंग, लिनक्स कमांड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एथिकल हैकिंग की नॉलेज को सबसे पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद वो लोग जिनने अपनी 10th कंप्लीट कर ली है, 11th 12th में जाने वाले हैं, आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, तो साइंस मैथ्स सिलेक्ट करोगे। और सर अगर हमने 10th 12th में कोई भी दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया था, तो हम क्या करें। तो जिनने अपनी 10th एंड 12th में साइंस मैथ्स लिया था, वो सब ज्वाइन करेंगे बीटेक एंड एमटेक। जिसने बीटेक कर रखी है वो एमटेक करेगा,
और जिनने साइंस मैथ्स नहीं लिया है, आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है, कोई भी दूसरी फील्ड ली है, वो लोग जा सकते हैं BCA की तरफ, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, BCA एंड MCA। और आपको इनके अंदर भी साइबर सिक्योरिटी का स्पेशलाइज्ड कोर्स मिल जाएगा, यानी आप BCA इन साइबर सिक्योरिटी एंड स्पेशली MCA इन साइबर सिक्योरिटी कर पाएंगे। और सर अगर हमने हमारी बैचलर्स किसी भी नॉन IT नॉन टेक बैकग्राउंड से कंप्लीट कर ली है तो क्या करें, तो आप मास्टर्स की तरफ जा सकते हैं कि आप अपनी जो मास्टर्स हैं वो टेक बैकग्राउंड में स्पेशली एक स्पेशलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी कोर्स में कंप्लीट कर सके। एंड व्हाट इफ सर कि अगर हमने ये सारी चीजें या तो कंप्लीट कर ली है या अब हम किसी भी रीजन से कंटिन्यू नहीं कर सकते। इवन लर्नर्स अगर किसी भी रीजन से हमें लगता है कि सर अब हम ये क्वालिफिकेशंस जो है ये कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, शायद हमने 12th तक कर रखी हो, शायद हमने केवल अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी हो और अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं किसी भी रीजन से, इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी सभी सिचुएशंस में लर्नर्स अब आपके फोकस में 3 सबसे जरूरी चीजें रहनी चाहिए। पहला स्किल्स, जिसमें आपको फोकस करना है इसी पार्ट पे। सेकंड सर्टिफिकेशंस, जो मैं आपको अभी कुछ देर में गाइड करूंगा। और जो आपका थर्ड पॉइंटर है वो है डिप्लोमा प्रोग्राम्स। तो आपको साइबर सिक्योरिटी के कई डिप्लोमा प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, आपको उन्हें परस्यू करना चाहिए, आपको वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स एटलीस्ट कर लेने चाहिए हैं। एंड इवन अगर आप मुझसे बेस्ट कंडीशन पूछेंगे या बेस्ट सिचुएशन बोलेंगे तो मैं आप सभी को यही रेफर करूंगा कि आप लोग अपनी बैचलर्स तो एटलीस्ट कंप्लीट करें। तो अब बात करते हैं सेकंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंटर के बारे में, विच इज अबाउट सर्टिफिकेशंस। ये सेकंड पॉइंटर लर्नर्स जो हमने रिसर्च करके निकाला है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए है, इन सर्टिफिकेट्स में आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। आप में से हर वो पर्सन जिसने अभी तक एथिकल हैकिंग भी कंप्लीट नहीं करा है, एथिकल हैकिंग भी स्टार्ट नहीं करा है, अगर उन्हें सर्टिफिकेशंस पे फोकस करना है, यानी एज अ बिगिनर 0 लेवल से अगर हम सर्टिफिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम किन सर्टिफिकेट्स की तरफ जा सकते हैं? तो वो सर्टिफिकेट्स आप लोगों के रहेंगे या तो EJPT या फिर CEH प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, आप दोनों की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज ज्यादातर फोकस आपका स्किल पॉइंट ऑफ व्यू पे रहना चाहिए। ऑनेस्टली लर्नर्स, मार्केट नीड्स के हिसाब से सर्टिफिकेट जो है वो अब बस एक पीस ऑफ पेपर बन के रह चुका है। ये सर्टिफिकेट केवल एक पीस ऑफ पेपर है, लेकिन ये पीस ऑफ पेपर हमारे पोर्टफोलियो को थोड़ा स्ट्रांग बनाता है। तो अगर हमारे कुछ एक्शन से, अगर हमारे थोड़े एफर्ट से हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो सकता है तो हम उस जगह एफर्ट जरूर डालते हैं। बट अगर हम बात करें प्रायोरिटीज की, तो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए है स्किल्स यानी नॉलेज। सो और क्या सर्टिफिकेशंस एज अ बिगनर हमें देखने को मिलते हैं? सर सिक्योरिटी प्लस एंड गूगल सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट। ये सभी आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की बेसिक नॉलेज देंगे ताकि आप साइबर सिक्योरिटी जैसी वास्ट फील्ड के अंदर एंटर कर पाए। और सर जब हम इन कोर्सेज को कंप्लीट कर लेते हैं, नो डाउट नॉलेज जो है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, यानी जो लर्निंग मोड है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए। तो उसके चलते हम एडवांस लेवल के सर्टिफिकेशंस की तरफ जाते हैं, जहां पे हमें मिलता है OSCP, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा कोर्स, एक मार्केट का वैल्यूएबल सर्टिफिकेट। उसी के आगे उसी के कुछ एडवांस लेवल के सर्टिफिकेट जैसे ECPPT, पेंटेस्ट प्लस, जो कि हम पेंटेस्ट प्लस, EWPT, ये सभी कोर्सेज आप लोगों को तब करने चाहिए जब आप लोगों ने अपना बिगनर्स लेवल कंप्लीट कर लिया है। देन हम बात करते हैं एक्सपर्ट लेवल की। तो सर अगर हम एक्सपर्ट लेवल में जाना चाह रहे हैं तो हमें किन सर्टिफिकेशंस को गो थ्रू करना चाहिए, किन सर्टिफिकेट्स को हमें परस्यू करना चाहिए? तो सर यहाँ हमारे पास आता है OSEP, उसके OSCP से एक और एडवांस लेवल का कोर्स, देन आता है CRTP, देन आता है CRTE और आता है GPEN। हम जो भी सर्टिफिकेशन सिलेक्ट करते हैं, मेक श्योर उस सर्टिफिकेशन का जो करिकुलम है, जो उसके अंदर की नॉलेज है, वो हमारी नीश, हमारे साइबर सिक्योरिटी डोमेन से रिलेटेड हो। यानी हमने जो भी साइबर सिक्योरिटी डोमेन सेलेक्ट करा था, अगर आप लोगों ने सेलेक्ट करा था नेटवर्क तो वो नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, अगर आपने वेब सेलेक्ट करा था तो वो वेब से रिलेटेड हो। इट मीन उसके अंदर आप जो कंटेंट, जो स्किल्स गेन कर रहे हो वो आपकी डोमेन की हो। ऐसा ना हो एक एग्जाम्पल के तौर पर कि आपने वेब पेन टेस्टिंग अपना डोमेन सेलेक्ट करा है और आप सिस्टम हैकिंग के सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, वो आपके लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज आप अपने डोमेन से हटकर, अपने डोमेन से अलग जाकर एक दूसरी डायरेक्शन के आप लोग जो है सर्टिफिकेशंस ले रहे हो, जो बिल्कुल ही अलग अलग पाथ है और आपको वैल्यू नहीं देंगे उतनी ज्यादा। और डिस्कस करते हैं सर आफ्टर सर्टिफिकेशंस हमें क्या करें। सो अब लर्नर्स, हमने अपने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, सबसे जरूरी पॉइंटर लर्न को कंप्लीट कर लिया, देन सेकंड पॉइंटर सर्टिफिकेट को कंप्लीट करा, जिसमें हमारे पास 3 लेवल थे, बिगनर्स, एडवांस एंड एक्सपर्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर, बिकॉज एट लास्ट आप सब लोग कुछ अर्न जरूर करना चाहते हैं अपनी फील्ड में। एक सिक्योर करियर ही उसे माना जाता है, एक सक्सेसफुल करियर ही उसे माना जाता है आज के टाइम पे, जिसमें आप एक अच्छे लेवल का अर्न जो है वो कर रहे हो।
तो अब इस अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी में किन बातों का ध्यान रखना है, क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, किस पैटर्न में मिलती है, वो सारी चीजें आपको अभी क्लियर हो जाएगी। सो लर्नर्स, एक बार फिर से आई नीड योर अटेंशन और बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंटर की तरफ, जो कि है लर्नर्स अर्न। और इस अर्न पॉइंटर को हमने दो सब पॉइंट्स में, दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला है आफ्टर एथिकल हैकिंग, आप कैसे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास क्या जॉब टाइटल्स रहते हैं, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेगी। और साथ ही साथ जब हम एथिकल हैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं, हम एडवांस लेवल के सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सपर्ट लेवल के सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर लेते हैं, यानी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना डोमेन सिलेक्ट कर चुके होते हैं, उसका नॉलेज ले चुके होते हैं, तब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है, क्या जॉब टाइटल्स रहते हैं। तो दोनों कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन है, आफ्टर एथिकल हैकिंग भी और साइबर सिक्योरिटी के सभी जॉब रोल्स, यानी एथिकल हैकिंग के जॉब रोल्स कंप्लीट होने के बाद जब आप और नॉलेज लेते हैं, एडवांस लेवल की, एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज लेते हैं, यानी सीनियर लेवल की जो हमारे पास जॉब टाइटल्स होती है वो क्या क्या है, वो कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी के पॉइंटर्स भी यहाँ मेंशन करें। तो सबसे पहले एथिकल हैकिंग पॉइंटर को डिस्कस करते हैं, बिकॉज लर्नर्स ये पूरा रोड मैप अभी बिगिनर्स के लिए बनाया गया है। और अगर आप लोगों को ये बिगिनर्स रोड मैप वैल्यू दे रहा है, अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा, देन हम एडवांस लेवल और एक्सपर्ट लेवल के लिए भी, यानी प्रोफेशनल्स के लिए भी एक प्रॉपर रोड मैप लेकर आएंगे। फॉर नाउ लर्नर्स, एथिकल हैकिंग जॉब्स में हमें 4 कैटेगरीज देखने को मिलती है और 5वां एक बोनस ऐड करा है आप लोगों के लिए। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है ऑफेंसिव सिक्योरिटी की, जिसे आप लोग रेड टीमिंग भी कहते हैं। देन हम बात करेंगे डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू की, जिसे हम ब्लू टीमिंग कहते हैं। देन हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस से रिलेटेड, इस एक कैटेगरी है जिसमें हम अब लोगों को अवेयरनेस से रिलेटेड जॉब टाइटल्स होते हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड जॉब टाइटल्स होते हैं, मेंटरशिप जो है, आप एज अ मेंटर, एज अ ट्रेनर लोगों को अपने स्किल शेयर करते हैं, अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं, तो वो यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर काउंट करा जाएगा। देन आता है GRC, विच मीन्स गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन आता है जनरल IT एंड सिक्योरिटी सपोर्ट। उसके बाद हमारे पास आता है एक बोनस पॉइंटर जो आप लोगों के लिए डाला है मैंने, कि सर अगर हम जॉब्स, अगर हम एज अ सैलरीड पर्सन काम नहीं करना चाहें, अगर हम फ्रीलांस्ड वे में वर्क करना चाहें, वो भी एथिकल हैकिंग कंप्लीट होने के बाद, तो आपकी ये बोनस काम आएगा, जो डील करता है हर उस टेक्निक से या हर उस तरीके से जो आप एथिकल हैकिंग कंप्लीट करने के बाद फ्रीलांस फॉर्म में अर्न कर पाओगे। सो सबसे पहला पॉइंट है ऑफेंसिव सिक्योरिटी यानी रेड टीमिंग। क्या मतलब है इसका? तो सर जैसा इसका नाम बता रहा है, यहाँ पे ऑफेंसिवली डिवाइसेस पे टेस्टिंग करी जाती है, या आप कह सकते हो अटैक करा जाता है। एक डिवाइस को लगातार हैक करके फिगर आउट करा जाता है कि वो कमजोर है या नहीं और उसमें क्या कमजोरियां हैं। इट मींस यहाँ भी डिवाइस को सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अटैक कर रहे हैं, यहाँ भी डिवाइस पे लगातार अटैक टेस्ट कर रहे हैं और उसको सिक्योर करेंगे। बट द पॉइंट इज, उसे सिक्योर करने के लिए सीधा सिक्योरिटी प्रोग्राम्स अप्लाई नहीं कर रहे, पहले उस पर अटैक्स करे जा रहे हैं, ऑफेंसिव अप्रोच के साथ उस सिस्टम के पास जाया जा रहा है, उसकी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके देखा जा रहा है, उसके बाद उसे सिक्योर करा जा रहा है। तो ये होती है हमारी ऑफेंसिव अप्रोच। अब इस ऑफेंसिव अप्रोच के अंदर, इस ऑफेंसिव सिक्योरिटी के पार्ट में हमारे पास क्या क्या जॉब टाइटल्स आते हैं एथिकल हैकिंग कंप्लीट करने के बाद। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर्स, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एक एथिकल हैकर, जॉब टाइटल भी देखने को मिल सकता है आपको। देन हमें देखने को मिलेगा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एनालिस्ट, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टर, बग बाउंटी हंटर, सिक्योरिटी टीम एसोसिएट, रेड टीम इंटर्न, या फिर एक ट्रेनी, जो कि हम इस पॉइंटर के अंदर इसे डिस्कस कर लेंगे, है ना, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट वाले पार्ट में, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम वाले पार्ट में। बट द पार्ट इज कि हमें ये जॉब टाइटल्स ऑफेंसिव टीम में अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें इन जॉब टाइटल्स पे जाके अप्लाई करना है एथिकल हैकिंग कंप्लीट होने के बाद। ये सारे वही जॉब टाइटल्स हैं जो फ्रेशर्स के लिए हैं। आप इसमें थोड़ी वैल्यूज और ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एनालिस्ट, तो अगर आप सर्च करोगे जूनियर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एनालिस्ट, तो इन दैट केस आप देखोगे कि जो कीवर्ड है जूनियर, ये साफ डिफाइन करता है कि जॉब टाइटल फ्रेशर्स के लिए है, यानी आपके लिए होगी। उसके बाद हमारे पास आता है डिफेंसिव का पार्ट, यानी डिफेंसिव सिक्योरिटी का पार्ट, ब्लू टीमिंग का पार्ट। इसमें हमें क्या क्या जॉब टाइटल्स देखने को मिलते हैं? तो यहाँ हमें देखने को मिलता है सॉक एनालिस्ट लेवल 1, उसके अलावा सिक्योरिटी एनालिस्ट, थ्रेट मॉनिटरिंग एनालिस्ट, इंसिडेंट रिस्पॉन्स इंटर्न, SIEM एनालिस्ट एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस ट्रेनिंग। उसके बाद लर्नर्स आ जाता है हमारा मेंटरशिप पार्ट, ट्रेनिंग पार्ट, अवेयरनेस प्रोग्राम्स वाले पार्ट, अवेयरनेस वाला पार्ट, जहां पे अपनी स्किल्स को हम शेयर करते हैं। सो यहाँ पे हम बन सकते हैं एथिकल हैकिंग ट्रेनर, या आप कह सकते हो जूनियर एथिकल हैकिंग ट्रेनर, साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर,
लैब इंस्ट्रक्टर, लैब असिस्टेंट साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, और साथ ही साथ ट्रेनर, कोऑर्डिनेटर या टेक्निकल सपोर्ट। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर वो भी हमारे साइबर सिक्योरिटी पार्ट में ही, और साथ ही साथ ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, जिसमें हो सकता है आप मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर लोगों को इंस्ट्रक्ट करें, वो भी किसी कंपनी के अंडर रहकर ही, एज अ ऑनलाइन ट्रेनी और एज अ इंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जीआरसी, है ना, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, जो ओवरऑल कंप्लायंस पॉलिसीज इन पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है आईटी सिक्योरिटी ऑडिटर, जूनियर आईटी सिक्योरिटी ऑडिटर। जूनियर कीवर्ड आपको फ्रेशर्स लेवल की जॉब प्रोफाइल ढूंढने में हेल्प करेगा। देन हमारे पास आता है कंप्लायंस एनालिस्ट, जो कंप्लायंस बनाएंगे, कंप्लायंस को मैनेज करेंगे। रिस्क एनालिस्ट, जूनियर रिस्क एनालिस्ट, या फिर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स असिस्टेंट, यानी ISO 27001 एंड सो ऑन। एंड आफ्टर दिस हमारे पास आ जाता है जनरल आईटी एंड सिक्योरिटी सपोर्ट, जिसमें हमें देखने को मिल जाता है आईटी सपोर्ट टेक्नीशियन, सिक्योरिटी पार्ट में ही, है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, उसके बाद आ जाता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी पाथ के अंदर, और साथ ही साथ सिक्योरिटी ऑपरेशंस इंटर्न। तो अब ओवरऑल हमने जितने भी जॉब टाइटल्स देखे लर्नर्स, ये सभी जॉब टाइटल्स आपके लिए ही है, एज अ बिगिनर है, एथिकल हैकिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद के हैं। बस आप इनमें जूनियर, हेल्पर, इंटर्न ऐसे कीवर्ड जब यूज लेते हैं तो इसकी वजह से आपको फ्रेशर्स जॉब प्रोफाइल जल्दी मिल जाती है। आप उन जॉब प्रोफाइल्स पे नहीं जाते जो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस मांग रहा होगा, आपको वो जॉब प्रोफाइल्स मिलती है जो साफ साफ कह रही है कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रेशर्स के लिए है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट लर्नर्स, अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पार्ट की, कि अगर आप एज अ फ्रीलांस फॉर्मेट में, सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर्मेट में अर्न करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं या तो बग बाउंटी प्रोग्राम्स के, जो कि आफ्टर एथिकल हैकिंग मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप केवल एथिकल हैकिंग कंप्लीट होते ही बग बाउंटी हंटिंग को अपना पैशन मान के, एक अर्निंग सोर्स मान के उस पर चले जाएं। आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं, आप अपने स्किल्स को शार्प करने के लिए जा सकते हैं, खुद को चैलेंज देने के लिए आप जरूर जा सकते हैं, बट एज अ अर्निंग सोर्स आप स्टार्टिंग में बग बाउंटी हंटिंग को, वो भी एथिकल हैकिंग कंप्लीट होने के बाद, एक बिगिनर्स लेवल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद एंटरटेन ना करें। आप लोग आफ्टर कंप्लीटिंग योर एडवांस लेवल कोर्सेज और एक्सपर्ट लेवल कोर्सेज अगर आप जाते हैं बग बाउंटी हंटिंग करने, देन वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू भी क्रिएट करेगा और आपको मोटिवेट भी करेगा और आपके अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके काम आ पाएगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहां जाने के लिए रेफर नहीं करूंगा। देन हमारे पास आता है फ्रीलांस पेनिट्रेशन टेस्टर्स, जो फ्रीलांस फॉर्मेट्स में कंपनीज की वेबसाइट्स के अंदर कमियां ढूंढे, उन्हें रिपोर्ट करें, उन्हें सिक्योर करवाएं। यानी जिस भी कंपनी को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, अपना ऐप लॉन्च करना है, ऐप लॉन्च कर चुके हैं, उन्हें सिक्योर करना है, उन्हें एक पेन टेस्टर को हायर करा, एक फ्रीलांस पेन टेस्टर को, और कहा कि आप हमारी इस टेक्नोलॉजी में कमियां ढूंढे, उसने कमी ढूंढी, रिपोर्ट जनरेट करके दी और उसे सिक्योर कर दिया गया। तो इस तरीके से आप इस टास्क को फ्रीलांस फॉर्मेट में भी कर सकते हो। उसके बाद आता है टीचिंग का पार्ट। आप यूट्यूब, यूडेमी, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप जाके अपने स्किल्स को अच्छे से शेयर कर सकते हैं, जो काफी लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करेगी। उसके बाद हम जा सकते हैं सिक्योरिटी ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी। सो ओवरऑल लर्नर्स, ये था एक और बोनस पार्ट। ये जितने भी टाइटल्स मैंने आपको बताए हैं, ये कंप्लीट सब कुछ कवर कर लेते हैं एथिकल हैकिंग के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। आपको बस करना ये होता है कि अपने कोर्स कंप्लीट होने के बाद, अपना फील्ड सिलेक्ट करने के बाद, आपको इनमें से जो भी टाइटल्स, जो भी फील्ड्स पसंद आ रही है, जो कैटेगरीज पसंद आ रही है, जिसको आप अपना आगे का करियर बनाना चाहते हैं, वैसी जॉब टाइटल्स आपको ढूंढनी है और अप्लाई करना है। सवाल ये है कि हमें मिलेगी कहाँ से ये जॉब टाइटल्स, हम कहाँ से ढूंढें, तो उसका भी जवाब आपको जल्दी मिल जाएगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, कुछ बहुत ही शानदार वैल्यूज इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगी। कुछ बहुत बड़े, कुछ पेड, कुछ महंगे कोर्सेज भी शायद आपको फ्री में मिल जाए। बट फिलहाल हम डिस्कस करना चाहेंगे सर साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के बारे में कि एथिकल हैकिंग करने के बाद हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। इसको अभी हम बहुत डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे, हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे जब मैं आप लोगों के लिए वो एक्सपर्ट लेवल का रोड मैप लेके आऊंगा, या फिर जब हम आप लोगों के लिए एडवांस लेवल का रोड मैप लेकर आएंगे तब। ये बिगनर्स रोड मैप में इस पर ज्यादा फोकस मत करना, बिकॉज अभी आपने एथिकल हैकिंग भी कंप्लीट नहीं करा है, अभी आपने अपनी उस बिगनर्स जर्नी को कंप्लीट नहीं करा है, तो हमें इतना जंप नहीं लेना है, बट स्टिल हमें आइडिया होना चाहिए। तो सर साइबर सिक्योरिटी जॉब्स में आपको मिलता है सिक्योरिटी ऑपरेशंस, ब्लू टीमिंग का पार्ट, जिनके जॉब टाइटल्स में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये जूनियर लेवल की नहीं, ये एक्सपर्ट और सीनियर लेवल की जॉब टाइटल्स होते हैं। देन हमें मिलेगा ऑफेंसिव यानी रेड टीमिंग का पार्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट वाला कैटेगरी हमें देखने को मिलता है। जीआरसी का कैटेगरी देखने को मिलेगा, जिसमें अब आप एज ए सीनियर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यानी IAM। देन आ जाता है क्लाउड एंड डेवसेकऑप्स सिक्योरिटी। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी
साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड एनालिसिस, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप से रिलेटेड जितने भी जॉब टाइटल्स जैसे साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, सिक्योरिटी एनालिस्ट मैनेजर, इस तरीके से आप लोग अलग अलग जो है मैनेजर जॉब टाइटल्स आपको देखने को मिलेंगे, सिक्योरिटी टीम लीड एंड ऑल। देन हमारे पास आता है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, इसमें आ जाएगा सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनर, साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर और पर्टिकुलर टाइटल्स के मेंटरशिप प्रोग्राम, और अलग अलग टाइटल्स में मेंटरशिप और ट्रेनिंग जो है प्रोफाइल्स आपको देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल हमें समझ आया कि सर हमारे पास जो पहला पॉइंटर था लर्निंग का, जिसके बाद हमने सब चीजें सीखी, जिससे हमने स्टार्टिंग करी, एथिकल हैकिंग को पूरा करा, उसको करने के बाद हमारे सेकंड पॉइंटर पे जो कि कहता है डोमेन सिलेक्शन, कि अब साइबर सिक्योरिटी में एक डोमेन सिलेक्ट करो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी तो बहुत वास्ट फील्ड है, हम उनमें से एक फील्ड सिलेक्ट करते हैं, एक डोमेन सिलेक्ट करते हैं। कोई कहेगा वेब टेस्टिंग की तरफ जाना है, यानी वेबसाइट से रिलेटेड मुझे आगे की कोशिश करना है, वेब सिक्योरिटी की तरफ मुझे आगे कोशिश करना है। कोई ऐप कहेगा, कोई IoT, कोई क्वांटम एंड ऑल, जैसा हमने पहले डिस्कस करा था। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे कि सर ओवरऑल हमारे पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो हमने क्वालिफिकेशंस की बात करी, हमने सर्टिफिकेशंस की बात करी, फिर कहा कि ठीक है हमने जब एक बेसिक लेवल अपना बना लिया है, हमने एथिकल हैकिंग कंप्लीट कर लिया, अपना पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग करा, तो अब हम जॉब्स क्या क्या ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने जॉब टाइटल्स देखे अलग अलग कैटेगरीज के बिहाफ पे, कंप्लीट एथिकल हैकिंग के हमने कई सारे जॉब टाइटल्स या करीब करीब सारे जॉब टाइटल्स हमने देख लिए। उसके बाद हमने कहा और आगे बढ़ते हैं कि भी अगर हम एथिकल हैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं, अपने आगे की नॉलेज भी कंटिन्यू करते हैं, एडवांस लेवल के कोर्सेज भी कर लेते हैं, नॉट कोर्सेज कर लेते हैं, वैसा स्किल्स ले लेते हैं, तो अब हमारे पास क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी साइबर सिक्योरिटी के अंदर। एज अ सीनियर लेवल पे हम क्या क्या जॉब टाइटल्स पे जा सकते हैं, तो वो सब हमें देखने को मिल गए। बट अब हमारे मन में एक और बहुत बड़ा डाउट है कि सर ये सारी नॉलेज, ये सारा कंटेंट, ये सारे रिसोर्सेज हमें मिलेंगे कहां से। तो क्यों ना बढ़े हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंटर की तरफ, फोर्थ पॉइंटर की तरफ, विच इज सोर्सेज। और इस सोर्सेज के अंदर लर्नर्स आपको दिख रहे हैं 3 कैटेगरीज। पहला है जॉब सोर्सेज, जॉब कहां कहां से आपको मिल सकती है, कहां कहां आपको जाके जॉब ढूंढनी है। दूसरा, आपको लर्निंग मटेरियल्स में सोर्सेज क्या क्या मिलेंगे, आपको कहां से पढ़ना चाहिए, जो भी कंटेंट है लर्निंग करने के लिए, जो भी कंटेंट आपको कहां से मिल सकता है। देन हम बात करेंगे प्रैक्टिस लैब्स की, कि सर हमें जो भी अब प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करनी है, उसकी लैब्स हमें बेस्ट से बेस्ट फ्री लैब्स कहां पे मिल सकती है। तो सबसे पहले जॉब की डिस्कशन करें तो वैसे आप लोग इस चीज से अवेयर हैं, बट स्टिल आपके माइंड में पॉइंटर्स होने चाहिए। आप सबका लिंक्डइन अकाउंट जरूर होना चाहिए, और अगर आप लोग लिंक्डइन पर और गाइडेंस लेना चाहते हैं और डेप्थ में चीजें समझना चाहते हैं, अपना एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा भी लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगा, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं लिंक्डइन पे भी कुछ ऐसी चीजें डालता रहूंगा जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को और आपके लिंक्डइन नेटवर्क को साइबर सिक्योरिटी के इन अराउंड स्ट्रॉन्ग करता रहे। देन हमारे पास आ जाता है शाइन, इंडीड, नौकरी एंड साइबर सिक्योरिटी जॉब्स की कुछ पर्टिकुलर साइट्स, यानी कुछ पर्टिकुलर कंसल्टेंसी फर्म्स भी हैं। लेकिन हमें करना क्या है सर, हमें इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल बनानी है, एक अच्छा CV बनाना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिस भी जॉब टाइटल के लिए अप्लाई करें उस टाइटल में हम ध्यान दें। जब भी हम जॉब सर्च करने जाएं हम टाइटल का ध्यान दें, हम वहाँ पे जूनियर, इंटर्न, हेल्पर, ऐसे कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं उनका यूज ले, जो साफ साफ डिफाइन करते हैं कि ये फ्रेशर्स के लिए बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि हम सीधा जाके सर्च करें साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, और हम कहें कि सर यहाँ तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है लर्नर्स कि मैनेजर जैसे टाइटल्स, ये जो सीनियर लेवल के टाइटल्स होते हैं, ये एक एक्सपीरियंस लेने के बाद ही दिए जाते हैं। तो अगर हम ऐसे जॉब टाइटल्स पर क्लिक करेंगे तो वो हमेशा एक्सपीरियंस मांगेगा, तो हमें इस बात का काफी ध्यान रखना है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर की तरफ अगर हम बढ़ें, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा कि सर ये सारी चीजें हम सीखेंगे कहाँ से। सबसे पहला सोर्स लर्नर जो आता है, जो हमेशा से मेरा फेवरेट सोर्स रहा है, और मैं हर बार आप लोगों को यही सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रिकमेंड करूंगा सीखने के लिए, वो है बुक्स। मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, बट वो आप कहाँ से पढ़ सकते हो। तो लर्निंग में हमने जो जो चीजें डिस्कस करी, अब उसके सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं कि वो नॉलेज कहाँ से मिलेगा। सबसे पहला, सबसे बेस्ट सोर्स है लर्नर्स बुक्स। इवन AI के आने के बाद से तो बुक्स पढ़ना और भी आसान हो गया आपके लिए। अगर आपको लैंग्वेज बैरियर आता है, लैंग्वेज इश्यूज आते हैं, तो आप AI से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं उस लैंग्वेज में जो आप समझना चाहें या जो आपको समझ आती है। इवन आप उससे समराइज्ड वर्जन्स ले सकते हैं, डायरेक्ट अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। कोई बात नहीं समझ आ रही है तो उससे बार बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो AI आपको इसमें बहुत सपोर्ट करेगा, चाहे आप कोई भी AI टूल यूज लें, बट मेक श्योर कि आप लोग बुक्स जरूर पढ़ें, एक ट्राई जरूर दें, और उसके बाद मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। इवन आप लोग चाहते हैं अगर बुक्स रिकमेंड करूं मैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ बुक्स भी रिकमेंड करूंगा। फिलहाल अभी के लिए अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, 0 लेवल पे पहली बार बुक पढ़ रहे हो, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा द हैकर्स प्लेबुक 3।
आप हैकर्स प्लेबुक 3 को पढ़ें और उसकी मदद से आप लोगों को बुक्स में इंटरेस्ट आए, बिकॉज इस बुक में प्रैक्टिकल अप्रोच का काफी ज्यादा यूज लिया गया है। तो एक बार इसे आप जरूर गो थ्रू करना, ये आपको काफी अच्छी वैल्यू क्रिएट करके देगी। देन हमारे पास आता है सर प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज। हम में से हर वो पर्सन जो बुक नहीं पढ़ना चाह रहा या बुक पढ़ ली और नॉलेज लेना है, उनके लिए है बने बनाए कोर्सेज। मार्केट में आप देखोगे आपको बड़ी से बड़ी कंपनीज के भी आप जो भी वैल्यूएबल कोर्सेज आप मानते हो या नॉन वैल्यूएबल कोर्सेज मानते हो, सब कुछ आपको रिकॉर्डेड देखने को मिल सकता है। ये रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको फ्री में कहां से मिल सकते हैं? तो अगर आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो मैं आपको ये फ्री सोर्स भी बता दूंगा, जहां से आप महंगे से महंगे कोर्सेज फ्री में डाउनलोड करके अपनी नॉलेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंटर की तरफ, जो कहता है सर फिर हम अगर रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ना देखना चाहें क्योंकि इसमें जो एरर्स आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, हम खुद से रिजॉल्व नहीं कर सकते, अगर ऐसी कंडीशन है तो उस केस में हम जाते हैं प्रॉपर पेड कोर्सेज की तरफ, बैचेस की तरफ, बूट कैंप्स की तरफ। सो वो आपकी चॉइस होगी कि आप कहाँ से कैसा बूट कैंप ज्वाइन करते हैं। आप अपनी तरफ से जैसे चाहें से प्रोसीड कर सकते हैं। आपको अपने बजट फ्रेंडली में जहाँ भी जो भी करिकुलम्स, जो भी पेड कोर्सेज अच्छे मिले, जो भी मेंटर्स आपको अच्छे मिले, जिनकी बात आप अच्छे समझ पाए, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है ब्लॉग्स एंड फॉर्म्स एंड एआई, यानी हम ब्लॉग्स और मल्टीपल हैकिंग फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के अपडेट्स, कम्युनिकेशंस देखने को मिलती है। साथ ही साथ अब एआई हमारे पास आ चुका है, तो हम इन 3 सोर्सेज की मदद से अपनी नॉलेज को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स और फास्ट ले सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फास्ट कर सकते हैं। सो अब हमारे इस लर्निंग मटेरियल के पॉइंट में लर्नर्स बात आती है कि सर जो बुक्स थी वो भी पेड है, जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो भी पेड है, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये सारे रिसोर्सेज हमें फ्री में मिल सके थोड़े एफर्ट्स डालने के बाद? तो डेफिनेटली लर्नर्स, तो आइए मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये आप सभी के लिए एक बोनस है साइबर पाठशाला की तरफ से कि आप लोग जो बुक्स चाहें, जो रिकॉर्डेड कोर्सेज चाहें, आप लोग फ्री में यूज ले सकते हैं। ये कैसे होगा मैं आप सभी को शेयर करता हूँ। और ब्राउजर पे आने के बाद अगर हमें कोई भी बुक्स पसंद आती है और हमें वो बुक्स चाहिए तो उसके 2 तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को पसंद आया द हैकर्स प्लेबुक, तो हमने पहले बुक का पूरा नाम लिखा, द हैकर्स प्लेबुक 3। हमें बुक का पहले पूरा नाम लेना है। आपने नॉर्मली लिख दिया, बुक का आपको नाम रिकमेंड करा जाएगा, आप देखोगे कि बुक का एग्जैक्ट नेम क्या है, आप पूरा नाम जो है एज इट इज लिखोगे। कई बार जरूरत पड़े तो आप कॉपी पेस्ट भी कर लेना। जब बुक का नाम आप एज इट इज लिख दो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक स्पेस देके लिखना है डॉक टाइप। जैसे ही आप इस एडवांस गूगल ऑपरेटर का यूज लेते हैं, गूगल डॉक का यूज लेते हैं, आप देखोगे कि आपका जो भी वर्ड, आपने जो भी बुक का नाम लिखा था उसके आगे डॉक टाइप लिखा है, उस बुक का पीडीएफ वर्जन आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे क्लिक करा हमारी पहली बुक पे और हमने देखा कि सर हमें इसका पीडीएफ वर्जन मिल चुका है। केवल पहले यूआरएल की बात नहीं है, आप जिस भी यूआरएल पे जाएंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बट अगर इन केस हमें कोई ऐसा बुक चाहिए जो बैन हो चुका है या जो नहीं मिल रहा है किसी भी रीजन से, तो वो बुक्स हमें कैसे मिल सकती है? तो हम जाएंगे हमारे सेकेंड सोर्स की तरफ, विच इज लिबजैन। तो हम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे लिबजैन, और ऐसा करने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। इसके डोमेन्स बदलते रहते हैं, आपको देखना होगा आपके एरिया में कौन सा डोमेन वर्क कर रहा है ना, और किस टाइम पे कौन सा डोमेन वर्क कर रहा है। तो मैंने कंट्रोल के साथ इसको ओपन करा है, तो दोनों ही टैब ओपन हो गए हैं। पहले पे हम गए, हमने हमारी बुक का जो भी नाम था, फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक का नाम था हैकर्स प्लेबुक 3, तो हमने बुक का नाम एज इट इज कॉपी पेस्ट करा, यहाँ से कॉपी करा या यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, और यहाँ पे आके हमने इसे पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस करा, ये हमारी बुक हमें यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हो द हैकर्स प्लेबुक 3 प्रैक्टिकल गाइड टू पेन टेस्टिंग। तो हमने यहाँ पे हमारी बुक का नाम पेस्ट करा, सर्च पे क्लिक करा, और अब हम देख रहे हैं कि सर हमारी जो बुक्स के जितने भी ऑप्शंस हैं डाउनलोड करने के, वो सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे। हमारे पास आ चुकी है द हैकर्स प्लेबुक 3, चारों वर्जन वही है। इसमें हमारे पास ईयर बताया हुआ है किस ईयर में अपडेट करी गई थी, और साथ साथ इसकी साइज बता रहा है, इसका फाइल टाइप बता रहा है। तो हमें तो पीडीएफ फाइल चाहिए, हमने मिरर लिंक 1 पे क्लिक कर दिया, 3 लिंक्स दे रखे हैं 1 2 3। क्लिक करने के बाद आपको इसका यूआई देखते ही समझ आ जाएगा कि आपकी जो बुक है रीडायरेक्ट हुए। अभी हम शायद फिर से क्लिक करते हैं, परफेक्ट। आप देखोगे कि आपकी बुक यहाँ आ चुकी है, गेट का एक बटन है, उस पर क्लिक करो और बुक डाउनलोड हो जाएगी, है ना। कुछ ही देर में आपको बुक यहाँ पे डाउनलोड होती दिख जाएगी। थोड़ा रिडक्शन हो सकता है, 1-2 बार क्लिक कर दीजिएगा, है ना, या फिर आप जो एड ब्लॉकर्स हैं उन्हें इनेबल कर दीजिएगा, तो रिडक्शन भी नहीं होगा। ये हमने यहाँ पे डाउनलोड कर दी। इवन लर्नर्स, अगर कोई एक आधी लिबजैन की वेबसाइट वर्क ना कर रही हो तो उसके डोमेन्स काफी सारे हैं, जैसे libjan.is, libjan.ru, libjan.rs, इस तरीके के अलग अलग डोमेन्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आप सर्च करेंगे ब्राउजर पे और नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो अभी आपको लिबजैन की अलग अलग वेबसाइट्स मिल जाएगी, उनमें से कुछ काफी अच्छा काम करेगी। अब व्हाट अबाउट रिकॉर्डेड कोर्सेज? सर अगर हमें कोई कोर्स पसंद आ जाता है, एक रिकॉर्डेड कोर्स पसंद आ जाता है, तो वो हम कैसे मैनेज करें? तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आप टॉरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा 1377x.2,
एंटर प्रेस करो और हमने यहाँ पे देखा कि सर हमने जो वेबसाइट सर्च करी है, और लेट्स डू वन थिंग, .2 नहीं लगाते हैं, डोमेन बदलता रहता है, 1377x लिख दिया बस। और हमने डोमेन पहले यहाँ पे पूछ लिया कि भाई कौन सा डोमेन फिलहाल वर्क कर रहा है, तो ये खुद ही हमें रिकमेंड कर देंगे, जैसे हैकर्स वाला डोमेन ज़्यादातर वर्क कर जाता है। यहाँ पे हमें कोई भी कोर्स अगर पसंद आता है, कोई भी कोर्स, आप जो भी कोर्स लिखना चाहेंगे आप यहाँ पे आके सर्च करें। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने कहा कि मुझे शायद ये कोर्स पसंद है, तो ये कोर्स मुझे कैसे मिल सकता है, मैंने इसका नाम लिखा, सर्च करा, और मेरे पास अब इस कोर्स से रिलेटेड सभी फाइल्स आ जाएगी। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे कोर्स मिल चुका है, हमने क्लिक करा और यूटॉर्रेंट की मदद से हम बहुत ही ईजिली इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसे बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक आइडिया दे रहा था, आप लोग इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको यहाँ से भी आपका कंटेंट ना मिले तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ एक बहुत ही शानदार सा पूरा पैकेज कोर्सेज का, जिसके लिए आप यूज़ लेंगे एक बहुत ही अच्छे ऑपरेटर इंडेक्सऑफ का। क्या है, कैसे काम करता है, ये आगे किसी वीडियो में आप लोगों को जरूर डिस्कस करूंगा। ये जो कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ लर्नर्स, ये कंटेंट हमें एक बैच में स्टूडेंट्स को कुछ प्रैक्टिस कराते हुए मिला था और काफ़ी वैल्यूएबल है। और ऐसे ही अगर आप अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करें तो आप भी ऐसा कई कंटेंट ढूंढ सकते हैं। सो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्सऑफ, और उसके बाद हमने किसी भी कोर्स का नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया हमने यहाँ पे। और जब हमने ऐसा करा तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें इसने कुछ डायरेक्टरीज ला के दी है, हम इसे भी डुअल कोट में लिख देते हैं ताकि इसकी वैल्यू थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए। और इंडेक्स ऑफ हमने सही नहीं लिखा है। नॉर्मल से एंड्रॉइड डिवाइस में हम कैसे काली लिनक्स को, काली नेट हंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें हमें हैकिंग के कई सारे टूल्स प्री इंस्टॉल्ड यानी पहले से इंस्टॉल मिल जाते हैं। और अगर वो सारी चीजें इस नॉर्मल से डिवाइस, छोटे से डिवाइस में ऐड हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। सो लेट्स सी लर्नर ये कैसे पॉसिबल होगा। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जाके सर्च करेंगे टर्मक्स। जैसे आप टर्मक्स लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास वैसे तो प्ले स्टोर पे भी टर्मक्स मिलेगा, बट लर्नर्स मेक श्योर कि आप लोग प्ले स्टोर के टर्मक्स को इंस्टॉल ना करें। उसके पीछे रीजन ये है कि जो प्ले स्टोर पर हमारा टर्मक्स पड़ा है उसकी रिपोजिटरीज पुरानी हो सकती है, यानी वो प्रॉपर अपडेटेड ना हो, इसके चांसेस हैं। और ऐसा होने पे आप एपीटी अपडेट और कई कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। सो हम क्या करेंगे, हमने टर्मक्स सर्च करा, हमारे पास जो पहली वेबसाइट है वो एफड्रॉइड की वेबसाइट है। इस एफड्रॉइड वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ स्क्रॉल डाउन करने के बाद लर्नर्स आप देख सकते हो कि हमारे पास डाउनलोड एफड्रॉइड का ब्लू बटन आएगा, हमें इस पर क्लिक नहीं करना है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमारे पास लिखा है डाउनलोड APK 109 MIB यानी MB। हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारी फाइल का डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही लर्नर्स हमारा टर्मक्स डाउनलोड हो जाएगा, हम इसके इंस्टॉलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ये और कुछ नहीं, एंड्रॉइड का टर्मिनल है। जिस तरीके से काली लिनक्स में हम टर्मिनल यूज लेते हैं, उसी तरीके से हमारा एंड्रॉइड टर्मिनल है जिसका नाम टर्मक्स है। तो लर्नर्स यहाँ पे हमारा डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा टर्मक्स के ऐप का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ आ जाएगा। ये अलाउ कर रहा है कि सर क्या आप गूगल क्रोम को अलाउ करना चाहते हैं एप्लीकेशन टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो रिकमेंड तो यही करूंगा कि आप यहाँ से भले ही अलाउ ना करें। तो हम जाएंगे अपने फाइल मैनेजर पे, और फाइल मैनेजर पे जाने के बाद लर्नर्स हम जाएंगे डाउनलोड्स फोल्डर में, आप एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। डाउनलोड्स में जाते ये रही हमारी टर्मक्स की एप्लीकेशन, हमने इस पर क्लिक कर दिया है। ये कह रहा है कि आप फाइल मैनेजर को अलाउ करना चाहते हो इंस्टॉलेशन के लिए, तो हमने इसे अलाउ कर दिया और बैक आ गए। के बटन पे क्लिक करके हमने कंफर्म कर दिया है कि यस हमारे फाइल मैनेजर को अलाउ कर दिया जाए। टर्मक्स ऐप के इंस्टॉलेशन का बटन आया है, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करा, थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ पे इस टूल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। लर्नर्स चाहे हमारे पास कोई भी डिवाइस हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, किसी भी डिवाइस से प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे हमें डिवाइस रूट करने की जरूरत नहीं है। ये नॉन रूटेड डिवाइस में कैसे सेटअप हो रहा है वो देख रहे हैं। हमने ओपन बटन पे क्लिक करा, टर्मक्स ऐप स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करें, ये जरूरी है कि हम अपने टर्मक्स को कुछ जरूरी परमिशंस अलॉट कर दें, जिसकी वजह से आपको आगे चल के एरर्स आते हैं और आगे चल के इश्यूज आते हैं। यही वो पॉइंटर है जो मिस हो जाता है और उसकी वजह से आप लोग सेटअप नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पे पहले से अलाउ कर देते हैं, बेसिक अलाउ हमने कर दिया। अब हम बैक आएंगे, टर्मक्स को चलाने से पहले बिल्कुल बैक आ चुके हैं। टर्मक्स ऐप पे जाएंगे, क्लिक करके रखेंगे, ऐप इन्फो में जाएंगे, या फिर आप सेटिंग से भी ऐप इन्फो में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, डेटा यूजेज का जो ऑप्शन है देखेंगे क्या यहाँ पे कुछ अलाउ करना है, सब कुछ सही है। बैटरी में जाएंगे, यहाँ पे हम अपने ऐप को अलाउ कर देंगे कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस वो बैकग्राउंड में रन हो सके। यही रीजन है लर्नर्स कि आप लोगों को एरर 9 देखने को मिलता है कि आपके ऐप को फोर्सफुली स्टॉप कर दिया जाता है, बैकग्राउंड में रन नहीं होने दिया जाता। तो उसके लिए हम ये सेटअप कर रहे हैं, हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया है कि ऐप को बैकग्राउंड में चलने दिया जाए। हम बैक आएंगे, उसके अलावा हम देख लेंगे और कोई ऐसी परमिशन है, जैसे ऐप परमिशन में गए
तो हम यहाँ पे फाइल, फोल्डर्स और स्टोरेज की परमिशन देंगे इसे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर हम कई फाइल्स डाउनलोड करते हैं, यूज लेते हैं, उस वक्त हमें एरर्स आते हैं जो कि हम डेफिनेटली नहीं चाहेंगे, है ना। हमने परमिशन दे दी है, ऐप पॉज को हम अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ जो भी परमिशन है बिल्कुल सही है। अब उसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हैं, और कोई परमिशन नहीं बाकी है लर्नर्स। हमने ओवरऑल वो परमिशंस दे दी है जो जरूरी थी। अब हम बैक करते हैं और चलते हैं फिर से हमारे टर्मक्स की तरफ। हम यहाँ पे बैक आ चुके हैं, टर्मक्स पे फिर से क्लिक करेंगे, टर्मक्स स्टार्ट हो चुका है। टर्मक्स के स्टार्ट होते ही लर्नर जो सबसे पहला कमांड हमें लिखना है वो है pkg अपडेट। अपडेट एंटर प्रेस करेंगे। ये क्या करेगा सर? ये बेसिकली जैसे एपीटी अपडेट होता है उसी तरीके से अपडेट प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। अगर हम इसे थोड़ा जूम आउट करें तो आपको थोड़ा और क्लियर फॉर्मेट में विजिबल होगा कि अपनी यूआरएल्स को अपडेट कर रहा है। यहाँ पे pkg अपडेट कंप्लीट हो चुका है। एक बार एपीटी अपडेट भी कंफर्म कर लेना। एपीटी अपडेट कमांड लिखा है ना, ये हम क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। फिर से लिखते हैं एपीटी अपडेट। इन केस अगर आपको विजिबल ना हो, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं हम इसे। एपीटी अपडेट कमांड हमने लिखा है, एंटर प्रेस करेंगे। एपीटी अपडेट प्रोसेस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लर्नर्स एक कमांड और रन करेंगे विच इज pkg अपग्रेड। बेसिकली एपीटी अपग्रेड की तरह ही सिस्टम में जितने भी पैकेजेस, जितने भी टूल्स इंस्टॉल्ड हैं वो सारे के सारे अपग्रेड हो जाएंगे, यानी अपडेट ऑल के फंक्शन को हम रन करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा pkg अपग्रेड upgrade। ध्यान रखना अपडेट और अपग्रेड में फर्क है। अपडेट में सर वो अपने सारे यूआरएल्स को अपडेट करता है, और अपग्रेड में वो सारे के सारे टूल्स जो उसके डिवाइस में इंस्टॉल है उन सबको अपग्रेड करता है, यानी सबको अपडेट करता है। एंटर प्रेस करते हैं, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। जैसे आप इसे यूज लेकर देखेंगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब ये मेरे डिवाइस में जितने भी टूल्स है सबके नाम बता रहा है और कह रहा है कि इन सबको अपडेट होने की जरूरत है। तो हमने यहाँ पे वाई लिखा फॉर इंस्टॉलेशन, यस करने के लिए, और एंटर प्रेस कर दिया। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है या अपग्रेड का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सो लर्नर जब अपग्रेड प्रोसेस चल रहा होगा तो आपको हर कुछ देर में कुछ ऐसे सेट ऑफ ऑप्शंस दिखाएगा। आपको यहाँ ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको बस एंटर प्रेस करना है। जो इसका डिफॉल्ट और जो ऑप्शन इसके लिए सूटेबल है वो अपना आप सिलेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शंस आपके सामने 2-3 बार आ सकता है, तो जितनी बार आए आपको बस एंटर बटन पे क्लिक करना है। फाइनली हमारा अपग्रेड प्रोसेस भी हो चुका है। अब हम कमांड लिखेंगे apt install wget, एक ऐसा टूल जिसका फुल फॉर्म वेबगेट है, जिसकी मदद से हम इंटरनेट के किसी भी रिसोर्स को अपने टर्मिनल में, अपने टर्मिनल्स में डाउनलोड कर पाएंगे। हमें wget के आगे जो भी एड्रेस हम देते हैं उस फाइल को हमारी मशीन में डाउनलोड कर देता है। और अब इसी की मदद से हम एक ऐसी स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे अपने डिवाइस में जिसकी मदद से हम काली नेट हंटर इंस्टॉल कर पाएंगे। हमने अलाउ कर दिया इसे वाई इनपुट के जरिए। अब लर्नर्स यहाँ पे हम आगे का कमांड मेंशन करेंगे जिसमें हमें एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है। तो उसके लिए हम लिखेंगे wget। आई होप सभी को डिस्प्ले क्लियर विजिबल होगा। wget के बाद हम लिखेंगे -O, जिसका मतलब कि सारा डेटा का जो रिजल्ट होगा या जो भी फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं उसे किस नाम से सेव करना है। तो O का मतलब है आउटपुट किस नाम से रखना है। तो हमने स्पेस लिखा और इंस्टॉल रख दिया, यानी हमने हमारी फाइल का नाम इंस्टॉल रखा है। आप जो चाहे रख सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि फाइल का नाम क्या होना चाहिए। हमने इंस्टॉल फाइल का नाम रखा और उसके बाद वो एड्रेस दे रहे हैं जहां से फाइल को डाउनलोड करना है। हमने यहाँ पे लिखा है https://o.fs.ec के बाद हम लिखेंगे /2MCE, Z, W और R। आपको बस ये यूआरएल लिखना है लर्नर्स। ये बेसिकली ये जो यूआरएल है ये एक स्क्रिप्ट का है, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो आपके डिवाइस में नेट हंटर को इंस्टॉल करने में मदद करने वाली है। हमने एंटर प्रेस करा, ये इस फाइल को डाउनलोड कर रहा है, वो भी इंस्टॉल नाम की फाइल के नाम से स्टोर कर रहा है हमारे डिवाइस में। अगर आप ls लिखते हैं तो शायद आप सभी को इंस्टॉल नाम की फाइल विजिबल होगी। अब हमें करना क्या है? तो सर अब हम यहाँ पे chmod कमांड की मदद से इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देंगे, यानी रन होने की परमिशन। तो हमने यहाँ पे लिखा chmod +x स्पेस फाइल का नाम, एंटर प्रेस करा, यानी इंस्टॉल लिख दिया इन शॉर्ट। एंटर प्रेस करा और अब अगर मैं ls लिखता हूँ तो आप देखेंगे फाइल का कलर चेंज हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारी फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुकी है। अब इस फाइल को रन करने के लिए कमांड लिखेंगे $/install और एंटर प्रेस करेंगे लर्नर्स, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये हमसे पूछ रहा है कि आपको नेट हंटर का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, कंप्लीट वर्जन करना है, उससे छोटा वर्जन करना है, उससे और छोटा वर्जन करना है। तो हमें सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। हमने कहा एक काम करते हैं, कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, यानी कंप्लीट नेट हंटर का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। हमने 1 लिखा, एंटर प्रेस करा, बट मेक श्योर लर्नर्स अगर आपने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करा है तो ये काफ़ी अच्छा टाइम लेगा और हमें उस टाइम का पेशेंस बना के रखना है। हम वेट करेंगे। यहाँ डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल स्पीड थोड़ी बेटर है, 24 Mbps की स्पीड आ रही है, तो इट्स गुड, बट इट विल टेक टाइम, तो हमें वेट करना पड़ेगा। ये जो फाइल डाउनलोड कर रहा है लर्नर्स, इस फाइल की साइज अप्रॉक्स 2.5 GB होगी। अब लर्नर्स हमारा डाउनलोड प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे पास एक एरर आया है।
ये एरर सबके डिवाइस में आएगा और 100% आएगा। आपको यहाँ पे मैनेज कैसे करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे कह रहा है कि फाइल तो 100% डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन उसके जब ये SHA वर्जन को, SHA हैशिश को लेने की कोशिश कर रहा था तब इसको एरर आया है। और इस एरर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस क्रॉस चेक करना है कि आपकी फाइल डाउनलोड हुई है या नहीं। तो हमने ls लिखा, हमने देखा सर फाइल तो डाउनलोड हो चुकी है। इंस्टॉल के अलावा एक और फाइल विजिबल है सभी को, काली नेट हंटर रूट fs नाम से। तो सर फाइल तो आपके पास आ चुकी है, आपको बस अब इसे एक्सट्रैक्ट करना है, यानी आगे का इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंटिन्यू करना है। ये एरर शो है आपके पास। एरर आने के बाद आपको बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी एफर्ट्स के एक बार फिर से इंस्टॉल वाली फाइल को रन करना है। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा $/install और एंटर प्रेस कर दिया। आप देखेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फिर से ये हमसे पूछा आपको काली नेट हंटर कौन सा चाहिए, हमने फिर से 1 लिखा और एंटर प्रेस करा। अभी हमसे ये कहेगा कि सर आपके पास तो ऑलरेडी एक फाइल डाउनलोडेड है, क्या हम उस फाइल को डिलीट करके नई फाइल डाउनलोड करें? मेक श्योर गलती से भी यहाँ पे यस मत करना। फाइल हमने अभी डाउनलोड करी है, फाइल बिल्कुल सही है, डाउनलोडिंग में कोई इशू है नहीं। हम यहाँ पे इसे नो ही कहेंगे, हम कहेंगे नहीं हमारे पास फाइल पहले से पड़ी है, आपको किसी भी चीज को डिलीट करके नया सेटअप करने की जरूरत नहीं है। हमने नो लिखा, एंटर प्रेस करा, हमारा इंस्टॉलेशन जो आगे का प्रोसेस था वो कंटिन्यू हो चुका है। ये पहले उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद माइनर सेटिंग्स करेगा और हमारा डिवाइस गुड टू गो होगा, यानी हमारे पास काली नेट हंटर आ चुका होगा इस एंड्रॉइड डिवाइस में। सो लर्नर्स, हमारे पास यहाँ एक पॉपअप आया है जो हमसे कह रहा है डिलीट डाउनलोडेड रूट फाइल सिस्टम। रूट fs का मतलब है रूट फाइल सिस्टम। तो हमें कह रहा है कि क्या आप डिलीट करना चाहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे नो लिख के एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप बाय डिफॉल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो भी नो ही सिलेक्ट होगा। फिलहाल हम एन लिख के एंटर प्रेस कर रहे हैं। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को ये विजिबल होगा। इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि आपको फॉर्मेट अच्छे से दिखे कि हमारा जो काली लिनक्स था वो यहाँ पे प्रॉपर सेटअप हो चुका है। इसका सेटअप थोड़ा बहुत बिगड़ रहा है जूम इन जूम आउट की वजह से, बट सभी को विजिबल होगा। काली ऊपर लिखा आ रहा है, ये कह रहा है अगर आपको यूज लेना है आप nh नेट हंटर कैक्स ऐसा कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करके इसको यूज ले सकते हो। हमने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे nh लिखा, हमारे पास नेट हंटर की शेल आ चुकी है, यानी हमारा काली लिनक्स स्टार्ट हो चुका है। सर कैसे कंफर्म करें? sudo su लिख के देखते हैं रूट परमिशन के लिए, जबकि हमने अपने डिवाइस को रूट नहीं करा है। एक्चुअली वो यहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है क्योंकि हमने एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है और उस ओएस के अंदर हम रूट कर रहे हैं। हमारे मोबाइल डिवाइस को ना ही हमने रूट किया है, ना ही रूट करने की जरूरत है। हमसे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड में बाय डिफॉल्ट आप काली लिख के एंटर प्रेस कर देंगे, आपको कुछ ही देर में रूट परमिशन मिल जाएगी। जब पहली बार आप करेंगे तो इट विल टेक टाइम, हम थोड़ा वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रूट परमिशन आ चुकी है। अगर मैं ls लिखता हूँ, सभी फाइल सिस्टम्स, फाइल फोल्डर्स जिस भी लोकेशन में हम दिखाएगा, हमारी करंट लोकेशन अगर हम देखें तो होम काली है, बिल्कुल काली लिनक्स की तरह। आप जो कमांड चाहें यहाँ पे रन कर सकते हैं, बट हमारा गोल तो है इसको VNC में एक्सेस करना। VNC क्या होता है? ये जो अभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं कमांड लाइन है, ये पूरा सेटअप हो चुका है, वहां पे हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम इसे ग्राफिकली यूज लेना चाहें तो उसके लिए हम VNC सर्विस का यूज लेते हैं, जो एक पर्टिकुलर पोर्ट पे इसको होस्ट कर देती है और आप ग्राफिकली भी इसे चला सकते हैं। ऑल्दो मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप कमांड लाइन के जरिए ही चलाएं, क्योंकि ऐसे आप ज़्यादा चीज़ें सीख भी सकते हैं, प्लस आप एक्स्ट्रा और एडवांस ऑपरेशंस परफॉर्म भी कर सकते हैं। आपको बस थोड़े से एफर्ट्स डालने होंगे, बट ऑनेस्टली रिकमेंड तो मैं यही करूंगा कि हमेशा आप कमांड लाइन वर्जन को ही चलाएं। बट फिर भी अगर हम चलाना चाहते हैं ग्राफिकल वर्जन को, तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे फिर से हमारे ब्राउजर के पास और ब्राउजर पे जाके लर्नर्स हम यहाँ पे लिखेंगे नेट हंटर कैक्स। हमने नेट हंटर कैक्स लिखा, हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें जो सेकंड यूआरएल मिल रहा है जहाँ नेट हंटर कैक्स लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कैक्स के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है लर्नर्स, आप लोगों को यहाँ पे नेट हंटर कैक्स फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा। हम पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करके बाकी सारे हाइलाइट्स को हटाते हैं। और अगर आपको लगे कि सर ऐप मिसबिहेव कर रहा है, हम इसे मैनेज नहीं कर पा रहे, अगर ऐसा लगता है तो आप यहाँ पे क्लिक करना और इसे डेस्कटॉप व्यू में, डेस्कटॉप साइट में ओपन कर देना। अब आपके लिए इसे यूज लेना और आसान हो जाएगा। सेकंड नंबर पे नेट हंटर कैक्स लिखा है, हमने उस पर क्लिक कर दिया और स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड APK 129 MIB आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो नेट हंटर है, नेट हंटर कैक्स जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल या वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। पैकेज इंस्टॉलर पे जाएंगे, क्रोम को अलाउ करने को कह रहा है तो चलो अलाउ कर देते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग चाहें तो फाइल मैनेजर से ही सेटअप करिएगा, मैं परमिशन वापस रिवोक कर दूंगा, यानी वापस ये परमिशंस ले लूंगा। ओके, हमने आई अलाउ पे क्लिक कर दिया, यानी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर दिया। ओके बटन पे क्लिक कर दिया है। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे। नेट हंटर कैक्स क्या है सर? VNC टूल है, उस कमांड लाइन को ग्राफिकली एक्सेस करने में हमारी मदद करेगा। ये टूल इंस्टॉल हो चुका है, ओपन भी हो चुका है, यहाँ पे वेल सेटअप है ये।
हम चलते हैं टर्मिक्स पे, और टर्मिक्स पे जाने के बाद हमने यहाँ पे कमांड लिखा एग्जिट, क्योंकि हम पहले रूट परमिशन से बाहर आएंगे, और यहाँ पे लिख दिया KEX। आप चाहें तो नेट हंटर के बाहर से ही NHKEX लिख के इसे स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम NH लिख के इसके अंदर आए, रूट शैल में अभी हम नहीं हैं। हमने KEX लिखा, एंटर प्रेस करा, ये हमें एक पासवर्ड क्रिएट करने को बोल रहा है, तो हम पासवर्ड रख देते हैं 1 2 3 4 5 6। एंटर प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर से एंटर प्रेस करेंगे, कहेगा कि भाई आपके पासवर्ड को व्यू ओनली मोड में ले जाना है, कि हमने नो लिखा, एंटर प्रेस करा। अब हमारा पासवर्ड भी सेट हो चुका है। ये हमें एक पोर्ट लाके देगा, ये कहेगा कि इस पर्टिकुलर पोर्ट पे ये हमारी सर्विसेज शेयर कर चुका है, जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं दूसरे टूल की मदद से। इसने कहा कि पोर्ट नंबर 5901, थोड़ा जूम आउट करते हैं, पोर्ट नंबर 5901 पे हमारी सर्विस होस्ट हो चुकी है। हमने पहली बार स्टार्ट करा, हो सकता है इस वजह से हमारे पास ये एरर 9 आया हो। ये इस वजह से आता है क्योंकि आपके टूल को बैकग्राउंड में काम नहीं करने दिया जा रहा, कोई बात नहीं, एंटर प्रेस करेंगे, इसे स्टॉप कर देंगे। हम फिर से जाएंगे नेट हंटर कैक्स में, और यहाँ पे NHKEX लिख देंगे बाहर से ही। पासवर्ड हम सेट कर चुके हैं, ये अपना आप स्टार्ट हो जाएगा। इसने हमें कहा कि प्रोसेस चालू हो चुका है पोर्ट नंबर 5901 पे। अब हम जाएंगे अपने नेट हंटर कैक्स में, और यहाँ से सेटअप करेंगे एक नई मशीन का। 127.0.0.1 सही लिखा है, :1 यानी डिस्प्ले 1 सही है, 5900 लिखा है, इसे 5901 कर देंगे। और अब हम यहाँ पे VNC पासवर्ड में पासवर्ड लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। यूजर नेम की जरूरत फिलहाल नहीं पड़ेगी, अगर एरर देगा तो हम सेटअप कर देंगे। अब हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके या डन बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। सेव और कॉपी पे हमने क्लिक कर दिया, 5901 उस पर क्लिक करा। आप देख सकते हैं बहुत ही सक्सेसफुली हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है। हम इसे थोड़ा टिल्ड कर देते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। सो लर्नर्स, ये रहा हमारा काली लिनक्स, जिसमें हमारे पास एक एरर आ रहा है XFCE4 का, शायद आप सभी को विजिबल हो। ये XFCE4 का हमारे पास एरर आ रहा है। आप चाहें तो इस एरर को भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिलहाल हम इसे क्रॉस करते हैं। सेटअप तो हमारे पास हो चुका है, एंड बिना देरी करते हुए अब हम इसके सेटअप की तरफ बढ़ेंगे। बिकॉज लर्नर्स, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हैकिंग फील्ड में अपडेट रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या टूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फिलहाल हम काली टूल को डाउनलोड कैसे करें, तो हम चलते हैं लर्नर्स सबसे पहले काली लिनक्स की वेबसाइट से, वहां पे हम काली को डाउनलोड करेंगे। और इसका सेटअप अगर आप विंडोज चला रहे हैं तो हम वर्चुअल बॉक्स में करेंगे, अगर आप मैक चला रहे हैं तो आपके लिए UTM में सेटअप बहुत इजीली हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए हमें वर्चुअल बॉक्स की फाइल भी लेनी है और वर्चुअल बॉक्स के लिए काली लिनक्स भी लेना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। लर्नर्स, वैसे तो आपको ISO फाइल्स मिल जाती है जो अभी आपके सामने आ चुकी है। अगर आप लोग अपने मैक में काली का सेटअप कर रहे हैं, देन वहां पे आप एप्पल सिलिकॉन ARM64 फाइल जो है को यूज लेंगे, तो उसमें आपको इंस्टॉलर फाइल मिल जाएगी जो आप UTM में जाके आराम से सेटअप कर देंगे। लेकिन अभी हमें ISO फाइल्स नहीं चाहिए, हम चाहते हैं फास्ट सेटअप, ताकि जब भी काली करप्ट हो हम पुरानी काली को हटा के नई काली लेकर आ पाए और हमारे लिए सेटअप बहुत आसान हो जाए। बिकॉज हैकिंग फील्ड में लर्नर्स हमें बहुत डायनामिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चेंज करना पड़ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बार बार न्यू सेटअप करना पड़ सकता है, बिकॉज हम एक्सपेरिमेंट्स ही ऐसे करते हैं। खैर, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें ISO फाइल नहीं लेनी है। हम जब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम पहुंचेंगे प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन्स पे। हमें यहाँ पे हमारा जो वर्चुअल बॉक्स की काली फाइल है, विच इज 3.5 GB की फाइल, हम उस पर क्लिक करेंगे और वो डाउनलोड हो जाएगी। ये हमें काली फाइल डाउनलोड करनी है, हमने सेव पर क्लिक कर दिया, फाइल का डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ऑल्दो लर्नर्स, ये फाइल मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो फिलहाल मैं इसे पॉज कर रहा हूं और अब हम चलते हैं वर्चुअल बॉक्स के सेटअप पे। तो हमने यहाँ पे लिखा वर्चुअल बॉक्स और एंटर प्रेस कर दिया। हमारे पास वर्चुअल बॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है, हमने उस पर क्लिक करा और वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। ये रहा हमारा डाउनलोड का ऑप्शन, हमने स्क्रॉल डाउन करा और हमारे पास आ गया विंडोज होस्ट के लिए। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ले रहे हैं उसके लिए आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैकबुक यूज ले रहे हो, आपके पास M2 चिपसेट है, तो फिर आप वहां पे वर्चुअल बॉक्स को इग्नोर करके आप UTM का ही यूज लीजिएगा। फिलहाल हमने इस पर क्लिक करा और हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे और आगे यूज लेंगे। तो चलते हैं लर्नर्स इसके इंस्टॉलेशन की तरफ। सो लर्नर्स, हमने हमारी फाइल पर क्लिक कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन मांगेगा, आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके आगे के प्रोसेस में हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया है, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करा है, नेक्स्ट पे क्लिक करा। बाकी सारी डिटेल्स बाय डिफॉल्ट सही है, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये कह रहा है सर नेटवर्किंग को लेके इश्यूज आ सकता है, तो उसके पैकेजेस सेटअप करने हैं, हम यस पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट खुद ही सारा सेटअप कर देगा। इन केस नहीं भी करता है तो ये हमें एरर दिखा देगा और हम बहुत ही आसानी से उस एरर को रिजॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे लर्नर्स ने हमें एक एरर दिखाया जिसमें Win32 API जो है मिसिंग बता रहा है और हम इसको सेटअप कर देंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट, और ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है।
जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम अपनी काली मशीन को इसमें सेटअप करेंगे। इसमें एरर आएगा तो वो जो Win32 फाइल हमें बताई गई थी Win32 API, हम उसको सेटअप कर लेंगे। और अगर एरर नहीं आता है देन इट्स ओके। स्टार्ट का ऑप्शन आ गया लर्नर्स, हमने क्लिक करा और हमारा वर्चुअल बॉक्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब जो हमने काली लिनक्स की फाइल डाउनलोड करी थी प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन, जिसका मतलब था बनी बनाई वर्चुअल मशीन, एक ऐसी मशीन जो एक सिंगल क्लिक में स्टार्ट हो जाएगी। आपको काली के इंस्टॉलेशन को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें आपके 30-40 मिनट्स वेस्ट हो जाते हैं। वो काम आप कुछ सेकंड्स में आप एक क्लिक में कर पाएंगे। और उससे पहले आपको काली लिनक्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा एंड मेक श्योर बाय डिफॉल्ट आपके डिवाइस में अगर कोई एक्सट्रैक्ट करने का अच्छा टूल नहीं है तो आप WinRAR या 7zip दोनों में से कोई एक टूल जरूर इंस्टॉल कर लें। फिलहाल के लिए ये रही हमारी काली वर्चुअल मशीन की फाइल। हमने इस पर राइट क्लिक करा, WinRAR शो हुआ और यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर दिया तो हमारी काली लिनक्स की फाइल भी कुछ देर में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब बस इसे ओपन करना है वर्चुअल बॉक्स के अंदर। जब तक एक्सट्रैक्ट हो रही है वर्चुअल बॉक्स में चलते लर्नर्स। सो ये रहा हमारा वर्चुअल बॉक्स जिसमें हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं, न्यू का, ओपन का, प्रेफरेंसेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ओपन पे क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर लीजिए या फिर आपके पास जो फोल्डर आया है आप इस फोल्डर पे भी डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए वर्क करेगी। अगर मैं इस पर डायरेक्ट क्लिक करूंगा वर्चुअल बॉक्स में अपना आप मेरा काली चालू हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मैं यहीं से इसे सेटअप करूं, फ्यूचर में कुछ इश्यूज ना आए या मुझे अच्छे से समझ आए, इसलिए तो हमने ओपन पे क्लिक करा क्योंकि बनी बनाई मशीन है, नया सेटअप नहीं करना है। हम गए डाउनलोड्स फोल्डर में, काली का फोल्डर दिखा और वहां एक ही फाइल दिख रही है जिस पर हमें क्लिक करके बस सिलेक्ट करना है यानी ओपन करना है। काली लिनक्स आ चुका है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है लर्नर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे फुल डिस्प्ले करते हैं। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान देंगे कि इसकी सेटिंग्स हमें क्या रखनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट इसका नेम सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप सही है कि अभी डेबियन 64 बिट दिखा रहा है, ऑल गुड। इसका जो रैम और बाकी सारी डिटेल्स हमें वो चेंज करनी है तो हमने क्या करा, इस पर राइट क्लिक करा और सेटिंग्स पर क्लिक कर दिया। अब हमें जो जो ऑप्शन दिखाएगा हम इसे अपडेट करते जाएंगे। हमने स्क्रॉल डाउन करा, इसने हमें कहा कि सर रैम कितनी देनी है काली मशीन को। सो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 24 GB तक के रैम का ऑप्शन है तो मैं इसे रैम अलॉट करूंगा अप्रॉक्स 4 GB। लर्नर्स आपके पास रैम 8 GB के ऊपर कितना भी हो, आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप काली को 4 GB के अप्रॉक्स ही रैम दें स्टार्टिंग में। धीरे धीरे आपको नीड पड़ेगी तो आप उसे 5 GB तक आगे बढ़ाएं। उसके अलावा आपको भी इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं और जैसे से जरूरत पड़ेगी हम आगे डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमें काली के अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रैम डिवाइड करनी है या डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हमने फिलहाल काली मशीन को 4.96 GB के आसपास की रैम अलॉट करी है। बाकी डिटेल्स बिल्कुल सही है। हम प्रोसेसर्स में जाएंगे और प्रोसेसर्स जो है फिलहाल मैं 4 प्रोसेसर्स अभी से अलॉट कर रहा हूँ। स्क्रॉल डाउन करा, डिस्प्ले सेटिंग्स सही है, डिस्प्ले सेटिंग्स में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हार्ड डिस्क इसकी बाय डिफॉल्ट ऐड हो चुकी है, एक क्लिक में ऐड हो गई थी। और स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑडियो सही है। ऑडियो फीचर्स में अभी हमें कुछ खास मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इनेबल ऑडियोज में इनपुट आउटपुट दोनों हमने अलाउ कर दिए हैं। स्क्रॉल डाउन करा, नेटवर्क में हमें क्या रखना चाहिए। बाय डिफॉल्ट आप देखोगे यहाँ पे नेट और ब्रिज दो ही ऑप्शन दिखा रहा है। फिलहाल के लिए आपको नेट ही यहाँ पे रखना है। जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशंस मैं करता रहूंगा आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा प्रैक्टिकल्स के दौरान। नेम क्या रखना है नेट का, तो फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है क्योंकि पहली बार वर्चुअल मशीन ओपन हुई है तो उसने अभी नेटवर्क क्रिएट नहीं करा होगा या हमें मैन्युअली क्रिएट करना होगा। हमने स्क्रॉल डाउन करा, यूएसबी ऑप्शन सारे के सारे टिक है, इट मींस सब कुछ वेल कॉन्फ़िगर्ड है। अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे। हमने इसे रैम और सीपीयू अलॉट करा और कुछ माइनर से चेंजेस करे हैं। ओके पे क्लिक कर रहे हैं, काली सेटअप हो चुकी है। सो अब हम लर्नर्स हमारी काली मशीन को स्टार्ट करेंगे और अगर कोई भी एरर आएगा तो हम उसे रिजॉल्व करेंगे। हमने क्लिक करा, हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करा और अब हमारी काली मशीन स्टार्ट हो रही है। सो एज यू ऑल कैन सी लर्नर्स, विदाउट सेटअप यानी विदाउट प्रॉपर इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारी काली मशीन डायरेक्टली स्टार्ट हो चुकी है। सीधा हमारे पास लॉगिन पेज आएगा, हमसे क्रेडेंशियल मांगेगा और इसके जो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे, वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएंगे। और वो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स है लर्नर्स काली एंड काली, विच मींस इसका यूजर नेम है काली KALI एंड इसका पासवर्ड भी काली ही है KALI। हमने लॉगिन बटन पे क्लिक करा और फाइनली हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही इजी था इसको सेटअप करना, इसको यूज लेना अब हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे जहां पे हम लिनक्स का कंप्लीट फाइल सिस्टम, इसके कमांड्स और इसी के जरिए हैकिंग के कई सारे टास्क प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो लर्नर्स बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे और वहां हमने लिखा मेटास्प्लॉइटेबल 2, एंटर प्रेस करा। जैसे हमने मेटास्प्लॉइटेबल 2 लिख के एंटर प्रेस करा हमारे पास रैपिड 7 की वेबसाइट आ गई है, sourceforge.net आ गया है जहां से हम इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है स्पीड स्लो हो रही है तो आप बाकी वेबसाइट्स को भी यूज ले सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब आप sourceforge.net को यूज लेते हैं तो स्पीड काफी स्लो हो सकती है। अगर ऐसा हो कि हम sourceforge.net से डाउनलोड कर रहे थे स्पीड स्लो हो रही थी तो आप दूसरी वेबसाइट को यूज ले लें। हम नोआ स्क्रॉल डाउन करा और हम यहाँ पे वन हब पे चले गए, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारे पास फाइल आ गई डाउनलोड। इसके दो ऑप्शंस हमें मिले हैं, एक तो sourceforge.net का और वन हब से डायरेक्ट डाउनलोड का। हमने क्लिक करा और हमारी मेटास्प्लॉइटेबल 2 की फाइल जो है
उसका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जो कि बहुत ही जल्दी डाउनलोड कंप्लीट कर देगी लर्नर्स। ऑल्दो जितना बेस्ट आपको स्पीड दे सकती है प्रोवाइड करेगी। जैसे इसका डाउनलोड होगा हम इसके सेटअप की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्नर्स, मेरे पास मेटास्प्लॉइटेबल 2 की फाइल डाउनलोडेड है। हमने इस पर राइट क्लिक करा। हमारे पास इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या तो WinRAR या फिर 7zip, दोनों में से कोई भी एक टूल आप डाउनलोड और इंस्टॉल जरूर कर लें। फिलहाल हमने WinRAR पे क्लिक करा और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर दिया। इसको भी यूज लेना है, इसको भी सेटअप करना आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस इस प्रोसेस को अच्छे से देखना है। अब हम चलते हैं हमारे वर्चुअल बॉक्स। चाहे आप VMware यूज ले रहे हो या वर्चुअल बॉक्स यूज ले रहे हो, प्रोसेस करीब करीब सेम ही रहेगा। हमने यहाँ पे लिखा वर्चुअल बॉक्स, जब हमारे पास ओरेकल वर्चुअल बॉक्स आ चुका है, हमने उस पर क्लिक करा, वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हमारी मेटास्प्लॉइटेबल 2 को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप ओपन पे क्लिक करेंगे, मेटास्प्लॉइटेबल के फोल्डर में जाएंगे, आप देखोगे आपको यहाँ पे कोई काम की फाइल विजिबल नहीं है। इट मींस ये डायरेक्टली ऐसे ओपन नहीं होगी। इसे सेटअप करने के लिए हमें क्या करना है, हमें न्यू पे क्लिक करना है। मशीन का जो नाम आपको रखना है रख दो, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया मेटा। उसके बाद ही हमसे बोल रहा है कि इसकी जितनी भी फाइल स्टोर करेंगे अब से वो कहाँ करनी है। तो जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन है उसे चेंज नहीं करेंगे। ISO फाइल में हमारे पास कोई फाइल नहीं है, हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। OS एडिशन पूछ रहा है तो यहाँ हम जरूर लिनक्स को सिलेक्ट करेंगे, एडिशन में नहीं OS में सिलेक्ट करेंगे, एडिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे अदर लिनक्स में जाके अदर लिनक्स 64 को सिलेक्ट हम कर देंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे यूजर्स और ये बोल रहा है ये आपको सेटअप नहीं करना है, ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अनटिक ही है। उसके अलावा लर्नर्स जो अनअटेंडेड सेटअप का ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बाय डिफॉल्ट एक यूजर सेटअप हो जाता है, इसे हमें यूज नहीं लेना है। हम नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं, विच इज हमें रिसोर्सेज क्या क्या अलॉट करने हैं। तो इसकी रैम जो है बाय डिफॉल्ट हम वही रखेंगे, इसकी CPU भी बाय डिफॉल्ट हम 1 ही रखेंगे, ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो एक डेमो मशीन है, एक वल्नरेबल मशीन है। फॉर टेस्टिंग हमें उसे यूज भी नहीं लेना ज्यादा, उस पर अटैक्स करने जो कि हम काली मशीन से करेंगे। उसके अलावा इसके हार्ड डिस्क के बारे में पूछ रहा है, जहां हम क्लिक करके मैन्युअली हार्ड डिस्क जो है वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क पे हम क्लिक करके ब्राउज पे जाकर ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल के फोल्डर में चले जाएंगे, भले आप किसी भी फोल्डर में हो, मेटास्प्लॉइटेबल के फोल्डर में जाओगे, आपको ये VMD के वर्चुअल मशीन जो हार्ड डिस्क है वो आपको दिख जाएगी। आपने उस पर क्लिक करा, आपकी VMD के ऐड हो चुकी है फाइल। इस फाइल पे क्लिक करा और चूज पे क्लिक कर दिया, यानी हमने इसे सेलेक्ट कर दिया। हमने खुद से वर्चुअल हार्ड डिस्क ऐड कर दी है। फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे और अब हमारी मेटास्प्लॉइटेबल भी गुड टू गो है, हम इसे आराम से यूज ले सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, फिलहाल डिस्क्रिप्शन में कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, इट्स ओके। इसका जो यूजर नेम पासवर्ड है लर्नर्स, वो बाय डिफॉल्ट या तो यूजर है, आप उसको भी यूज ले सकते हैं। 2-3 अकाउंट्स होते हैं, एक यूजर अकाउंट है, आप यूज ले सकते हैं। एक MSF एडमिन नाम का अकाउंट है जिसका यूजर नेम भी MSF एडमिन है और पासवर्ड भी MSF एडमिन है। ये कंप्लीट कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आपको GUI नहीं मिलता है। स्टिल मैं आपको इसे लॉगिन करना जरूर सिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए और उससे ज्यादा इस डिवाइस में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल हमने इसे स्टार्ट होने का वेट करेंगे। कंप्लीट कमांड लाइन है तो कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं आएगा लॉगिन करने के लिए, कमांड लाइन इंटरफेस ही दिखेगा। सो ये स्टार्ट हो चुका है। ताकि आप लोगों को क्लियर विजिबल हो तो अब हम इसके व्यू मोड पे क्लिक करके स्केल मोड कर देते हैं ताकि हमारे विंडोज के हिसाब से खुद को स्केल कर ले। हम इसे स्विच कर लेते हैं और आप देख सकते हैं स्केल हो चुका है, यानी अब ये काफी विजिबल होगा आप सभी को। हम यहाँ पे यूजर नेम में लिखेंगे लर्नर्स MSF एडमिन, एंटर प्रेस करेंगे, पासवर्ड में भी लिखेंगे, इसे फिर से टाइप करते हैं MSF एडमिन एंड MSF एडमिन। आप देखोगे हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। कैसे कंफर्म करें, ifconfig कमांड लिख के आपको बता देता हूं। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आपको IP और बाकी की डिटेल्स दिखा रहा है। अब अगर आपको अपना कर्सर विजिबल ना हो, कर्सर इस मशीन से बाहर लाना है, तो राइट हैंड साइड में जो आपका कंट्रोल बटन होता है आप उसे प्रेस करेंगे और आपका कर्सर जो है वो बाहर आ जाएगा। क्रॉस बटन पर क्लिक करके मैं मशीन को फिलहाल पावर ऑफ कर रहा हूं एंड दैट्स इट। यही था हमारा मेटास्प्लॉइटेबल 2 का सेटअप। इसके IP पे आपको DVWA, मल्टीडे, PHP एडमिन और सारी वेब एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्पेक्ट्रम ऑफ हैकिंग, यानी व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर्स के बारे में हम काफी सारे पॉइंटर्स, काफी सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। इतना ही नहीं, इनके अलावा और कितने टाइप्स के हैकर्स मार्केट में है, उनसे रिलेटेड कितनी मिथ्स जो है हम उन पे बिलीव कर बैठते हैं और कितनी बातें रियल फैक्ट्स हैं, इन सारी पॉइंटर्स पे आज हम ध्यान देने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। दिस इज आशीष कुमार, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू साइबर पाठशाला। और हम सबसे पहले बात करेंगे हैकिंग की। एग्जैक्टली हैकिंग है क्या? सो लर्नर्स, हैकिंग की डेफिनेशन अगर हम समझने की कोशिश करें तो हैकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक मिलीशियस हैकर, जिसमें एक पर्सन अपनी नॉलेज की मदद से किसी डिवाइस का अनऑथराइज्ड एक्सेस ले रहा है, यानी विदाउट रिटर्न परमिशन, विदाउट उसके ओनर की परमिशन के, बिना अथॉरिटी के वो उस डिवाइस का कंट्रोल ले रहा है, उसका एक्सेस ले रहा है।
और ये करने के लिए वो करता क्या है, वो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करता है जहां पे वो एक डिवाइस का डेटा कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है, एन्यूमरेशन करता है। इन शॉर्ट वो एक सिस्टम का डेटा कलेक्ट करके उसमें लूपहोल्स ढूंढता है, और जैसे ही उसे लूपहोल्स मिलते हैं, उन लूपहोल्स की मदद से वो उस कंप्लीट डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कमियां ढूंढ के एक्सप्लॉइट्स का यूज लेता है, और फाइनली वो डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर चुका होता है। तो ओवरऑल ये कोई भी हैकर ऐसे टास्क करता क्यों, उसके पीछे किसी ना किसी तरीके का मोटिवेशन छुपा हो सकता है। अब क्या क्या मोटिवेशन हो सकते हैं सर? हो सकता है किसी हैकर को क्यूरियोसिटी हो ये जानने की कि उस डिवाइस, उस मशीन में क्या डेटा पड़ा है, क्या वो उसमें कमी ढूंढ सकता है या नहीं। इस तरीके की अलग अलग क्यूरियोसिटीज उससे काम करवा सकती है। या हो सकता है उसे किसी तरीके का डायरेक्ट फाइनेंशियल प्रॉफिट हो रहा हो, या फिर किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और नेशनल डिफेंस के लिए भी ऐसा करा जा सकता है। बट लर्नर्स, अगर आप इस साइबर क्राइम के चलते कुछ डेटा पे फोकस करें, तो मैं आप सभी का ध्यान एक पॉइंट की तरफ ले जाना चाहूंगा, दैट इज साइबर क्राइम इज प्रोजेक्टेड टू कॉस्ट $10.5 ट्रिलियन globally by 2025, highlighting the importance of understanding hackers tactics and motivations। ये बहुत जरूरी है कि हम इन पॉइंटर्स पे फोकस करें कि आज के टाइम पे जो स्किल्ड हैकर्स हैं वो अपनी नॉलेज का क्या यूज ले रहे हैं, और वो जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे रीजंस क्या है, उनको ऐसा क्या मोटिवेशन मिल रहा है कि वो ब्लैक हैट हैकिंग की तरफ जा रहे हैं, इलीगल अटैक्स की तरफ जा रहे हैं, साइबर क्राइम की तरफ जा रहे हैं, वो एथिकल हैकिंग एक्टिविटीज की तरफ, साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटीज की तरफ लीन क्यों नहीं हो रहे। हमें इन मोटिवेशन पॉइंटर्स को ढूंढना पड़ेगा और इसे फुलफिल करना पड़ेगा, ताकि ये जो कॉस्ट आप इतना ज्यादा देख पा रहे हैं, जिसमें इतने लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान होता है, हम उसे ओवरकम कर सके। अब बात करते हैं ये किस मोटिव से और किस डायरेक्शन में अपनी नॉलेज का यूज लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ हैकर्स रख दिए गए। अब ये हैकर्स कौन कौन है, तो सर अगर आप देखें तो आप इसे शायद गैस करेंगे कि ये व्हाइट हैट हैकर है, हम कहेंगे कि ये ग्रे हैट हैकर है, और हम कहेंगे कि ये ब्लैक हैट हैकर है। हमने सर इन तीनों को ये व्हाइट हैट, ग्रे हैट और ब्लैक हैट हैकर का नाम क्यों दिया? क्या केवल इस वजह से क्योंकि इसने व्हाइट हैट, इसने ग्रे हैट और इसने एक ब्लैक हैट पहनी है? क्या बस यही डिफरेंस है इन तीनों हैकर्स के बीच में? एक्चुअली लर्नर्स, ऐसा नहीं। हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की मदद से इन तीनों के बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे। वो 3 पॉइंटर्स होंगे इनकी इंटेंट, यानी किस इंटेंशन से टास्क कर रहे हैं, दूसरा लीगैलिटी यानी लीगल चीजों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये परमिशंस को फॉलो कर रहे हैं, यानी ये परमिशंस ले रहे हैं या नहीं। इन 3 पॉइंटर्स के बिहाफ पे आई बिलीव इस वीडियो के एंड होते होते आप सब लोग इन तीनों टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले हैकर की, विच इज ब्लैक हैट हैकर। शायद ये टर्म आप लोगों को काफी एक्साइट करती होगी। अब समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। एक ब्लैक हैट हैकर कौन है सर? एक मिलिशियस थ्रेट, एक ऐसी चीज, एक ऐसा पर्सन जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए मिलिशियस है, खतरनाक है, डेंजरस है। ऐसा क्यों सर? ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जिनका इंटेंट मिलिशियस है, यानी ये अपनी नॉलेज का, इनका जो इंटेंशन है वो गलत है, ये अपनी नॉलेज का मिसयूज ले रहे हैं। ये मार्केट में ऐसे मिलिशियस प्रोग्राम्स, ऐसे मिलिशियस टेक्नोलॉजीज और ऐसे मिलिशियस अटैक्स का यूज ले रहे हैं कि ये लोगों का नुकसान कर सके। इनका जो मोटिवेशन है वो ज्यादातर फाइनेंशियल गेन यानी मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं, मॉनेटरी मोटिवेशंस होते हैं, या फिर एस्पिनोज हो सकता है, या फिर डिसरप्शन हो सकता है, या फिर रिवेंज हो सकता है। सर एस्पिनोज का मतलब क्या है? तो बेसिकली जब एक हैकर किसी पे स्पाई करता है, किसी पे ध्यान रखता है, वो भी ज्यादातर गवर्नमेंट मोटिव से, पॉलिटिकल मोटिव से, गवर्नमेंट के रूल्स के बिहाफ पे, गवर्नमेंट की फोर्स के बिहाफ पे जब एक हैकर ऐसे मिलिशियस टास्क करता है तो उसे हम एस्पियोनेज कहते हैं। और डिसेप्शन और रिवेंज का मतलब सब लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे किसी को परेशान करने के लिए या किसी से बदला लेने के लिए ये ऐसे टास्क करते हैं। इतना ही नहीं लर्नर्स, इनके कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखें तो रैंसमवेयर अटैक्स एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, रीसेंट एग्जांपल है ब्लैक हैट हैकिंग का। डेटा थेफ्ट यानी डेटा चुराना, या फिर कॉर्पोरेट सैबोटाज यानी बेसिकली कंपनीज के साथ नुकसान करने के लिए, कंपनीज का नुकसान करने के लिए ये मिलिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल लर्नर्स, इन शॉर्ट, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा हैकर जो अपनी नॉलेज का मिलिशियस यूज ले, हार्मफुल यूज ले, किसी का नुकसान करने के लिए अपनी नॉलेज का यूज ले, यानी सारी इलीगल एक्टिविटीज करे, उसे हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। तो सर व्हाइट हैट हैकर्स कौन होते हैं? देखते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स वो हैकर है जिन्हें हम एथिकल हैकर्स कहते हैं, जो अपनी नॉलेज का लीगल और सही यूज लेते हैं। इनका जो मोटिवेशन होता है वो होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज, इंप्रूव सिक्योरिटी पोस्चर्स। ओवरऑल इनका मोटिव, इनका गोल है कि ये टेक्नोलॉजीज में कमियां ढूंढ के उन्हें सिक्योर कर सके, जो इनको नो डाउट एक व्हाइट कॉलर जॉब भी है, जो इनको प्रमोशन भी देता है, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी देता है,
ओवरऑल हर लेवल पे सपोर्ट करता है क्योंकि अपनी नॉलेज का सही यूज ले रहे हैं। ये कंपनी को, कॉर्पोरेट्स को बड़े बड़े लॉस, बड़े बड़े अटैक से बचा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लाखों करोड़ों का नुकसान बच रहा है। और ऐसा होने की वजह से इनको एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया जाता है और ये उस रिवॉर्ड को अपने पोर्टफोलियो में भी यूज ले पाते हैं, यानी ओवरऑल ये अपने अचीवमेंट्स लोगों को दिखा भी पाते हैं। एक बहुत बड़ा कॉज है व्हाइट हैट हैकिंग फील्ड में जाने का कि ये आप अपनी चीजें, आप अपने अटैक्स, आप अपनी अचीवमेंट्स लोगों से शेयर भी कर सकते हैं पब्लिकली। उसके बाद हमारे पास आते हैं मेथड्स, जहां पे आप बात करेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स की, बग बाउंटीज की और ऐसे कई सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की, ये अलग अलग एक्टिविटीज की जिसके अंदर बेसिकली ये ऐसे टास्क परफॉर्म करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स फिगर्स पर अगर हम ध्यान दें तो आप देखेंगे इन 2022 गूगल पेड आउट $12 मिलियन in bug bounties preventing countless potential attacks and data breaches। बेसिकली गूगल में एक बग मिला, एक ऐसा बग जिसके चलते वहां पे कई सारे अटैक्स परफॉर्म हो सकते थे, काफी डेटा ब्रीच हो सकता था और उसी से क्योंकि उसे सिक्योर करा गया बग बाउंटी के अंदर, तो गूगल ने एक रिवॉर्ड पे करा विच इज $12 मिलियन। सो लर्नर्स, ओवरऑल व्हाइट हैट हैकिंग हमारे लिए एक बहुत ही बेटर प्रोफेशन और एक बहुत ही बेटर फील्ड है सिलेक्ट करने के लिए, एक बहुत ही बेटर वे है अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स का यूज लेने के लिए। लेकिन सर इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप का हैकर आता है जिसे हम कहते हैं ग्रे हैट हैकर। अभी ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं रनर्स? ग्रे हैट हैकर्स एक्चुअली वो हैकर्स होते हैं जो बेसिकली थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं किस डायरेक्शन में जाए, लीगल एक्टिविटीज करें या लीगल एक्टिविटीज करें। इसे समझने के लिए आज कुछ पॉइंटर्स की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला पॉइंटर कह रहा है अनसोलिसिटेड डिस्कवरी। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज ढूंढी जा रही है लेकिन विदाउट प्रॉपर परमिशंस। बेसिकली ग्रे हैट हैकर डिफरेंट एक्शंस में काम करता है। बग्स ढूंढने के लिए कभी परमिशन लेगा, कभी परमिशन नहीं लेगा, कभी किसी से रिवेंज लेने के लिए इलीगल एक्टिविटीज कभी करेगा, कभी किसी की मदद करने के लिए लीगल एक्टिविटीज भी कर देगा। कुछ और पॉइंटर्स देखते हैं जिससे आपको ग्रे हैट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे बता रहा है डिस्क्लोजर डिलेमा, जहां पे कह रहा है मे डिस्क्लोज फ्लॉज पब्लिक्स और ऑफर रेमिडिएशन सर्विसेज क्रिएटिंग लीगल एम्बिग्यूटी। बेसिकली लर्नर्स ये कर क्या रहे हैं कि सर इनको जो वल्नरेबिलिटीज, जो कमियां मिलती है, या तो ये उसे पब्लिकली डायरेक्टली डिस्क्लोज कर देंगे। अब बेसिकली होना क्या चाहिए कि जिस कंपनी में, जिस सॉफ्टवेयर में बग मिला है, उनके ओनर को जाके सीधा रिपोर्ट करना चाहिए कि सर आपकी डिवाइस में, आपकी टेक्नोलॉजी में बग मिला, आप इसे सिक्योर करें। बट इंस्टेड ऑफ दिस ये अलग अलग तरीके के मोटिवेशन के लिए, हो सकता है फेम के लिए ही सही, लेकिन किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन से ये करेंगे क्या कि इनको जो नॉलेज, इनको जो डेटा मिला है, ये इस डेटा का मिसयूज लेंगे, ये इस डेटा को पब्लिकली अपलोड कर देंगे, सबको एक साथ इस बग के बारे में बता देंगे जिसमें लोग पहले इस डेटा का मिसयूज ज्यादा लेंगे। ऐसे में कई और ब्लैक हैट हैकर्स भी आ जाएंगे जो इस डेटा के मिसयूज से कंप्लीट सिस्टम्स को, कंपनीज को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, उनका डेटा चुरा लेंगे, डेटा लीक कर देंगे। इनका जो मोटिवेशन रहता है वो डिफरेंट तरीके के मोटिवेशन हो सकते हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिंग स्किल्स, अपने स्किल्स दिखाने के लिए, प्रमोटिंग पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों का जो इंटरेस्ट, बेसिकली लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसको प्रमोट करने के लिए, वहां पे ऐसे एक्शंस परफॉर्म करने के लिए, एंड सीकिंग ओकेजनल फाइनेंशियल गेन, यानी बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, कुछ अर्न करने के लिए, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स के लिए ऐसे टास्क करे जाते हैं ग्रे हैट हैकर्स की तरफ से। इसके बारे में कुछ और चीजें समझते हैं। दिस एक्शंस ऑफन ऑपरेट इन लीगल ग्रे एरियाज। बेसिकली इसके लीगल टास्क भी परफॉर्म होते हैं और साथ ही साथ जब अनऑथराइज एक्सेस लिया जाता है किसी भी चीज का तो वो हमेशा इलीगल ही कंसीडर करा जाएगा। वो तो हमारा लॉ बहुत क्लियर कट हमें समझा रहा है कि सर जब भी आप विदाउट रिटर्न परमिशन टेस्टिंग करते हैं तो वो इलीगल ही कंसीडर करी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे बता रहा है बट डिस्क्लोजिंग वल्नरेबिलिटीज कैन बेनिफिट सिक्योरिटी, कि आपको अगर एक कमी मिली है और आपने रिपोर्ट भी करा तो कई बार कंपनीज उसको सिक्योर नहीं करती, लेकिन अगर आपने इसे पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया है तो ऐसे में उन कंपनीज को ऐसे सिक्योरिटीज को बहुत जल्दी जो है सही करना पड़ता है, बहुत जल्दी सिक्योरिटी पैचेस रिलीज करने पड़ते हैं और इन कंपनीज के साथ साथ बाकी कंपनीज भी इन बग से जल्दी अवेयर हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक डिस्क्लोजर्स। सो ओवरऑल लर्नर्स, आई होप आप सभी को ब्लैक हैट, ग्रे हैट और व्हाइट हैट हैकर की ये डेफिनेशंस, इनके बीच के डिफरेंसेस समझ आए होंगे। और अब आप सभी से मेरा सवाल फिर से यही है कि आपको क्या लगता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा नॉलेज किसके पास होगा? सो लर्नर्स, ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इन ओवरऑल टाइप ऑफ हैकर्स के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक ब्लैक हैट हैकर के पास ज्यादा नॉलेज नहीं है। नॉलेज सबके पास बराबर है, बस बदलता है तो यूज लेने का तरीका बदलता है। हम आज डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग कंसेप्ट्स के बारे में, कैसे दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं,
कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज उनकी मदद करती है बात करने में। और ये केवल हम इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि आगे चल के एथिकल हैकिंग एक्टिविटीज में हम इस नॉलेज का यूज ले सके। अगेन लर्नर्स ध्यान रखिएगा, हम जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एथिकल हैकिंग में हमें सपोर्ट करे। हमें कंप्लीट नेटवर्किंग, कंप्लीट प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है। हम उतना ही कंसेप्ट सीखते हैं जो हमारी फील्ड में हमारे लिए रिलेटेबल है, क्योंकि हमारी फील्ड तो हर डायरेक्शन का नॉलेज मांगती है। आप देखेंगे तो हर टेक्निकल कंसेप्ट हमारी फील्ड में इंक्लूड हो ही जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। देन हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के टाइप्स कितने हैं। फिर हम देखेंगे कि सर लैन, मैन और वैन ये तीनों काम कैसे करते हैं। और फाइनली लास्ट में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, यानी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो नेटवर्किंग में बातचीत करने में हमारी मदद करती है। तो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले पॉइंटर की तरफ, विच इज व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग एग्जैक्टली है क्या? तो जहां तक हमें पता है बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है सर इसकी। जब भी दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, यानी किसी भी तरीके का डेटा, फाइल, फोल्डर शेयर करते हैं, उसे कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। आप चाहें तो इन पॉइंटर्स के जरिए देख लीजिए। कंप्यूटर नेटवर्किंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और इस कम्युनिकेशन के अंदर आप शेयर कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर, किसी फाइल, फोल्डर, हार्डवेयर, किसी भी चीज को। जैसे कि ये डेटा और हार्डवेयर भी यहाँ पे शेयर हो रहा है। ये ओवरऑल कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या क्या रही है कि सर जब दो मशीन्स आपस में कनेक्ट करती हैं और उसके बाद वो चाहे कुछ भी शेयर करें, चाहे वो डेटा शेयर करे, हार्डवेयर शेयर करे, फाइल शेयर करे या सॉफ्टवेयर शेयर करे, उस पूरे प्रोसेस को कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है। जिसमें एक फायदा है वो है इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन का, और जिसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो लर्नर्स ये सारे पॉइंटर्स ये समझाना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में बातचीत तो होती है, फाइल, फोल्डर्स, डेटा शेयर होता है, लेकिन जब आप ये ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते हो यानी ये डेटा शेयरिंग करते हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन प्रिजर्व भी होती है जो एज अ बैकअप आपके लिए कभी ना कभी काम आ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आज यूजर ए के पास मार्केट की कोई लेटेस्ट मूवी पड़ी है, मूवी आप लोग चैट में ड्रॉप कर देना जो भी आपको लगता है, यूजर ए के पास वो मूवी है और यूजर ए ने वो मूवी यूजर बी को सेंड करी, तो यूजर बी के पास अभी मूवी आ चुकी है, फाइल 100% ट्रांसफर हो चुकी थी, तो यूजर ए अपना काम करने चला गया। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, लेकिन सेकेंड डे हुआ ये कि गलती से यूजर ए से मूवी डिलीट हो जाती है। तो सब लोग मुझे ये बताओ कि क्या ये पॉसिबल है कि यूजर ए अपनी ये मूवी फिर से ला सके? क्या उसके पास कोई ऐसा बैकअप है जिससे उसके पास ये मूवी फिर से आ जाए बिना फाइल को रिकवर करे? तो एक्चुअली है वो ये है कि उसने यूजर बी को जो फाइल शेयर करी थी ना, तो यूजर बी के पास तो अब वो फाइल पड़ी है, तो क्या यूजर बी इस फाइल को रीशेयर नहीं कर सकता, फिर से हमें शेयर नहीं कर सकता? और अगर यूजर बी ने फिर से फाइल दे दी तो हमारे पास वापस हमारी फाइल आ जाएगी, यानी ये इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व भी हो रही है। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कंप्यूटर नेटवर्किंग का, वो ये है कि आपको दिन ब दिन कोशिश करनी है कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डेटा या ओवरऑल ये सारे ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा सिक्योर हो सके। ये कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक डिमांड है कि हम दिन ब दिन कोशिश करें और इस नेटवर्किंग कंसेप्ट को और सिक्योर बना सके। अब लर्नर्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स की या नेटवर्किंग टाइप्स की। ओवरऑल कंप्यूटर नेटवर्क्स को तीन टाइप्स में अभी हम समझने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ टाइप है लेकिन एथिकल हैकिंग में हमारे लिए डायरेक्टली यूजफुल नहीं है, डायरेक्टली फ्रूटफुल नहीं है, इसलिए अभी उन्हें हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं लैन, मैन और वैन की। लैन जिसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है और वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। क्या डिफरेंस है सर तीनों में? क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली ये? तो एक चीज आप सब लोग जरूर समझेगा कि ये जितने भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं ये और कुछ नहीं, ये बस एक कैटेगरी है जो आपको बता रही है कि आप कितने डिवाइसेस से और किस रेंज में बात कर रहे हो। क्या मतलब? समझते हैं सबसे पहले नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से। सर लैन क्या है? लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें 15 से 20 सिस्टम्स आपस में बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ सकते हैं। आप इसे मान लीजिए 15 टू 50 सिस्टम्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका मतलब सर एक छोटी सी रेंज 100 मीटर के अंदर अप्रॉक्स, है ना, 100 मीटर के अंदर 15, 20, 50 हाँ सिस्टम्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक छोटी सी रेंज में बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो एक छोटा सा रेंज क्रिएट करा है कुछ सिस्टम्स के बीच में, लिमिटेड सिस्टम्स के बीच में, इस रेंज को, इस कम्युनिकेशन को लोकल एरिया नेटवर्क कंसीडर करा गया। नेटवर्किंग की सबसे छोटी रेंज जिसमें 10, 15, 20, 50 सिस्टम्स आपस में बात करते हैं यानी कम्युनिकेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है? स्मॉल ज्योग्राफिक स्कोप लाइक होम एंड ऑफिस, हाई स्पीड लो लेटेंसी कनेक्शंस। बेसिकली लैन क्या है? छोटी सी रेंज में बातचीत हो रही है, 15-20 सिस्टम्स जब एक बहुत छोटी रेंज में, ऑफिस, होम ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जब उसमें बातचीत करती है तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं।
एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे लेवल पे क्लियर हो सके। हम एग्जाम्पल लेते हैं अपनी जूनियर क्लासेस का। जब आप लोग अपनी स्कूल लाइफ में थे, अपनी जूनियर क्लासेस में थे, तो हम अपने अपने कंप्यूटर लैब जाते थे और हम सब स्टूडेंट्स जब एक कंप्यूटर लैब जाते थे तो वहां पे हम यूज लेते थे एमएस टूल्स को, यानी माइक्रोसॉफ्ट टूल्स को। अब इन माइक्रोसॉफ्ट टूल्स में हमारे पास एमएस पेंट था, पावर पॉइंट था, वर्ड था, डॉक था, अलग अलग तरीके के माइक्रोसॉफ्ट टूल्स थे। और फॉर एग्जांपल हमारे लैब्स में कुछ 15-20 सिस्टम्स हैं। सारे सिस्टम्स आपस में तो केबल कनेक्शन के जरिए कनेक्टेड है, इथरनेट के जरिए कनेक्टेड है, लेकिन किसी में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। और हम उस सभी में एमएस पेंट यूज ले रहे हैं और वो डिवाइस जो आपस में जुड़े हुए हैं वो आपस में तो बात कर सकते हैं, लेकिन अपने इस लैब के बाहर वो किसी से बात नहीं कर सकते। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो 15-20 सिस्टम्स है आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं एक छोटी सी रेंज के अंदर। इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कंसीडर करते हैं, इसे हम लैन कहते हैं। और सर अगर आप इस रेंज को और बड़ा करें तो अगर आप इन 15-20 सिस्टम से एक और बड़ी रेंज लें, 100 मीटर से बड़ी रेंज अगर आप स्प्रेड कर दें तो उसे हम कहते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सर ये क्या है? तो मैन का एग्जांपल हो सकता है एक सिटी या फिर एक कैंपस। इसका एग्जांपल है कि और अच्छे समझते हैं लर्नर्स, अगर हम बात करें कैंपस की, तो आप देखेंगे कैंपस में एक स्कूल की बिल्डिंग होगी, है ना? उसके अलावा एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट यानी जो है कॉलेज होगा, जिसमें कंप्यूटर डिपार्टमेंट की लैब्स होगी, मल्टीपल लैब्स होगी। उसके अलावा इनकी हॉस्टल सर्विसेज होगी, उसके अलावा इनकी लाइब्रेरी होगी। अब चाहे आप स्कूल की बात करें, चाहे कॉलेज की बात करें, चाहे आप बात करें लाइब्रेरी की, चाहे आप बात करें हॉस्टल सर्विसेज की, इन सब में एक नेटवर्क शेयर करा जा रहा है ताकि ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके। और ये जो नेटवर्क बना रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ सिस्टम ज्यादा है, रेंज बड़ी है, यूनिवर्सिटी, ये कैंपस बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है कि सर आपने मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को जोड़ दिया। एक मैन नेटवर्क क्या होता है लर्नर्स? जब आप एक से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ दो, लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज को बड़ा कर दो, वो 15-20 से 100, 200, 300 सिस्टम्स के बीच में बातचीत करने लग जाओ, इस रेंज को हम मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो मैन और कुछ नहीं, इंटरकनेक्शंस हैं मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क के। मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को जोड़ के मैन बनाया जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को लैन और मैन तो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इससे बड़ी रेंज कि सर अगर आप इस यूनिवर्सिटी से, इस सिटी से और बड़ी रेंज में जाना चाहें तो हमारे पास आता है एक ऐसा नेटवर्क जो ओवर दी वर्ल्ड फैला हुआ है, जिसे हम कहते हैं वैन, फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो कह रहा है कि मैं तो पूरे वर्ल्ड में फैला हूँ। अब क्या आप लोग मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं, एक ऐसा नेटवर्क जिसकी वजह से आज आप और मैं बात कर पा रहे हैं, हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर, हमें पता है डब्ल्यू के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, यानी इंटरनेट के बारे में। एग्जैक्टली ये एक ऐसा नेटवर्क है जो ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। आज इसकी मदद से आप, मैं या कोई भी किसी से भी कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर पाता है। तो बस एक ऐसा नेटवर्क रेंज जो ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, जो लैंड और मैन दोनों से बहुत ज्यादा गुना बड़ा है, उसे हम कहते हैं वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? लार्ज स्केल्स कवरिंग कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, कनेक्ट्स मल्टीपल मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स एंड लैंड यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स ग्लोबली। यानी कह रहा है कि सर जब आप मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को जोड़ देते हो, मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को जोड़ देते हो, एक ऐसा नेटवर्क बनाते हो जो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स को जोड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड को जोड़ रहा है, उसे हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तीनों नेटवर्क की कैटेगरी समझ आ गई है। बस हमें ये बता रहे हैं कि सर आप किस रेंज में और कितने लोगों से बात करते हैं, उसके बिहाफ पे ये तीनों रेंजेस बनाई गई है। इसके अलावा भी कैन, पैन और मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, मल्टीपल नेटवर्किंग टाइप्स है, लेकिन हमें उस बारे में फिलहाल डिस्कस नहीं करना, एज आई सेड, क्योंकि वो हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में फिलहाल के लिए डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एंटिटीज इन नेटवर्किंग की। हम जब भी नेटवर्किंग में बात करते हैं, जब राहुल ने शीला को मैसेज भेजा तो वो मैसेज गया कैसे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज ने उसकी मदद करी, कौन कौन सी एंटिटीज ने उसकी मदद करी। तो समझते हैं, हम यहाँ बात करने वाले हैं की नेटवर्किंग एंटिटीज के बारे में। और सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आया है, सबसे पहली एंटिटी जो हमारे पास आई है, उसका नाम है आईएसपी। लर्नर्स, इन पांचों एंटिटीज का मैं आप लोगों को एक पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हर वीडियो में अपन हर एक एंटिटी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं ताकि हम फेमिलियर हो जाए इनसे। आईएसपी जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या है? सर ये एक ऐसी एंटिटी है जो आज के टाइम पे आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब आज के टाइम पे हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर कौन रहा है? क्या आप कुछ ऐसी कंपनीज का एग्जांपल बता सकते हैं जो आज के टाइम पे हमें इंटरनेट दे रही है? वेरी गुड। एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, रिलायंस, ये सब क्या है?
सर ये वो सारी कंपनीज हैं जो आज के टाइम पे आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इन्हें हम आईएसपीज कहते हैं। उम्मीद है सभी को आईएसपी समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। एक ऐसा एड्रेस जो हर फिजिकल डिवाइस को दिया जाता है, यानी हर हार्डवेयर डिवाइस को दिया जाता है, जो नेटवर्किंग में बात करने में हमारी मदद करे। आज के टाइम पे आपको जितने भी डिवाइसेस पता है जो आपकी हेल्प करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं नेटवर्किंग में बात करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल डिवाइसेस, हमारे लैपटॉप्स, हमारे ब्रॉडबैंड, इन सभी के पास एक यूनिक आईडी है। एक ऐसी आईडी जिसे कहा जाता है कि ये एक हार्डवेयर एड्रेस है, या फिर कहा जाता है कि ये फिजिकल एड्रेस है। दोनों ही वर्ड्स का मतलब सेम है, चाहे आप इसे हार्डवेयर एड्रेस कहें चाहे फिजिकल एड्रेस कहें। ये एक ऐसा एड्रेस है जो हर हार्डवेयर डिवाइस को अलॉट करा जाता है। जब उस हार्डवेयर डिवाइस को बनाया जाता है तभी उसे ये एड्रेस दे देते हैं। इस एड्रेस के बारे में एक और बात कही जाती है लर्नर्स, कि ये एड्रेस हमेशा के लिए यानी परमानेंट बेसिस पे कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन शायद हमारी इस फील्ड एथिकल हैकिंग में हम इस चीज को थोड़ा गलत प्रूफ करें, इस थ्योरी को थोड़ा गलत प्रूफ करें और मैक एड्रेस हमेशा के लिए चेंज करना सीखें बीइंग अनोनिमस के टॉपिक में। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंटिटी की तरफ। मैक का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। मैक का फुल फॉर्म था मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। फिर हम आए पोच की तरफ। पोच क्या है? तो सर पोच है वो रास्ते जिसकी मदद से आप नेटवर्किंग में बात करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज मुझे जोधपुर से जयपुर जाना है, तो जोधपुर से जयपुर जाने का क्या केवल एक रास्ता होगा? जयपुर में एंटर करने के लिए क्या मुझे केवल एक रास्ता मिलेगा? नहीं, तो जयपुर में एंटर करने के लिए आपको कई सारे रास्ते मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे जा रहे हैं। उसी तरीके से जब दो डिवाइसेस आपस में बात करते हैं, तो हर डिवाइस में एंटर होने के लिए या हर डिवाइस से बाहर जाने के लिए उस डिवाइस को कई सारे रास्ते दे रखे हैं, और इन रास्तों को हम पोर्ट्स कहते हैं। पोर्ट्स और कुछ नहीं, इन डिवाइसेस के वो रास्ते हैं जिसके जरिए ये बातचीत करते हैं। डिवाइस के अंदर आना और बाहर जाना, तो ये जो डोर्स हैं, ये डोर्स एग्जैक्टली पोर्ट्स है। वो डोर जिसकी मदद से या तो आप एक घर के अंदर आ रहे हैं या उस घर के बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली हर एक डिवाइस को लर्नर्स नेटवर्किंग में बात करने के लिए टोटल 1 से लेकर 65,535 पोर्ट्स अलॉट करी गई है। इसका मतलब हर डिवाइस नेटवर्किंग में इतने सारे रास्ते लेके चल रहा है नेटवर्किंग में बात करने के लिए, और इन्हें हम पोर्ट्स कहते हैं। उम्मीद है बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स। सर प्रोटोकॉल्स क्या है? तो प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर हम इस बेसिक इंग्लिश टर्म का मतलब देखें, इसका मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करें, तो इसका मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन। और नेटवर्किंग में ताकि आप लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी से बात कर सको, तो कई प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं जो आपके ट्रांजेक्शन्स को सेफ और सिक्योरली परफॉर्म होने में मदद करते हैं। आपके मैसेजेस में जो बातचीत होती है उसे ट्रांसफर होने में ये हमारी मदद करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। फिर बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एक ऐसा एड्रेस जो हर डिवाइस को दिया जाता है अगर उसे नेटवर्किंग में बात करनी है तो। बिकॉज विदाउट आईपी एड्रेस हम नेटवर्किंग में बातचीत नहीं कर सकते। ये बहुत क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ लर्नर्स आप सभी को इन पांचों एंटिटीज का और हमारे नेटवर्किंग टाइप्स का यानी लैन, मैन और वैन का एक आइडिया लग गया है। हम इन सभी टॉपिक्स को आगे चल के और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को शेयर करें ताकि वो लोग अपनी साइबर सिक्योरिटी नॉलेज को बेटर कर सकें। और लर्नर्स आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट आईपी एड्रेसेस। आज आईपी एड्रेस के बारे में समझेंगे, इसके कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। बेसिकली आज हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज आईपी एड्रेस। देन हम देखेंगे हाउ टू ट्रैक यूजिंग आईपी एड्रेस। एक आईपी एड्रेस की मदद से क्या किसी को ट्रैक करना पॉसिबल है या नहीं, और अगर है तो ये कैसे पॉसिबल। उसी के साथ साथ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस और उन टाइप्स को हम कंपेयर भी करेंगे, यानी हम देखेंगे पब्लिक आईपी वर्सेस प्राइवेट आईपी एंड स्टैटिक आईपी वर्सेस डायनामिक आईपी। और फाइनली लास्ट में आईपी के कुछ रूल्स समझेंगे, यानी ओवरऑल हम कोशिश कर चुके होंगे कि आईपी का कंप्लीट कंसेप्ट या काफी डिटेल तक के कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए, ताकि एथिकल हैकिंग कंसेप्ट्स में हमें आईपी को लेके कभी भी कोई डिफिकल्टी या कोई एरर फेस करना ना पड़े। तो बिना देरी करते हुए लर्नर्स चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, which is what is IP address। एक IP एड्रेस एग्जैक्टली होता क्या है, इसे समझने के लिए लर्नर्स IP की एक डेफिनेशन लिखी है। एन IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस uniquely identify a device on a network, allowing devices to communicate over the networks or over the internet। Basically, IP एड्रेस सर एक ऐसा एड्रेस है जो हर एक डिवाइस की एक यूनिक पहचान है। नेटवर्किंग में जितने भी डिवाइसेस काम कर रहे हैं उन सभी को एक यूनिक आईडी, एक यूनिक पहचान दी गई है ताकि उन्हें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, और उस यूनिक आईडी की मदद से वो लोग नेटवर्किंग में और इंटरनेट में कम्युनिकेशन कर पाते हैं, यानी बातचीत कर पाते हैं। बहुत ऑब्वियस भी है लर्नर्स, अगर आज मान लेते हैं मैं अपने घर से एक बुक आप में से किसी के घर पे यानी रोहित के घर पे कुरियर करना चाहता हूँ,
तो ये बहुत जरूरी है कि मुझे रोहित के घर का एड्रेस पता हो। क्या मैं रोहित के घर का एड्रेस बिना जाने उसे बुक कुरियर कर सकता हूँ? एक्चुअली नहीं। तो हमें एड्रेस तो पता होना चाहिए। वो सेम चीज नेटवर्किंग में भी इंप्लीमेंट होती है। जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में बात कर रहे हैं तो हर डिवाइस का खुद का यूनिक एड्रेस होना जरूरी है, ताकि एक एड्रेस दूसरे एड्रेस को यूनिकली पहचान के आइडेंटिफाई करके उससे बात कर सके, और उसी एड्रेस को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। अब सवाल यह है कि एक आईपी एड्रेस दिखता कैसा है। तो आप देख सकते हैं डेमो के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक आईपी रखा गया है विच इज 17.172.224.47। कुछ ऐसा दिखता है हमारा आईपी एड्रेस। और अगर आप इस आईपी को ध्यान से देखें लर्नर्स, तो इस आईपी में हमारे पास टोटल 4 पेयर्स हैं। कौन कौन से पेयर है? पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3 और पेयर नंबर 4। चारों पेयर्स को अगर आप देखें तो ये 1 से लेके 255 के नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी 1 से लेके 255 के मिड रेंज की जो भी नंबर्स की कॉम्बिनेशन है उसकी मदद से एक आईपी एड्रेस बन सकता है। हर एक पेयर बनता है बेसिकली। हर पेयर की साइज की अगर आप बात करें तो ये 8 बिट्स यानी 1 बाइट की है। इसका मतलब ये कंप्लीट आईपी हो जाता है 32 बिट्स यानी 4 बाइट्स। अब सवाल ये है लर्नर्स कि ये जो आईपी एड्रेस है इसकी मदद से किसी को भी ट्रैक करना, उसको लोकेट करना, क्या ऐसी चीजें पॉसिबल है? तो आइए समझते हैं लर्नर्स। लेकिन इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ही वाइडर रेंज में कंसेप्ट समझना होगा। एक ऐसा कंसेप्ट जिसकी मदद से आप लोग इस लेवल पे तैयार हो जाएंगे कि अगर आप फ्यूचर में कोई भी एड्रेस देखते हैं, चाहे आप आईपी एड्रेस की बात करें, चाहे आप मैक एड्रेस की बात करें या किसी भी एड्रेस की बात करें, आप सभी एड्रेस के पीछे की इंफॉर्मेशन यानी उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, जिससे आप किसी यूजर को ट्रैक करने के बहुत करीब पहुंच सकते हो। ये कंसेप्ट क्या है? ये मुझे क्या सब जगह पे हेल्प करेगा? क्या ये मुझे आईपी, आईएमईआई, मैक एड्रेस, जितने भी टेक्नोलॉजीज होती है, हर टेक्नोलॉजी के यूनिक आईडी की मदद से उसे ट्रैक करने में क्या ये डेटा मुझे मदद करेगा? क्या ये कंसेप्ट मुझे मदद करेगा? डेफिनेटली करेगा लर्नर्स, और इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आईपी की इंफॉर्मेशन ना देके ये कंप्लीट कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। होता क्या है, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सर, अगर आप किसी भी डिवाइस के इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी भी एड्रेस की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ही आइडेंटिफाई करना होगा, ये सवाल खुद से पूछना होगा कि वो जो डिवाइस है या वो जो एड्रेस है उसका यूज क्या है। जो भी एड्रेस हमें देखने को मिल रहा है उसका यूज एग्जैक्टली है क्या? हमने कहा सर आईपी एड्रेस का यूज क्या है, तो आईपी का तो यूज है नेटवर्किंग में बातचीत कराना। नेटवर्किंग में बातचीत करने के लिए ये हमारा यूनिक एड्रेस है। इसका मतलब इसका यूज है नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन करना। हमने नेट कम्युनिकेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सर नेटवर्क कम्युनिकेशन में हमारी मदद कर रहा है। जैसे आपको अपने पहले सवाल का जवाब मिल जाए, आपको खुद से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन पूछना है। ये सेकंड क्वेश्चन है कि इस डिवाइस, इस एड्रेस का जो यूज हो रहा है वो किस रेंज में हो रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सर ये जो आईपी एड्रेस है ये किस रेंज में आपके काम आता है। इस आईपी की मदद से किस नेटवर्क रेंज में आप बातचीत कर पाते हो। सो अगर हम इसे रीथिंक करें, अगर हम थोड़ा प्रोसेस करें, तो एक आईपी की मदद से क्या मैं केवल एक सिटी में, एक स्टेट में, एक विलेज में ही बात कर पाता हूँ, या केवल एक कंट्री के अंदर ही आईपी मुझे बात करने में मदद करती है? एक्चुअली नहीं सर। एक आईपी की मदद से मैं ओवर द वर्ल्ड किसी से भी बात कर सकता हूँ। आज आप और मैं भी ये जो कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, आप लोग ये जो वीडियो देख पा रहे हैं, ये फिजिबल है आईपी एड्रेस की मदद से। अब चाहे आप दुनिया के किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, आप सब लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ आईपी, एक यूनिक एड्रेस जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसका मतलब इसका रेंज हमें मिल चुका है। सर ये तो ओवर वर्ल्ड है, यानी ये डिवाइस ओवर द वर्ल्ड यूज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है। तो अब हमें करना बस इतना है कि कोई भी एड्रेस किसी भी चीज को क्यों अलॉट करा जाता है, कोई भी यूनिक नंबर किसी भी डिवाइस, किसी भी ह्यूमन को क्यों दिया जाता है, ताकि यूनिकनेस डिफाइन हो, ताकि वहां पे डुप्लीकेसी के चांसेस ना रहे, कोई भी डुप्लीकेट डेटा या डुप्लीकेट यूजर या डुप्लीकेट वैल्यूज ना है। तो ये चीज सेटल करने का एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है। तरीका क्या है कि आपको जो भी रीजन समझ आ चुका है, जिस भी रेंज में आपका डिवाइस काम करता है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो अगर मैं एक वर्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो मुझे सबसे पहले मिलता है कंट्री, और अगर कंट्री को मैं और स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो हमें मिलता है स्टेट, और अगर स्टेट को भी हम और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है सिटी या डिस्ट्रिक्ट। फिलहाल हम सिटी कंसीडर करेंगे। तो ओवरऑल हम ये समझ पा रहे हैं कि कंट्री, स्टेट और सिटी, ये हम कुछ सब कैटेगरीज डिवाइड कर पा रहे हैं। सर सिटी के अंदर भी कुछ डिफाइन करो तो हो सकता है एड्रेस हो जाए ना, प्रॉपर एड्रेस, घर का एड्रेस, यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला एड्रेस, कुछ भी हो सकता है। सो लर्नर्स, अगर इस कंसेप्ट के बिहाफ पे हम देखें तो ये जो आईपी का पहला पेयर है, ये खुद को डिफरेंशिएट कैसे कर रहा होगा या किस एरिया में कर रहा होगा, ये सबसे पहले बताएगा कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इस आईपी ने बताया कि सर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया को, एग्जांपल के तौर पे। फिर हम आए हमारे सेकंड पेयर के पास। अब अगर पहले पेयर ने कंट्री डिफाइन कर दी है तो सेकंड पेयर उसकी सब कैटेगरी डिफाइन करेगा, विच इज स्टेट। तो सेकंड पेयर ने कहा कि सर मैं तो स्टेट को डिफाइन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप राजस्थान मान लीजिए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम और आगे बढ़े, हम बढ़े थर्ड पेयर की तरफ। तो थर्ड पेयर ने कहा कि अब राजस्थान को सब कैटेगरीज में डिवाइड करके मैं बताऊंगा। तो थर्ड पेयर ने कहा कि मैं तो सिटी को डिफाइन कर रहा हूँ, और
एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे से जयपुर मान लीजिए। सो यहाँ तक के प्रोसेस में लर्नर्स हमें इंडिया, राजस्थान और जयपुर तक का डेटा तो मिला है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है, कैच यहाँ पे ये है कि जो थर्ड पेयर है वो केवल सिटी नहीं बताएगा, वो सिटी के साथ साथ उस कंपनी का नाम भी बताएगा जिसे ये एड्रेस दिया गया था। यानी वो आईएसपी के बारे में बताएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहेगा कि सर इंडिया में, राजस्थान में, जयपुर में जो जियो का ऑफिस है उसे हमने ये आईपी अलॉट करा था। ये पेयर किसे दिया गया था? ये जयपुर के जियो ऑफिस को ये पेयर अलॉट करा गया था। और जब जयपुर जियो ऑफिस के पास पहुंचा जाएगा, जब जयपुर के जियो ऑफिस में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि सर आपने ये वाला जो आईपी है 47 वाला आईपी, पूरा आईपी बताएंगे हम और कहेंगे कि जो 47 वाला आईपी किसको दे रखा है आपने? तो वो हमें बताएगा, जयपुर का जियो ऑफिस हमें बताएगा कि सर ये वाला आईपी तो हमने आशीष नाम के यूजर है उनको दे रखा है। फिर हम उनसे पूछेंगे कि इस यूजर ने क्या क्या टास्क करे हैं, अब तक इनने क्या क्या एक्टिविटीज करी है, तो वो उन्हें मेरी लॉग फाइल दे देंगे जिसमें सारा डेटा मेंशन होगा कि मैंने इस आईपी की मदद से किस किस वेबसाइट से बात करी है, क्या क्या सर्च करा है, क्या क्या कम्युनिकेशंस करे हैं। अब उसमें भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज रहती है, नो डाउट, बट ओवरऑल आप तक पहुंचने के लिए कि आईपी ने एक बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं दिया। यही तरीका है लर्नर्स, इसी तरीके से आईपी एड्रेस की मदद से आप लोगों को ट्रैक करा जाता है। जब भी आप कोई क्राइम करते हैं आपका आईपी वहां रिकॉर्ड हो जाता है एक टाइम पीरियड के साथ में। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बताया गया कि सर 12:05 पे 5 AM पे किसी ने हमारी वेबसाइट को हैक करा और जिसने हैक करा उसका आईपी ये था 17.172.224.47। तो जब ये आईपी मिल चुका है और हमने इसे रिपोर्ट करा साइबर क्राइम ब्रांच में, तो ऐसा करने पे वो सीधा पहुंचेंगे जयपुर के जियो ऑफिस से, वो भी स्टार्टिंग के 3 पेयर्स की मदद से। और जयपुर का जियो ऑफिस कहेगा कि हाँ ये वाला आईपी तो मैंने इस यूजर को दिया था, इसने ये टास्क किया, ये रहा सारा डेटा। इस तरीके से लर्नर्स आईपी एड्रेस आपको ट्रैक करने में सपोर्ट करता है। और अगर आप इस चीज को प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो वीडियो को भी लाइक कर लो, हम देखते हैं कि कैसे इस चीज को हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। चलते हैं हम अपने ब्राउजर पे, आप सब लोग विजिट करेंगे अपने अपने ब्राउजर पे। सो लर्नर्स अपने ब्राउजर पे आने के बाद चाहे आप किसी भी ब्राउजर पे जाएं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे जाके लिखना है व्हाट्स माय आईपी V4। आप V4 लिखे ना लिखे बट फिर भी आपके लिए अच्छा रहेगा, रिजल्ट आपको जल्दी समझ आएगा। आप ये लिख के जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास मल्टीपल वेबसाइट आएगी, आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए। फिलहाल मैंने फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करा है और क्लिक करने के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि वो वेबसाइट, मुझे मेरा आईपी तो दिखाई रही है लेकिन उस आईपी के स्टार्टिंग 3 पेयर्स की मदद से ये मुझे बता रही है कि इंडिया में, एमपी में, जबलपुर में जो सिटी नेटवर्क का ऑफिस है उसे ही आईपी एड्रेस अलॉट करा गया है। तो क्या अब तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा वो सच था या नहीं? क्या हमें उसे लाइव एक्सपीरियंस कर पाए या नहीं कि स्टार्टिंग के 3 पेयर्स हमारी कितनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? अब जैसे ही जबलपुर के सिटी नेटवर्क के पास जाया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये आईपी एग्जैक्टली आपने किसको अलॉट करा था, तो वो उस यूजर की डिटेल्स बताएगा, वो भी उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे कि इस टाइम पे यानी 1:17 पे 1:17 PM पे ये आईपी मैंने इस यूजर को दिया था और ये टास्क वो कर रहा था। आई बिलीव लर्नर्स आप सभी को आईपी का ये इंट्रोडक्शन, आईपी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब सवाल ये है कि सर ये आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो लर्नर्स आईपी एड्रेस को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहला कैटेगरी है पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, और जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें 2 और टाइप्स आ जाते हैं वो है स्टैटिक और डायनामिक। अब ये पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक, डायनामिक, ये चारों आईपी टाइप्स एग्जैक्टली क्या है, इनका यूज क्या है, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल साबित हो रहे हैं, इनका एग्जैक्ट वर्किंग क्या है, ये समझने के लिए हम एक काम करते हैं। हम दो दो के पेयर्स बनाते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं और ऐसा करने पे शायद हमें आईपी के चारों टाइप्स बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो लर्नर सबसे पहले पब्लिक वर्सेस प्राइवेट करते हैं। तो अगर मुझे पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी के बीच का डिफरेंस समझना है तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। अब तक के टॉपिक्स में हमने क्या करा? अब तक के टॉपिक्स में सर हमने पढ़ा लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, लैन, मैन और वैन के बारे में, है ना। उसके अलावा कुछ नेटवर्क एंटिटीज को पढ़ा और अब हम आईपी पे आ चुके हैं। तो सर सवाल पहला ये पूछा जाएगा कि प्राइवेट आईपी का यूज क्या है? सर प्राइवेट आईपी किस रेंज में काम आती है? चाहे प्राइवेट आईपी की बात हो चाहे पब्लिक आईपी की बात हो, दोनों का यूज क्या कहलाएगा? तो सर दोनों का यूज है नेटवर्किंग में यूनिकली आइडेंटिफाई करना, यानी हमारी मदद कर रही है नेटवर्किंग में बात करने के लिए। हमने कहा ठीक है। अब सेकंड सवाल हमें ये पूछना होगा कि सर इन दोनों का रेंज क्या है, दोनों किस नेटवर्क रेंज में काम आ रही है? तो प्राइवेट आईपी का कहना है कि सर मैं एक ऐसा आईपी एड्रेस हूं जो केवल और केवल आपकी मदद करेगा लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन नेटवर्क में बात करने के लिए। जबकि पब्लिक आईपी कह रहा है कि सर अगर आप मेरे जरिए बात करना चाहते हो तो मैं आपकी मदद करता हूं वाइड एरिया नेटवर्क में बात करने के लिए, यानी ओवर द इंटरनेट बात करने के लिए,
पब्लिक आईपी काम आता है। हमने कहा ठीक है, हमें उस लेवल पे क्लियर तो नहीं हुआ लेकिन कुछ और चीजें समझते हैं इस बारे में। तो हमने कहा ठीक है, क्या हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझ सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक आईपी को? देखो अब तक ये क्या कह रहा है, प्राइवेट आईपी कह रहा है कि सर जब आप एक छोटी सी रेंज में बात करते हो, लैन का एग्जांपल क्या था कि सर जब 15, 20, 50 सिस्टम्स आपस में बातचीत करते हैं छोटी सी रेंज में, तो वहां पे जो है प्राइवेट आईपी काम आ रहा है। ऐसा प्राइवेट आईपी कह रहा है कि उस लोकल एरिया नेटवर्क में जब भी आपको बात करनी होगी तो यूनिक एड्रेस तो चाहिए। 15 मशीन्स भी है तो सबके पास एक यूनिक एड्रेस तो होना चाहिए। वो यूनिक एड्रेस आईपी एड्रेस होगा जिसकी मदद से ये नेटवर्किंग में बातचीत करी जाएगी लोकल एरिया नेटवर्क में। और पब्लिक आईपी कह रहा है कि जब आप इंटरनेट पे किसी से बात करते हो, जब आप और मैं बात कर रहे हैं, आज ये जो इंटरनेट आप चला पा रहे हो, ये सारी बातचीत मेरी मदद लगती है, यानी मेरा यूज लिया जाता है। तो पब्लिक आईपी कह रहा है मैं वाइड एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट में काम आता है। और हमने इसे और इजी करने के लिए एक एग्जांपल लिया लर्नर्स हमारा। आज के टाइम पे अगर हम खुद का एग्जांपल देखें यानी रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें, तो हम सबके पास हमारे घर में एक निक नेम जरूर होगा, एक ऐसा नाम जिससे हमारे क्लोज वंस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे करीबी लोग हमें जिस नाम से जानते हैं, जिस नाम से हमें वो एड्रेस करते हैं, जिस नाम से हमसे वो बातचीत कर पाते हैं, ऐसा नाम सबके पास होगा। अब इस नाम की खासियत क्या है, निक नेम की खासियत क्या है कि सर जैसा आपने बताया ये एक बहुत ही छोटी रेंज में काम आ रहा है। आपकी रेंज में जितने भी आपके क्लोज वंस, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स जो आपकी छोटी सी रेंज में एग्जिस्ट करते हैं, केवल यही लोग इस नाम की मदद से आपको एड्रेस कर पाते हैं, आपसे बात कर पाते हैं। इनको जब भी आपसे बात करनी होती है, ये आपके ऑफिशियल, आपके रियल नेम का यूज नहीं लेते। ये आपसे बात करते हैं आपके निक नेम की मदद से, यानी आपके प्राइवेट आईपी की मदद से देखा जाए तो, है ना? क्योंकि इस छोटी सी नेटवर्क रेंज में जब भी हमें बात करनी है तो प्राइवेट आईपी काम आ रहा है। उसी तरीके से हमारे क्लोज वंस में जब भी हमें बात करनी है तो निक नेम काम आ रहा है। लेकिन पब्लिक आईपी का कहना है कि सर मैं हूँ एक रियल नेम की तरह, एक ऑफिशियल नेम की तरह जो सभी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में देखा जाता है। अब लर्नर्स एक बार इसे सोचिए कि अगर आज आप अपने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप अपनी कंपनीज में जाते हैं या किसी दूसरी स्टेट या कंट्री में घूमने जाते हैं या किसी भी मोटिव से अगर आप जाएं, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी आपको एड्रेस करने के लिए, आपसे बात करने के लिए आपके निकनेम का यूज लेगा? एक्चुअली नहीं सर। उस निकनेम की, उस छोटी सी मेरे घर की नेटवर्क रेंज के अलावा उस निकनेम की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चला जाऊं, मेरे रियल नेम की मदद से मुझे एड्रेस करा जाएगा और मुझसे बात करा जाएगा। यही बात पब्लिक आईपी ने भी समझा है कि ये एक डिवाइस का एक ऐसा एड्रेस है जो ओवर द वर्ल्ड आपको जब भी बातचीत करनी होती है ना तो वही काम आएगा। लेकिन जब आप अपने क्लोज नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में बात करना चाहते हो तो वहां पब्लिक आईपी काम नहीं आएगा। कोई भी आपको आपके रियल नेम से डिनोट नहीं करेगा। वहां पे काम आएगा आपका निक नेम यानी आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस एक छोटी सी नेटवर्क रेंज में। मैं उम्मीद करता हूँ इसका आपको एक बेसिक आइडिया जरूर लगा होगा और जल्द ही हम इस टॉपिक को और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा आगे आने वाले कुछ वीडियोस में कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक आईपी की। क्या है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक आईपी? तो चलिए लर्नर्स, इसे समझने के लिए इन दोनों में भी डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। बट कंपेयर करने से पहले मेरे कुछ सवाल है आप सभी से, जिनके जवाब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जैसे ही इस वीडियो को देखेंगे उसी वक्त कमेंट सेशन में जरूर ड्रॉप करेंगे, ताकि बाकी सबको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने में मदद मिले। तो आप सभी को इस कंसेप्ट को समझने में मेरी मदद करनी है और वो ये है, पहला सवाल ये है, आपको इंटरनेट पर सर्च करके इसका रिप्लाई देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज के टाइम पे इंटरनेट पे टोटल एक्टिव यूजर्स कितने हैं? इंटरनेट पे आज के टाइम पे कितने बिलियन लोग यूजर्स जो है, कितने बिलियन यूजर्स जो है वो एक्टिव है? ये आपका पहला सवाल है। सब लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंटरनेट पे सर्च करें और जल्द से जल्द मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए अपडेट करें। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि सर IPv4 एड्रेस जो है, आपका जो एड्रेस है IPv4, उसके टोटल कितने बिलियन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? पहला सवाल क्या था कि आज के टाइम पे इंटरनेट पे कितने बिलियन लोग एक्टिव है? फिगर्स बिलियन में लेकर आइएगा। आज के टाइम पे इंटरनेट पे कितने बिलियन लोग एक्टिव है? उसके बाद जो सेकंड सवाल है वो कह रहा है कि IPv4 के जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आईपी के लेयर्स जो बन रहे हैं, आईपी एड्रेसेस जो बन रहे हैं, वो टोटल कितने बिलियन बन सकते हैं? जब लर्नर्स आप सब इसका डेटा देखोगे, इसके रिप्लाईज को देखोगे, इसके रिजल्ट को देखोगे, तो आप ये फिगर आउट करोगे कि आज के टाइम पे इंटरनेट पे अप्रॉक्स 5.45 बिलियन लोग एक्टिव हैं इंटरनेट पे आज के टाइम। और जो IPv4 एड्रेस है, ये एड्रेस के जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं 4.3 के अप्रॉक्स। अब मुझे एक बात बताइए, इंटरनेट पे एक्टिव यूजर्स 5 बिलियन है और इंटरनेट पे आईपी एड्रेसेस 4.3 बिलियन है। अब एक सवाल आप सभी के मन में आएगा कि क्या सर ये पॉसिबल है कि हम बिना आईपी एड्रेस की मदद से इंटरनेट पे यानी नेटवर्किंग में बात कर सके? ऑब्वियसली ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे कि हम नेटवर्किंग में बिना आईपी के बात कर पाए। तो सर यहाँ पे ये 4.54 बिलियन लोग इंटरनेट पे बात कैसे कर पा रहे हैं?
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप इंटरनेट चला रहे हो, इंटरनेट बंद हो गया और एरर आया हो कि आपके पास आईपी एड्रेस नहीं है? सर ऐसा भी हमारे पास नहीं होता। अब हम में से कुछ लोग कहेंगे सर IPv4 का अपडेटेड वर्जन आया ना IPv6, क्या इस बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन लर्नर्स, जब तक IPv6 प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, जब तक IPv6 मार्केट में प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, उसे प्रॉपर अप्लाई नहीं करा गया, अभी भी कई जगहों पे IPv6 प्रॉपर अप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसे में IPv4 अब तक चीज़ों को कैसे मैनेज करना? सर इसके पीछे डायनामिक और स्टैटिक आईपी के कंसेप्ट का हाथ है। यहाँ हो क्या रहा है? डायनामिक आईपी ने क्या कहा, उसने कहा मान लेते हैं सर ये एक डिवाइस है और इस डिवाइस को हमने एक आईपी एड्रेस अलॉट करा, मान लेते हैं 4.4.4.4, एक आईपी दे दिया। अब ये यूजर ए को हम आईपी दे चुके हैं, हम कह रहे हैं आपको जिससे भी बात करनी है आप नेटवर्किंग में कर सकते हो और ये इस आईपी को यूज ले भी रहा है। बट हुआ ये लर्नर्स कि इसका जो ओनर था, इस डिवाइस का जो यूजर था यानी यूजर ए जो था, उसे किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा 1-2 वीक्स के लिए। अब लर्नर्स जस्ट बिकॉज़ यूजर ए जो है वो सिस्टम को यूज ही नहीं ले रहा है, तो क्या ये आईपी एड्रेस इसके काम आ रहा है? ऑब्वियसली नहीं, सिस्टम तो बंद पड़ा है, तो ये आईपी तो इसके काम आ ही नहीं रहा। ऐसे में डायनेमिक आईपी ने कहा कि सर आप इस आईपी को यूज नहीं ले रहे हो, हमने आपको आईपी दिया बट आपके लिए आईपी 2 हफ्ते तक काम नहीं आएगा, 2 वीक्स तक आपके लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है। तो ऐसे में क्यों ना हम इस आईपी को किसी और को अलॉट कर दें, क्यों ना हम इस आईपी को किसी और को दे दें। अगर ये आईपी उस टाइम के लिए यूजर बी को दिया जाता है तो एटलीस्ट ये वेस्ट तो नहीं होगा, ये आईपी किसी के काम आ जाएगा। और वो ये भी कह रहा है कि सर जब आप वापस ऑनलाइन आओगे तो मैं आपको दूसरा आईपी दे दूंगा, फॉर एग्जांपल 1.1.1.1, और ऐसा करने पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई वेबसाइट चला नहीं पाओगे, आप आराम से बात कर पाओगे, आप अपनी सारी वेबसाइट चला पाओगे। और ऐसा ही आज के टाइम पे हमारे साथ होता है लर्नर्स। डायनेमिक आईपी बाय डिफॉल्ट हम सभी के पास है, हम सबका आईपी हर थोड़ी देर में चेंज होता रहता है अगर हम उस आईपी को यूज ना ले तो। अगर हमारा डिवाइस पावर ऑफ है तो, अगर हमारा नेट बैलेंस खत्म हो चुका है, रिचार्ज खत्म हो चुका है तो। इसके पीछे बड़ा क्लियर सा लॉजिक है कि सर 5.45 बिलियन लोग इंटरनेट पे एक्टिव जरूर है, बट क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सब लोग एक ही टाइम पे एक्टिव हो? नहीं हो सकता सर ऐसा। सब लोग एक टाइम पे एक्टिव कैसे हो सकते हैं? अगर हम टाइम गैप को भी देखें, टाइम डिफरेंस को भी देखें तो कई जगहों पे अभी तो रात हो रही है, काफी लोग सो रहे हैं, काफी लोगों के मोबाइल रिचार्ज खत्म हो चुके हैं, मोबाइल बैलेंस खत्म हो चुका है, काफी लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ हो चुके हैं, बैटरी नहीं है, या अलग अलग रीजंस की वजह से इंटरनेट काफी लोग एक टाइम पे नहीं चला रहे। जब वो इंटरनेट नहीं चला रहे हैं तो उनका आईपी क्यों ना बाकी लोगों को दे दिया जाए। तो यही कंसेप्ट था डायनामिक आईपी का। लेकिन स्टैटिक आईपी ने भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया। उसने कहा कि सर कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो एक बहुत बड़ी रेंज में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस जो एक बहुत बड़ी रेंज में लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ खास चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सर्वर क्या होता है लर्नर्स? सर्वर एक ऐसी मशीन है जहां पे हम अपनी वेबसाइट ले जाके होस्ट करते हैं, यानी वेबसाइट ले जाके शेयर करते हैं और इस वेबसाइट को पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक्सेस कर पाता है। एक ऐसी मशीन जिसके पास पब्लिक स्टैटिक आईपी होता है। इसका मतलब यह है कुछ ऐसे डिवाइसेस जो एक बहुत वाइड रेंज में लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, जिनका आईपी लगातार नहीं बदल सकते बिकॉज लाखों करोड़ों लोग उस वेबसाइट को एक्सेस करने, उस वेबसाइट को चलाने आते हैं, उस वेबसाइट पे बात करने आते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं लर्नर्स, एक स्कूल का एग्जांपल मान लेते हैं। ये एक स्कूल है और इस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसके आसपास रहते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर इस स्कूल का करंट एड्रेस जो है वो सेक्टर 2 है ना, 2 सेक्टर इसका एड्रेस है, लेकिन कल अगर हम आके देखें और इसका एड्रेस जो है वो सेक्टर 7 हो जाए, फिर कुछ दिन बाद सेक्टर 6 हो जाए। ऐसे में अगर आप सोचिए एक स्कूल का एड्रेस लगातार स्विच होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये स्टूडेंट्स अपनी ऑफलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा सर, इनके लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि स्कूल का एड्रेस लगातार चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब इसका एड्रेस फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। और उसी जगह पे अगर किसी स्टूडेंट का घर का एड्रेस एक जगह से दूसरी जगह आ भी जाए तो क्या इससे किसी को भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आराम से नेटवर्किंग में सारी बात हो पाई। तो यही डिफरेंस था लर्नर्स स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक आईपी में कि आप सभी को आईपी एड्रेस अलॉट करा जाएगा, लेकिन अगर आपको फिक्स आईपी की जरूरत नहीं है तो आपको डायनेमिक आईपी दिया जाएगा। जब तक आप यूज ले रहे हो आपके काम आएगा, जब आप नहीं ले रहे हो किसी और के काम आएगा। जब भी आप वापस इंटरनेट चलाने आओगे आपको दूसरा आईपी मिल जाएगा और ऐसा होने में आपको कभी कोई इशू, कभी कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। क्या आप लोग इस कंसेप्ट का भी एक प्रैक्टिकल देखना चाहोगे ताकि आपको अच्छे लेवल पे समझ आ पाए कि ये बात सच है या नहीं, ये चीज सही है या नहीं, ये कंसेप्ट सही है या नहीं? सो लर्नर्स चलिए फिर इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप सब लोग इस एक्टिविटी को जरूर परफॉर्म करें ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो कि आज के टाइम पे आपके पास कहीं गलती से स्टैटिक आईपी तो नहीं है, एक ऐसा आईपी जो चेंज नहीं हो सकता, या फिर हम सबके पास डायनामिक आईपी है जो लगातार टाइम के हिसाब से
या यूज ना होने पे चेंज होता रहता है। तो ये करने के लिए हम सब लोग यूज लेंगे अपने मोबाइल डिवाइसेस। आप अपने मोबाइल डिवाइस में क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे पीसी में करके बता रहा हूँ, आपको सेम स्टेप फॉलो करना है अपने मोबाइल डिवाइसेस में। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गलती से भी हमारे मोबाइल डिवाइसेस में जो हॉटस्पॉट है वो ऑन ना हो या उसका वाईफाई ऑन ना हो। मोबाइल डिवाइस में हम जो नेटवर्क चला रहे हैं वो केवल मोबाइल डेटा, मोबाइल सिम का नेटवर्क होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने हॉटस्पॉट और वाईफाई को बंद कर लीजिए। मेक श्योर कि आपके मोबाइल डिवाइस में जो नेटवर्क चल रहा है वो मोबाइल सिम से चल रहा है। और उसके बाद हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे हम आ चुके हैं, चाहे कोई भी ब्राउजर हो, आपको वहां पे जाके एज इट इज टर्म सर्च करनी है अपने मोबाइल डिवाइस में। आपको लिखना है वॉच माई आईपी स्पेस V4। आईपी फिर से लिख देते हैं, वॉच माई आईपी स्पेस V4। जैसे ही आप ये लिखेंगे, V4 जरूर लिखना लर्नर्स, यहाँ कंपलसरी है, जरूरी है। आप एंटर प्रेस करेंगे, जो आपके पास सबसे पहली वेबसाइट है आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। हमने क्लिक किया पहली वेबसाइट पर और हमने देखा कि हमारा IPv4 एड्रेस यहाँ आ चुका है। भले ही IPv6 एड्रेस भी दिखा रहा हो या ना दिखा रहा हो, इट्स ओके। हमें करना क्या है कि सर ये जो IPv4 एड्रेस है ना, हम इसे याद कर लेंगे। या तो आप लोग चाहें तो इस IP को अपने कमेंट में ड्रॉप कर दे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में IP को ड्रॉप करें, लेकिन कंप्लीट IP को नहीं, इसके लास्ट के 2 पेयर्स को। मान लेते हैं मेरे केस में ये 243.70 IP का पेयर है। इस तरीके से आपका भी एक IP पेयर दिख रहा होगा। बस लास्ट के जो 2 पेयर्स हैं वो आप लोग कॉपी कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ सभी ने ये कर लिया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर हमारे डिवाइस में एयरप्लेन मोड का एक ऑप्शन है, एक बहुत ही शानदार फंक्शन, जिसे जब हम स्टार्ट करते हैं, एयरप्लेन मोड को जब हम स्टार्ट करते हैं तो मेरे डिवाइस के कंप्लीट नेटवर्क को बंद कर देता है। और अगर मेरे डिवाइस का कंप्लीट नेटवर्क बंद हो चुका है तो क्या मैं आईपी यूज ले रहा हूँ? एक्चुअली नहीं। तो सर अगर आप आईपी यूज नहीं ले रहे हो फिर तो किसी और को अलॉट हो जाना चाहिए, अगर आपके पास डायनेमिक आईपी है। हमने कहा ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल डिवाइस में एयरप्लेन मोड को 5 सेकंड्स के लिए ऑन करेंगे और फिक्स 5 सेकंड्स बाद अब एयरप्लेन मोड को बंद कर देना। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपने एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं कुछ देर के लिए। अब ऑन ऑफ करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट को फिर से रीलोड करना है अपने मोबाइल डिवाइस में। मेरे पीसी में चेंज नहीं होगा, इसके पीछे क्या रीजन है ये भी आपको आगे चल के समझाऊंगा, लेकिन आपके मोबाइल डिवाइस में 100% आपका आईपी अब चेंज हो चुका होगा। और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि सर आज आपके पास डायनेमिक आईपी है। आप जब भी नेटवर्किंग में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आपका आईपी किसी और को दे दिया जाएगा। आपको स्टैटिक आईपी की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको स्टैटिक आईपी नहीं दिया जाता और इससे हमें आज तक फर्क भी नहीं पड़ा। आज तक कभी ऐसा थोड़ी हुआ आप किसी वेबसाइट को चला रहे हैं, वो कह रहा है कि नहीं आपका आईपी तो बदल गया, आप वेबसाइट नहीं चला सकते। हम तो आज भी बहुत ही आसानी से वेबसाइट चला ही रहे हैं। सो यही कंसेप्ट था लर्नर्स, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक आईपी का। उम्मीद करता हूँ अब तक जितना पढ़ा है वहां तक का प्रोसेस तो सभी को समझ आया होगा। अब हमें समझनी है आईपी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे आईपी कंसेप्ट का एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आपको ओवरऑल कंप्लीट एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करता ही रहेगा और 100% आपके काम आएगा। तो मेक श्योर आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझें और देखें। ये है आईपी के रूल्स। अभी आईपी के रूल्स हमें क्या सिखा रहे हैं, तो सर आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आईपी के रूल्स कभी नहीं टूटेंगे जब भी आप नेटवर्किंग में बात करते हो। रूल ये कह रहा है कि एक प्राइवेट आईपी केवल और केवल बात करेगी दूसरी प्राइवेट आईपी से, वो भी अपनी नेटवर्क रेंज, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही। पब्लिक आईपी कहती है कि सर मैं भी केवल पब्लिक आईपी से ही बात करती हूँ, लेकिन केवल वाइड एरिया नेटवर्क में, यानी ओवर द वर्ल्ड आपको जब भी बात करनी है तो केवल पब्लिक आईपी काम आएगी और पब्लिक आईपी से पब्लिक ही बात करेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक प्राइवेट आईपी डायरेक्टली पब्लिक आईपी से बात कर सके और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक पब्लिक आईपी डायरेक्टली प्राइवेट से बात कर सके। आपको बस इस पर्टिकुलर रूल को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आगे चल के जब आप डिवाइसेस में कमियां ढूंढने जाते हैं, डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने जाते हैं, तब आपसे गलती होती है। तब आप ये नहीं देखते कि सामने वाली मशीन के पास कौन सा आईपी है, प्राइवेट है या पब्लिक है, और आपको रियलाइज नहीं होता कि आप उससे बात कर सकते हो या नहीं, या बात करने के लिए आपको प्राइवेट आईपी चाहिए या पब्लिक आईपी चाहिए। और इस वजह से आपके आधे से ज्यादा अटैक्स या कमियां ढूंढने का प्रोसेस आप कर ही नहीं पाते। और आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट मैक एड्रेस। मैक एड्रेस एग्जैक्टली है क्या, क्या काम आता है, कितना यूजफुल है, और साथ ही साथ क्या इसकी मदद से ट्रैकिंग पॉसिबल है या नहीं। सो ये सब समझने से पहले लर्नर्स क्यों ना मैक एड्रेस के बारे में समझ लिया जाए। आज के टॉपिक में हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैक एड्रेस के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक मैक एड्रेस को हम कैसे चेक करें, हमारे डिवाइस के पास कौन से मैक एड्रेस हैं ये हम कैसे देखें। साथ ही साथ इसी में हम ये भी कंफर्म कर लेंगे कि मैक एड्रेस की मदद से ट्रैक करना पॉसिबल है या नहीं। और फाइनली हम देखेंगे मैक लुकअप, जिसमें हम ट्रैकिंग करके देख सकें शायद। सो बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंटर की तरफ, विच इज व्हाट इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस एग्जैक्टली है क्या? सर हमें जहां तक पता है मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। हमें यह भी पता है कि नेटवर्किंग में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस काम आते हैं, चाहे वो एक पीसी हो, एक लैपटॉप हो, एक मोबाइल डिवाइस हो,
या एक राउटर ब्रॉडबैंड हो, इन सभी को मैक एड्रेसेस अलॉट करे जाते हैं। एक्चुअली मैक एड्रेस क्या है सर? मैक एड्रेस के दो तीन नाम और है, दो नाम और है बेसिकली। जो इसका पहला नाम है वो है हार्डवेयर एड्रेस, और जो इसका दूसरा नाम है वो है फिजिकल एड्रेस। अब आप इसे चाहे हार्डवेयर एड्रेस कहें चाहे आप फिजिकल एड्रेस कहें, मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो हर हार्डवेयर डिवाइस को अलॉट करा जाता है। हर उस हार्डवेयर डिवाइस को अलॉट करा जाता है जो नेटवर्किंग में बातचीत करने में मदद करता है। एग्जाम्पल आपके सामने लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ब्रॉडबैंड। लेकिन शायद सर हमने तो इस बारे में कभी नहीं सुना, शायद मैक का नाम पहले ना सुना हो, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का नाम पहले ना सुना हो। तो हम देखते हैं मैक एड्रेस क्या है, कैसा दिखता है, कैसे बनता है और इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। सो लर्नर्स, अगर आप देखें तो मैक एड्रेस में आपको टोटल 6 पेयर्स देखने को मिलेंगे। पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 पेयर्स हैं। हर एक पेयर की अगर आप बात करें तो ये 8 बिट्स यानी 1 बाइट का है। इसका मतलब टोटल मैक एड्रेस की साइज होती है 48 बिट्स यानी 6 बाइट। एक और चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि एक मैक एड्रेस बनता है 0 से 9 तक के नंबर्स के कॉम्बिनेशन से प्लस A से F तक के अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक मैक एड्रेस बनता है जिसमें 6 पेयर्स हैं और हर पेयर में इनके कॉम्बिनेशन का कोई भी फिगर आ सकता है। बट हमें ध्यान रखना होगा कि वो फिगर A से F के अंडर ही होना चाहिए अल्फाबेट्स के केस में। अब सर हमारे मन में सवाल यह है कि मैक एड्रेस किसी को ट्रैक कैसे कर सकता है, इस एड्रेस के पीछे एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। हमने ये तो समझ लिया कि हमें कभी भी कोई आईडी अलॉट करी जाती है, कोई एड्रेस अलॉट करा जाता है तो वो रैंडम तो नहीं हो सकता, उसके पीछे एक मीनिंग, एक इन्फॉर्मेशन 100% होगा। जैसा आईपी के पीछे था, जैसा हमारे आधार कार्ड के एड्रेस, हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इवन हमारे स्कूल के जो रोल नंबर्स होते हैं उनके पीछे भी एक मीनिंग, एक मैसेज छुपा हुआ होता है। तो सर अब हमारे मैक एड्रेस के पीछे क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है ये कैसे पता करें? तो आप सभी को याद होगा मैंने एक प्रोसेस बताया था, हम खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हमने सबसे पहले खुद से पहला सवाल पूछा कि ये जो एड्रेस है मैक एड्रेस, ये यूज क्या आ रहा है? तो हमें इसका जवाब मिला कि सर ये तो नेटवर्किंग में बात करने के काम आ रहा है। हमने कहा ठीक है। फिर हमने पूछा सेकंड सवाल कि इसके यूज होने की रेंज क्या है? तो हमें रेंज का आंसर चाहिए है, और रेंज का मतलब यह है कि ये मैक एड्रेस जो एक हार्डवेयर डिवाइस को दिया जा रहा है वो हार्डवेयर डिवाइस किस रेंज में काम कर पाता है। क्या वो केवल एक सिटी के अंदर काम करेगा, क्या वो केवल एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर काम करेगा, या केवल एक पर्टिकुलर कंट्री में काम करेगा, या उस हार्डवेयर डिवाइस को मैं पूरे वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में ले जाऊं तो भी वो काम करेगा। अगर आज आप मोबाइल, ब्रॉडबैंड, राउटर्स इनको वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में ले जाएं, ये वर्क करेंगे या नहीं करेंगे? सो अगर ये पूरे वर्ल्ड में वर्क कर रहे हैं, ओवर द वर्ल्ड ये वर्क कर रहे हैं, तो हमें हमारे सवाल का जवाब मिल चुका है। इनकी रेंज क्या है? इनकी रेंज है सर ओवर द वर्ल्ड। हमने कहा ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, छोटे छोटे पार्टीशंस में डिवाइड करना है, यानी सब कैटेगरीज में डिवाइड करना है, और हर एक पेयर अपने साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लेके चलेगा जिससे वो उसमें यूनिकनेस बनाता रहेगा धीरे धीरे एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट के साथ, जैसे आईपी ने किया। तो सर अगर हम पूरे प्रोसेस को ध्यान रखते हुए ये जाने कि पहला पेयर अपने साथ क्या इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा होगा, तो हमें शायद जल्द ही समझ तो आ जाएगा। लेकिन लर्नर्स, इससे पहले कि हम सारे पेयर्स के पीछे की मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना चालू कर दें, हम मैक एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैक एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। और ये 2 पार्ट्स क्या है? तो सर स्टार्टिंग के 3 पेयर्स को अलग माना जाता है, लास्ट के 3 पेयर्स को अलग माना जाता है। स्टार्टिंग के 3 पेयर्स को OUI यानी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर्स कहा जाता है, और लास्ट के 3 पेयर को NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर्स कहा जाता है। दोनों ही वर्ड्स टेक्निकल है, शायद हम नहीं समझे कि इनका मतलब क्या है, तो इसको इजी करते हैं। आज के टाइम पे हार्डवेयर डिवाइसेस कौन बनाते हैं? जो भी कंपनीज हार्डवेयर डिवाइसेस बना रही है नेटवर्किंग के, इंटेल है, नोकिया है, सैमसंग है, जितनी भी कंपनीज हार्डवेयर डिवाइसेस बना रही है, उन कंपनीज को, उन वेंडर्स को स्टार्टिंग के 3 पेयर यूनिकली डिफाइन करने में मदद करते हैं। यानी स्टार्टिंग के 3 पेयर क्या बताते हैं? सर इसको इजी लैंग्वेज में अगर आप कहें तो इसे हम कहते हैं वेंडर्स एड्रेस। वेंडर्स एड्रेस, वेंडर्स एड्रेस मतलब सर वो यूजर जिसने उस डिवाइस को बनाया, वो मैन्युफैक्चरर्स जिसने उस डिवाइस को बनाया है, स्टार्टिंग के 3 पेयर उस मैन्युफैक्चरर की डिटेल देते हैं, उस वेंडर की डिटेल देते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेल, नोकिया, सैमसंग, है ना, कोई भी XYZ कंपनी, इन सब की डिटेल स्टार्टिंग के 3 पेयर देते हैं। और जो लास्ट के 3 पेयर हैं वो आपको डिटेल देते हैं NIC नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर यानी डिवाइस आईडी की। वो आपको बताते हैं कि ये पेयर यानी ये पर्टिकुलर यूनिक आईडी, ये जो लास्ट के 3 पेयर है, किस डिवाइस को अलॉट करे गए हैं। तो लास्ट पेयर डिफाइन करते हैं डिवाइसेस को। अब सर हमने कहा पहले स्टार्टिंग के 3 पेयर अपने साथ क्या इन्फॉर्मेशन लेके चल रहे हैं वो समझ लेते हैं, ताकि लास्ट पेयर की वर्किंग भी अच्छे से समझ आ सके। तो मान लेते हैं अगर हम पहले पेयर से पूछें कि आप अपने साथ क्या डेटा लेके चल रहे हैं, तो वो हमें बताएगा कंट्री के बारे में, बिकॉज एक वर्ड में सबसे पहले अगर सब पॉइंटर बनेगा तो कंट्री आएगा। तो मान लेते हैं पहले पेयर ने बताया कि सर मैं तो इंडिया को डिफाइन कर रहा हूँ। हमने कहा ठीक है। सेकंड पेयर क्या बताएगा? सेकंड पेयर बताएगा कि सर एक स्टेट को डिफाइन कर रहा है। मान लेते हैं इसने भी कहा कि सर मैं राजस्थान को डिफाइन कर रहा हूँ। हमने कहा ठीक है। फिर हम पहुंचे थर्ड पेयर के साथ। अब सवाल ये है कि थर्ड पेयर अपने साथ क्या डेटा लेके चलेगा।
थर्ड पेयर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगा? सर सिटी तो कंफर्म है, तो मान लेते हैं ये कह रहा है जयपुर सिटी का डेटा लेके चल रहा है, प्लस सिटी के साथ साथ आईपी जो था वो तो आईएसपी लेके चलता था, क्योंकि आईपी जो है वो आईएसपी के जरिए ही मैनेज करा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही आईपी देता है। बट यहाँ तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का रोल है नहीं, यहाँ तो उन कंपनीज का रोल है जिसने उस डिवाइस को बनाया, यानी वेंडर्स का रोल है। तो ये सिटी प्लस वेंडर बताएगा, यानी एग्जांपल के तौर पे कहेगा कि सर जयपुर में जो नोकिया का ऑफिस है उसे ये पेयर अलॉट करा गया था, यानी स्टार्टिंग के 3 पेयर इंडिया में, राजस्थान में, जयपुर में जो नोकिया का ऑफिस है ये उसे अलॉट करे गए थे। और उसे कहा गया कि आप जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस बनाओगे, आप हर हार्डवेयर डिवाइस को एक यूनिक आईडी दोगे जो कि मैक एड्रेस होगा। और उसके लिए सर क्योंकि नंबर ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस बहुत सारे हैं आज के टाइम पे, उसके लिए एटलीस्ट 3 पेयर तो चाहिए है ताकि हर डिवाइस यूनिकली पहचाना जा सके। तो लास्ट के 3 पेयर और कुछ नहीं, नोकिया जितने भी डिवाइस को बनाती रहेगी उन सबको यूनिक आईडी देने के लिए लास्ट के तीनों पेयर्स काम आएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आज कोई पर्सन एक क्राइम करता है और उस क्राइम में ये मैक एड्रेस मिल जाता है, तो होगा क्या कि सर स्टार्टिंग 3 पेयर से आप पहुंच जाओगे वेंडर के पास, और जब आप वेंडर को जाके कहोगे कि ये मैक एड्रेस किसका है, तो वो कहेगा कि ये तो हमारे सो एंड सो मोबाइल का है, जिस मोबाइल की आईडी ये थी, इसका डेटा ये था। हमने कहा मोबाइल किसको सेल किया है, तो वो बिलिंग में चेक करके बताएगा कि मोबाइल तो सो एंड सो पर्सन ने परचेज करा था, और जिसके नाम से भी बिलिंग होगी पहले उसी के पास जाया जाएगा। फिर चाहे उसने रीसेल कर दिया और फिर चाहे उसको मोबाइल चोरी हो चुका हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन होगी तो पहले तो वहीं जाया जाएगा, क्योंकि ओन कौन करता है उस डिवाइस को, वो ओनर ही करता है। हाँ, अगर वो कल्प्रिट नहीं है, अगर वो गिल्टी नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पहले वहीं पहुंचा जाएगा। सो आई होप एंड आई बिलीव आप सभी को ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि मैक एड्रेस अपने साथ क्या इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा है। लेकिन सर हमें शक है, क्या ये बात सच है या नहीं? तो क्यों ना हम इस चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखें और रियलाइज कर पाए। लेकिन इससे पहले प्रैक्टिकल करें, हमें मैक एड्रेस देखना भी तो आना चाहिए। तो आप लोग अपने अपने डिवाइसेस में मैक एड्रेस कैसे देखेंगे? लर्नर्स, अगर आप यूज ले रहे हैं एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां पे आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और वहां जाके लिखेंगे गेट मैक। अगर आप यूज ले रहे हैं एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां पे आप टर्मिनल में जाके लिखेंगे IF config। और अगर आप मैकबुक यूज ले रहे हैं तो वहां भी आपको टर्मिनल मिल जाएगा, उसमें आप जाके IF config लिखेंगे। वैसे मैक एड्रेस देखने के और भी कमांड्स हैं, बट ये बताने के पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि ये कमांड्स आपको आगे भी एथिकल हैकिंग कांसेप्ट्स में काम आते रहेंगे। फिलहाल सर अब तक हमने लैब सेटअप तो नहीं करी है, ना ही हमारे पास लिनक्स है, और मान लेते हैं ना ही अभी मैक है। अगर होता तो अभी प्रोसेस सेम होता, जो अभी मैं कर रहा हूँ आप सबको वही करना है। हम जाएंगे अपने विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट में, हमने विंडोज सर्च में जाके CMD सर्च करा, हम कमांड प्रॉम्प्ट में आ चुके हैं, और उसके बाद हमने कमांड लिखा गेट मैक। गेट मैक लिखते ही जैसे हमने एंटर प्रेस करा, आप देखोगे ये जो हमारे मैक एड्रेसेस हैं यहाँ पे दिखा रहा है। अब हमने यहाँ पे एक मैक एड्रेस कॉपी कर लिया, किसी भी एक मैक एड्रेस को हमने कॉपी किया। हम जानना चाहते हैं इसके पीछे क्या मीनिंग है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या जैसा हमने पढ़ा ये अपने साथ सिटी, स्टेट, कंट्री का डेटा लेके चल रहा है, वेंडर का डेटा लेके चल रहा है। ये क्रॉस चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपको नीचे भी एक एड्रेस दिया गया है। अगर आप इस एड्रेस को सही से यूज ना भी ले पाए तो आपको बहुत ईजी सा कंसेप्ट फॉलो करना है। चलिए आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल दिखाया जाए कि हम कैसे अपने मैक एड्रेस की डिटेल्स चेक करें, किसी भी मैक एड्रेस की डिटेल्स चेक करें। सो लर्नर्स, हम अपने ब्राउजर में आ चुके हैं, चाहे आप किसी भी ब्राउजर में हो, आपको वहां पे जाके लिखना है मैक लुकअप। जैसे आप मैक लुकअप सर्च करेंगे आपके पास मल्टीपल वेबसाइट आ जाएगी। आप किसी भी एक वेबसाइट पे चले जाइए, और उस वेबसाइट पे जाने के बाद वहां पे अपना मैक एड्रेस पेस्ट करिए, सर्च बटन पे क्लिक करिए, और आप देख पाएंगे कि आपके स्टार्टिंग 3 पेज की मदद से आपको कितना डेटा मिला। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे स्टार्टिंग 3 पेज थे F47B09, यही यहाँ पे लिखे हुए हैं F47B09, है ना। स्टार्टिंग के 3 पे यही यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसके बिहाफ पे इसने मुझे बताया कि आपका वेंडर इंटेल है ना। आपका जो कंपनी का एड्रेस है वो एग्जैक्टली ये है, एग्जैक्ट एड्रेस ये है। और साथ ही साथ इसने ये भी बताया कि आपका जो डिवाइस था ये कब बनाया गया था और इसे कब अपडेट करा गया था। तो बेसिकली डिवाइस कब बनाया, कब अपडेट करा, बेसिकली कब इसे परचेस करा होगा, उसके आसपास की एक डेट मिल चुकी है। यानी आपको डिवाइस की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके वेंडर की भी डिटेल्स मिल रही है, और जब वेंडर के पास जाया जाएगा तो वो लास्ट के 3 पेज के बिहाफ पे आपको एक्स्ट्रा डिटेल देगा कि एग्जैक्ट डिवाइस कौन सा था और उसका ओनर कौन था, यानी उसकी बिलिंग किसके नाम से हो रखी है। आई बिलीव लर्नर्स, ये जो मैक एड्रेस के बारे में हमने बात समझी, आप सभी को समझ आया होगा कि किस तरीके से मैक एड्रेस की मदद से किसी को ट्रैक करा जा सकता है या आइडेंटिफाई करा जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं पोर्ट्स के बारे में। So this is आशीष कुमार once again, welcome you all to साइबर पाठशाला, और आज हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या है, कैसे काम करती है, इसकी कमियां क्या क्या है, इसके जरिए लोग स्कैनिंग कैसे करते हैं, हमारे डिवाइस से क्या डेटा कलेक्ट कर पाते हैं, और ये पोर्ट्स कितने टाइप्स की होती है। तो देखा जाए तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज पोर्ट,
how it works, then types of ports, and then finally how to find open ports. ओवरऑल ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे अब अपने थ्योरेटिकल बेस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और प्रैक्टिकल पार्ट को भी परफॉर्म करके देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जो कह रहा है कि एग्जैक्टली पोर्ट्स होती क्या है, पोर्ट मतलब क्या है। तो पोर्ट्स का मतलब और कुछ नहीं, ये है पाथ, यानी आप कह सकते हैं डोज। सर इसका क्या मतलब है? तो एक बार हम सारे पॉइंटर्स पढ़ते हैं, उसके बाद उसे रिलेट करके देखेंगे कि एग्जैक्टली पोर्ट्स का मतलब क्या है। तो ये कह रहा है कि सर ये डोर है, कोई पाथ है जो कम्युनिकेशन में काम आता है शायद, और ये हमें नंबर शो कर रहा है विच इज 1 से लेके 65,535। शायद ये कह रहा हो कि इतने नंबर ऑफ रास्ते, इतने नंबर ऑफ डोर्स हर डिवाइस को दिए हुए हैं, और उसके बाद कह रहा है ओनली ऑन ओपन पोर्ट्स एंड वन पोर्ट एट अ टाइम। अब हमें इन सभी पॉइंटर्स का मतलब समझना है, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं आज हमारे पास एक दोस्त है जिसका नाम यूजर ए है, और एक उसका दूसरा दोस्त है जिसका नाम यूजर बी है। तो अगर यूजर ए को यूजर बी से बात करनी है, तो ये तो बड़ा क्लियर है कि दोनों के पास आईपी होना चाहिए। तो मान लेते हैं यूजर ए का जो आईपी एड्रेस है वो है 4.4.4.4, और यूजर बी का जो आईपी एड्रेस है वो है 8.8.8.8। अब अगर यूजर ए को कोई मैसेज सेंड करना है यूजर बी को, तो आईपी एड्रेस तो आ चुका है, बट सवाल यह है कि आप ये जो मैसेज भेजोगे ये भी तो किसी रास्ते से जाएगा, किसी पोर्ट से जाएगा, यानी ये पैकेट ये इस मशीन तक पहुंचेगा कैसे, एड्रेस होने के बावजूद भी। क्या एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमें रास्तों की जरूरत नहीं होती? ये एग्जांपल लेते हैं। अगर आज मैं कह रहा हूं कि मुझे अपने घर से, बेसिकली जोधपुर से, है ना, हम यहाँ जेडीपी लिख देते हैं, स्टैंड्स फॉर जोधपुर। अगर मुझे जोधपुर से जयपुर जाना है, हमने यहाँ पे जयपुर लिख दिया, तो क्या जयपुर में एंटर करने का कोई एक ही रास्ता होगा? एक्चुअली नहीं सर, जयपुर में एंटर करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। उसी तरीके से यूजर ए को यूजर बी के पास जाना है, तो क्या यूजर बी से बात करने के लिए एक ही रास्ता मिलेगा? एक्चुअली नहीं सर। नेटवर्किंग कहती है, नेटवर्किंग हमें बताया है कि हर डिवाइस को उसने नेटवर्किंग में बात करने के लिए बहुत सारे रास्ते दे रखे हैं। सर ये कितने रास्ते होंगे? बहुत सारे का मतलब क्या है, फिगर क्या है? तो उसका फिगर है 1 से लेके 65,535 पोर्ट्स। इसका मतलब हर डिवाइस को नेटवर्किंग में बात करने के लिए, कोई पैकेट इस डिवाइस तक भेजने के लिए, या कोई पैकेट इस डिवाइस से बाहर भेजने के लिए, इस डिवाइस में बहुत सारे रास्ते हैं, और उन रास्तों को हम पोर्ट्स कहते हैं, उन डोर्स को हम पोर्ट्स कहते हैं, जिसके जरिए हम या तो उस घर के अंदर जा सकते हैं या उस घर से बाहर आ सकते हैं। कहने का मतलब जिसकी मदद से या तो हम सिस्टम के अंदर जाएंगे या सिस्टम से बाहर आएंगे, डेटा लाना या डेटा सेंड करना, और इसी को हम पोर्ट्स कहते हैं। यानी ओवरऑल हमें ये बात समझ आ गई होगी कि पोर्ट्स और कुछ नहीं सर, नेटवर्किंग में बात करने के रास्ते हैं। हर डिवाइस में एंटर करने के लिए, डिवाइस से डेटा बाहर सेंड करने के लिए नेटवर्किंग ने हर डिवाइस को 65,535 रास्ते दे रखे। और अगर आप इन पोर्ट्स को यूज लेना चाहते हो, तो आपको इनके दो रूल्स पता होने चाहिए। क्या है सर वो दो रूल्स? पहला रूल है ओनली ऑन ओपन पोर्ट्स। बहुत बेसिक और लॉजिकल सा रूल है। मुझे एक बात बताओ, अगर आज मैं कह रहा हूं, यहाँ पे हम इसे क्लियर करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा घर है ना, यूजर ए का घर है, और ये यूजर बी का घर है। यूजर ए कह रहा है कि यूजर बी के लिए मैं एक बुक कुरियर करना चाहता हूँ, तो दोनों के पास अपना अपना एड्रेस होना जरूरी है ना, सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस, फ्रॉम और टू का एड्रेस। तो यहाँ पे इसने कुरियर कंपनी को हायर करा, इसने अपना एड्रेस दिया और इसने यूजर बी का भी एड्रेस दिया। उसे बोला कि ये मेरी बुक है, ये आप जो है यूजर बी तक पहुंचा दो। तो जब ये कुरियर कंपनी इस बुक को लेकर यूजर बी तक जाएगी, तो ये देखा जाएगा कि भाई यूजर बी का जो घर है वो एक्चुअली बहुत बड़ा है, वो एक महल टाइप है ना, एक बहुत बड़ा विला टाइप है, जिसमें एंटर करने के मल्टीपल डोर्स हैं, जैसे डोर नंबर 1, डोर नंबर 2, डोर नंबर 3, डोर नंबर 4, डोर नंबर 5 एंड डोर नंबर 6। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डोर्स में सवाल यह है कि अगर हमारा कुरियर बॉय डोर नंबर 3 पे पहुंच गया, वो बुक लेकर अगर वो डोर नंबर 3 पे पहुंच गया है, और इस बारे में यूजर बी को नहीं पता है, यूजर बी तो सर डोर नंबर 1 पे खड़ा होकर वेट कर रहा है कुरियर का, तो अगर काफी देर तक डोर नंबर 3 पे कोई भी उस बुक को रिसीव करने नहीं जाएगा, यानी अगर डोर नंबर 3 बंद रहेगा, तो ऐसे में क्या होगा? हमारे साथ भी ऐसा होता होगा कि सर अगर आज हमने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करा है, प्रोडक्ट हमारे घर पे आ चुका है या हमारे घर की किसी एक डोर पे आ चुका है, और अगर वो डोर ओपन नहीं है, यानी अगर वहां पे कोई रिसीवर नहीं है, कोई उस पैकेट को रिसीव करने ना जाए, तो क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा प्रोडक्ट, या वो मैसेज हम तक नहीं पहुंचेगा। एग्जैक्टली नेटवर्किंग का भी रूल है, पोर्ट भी यही कह रहा है कि जिस रास्ते से सर मैं बात करना आया हूँ, ये जरूरी है ना वो रास्ता ओपन हो, वहां पे एक रिसीवर हो जो मेरे पैकेज को रिसीव करे। बेसिकली उस रास्ते का ओपन होना जरूरी है, ये पोर्ट का पहला रूल है, और लॉजिकल रूल है, हम सबको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल कह रहा है वन पोर्ट एट अ टाइम। इसका कहना यह है कि सर मान लेते हैं यूजर बी था,
उसके घर से बाहर जाने के लिए या उसके घर के अंदर आने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 5 डोर्स हैं और यूजर भी कह रहा है कि डोर नंबर 3 को तो फिलहाल मैं यूज ले रहा हूं, यानी डोर नंबर 3 पे जो हमारा यूजर बी है वो उसे यूटिलाइज कर रहा है, यूज ले रहा है। अब यूजर बी के घर में 4-5 जने रहते हैं, है ना? तो पोर्ट का रूल ये कह रहा है या फिर ये बेसिक सा लॉजिक ये कह रहा है कि जब तक यूजर बी डोर नंबर 3 को यूज ले रहा है तब तक इसके घर का कोई भी दूसरा मेंबर डोर नंबर 3 को यूज नहीं ले सकता। बाकी कोई डोर यूज ले ले, बट 3 तो ऑलरेडी इन यूज है ना, डोर नंबर 3 को तो ऑलरेडी यूजर भी यूज ले रहा है। तो ऐसे में कोई भी दूसरा यूजर उस रास्ते को यूज नहीं ले सकता, और यही पोर्ट का रूल है। पोर्ट कह रहा है कि सर अगर आज एक मशीन में पोर्ट नंबर 80 कोई सॉफ्टवेयर यूज ले रहा है, तो जब तक वो सॉफ्टवेयर पोर्ट 80 यूज ले रहा है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर पोर्ट 80 थोड़ी यूज ले सकता है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी इंगेज है, वो तो ऑलरेडी किसी और काम में बिजी है। और बस इन्हीं रूल्स के बिहाफ पे हम नेटवर्किंग में बहुत अच्छे से बात भी कर पाते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग भी कर पाते हैं और सिस्टम का डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये कैसे होगा इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल एक बार रिकॉल करते हैं कि सर पोस्ट और कुछ नहीं, वो रास्ते हैं जो नेटवर्किंग में हमारी बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में मदद करते हैं। हमारे पास टोटल 1 से लेकर 65,535 रास्ते हैं, और पोर्ट का पहला रूल कहता है कि जिस भी रास्ते में पैकेट भेजा उसका ओपन होना जरूरी है, और दूसरा रूल कहता है कि एक मशीन में अगर कोई पोर्ट को, अगर कोई डोर को कोई एक पर्सन यूज ले रहा है, तो उस दौरान जब तक वो डोर बिजी है तब तक कोई दूसरा यूजर उस घर का उस डोर को यूज नहीं ले सकता। सर ये ऐसे कंसेप्ट तो हमें समझ आ गया, लेकिन नेटवर्किंग से इसको रिलेट करके समझना ज्यादा बेटर होगा, तो हम यहाँ पे से नेटवर्किंग से रिलेट करके समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे यूजर ए की मशीन है और ये हमारे यूजर बी की मशीन है। यूजर ए को यूजर बी से बात करनी है, दोनों के पास आईपी होना चाहिए, तो दोनों के पास एक एक आईपी है, 4.4.4.4 एंड 8.8.8.8। दोनों के पास अपना अपना आईपी एड्रेस है। अब हुआ यहाँ पे ये कि यूजर ए ने अपने डिवाइस में जूम नाम के सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करा। जैसे ही जूम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करा, जूम सॉफ्टवेयर ने क्या कहा कि सर नेटवर्किंग में बात करने के लिए मुझे एक रास्ता चाहिए। हमने कहा कौन सा रास्ता चाहिए? इसने कहा मुझे तो पोर्ट नंबर 8080 चाहिए बातचीत करने के लिए। हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप पोर्ट 8080 को यूज ले सकते हो अपना डेटा बाहर सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए। इस घर में जिसमें टोटल 65,535 रास्ते हैं, इनमें से एक रास्ता इसने हमसे मांगा विच इज 8080। अब यहाँ पे ध्यान देना लर्नर्स कि अगर हम जूम सॉफ्टवेयर की मदद से पोर्ट नंबर 8080 से एक मैसेज बनाए जिसमें हम यूजर बी को कह रहे हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो अगर यूजर बी की पोर्ट नंबर 8080 पे हम ये मैसेज सेंड करें, तो सवाल ये है कि यूजर बी के पास भी तो 65,535 रास्ते हैं, उसे कैसे पता पड़ेगा कि इतने सारे रास्तों में से उसे पोर्ट 8080 को ओपन करना है, उसे उस रास्ते पे लिसनिंग करनी है? ये बात उसे पता कैसे पड़ेगी? बिकॉज अगर नहीं पता पड़ेगा, इस रास्ते को कोई ओपन नहीं करेगा, तो पैकेट वापस आ जाएगा, बेसिकली पैकेट अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। तो यूजर बी को अब ये बताए कैसे कि सर उसकी पोर्ट 8080 पे हमने एक पैकेट भेजा है। एक्चुअली ये पॉसिबल ऐसे नहीं हो सकता। आप सोचोगे कि सर हम एक काम करेंगे, हम एक मैसेज बनाते हैं, उस मैसेज में लिख देते हैं कि कुछ देर में आपको पोर्ट नंबर 8080 पे एक पैकेट आने वाला है, ये मैसेज इसको सेंड कर देते हैं, तो इसको पता पड़ जाएगा कि पोर्ट 8080 पे पैकेट आने वाला है, और ये पहले से उसे प्रिपेयर रहेगा और पोर्ट 8080 को ओपन कर लेगा। बट अगेन अगर आप ध्यान दो कि ये भी तो एक पैकेट है, ये भी किसी रास्ते के जरिए एंटर करेगा। अगर ये पैकेट मैंने पोर्ट 80 पे भेजा, तो फिर से सवाल वही है कि सर यूजर बी को कैसे पता पड़ेगा कि पोर्ट नंबर 80 पे पैकेट आया है? एक्चुअली सर इसका कोई ऐसा डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए जो कंपनी थी, जो एडमिन्स थे, जो सॉफ्टवेयर के ओनर्स थे, उनने इनिशिएटिव लिया। क्या किया कि सर जिसने भी जूम को बनाया, जो जूम की डेवलपर टीम थी, है ना, इन प्रोग्रामर्स ने क्या करा, जब ये सॉफ्टवेयर को बना रहे थे तो इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में, ताकि अब ऐसे एरर्स ना आए, इनने सॉफ्टवेयर की सेटिंग में पहले ही मेंशन कर दिया कि आप हमेशा पोर्ट नंबर 8080 से ही बातचीत करोगे। कोई एक पोर्ट फिक्स कर दी सॉफ्टवेयर के लिए, कहा कि भाई आज से आपको जब भी नेटवर्किंग में बात करनी होगी आप इस रास्ते का यूज लो। अब पूरे वर्ल्ड में जो भी जूम इंस्टॉल करेगा करेगा तो इन्हीं से। जो भी यूजर जूम सॉफ्टवेयर को यूज ले रहा है, वो सॉफ्टवेयर तो इन डेवलपर्स ने बनाया ना, जूम कंपनी ने ही बनाया है। तो यूजर ए ने भी जूम इंस्टॉल करा और यूजर बी ने भी जूम इंस्टॉल करा, यानी बाय डिफॉल्ट यूजर ए की जूम ने भी कहा कि मुझे पोर्ट 8080 चाहिए और यूजर बी के जूम ने भी कहा कि मुझे पोर्ट 8080 चाहिए। दोनों मशीन्स की पोर्ट ओपन हो चुकी है, यूजर ए ने पैकेट भेजा, तो क्या अब ये पैकेट यूजर बी तक पहुंचेगा? यस और नो एवरीवन? सब लोग कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे अपडेट करना, क्या यूजर ए का अब ये पैकेट यूजर बी तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? डेफिनेटली पहुंचेगा सर, बिकॉज दोनों ही मशीन्स के जूम सॉफ्टवेयर ने पोर्ट 8080 को ओपन कर लिया है।
जिससे अब कोई भी बात कर सकता है, यानी कोई भी जूम सॉफ्टवेयर बात कर सकता है। ये तो था पहला रूल, जिस सस्ते पे पैकेट भेजा उसको ओपन होना जरूरी था, उसको हमने क्रॉस चेक कर लिया, उसको हमने वेरीफाई कर लिया, हमने जो बात करी थी नेटवर्किंग में कैसे काम कर रही है। अब आते हैं सेकंड रूल पे, जो कह रहा है कि सर एक बार में एक रास्ते को एक ही सॉफ्टवेयर यूज ले सकता है। तो ऐसे में आप सोचो, अगर मेरा जूम सॉफ्टवेयर चल रहा है और वो पोर्ट 8080 को यूज ले रहा है, और इसी दौरान मैंने कहा कि मुझे तो स्काइप सॉफ्टवेयर भी यूज लेना है, यानी हमने स्काइप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करा। अब कोइंसिडेंटली यहाँ पे हुआ ये कि स्काइप सॉफ्टवेयर भी कह रहा है कि मुझे तो पोर्ट 8080 चाहिए बात करने के लिए। ऐसे में क्या होगा सर, जैसे ही आप स्काइप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करोगे आपको एरर दिखा देगा। वो कहेगा कि वो कहेगा कि आपको जो पोर्ट चाहिए वो तो एम्प्टी है ही नहीं, वो तो फ्री नहीं है, उस पोर्ट को तो ऑलरेडी जूम नाम का सॉफ्टवेयर यूज ले रहा है। तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं। पहला ऑप्शन है कि या तो आप जूम को उसका काम कंप्लीट करने तक का वेट करो, जब वो उस पोर्ट को फ्री कर देगा, जब जूम का काम कंप्लीट हो जाएगा, जब हम जूम सॉफ्टवेयर को बंद कर देंगे, तब आप तब आप उस पोर्ट का यूज ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई जूम भी चलता रहे और हमें स्काइप भी चलाना ही है, तो उस केस में एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ये है कि आप स्काइप सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में जाओ और उसकी पोर्ट नंबर को चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल 8081 कर दो। तो अब आप नेटवर्किंग में बात तो कर पाओगे, बट ऐसा रिकमेंड नहीं करा जाता, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। रीजन बीइंग कि अभी जिससे भी बात करने जाएगा हमें वहां भी तो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी कि भाई 8081 पे बात करो। तो आपको यहाँ कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि सामने सॉफ्टवेयर में क्या पोर्ट कॉन्फ़िगर्ड है बातचीत के लिए। बट अगेन, ये दोनों रूल्स उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आएंगे। पहला रूल कह रहा है जिस सस्ते पे पैकेट भेजा ओपन होना जरूरी है, तो कंपनीज ने उस चीज की गारंटी ले ली। दूसरा रूल कह रहा है कि एक बार में एक रास्ते को एक ही जना यूज लेगा, तो इस बात का ध्यान हम लोग रखते हैं कि कोई भी दो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सेम पोर्ट पे वर्क कर रहे हो उसे हम एक बार में ना चलाएं। नॉर्मली आपको ऐसा फेस करने को कम मिलेगा, क्योंकि हम इतने सॉफ्टवेयर चलाते नहीं है जितनी पोर्ट्स है ना, 1 से लेके 65,535 पोर्ट्स है। तो हमारे लिए चीजें इतनी डिफिकल्ट होती नहीं है, बट फिर भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। और अगर आप में से कोई वेब डेवलपमेंट फील्ड में कभी रहा है, तो आप लोगों ने जैम सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, और उसमें अक्सर आपने ये एरर देखा होगा कि पोर्ट इज ऑलरेडी इन यूज, इस पोर्ट को तो पहले से कोई यूज ले रहा है। वो एरर इसी रीजन से आ रहा था। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंटर की। हमने पोर्ट की डेफिनेशन तो देखी, अब हमें पोर्ट के बारे में कुछ और चीजें समझनी है, जैसे कि टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। पोर्ट्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। क्यों डिवाइड करा गया है सर? इनके नेचर के बिहाफ पे, इनके वर्क के बिहाफ पे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। हम ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको अभी समझाता हूँ, पहले इनका बेसिक मीनिंग देख लेते हैं। सर 0 से लेके 1023 तक की जो रेंज है उसे वेल नोन पोर्ट्स कहा जाता है। 1024 से लेकर 49151 तक की जो रेंज है उसे रजिस्टर्ड पोर्ट कहा जाता है। और फाइनली 49152 से लेकर 65535 तक की जो रेंज है उसे डायनामिक पोर्ट कहा जाता है। अब सर इन्हें ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करा गया? तो इनके नेचर के बिहाफ पे करा गया। क्या मतलब? वेल नोन पोर्ट्स एक्चुअली वो पोर्ट्स है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ज्यादातर इन यूज दिखेगी, यानी ये वो पोर्ट्स हैं जिनको ज्यादातर लोग यूज लेते हैं, इनका यूज होना बहुत कॉमन है। ये कॉमन पोर्ट्स है जिसको हर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग में बात करते करते कोई ना कोई यूज ले ही लेता है। फॉर एग्जाम्पल, शायद आप लोगों ने सुना हो HTTP प्रोटोकॉल के बारे में। अगर आप में से किसी ने सुना है तो मुझे कमेंट सेशन के जरिए बताना कि HTTP जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सी पोर्ट पे वर्क करता है, या फिर ये बताना कि सर जो HTTPS है वो कौन सी पोर्ट पे वर्क करता है। तो आप लोगों के आंसर्स आएंगे कि सर जो HTTP है वो तो पोर्ट 80 पे वर्क करता है, और जो HTTPS है वो तो पोर्ट 443 पे वर्क करता है। आपको ये बात कैसे पता? बिकॉज सर ये पोर्ट्स इनके लिए करीब करीब फिक्स है, और फिक्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि इनने इस पोर्ट को खरीद लिया। और भी सॉफ्टवेयर सस्ते को यूज ले सकते हैं, लेकिन ये वो सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SNMP, ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो एक डिवाइस में बहुत ज्यादा यूज होती है। और अगर ये बहुत ज्यादा यूज होती है और अगर ये किसी पोर्ट को यूज ले रही है, तो इसका मतलब ये पोर्ट ज्यादातर तो बिजी रहेगी, क्योंकि जब तक वो सॉफ्टवेयर चालू है पोर्ट बिजी है। इसलिए इन पोर्ट्स को वेल नोन पोर्ट्स कहा जाता है। ये वो कॉमन पोर्ट्स है जो ज्यादातर यूज में रहती है, जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर जिस रेंज को यूज लेते हैं वो 0 से लेके 1023 की रेंज है। रजिस्टर्ड पोर्ट्स कौन सी है सर? ये वो पोर्ट्स है जो इसीलिए रखी गई है कि आपको अगर अपने कोई टास्क परफॉर्म कराने, अपने सॉफ्टवेयर के बीच में बातचीत करानी है या कुछ यूनिक टास्क करने हैं, तो वहां पे आप इन पोर्ट्स का यूज ले सकते हो। और डायनामिक पोस्ट, सर डायनामिक पोस्ट कुछ ऐसी पोस्ट है जो लगातार स्विच होती रहती है। स्विच से मेरा मतलब है ये कभी भी न्यूज हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो बेसिक छोटा छोटा डेटा सेंड करने के लिए, है ना, रिपोर्ट सेंड करने के लिए इन पोस्ट का यूज लेते हैं। तो ओवरऑल इन पोस्ट पे हम रिलाय नहीं करते एक अच्छे कनेक्शन के लिए।
ये पोस्ट ज्यादातर बिजी रहती है, हम रिलाय करते हैं इन पोस्ट पे। सर क्या मतलब आप इन पोस्ट पे रिलाय करते हैं? तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए एक अच्छा एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं आज हमारे पास एक यूजर ए है जो एक्चुअली एक अटैकर है, यानी एक हैकर है सर। इस हैकर ने क्या करा, इस हैकर ने बहुत मेहनत से एक यूजर को हैक करने के लिए, यानी यूजर बी को, एक यूजर बी है जो नॉर्मल सा विक्टिम है, इस विक्टिम को हैक करने के लिए यूजर ए ने एक मलिशियस प्रोग्राम बनाया। एक ऐसा प्रोग्राम जिससे वो किसी भी डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इस प्रोग्राम में हैकर ने, मान लेते हैं हैकर का आईपी था 4.4.4.4, तो हैकर ने इस प्रोग्राम में अपना आईपी लिखा और हैकर ने इस प्रोग्राम में अपना कोई पोर्ट लिखा, मान लो पोर्ट नंबर 81। तो यहाँ पे इसने पोर्ट नंबर 81 या पोर्ट 80 लिख दिया, मान लेते हैं, ठीक है। अब हैकर ने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हैकर ने अपना आईपी लिखा है, अपना पोर्ट लिखा है और एक प्रोग्राम लिखा है, जिसका मतलब है इस प्रोग्राम में लिखा क्या है, इस प्रोग्राम में ये लिखा है कि प्रोग्राम जिस भी डिवाइस में जाएगा, जिस भी डिवाइस में रन होगा, उस डिवाइस का सारा डेटा उठाएगा और ले जाके हैकर को दे देगा। एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम, जिस डिवाइस में जाएगा वहां से डेटा लेगा और हैकर की आईपी यानी 4.4.4.4 की पोर्ट नंबर 80 पे ये डेटा लाके दे देगा। अब दिक्कत ये है कि ये प्रोग्राम विक्टिम डिवाइस तक पहुंचेगा कैसे? हैकर ने अलग अलग तरीके से मेहनत करी। पहले यूजर को कॉल पे कन्विंस करा, कुछ नहीं हुआ। एक मेल भेजा जिसमें फाइल अटैच करी, कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से हैकर ने बहुत मेहनत करी। आप मान लीजिए करीब एक वीक की उसने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी, मेहनत करी, तब जाके फाइनली एट द एंड ये प्रोग्राम विक्टिम डिवाइस तक पहुंच गया। अब जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ यानी रन हुआ, तो होना क्या चाहिए था कि सर इस सिस्टम का सारा डेटा उठाता और ले जाके हैकर को दे देता, और हैकर हमारा बहुत ही खुश था क्योंकि उसे कुछ ही देर में उसका सारा डेटा मिल जाएगा, विक्टिम सिस्टम का सारा कंट्रोल मिल जाएगा। बट हुआ क्या, जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ, सिस्टम का सारा डेटा कलेक्ट करा गया और जब इसे सिस्टम से बाहर ले जाने की बात आई तो आ गया सामने एक एरर। कैसा एरर सर? एरर में लिखा हुआ था कि पोर्ट 80 ऑलरेडी इन यूज है, एचटीटीपी नाम की एक सर्विस पोर्ट 80 को यूज ले रही है। अब आप सोचो, हैकर ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, एक बहुत पावरफुल प्रोग्राम जिसे एंटीवायरस भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। वो प्रोग्राम उसने बहुत मेहनत से विक्टिम डिवाइस तक पहुंचाया। सब कुछ सही था, सब कुछ सेटल था, विक्टिम ने क्लिक कर दिया, प्रोग्राम रन हो गया, फिर भी डेटा नहीं मिला। क्यों? केवल एक गलत पोर्ट सिलेक्शन की वजह से। केवल इसलिए क्योंकि उसने जो पोस्ट सिलेक्ट करी वो वेल नोन पोस्ट में से एक थी, यानी वो पोस्ट जिनमें चांसेस ज्यादा है कि वो ऑलरेडी इन यूज होगी। अब जब तक एचटीटीपी इस पोर्ट को यूज ले रहा है, ये एरर रिजॉल्व नहीं होगा, ये डेटा बाहर नहीं जाएगा। तो अब आप सोचिए टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए कि हमें कब नेटवर्किंग में कौन से कम्युनिकेशन है, कौन से अटैक करने के लिए कौन सी पोस्ट को यूज लेना चाहिए। जब भी आप ऐसे मिलिशियस प्रोग्राम या ऐसी डायरेक्शन में जाते हैं, जब एक हैकर ऐसी डायरेक्शन में जाता है तो वो यूज लेता है रजिस्टर्ड पोर्ट की रेंज को। ये रेंज ज्यादातर फ्री रहती है तो इसको एरर्स नहीं आएंगे। दूसरी बात, जब भी हम एक डिवाइस को स्कैन करते हैं, जब मैं एक डिवाइस में ओपन रास्ते ढूंढना चाहता हूं ताकि मैं उसके अंदर एंटर करूं और उसे हैक कर लूं, तो ऐसे में हम वेल नोन पोर्ट का यूज लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये पोर्ट तो इस डिवाइस में ओपन होगी, तो क्यों ना ओपन पोर्ट के जरिए डिवाइस के अंदर एंटर कर जाऊं। दोनों तरीके से डिवाइसेस हैक होते हैं, इसके बारे में आगे चल के समझेंगे। फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पोर्ट्स के बारे में हमने टॉपिक पढ़ा, ये बात सभी को समझ आ गई होगी, टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा। क्या सर ये बात सही है कि वेल नोन पोर्ट्स, कॉमन पोर्ट्स ज्यादातर यूज में रहती है? आप खुद देख लो, अगर आप देखोगे पोर्ट नंबर 21, 22 और इसी तरीके से 443 तक की कुछ कॉमन पोर्ट्स लिखी है, सारी नहीं लिखी, लेकिन इन पोर्ट्स में भी अगर आप देखोगे तो फिक्स है कि इनको कौन यूज ले रहा है। पोर्ट 20 को एफटीपी, 21 को भी एफटीपी, 22 को एसएसएच, एसएमटीपी 25, पोर्ट नंबर 80 एचटीटीपी और 443 पे चलता है एसएसएल सर्टिफिकेट जो आपके एचटीटीपी को बनाता है एचटीटीपीएस। आई बिलीव लर्नर्स, आपको पोर्ट का ये ओवरऑल कंसेप्ट, पोर्ट के टाइप्स तो क्लियर हुए, पर डाउट हमारे मन में ये है कि सामने वाली मशीन में कितने रास्ते ओपन है, उस घर में एंटर करने के लिए कितने डोर्स ओपन है, कितनी पोर्ट्स ओपन है, कैसे पता लगा। तो आइए एक स्कैन करके देखेंगे कि हम कैसे एक डिवाइस में ओपन पोस्ट देख सकते हैं और उन पोस्ट पर चलने वाली सर्विसेज भी हम क्रॉस चेक करेंगे। सो लर्नर्स, अगर आप किसी भी सर्वर, किसी भी डिवाइस, किसी भी मशीन को स्कैन करना चाहते हैं, उसके ओपन पोस्ट फिगर आउट करना चाहते हैं, सबसे पहले जरूरी है कि हम आईपी के रूल्स को फॉलो करें। हमें देखना है कि हम जिस आईपी को स्कैन कर रहे हैं, जिस डिवाइस को हम स्कैन कर रहे हैं, उससे बात कर सकते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा विच इज पिंग स्पेस testphp1web.com, ताकि मुझे इसका आईपी मिल जाए और इसके आईपी पे हम एक बेसिक नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म कर सके, हम जान सके कि ओपन पोर्ट्स कैसे ढूंढी जाती है। बहुत डिटेल में नहीं लर्नर्स, उसके बारे में हम आगे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, बट फिलहाल हम जानना चाहते हैं कि क्या जनरली किसी पोर्ट पे कोई सर्विस चल रही है या नहीं चल रही है ना।
थोड़ा वेट करेंगे इसका रिजल्ट आने का, और इसका रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। हमें चाहिए था बस इसका आईपी एड्रेस। पिंग लिखने से बेसिकली इसका आईपी एड्रेस हमें मिला है, हमने आईपी को करा कॉपी और एक कमांड लिखा विच इज nmap आईपी एड्रेस -v फॉर वर्बस एंड -F विच इज फास्ट स्कैन। यानी मैं कह रहा हूँ जल्दी से स्कैन करके रिजल्ट लिया। साथ ही साथ हमें तो बस ये देखना है कि ओपन पोर्ट दिखती है कि नहीं दिखती, कैसे पता पड़ता है कि पोर्ट ओपन है। तो हमने -P में लिख दिया कि हमें बस पोर्ट 80 का डेटा दे दो, पोर्ट नंबर 80 के बारे में बता दो कि उसका स्टेटस क्या है। ये कमांड्स लिखने के बाद हमने एंटर प्रेस करा। अगर कोई एरर आता भी है तो हम उसे सॉल्व करने के लिए कुछ कमांड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि सर आप -F के साथ -P यूज नहीं ले सकते। हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, -F को हटा देते हैं। एंटर प्रेस करा। आप देखोगे कि ये बोल रहा है कि पोर्ट नंबर 80 जो है उसका स्टेटस फिल्टर्ड बता रहा है। एक बार में इसने सही डेटा नहीं दिया, लेकिन अगर आप सही डेटा लेना चाहते हो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा हम स्कैन में चेंजेस करेंगे। हम यहाँ पे -P को हटा के -F मेंशन कर देंगे जो कि डेटा सही ला सकता है। डिस्प्ले क्लियर करते हैं, आपको कमांड विजिबल होगा। एंटर प्रेस करा। अब ये सामने वाली मशीन की पोर्ट 80 का स्टेटस हमें लाके दे देगा और शायद ज्यादा भी लाके दे देगा। तो ओवरऑल हमें इससे एक आइडिया लगेगा कि क्या जेन्युइनली किसी भी सर्वर, किसी भी वेबसाइट की ओपन पोस्ट चेक कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, जहाँ पे हमारी मदद फायरवॉल बाईपास टेक्निक्स करती है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे प्रैक्टिकली। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो क्या रहा है कि सर एक ओपन पोर्ट मिली है जिसका पोर्ट नंबर 80 है, और देखते हैं रिजल्ट क्या लेकर आता है। और अब देखना बस ये है कि पोर्ट 80 पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कौन सी सर्विस चल रही है। थोड़ा वेट करेंगे। आई होप लर्नर्स आप सभी को विजिबल होगा कि सर पोर्ट नंबर 80 का डेटा आ चुका है, वहां पे उसका स्टेटस ओपन है और उस पर जो सर्विस चल रही है वो HTTP है। इसी तरीके से और भी पोस्ट का डेटा लिया जा सकता था, जिसके बारे में अभी नहीं, अभी बस हम समझ रहे थे पोस्ट क्या है, कैसे वर्क करती है, उसका स्टेटस कैसे देखा जाए, उसे स्कैन कैसे करा जाए, उसका बेसिक आइडिया भी हमने लिया है। तो डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लर्नर्स। उम्मीद है आज हमने जितना टॉपिक पढ़ा आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर हुआ है डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ आप लोगों को जो वीडियोस पसंद आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें। हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी? दिस इज आशीष कुमार, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू साइबर पाशा। लर्नर्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग। यानी हम प्रोटोकॉल्स के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नेटवर्किंग में हमारी कैसे मदद करते हैं, इनका यूज क्या है नेटवर्किंग में, और इनकी मदद से कोई डिवाइस कितना सिक्योर हो सकता है या कितना कमजोर हो सकता है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पर नजर रखेंगे लर्नर्स। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या समझने वाले हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक को पढ़ेंगे वो है व्हाट इज नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी/आईपी मॉडल, टीसीपी/आईपी मॉडल्स के बिहाफ पे क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, और उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे सबसे फेवरेट प्रोटोकॉल टीसीपी की तरफ। उसके फ्लैग्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लैग्स इन टीसीपी प्रोटोकॉल। उसके बाद हम जाएंगे टीसीपी कनेक्शन एंड सेशन टर्मिनेशन प्रोसेस की तरफ, कि टीसीपी कनेक्शन को कैसे बनाता है और उसे तोड़ता कैसे है। जब फाइनली हमें सारे कंसेप्ट सीख चुके होंगे तो हम करेंगे टीसीपी वर्सेस यूडीपी, यानी कंपेयर करेंगे टीसीपी को यूडीपी। सो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ, जो ये है कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल क्या होता है। सर जहां तक हमें पता है प्रोटोकॉल्स वर्ड का अगर हम बेसिक इंग्लिश मीनिंग भी देखें तो इसका मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन। हम जहां भी जाते हैं वहां के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, और क्या जरूरत है प्रोटोकॉल्स की, कि सर अगर आज आप अपने घर से अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आज हम अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहे हैं तो हम किसी भी मोड से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी व्हीकल के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं हम वहां के ट्रैफिक रूल्स जरूर फॉलो करते हैं। अगर रेड लाइट आएगी हम रुकेंगे, अगर स्पीड लिमिट का बोर्ड है तो वहां पे स्पीड लिमिट का ध्यान रखेंगे, सीट बेल्ट को वेयर करेंगे, यानी हम ओवरऑल सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन? अगर हम रूल्स फॉलो ना करें तो सर रूल्स आप इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि आप अपने सोर्स से अपने डेस्टिनेशन तक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ पहुंच सके। अगर आपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करा, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करा, तो शायद आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंच पाए। और नेटवर्किंग में भी सेम कंसेप्ट है कि अगर आज आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, मान लेते हैं मैंने हाई मैसेज भेजा है, ताकि ये मैसेज सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, हम यूज लेते हैं प्रोटोकॉल्स को। प्रोटोकॉल्स का गोल ही है, क्या गोल है सर? सर प्रोटोकॉल्स और कुछ नहीं, सेट ऑफ रूल्स हैं जो बताते हैं डेटा कैसे ट्रांसमिट करा जाए, यानी जितने भी डेटा के ट्रांजेक्शंस हैं, इनकमिंग पैकेट हो, आउटगोइंग पैकेट हो, यानी आपके पास कोई पैकेट आ रहा हो या आप कोई पैकेट भेज रहे हो, वहां पे प्रोटोकॉल्स मेक श्योर करते हैं कि आपका डेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ट्रांसफर हो पाए, ताकि डिवाइस कम्युनिकेशन बेटर हो सके। यही प्रोटोकॉल्स का काम है लर्नर्स। आज के टाइम पे हम जब भी नेटवर्किंग में किसी ना किसी से बात करते हैं तो हम कोई ना कोई प्रोटोकॉल को यूज ले ही रहे हैं, तभी हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ
बात कर पा रहे हैं। बिना प्रोटोकॉल्स के हम बात नहीं कर सकते। तो सर अब प्रोटोकॉल्स कौन-कौन से हैं हमारे पास? तो हमने कहा एक काम करते हैं, टीसीपी/आईपी मॉडल के साथ में प्रोटोकॉल्स की लिस्ट भी देख लेते हैं। अब देखो प्रोटोकॉल्स लर्नर्स हमारे पास बहुत सारे हैं और द पॉइंट इज़ कि हमें अभी किसी प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता है। अगर मैं आपके सामने नाम पढ़ूँ टेलनेट, एसएमटीपी, पीओपी3, एफटीपी, एनटीपी, एसएसएच, एसएनएमपी, ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें प्रोटोकॉल्स का नाम इससे पहले हमने नहीं सुना है। शायद एचटीटीपी वर्ड हमने सुना हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं एचटीटीपी, शायद इसके बारे में हमने सुना हो, लेकिन बाकी सबका आइडिया तो नहीं है सर। ताकि हम इन प्रोटोकॉल्स के नाम से फिलहाल फेमिलियर हो जाएं और आगे चल के इनको डिटेल में पढ़ सकें, इनमें कमियां ढूंढ सकें, इसीलिए टीसीपी/आईपी मॉडल के सामने इन्हें रखा गया है। सर क्या होता है टीसीपी/आईपी मॉडल? तो लर्नर्स इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। हुआ ये कि नेटवर्किंग में हम बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन जब हम बात कर रहे थे, यानी अगर आज यूजर ए ने यूजर बी को कोई भी मैसेज सेंड करा, कोई भी पैकेज सेंड करा, कोई भी फाइल सेंड करी, तो सवाल ये होता है कि ये मैसेज एक यूजर से दूसरे यूजर तक पहुंचता कैसे है? उसका कोई तो प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए, उस प्रोसेस के स्टैंडर्ड तरीके को हमें डिफाइन करने के लिए इंट्रोड्यूस करा गया ओएसआई मॉडल को, जिसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। एक ऐसा मॉडल जिसने आपको ये बताया कि सर एक्चुअली आप नेटवर्किंग में बात कैसे करते हो। जब आप अपने डिवाइस में जाके लिखते हो हाय और आपके डिवाइस से मैसेज यूजर तक जाता है, तो वो जाता कैसे है? कि सर एक हार्डवेयर डिवाइस होगा, वो कनेक्शन बनाएगा, दूसरा डिवाइस होगा या दूसरा कोई हिस्सा होगा या कोई टेक्नोलॉजी होगी जो सबका आईपी पता करेगा। फिर वो देखेगा कि आपको किस आईपी पे भेजना हो, उस आईपी पे पैकेट भेजने के लिए कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनने के बाद पैकेट पहुंचेगा, उस पैकेट को व्यू मोड में लाया जाएगा, यानी आपको दिखाया जाएगा। तो ये देखा जाए तो पूरा एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए ओएसआई मॉडल का यूज लिया गया। ओएसआई मॉडल ने हमें बताया कि एक्चुअली आप नेटवर्किंग में बात करते कैसे हो, उसका फ्लो क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। और जब हमने उस प्रोसेस को देखा तो हमने कहा ये सही कह रहे हैं, इसी तरीके से हम नेटवर्किंग में बात करते हैं। बट एक्चुअली हुआ क्या लर्नर्स, जब हमने उस प्रोसेस को और डिटेल में देखा और क्लियर लेवल पे देखा, जब हमने आज के टाइम पे नेटवर्किंग में हम जैसे बात करते हैं और ओएसआई मॉडल जो हमें समझा रहा था, जब हमने इन दोनों को कंपेयर करा, डिटेल में देखा, तब हमें रियलाइज हुआ कि सर ओएसआई मॉडल में 7 लेयर डिफाइन करी गई थी, 7 लेयर्स डिफाइन करी गई थी, है ना। हर लेयर बता रही थी कि आप नेटवर्किंग में कैसे और कहाँ पे बात कर पाओगे। और जब हमने रियल वर्ल्ड में यानी वाइड एरिया नेटवर्क में बात करते हुए अपने प्रोसेस को ओएसआई के प्रोसेस से कंपेयर करा, तो हमने कहा यहाँ कुछ अपडेट्स की जरूरत है, यानी ओएसआई में अपडेट्स की जरूरत है। और ऐसा ही हुआ, हमारे पास ओएसआई का अपडेटेड वर्जन आया विच इज टीसीपी/आईपी मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। बेसिकली टीसीपी/आईपी मॉडल क्या था सर? कुछ नहीं, ओएसआई का ही अपडेटेड वर्जन था, जो आज के टाइम पे प्रैक्टिकल लेवल पे आपके काम आ रहा है। ओएसआई बेस था, ये उसका अपडेटेड और एक प्रैक्टिकल मॉडल है। वाइड एरिया नेटवर्क में जब आप बात करते हो तो इसी तरीके से करते हो। हमने कहा ठीक है। अब हमने क्या करा कि सर इनमें हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक आपके पास नेटवर्क एक्सेस लेयर है, एक इंटरनेट लेयर है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर है, एक एप्लीकेशन लेयर है। यानी ये टीसीपी आईपी का 4 लेयर मॉडल है ना। लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3 और लेयर नंबर 4। असल में जो टीसीपी आईपी मॉडल या कोई भी मॉडल है, उसे हमेशा डाउन टू अप रीड करा जाता है। तो सबसे पहली लेयर हमारे पास नेटवर्क एक्सेस लेयर है। अब आप ये देख पाओगे कि नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं। भले ही उन प्रोटोकॉल्स के बारे में हमें जीरो नॉलेज हो, जीरो आइडिया हो, लेकिन एटलीस्ट हम उनके नाम से फेमिलियर हो पाएंगे अभी। तो आप देख सकते हो नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर क्या काम हो रहा है। सर यहाँ पे इथरनेट, ट्रिपल पी, एडीएसएल, यानी ये वो हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स हैं, ये वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं जो नेटवर्किंग में बात करने में हमारी मदद करते हैं। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर जो है वो इन हार्डवेयर रिसोर्सेज को, इन हार्डवेयर डिवाइसेस को जो हमारा कनेक्शन बनाते हैं, जो इनकी मदद से हम डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं, ये उन पे फोकस कर रहा है। इंटरनेट लेयर किस पे फोकस कर रहा है? इंटरनेट लेयर ने कहा लर्नर्स कि हम यहाँ पे सारा आईपी रिजोल्यूशन का काम कर रहे हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन का काम कर रहे हैं। हम पता लगा रहे हैं किसके पास क्या एड्रेस है। फॉर एग्जांपल आईपी प्रोटोकॉल, सर ये हमारा एड्रेस ही होता है ना। आईसीएमपी काम करता है ये चेक करने के लिए कि सामने वाली मशीन ओपन है या नहीं। एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल काम आता है सबका आईपी चेक करने में, है ना। डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सबको आईपी अलॉट करने में। आईसीएमपी का फुल फॉर्म था इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल या मैसेज प्रोटोकॉल। तो ओवरऑल ये प्रोटोकॉल्स क्या कर रहे हैं, इनका यूज क्या है? सर ओवरऑल इनका यूज है आईपी एड्रेसिंग करना, ये एड्रेसिंग करना, ये पता लगाना कि सर किसके पास क्या एड्रेस है, ताकि हम डायरेक्ट उसी से बात कर सकें जिससे हम बात करना चाहते हैं। यानी यूजर को पहचानने में मदद कर रहा है। अब मान लेते हैं यूजर को पहचान लिया, यूजर ए को यूजर बी का आईपी कंफर्म हो गया एआरपी, आईसीएमपी, डीएचसीपी आईपी की मदद से। जैसे भी आप धीरे धीरे प्रोसेस समझेंगे, बट इसे आईपी मिल गया तो अब क्या होगा? सर अब दोनों को बातचीत करनी है। बट सवाल ये है कि क्या बिना कनेक्शन बनाए हम बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो होगा ये कि ट्रांसपोर्ट लेयर इस चीज की जिम्मेदारी लेगी।
ट्रांसपोर्ट लेयर कहेगी कि ठीक है मैं कनेक्शन बनाने में मदद करूंगी। और ट्रांसपोर्ट लेयर में जो सबसे मेन प्रोटोकॉल्स हमारे पास आते हैं वो है टीसीपी एंड यूडीपी। लर्नर्स, ये दो ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो नेटवर्किंग में जब भी आप किसी से भी बात करेंगे तो ये यूज में आएंगे ही आएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो हमारे कनेक्शंस बनाते हैं। इनके जरिए कनेक्शन बनाने के बाद सारे प्रोटोकॉल्स आपस में बात करते हैं। और इन दोनों में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है वो है टीसीपी, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। लेकिन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा यूज कौन हो रहा है? टीसीपी हो रहा है। हमने कहा ठीक है। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर की, यानी हम मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करा है, कनेक्शन बना दिया। यूजर ए और यूजर बी के बीच में एक प्रॉपर टनल, एक कनेक्शन बन चुका है जिसके अंदर ये जितना और जो डेटा शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो भी डेटा भेजा जाएगा उसे किसी तो फॉर्मेट में भेजा जाएगा, है ना? उस डेटा का कोई तो फॉर्मेट होगा जो जाता हुआ दिखेगा, भले ही दिखे ना दिखे आपको डायरेक्टली, बट किसी फॉर्मेट से ही डेटा को भेजा जाएगा। वो फॉर्मेट डिजाइन करती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास आता है टेलनेट, एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आज के टाइम पे आप किसी को भी कोई भी मेल सेंड करते हैं, चाहे आप जीमेल के जरिए करें, चाहे आप आउटलुक के जरिए करें, चाहे आप थंडरबर्ड के जरिए करें, आप किसी भी टूल के जरिए जब किसी को मेल करते हैं तो वो मेल सेंड होने में एसएमटीपी प्रोटोकॉल हमारी मदद करता है। यानी एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक मेलिंग प्रोटोकॉल है। उसके बाद हमारे पास पीओपी3 है जो इसी का साथी है। फिर हमारे पास आता है एफटीपी, जिसका मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो फाइल्स और फोल्डर्स के शेयरिंग को मैनेज करता है। फिर आता है एनटीपी, नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर इसका एक और मीनिंग भी है जो हम आगे चल के समझेंगे, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से सर आप वेबसाइट चलाते हैं, जो बाय डिफॉल्ट वर्क करता है पोर्ट नंबर 80 पे, है ना? फिर आता है एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एक पुराना प्रोटोकॉल है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स के नाम से फेमिलियर हो रहे हैं। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम्स, जो डोमेन नेम्स को रिजॉल्व करने में, डोमेन नेम्स कंफर्म करने में हमारी मदद करते हैं। और फाइनली एसएसएच। तो लर्नर्स, इस तरीके से ये जो प्रोटोकॉल्स अभी आपने देखे, हम ये तो मान लेते हैं कि सर हमें प्रोटोकॉल्स के बारे में जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं पता है, लेकिन अब हमें शायद हर एक प्रोटोकॉल के नाम से हम थोड़ा बहुत फेमिलियर हो गए। शायद अब अगर इनमें से कोई भी नाम हमें फ्यूचर में दिखता है तो हमें एटलीस्ट ये पता होगा कि ये है तो एक प्रोटोकॉल। इसका वर्क क्या है ये हमें धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये थे हमारे प्रोटोकॉल्स। और इन सभी प्रोटोकॉल्स में जो इन प्रोटोकॉल्स का किंग है, जो इन सभी की मदद करता है, जो इन सभी की हेल्प करता है बातचीत करने में, कनेक्शन बनाने में, जिसके बिना बातचीत करना पॉसिबल नहीं है, उस प्रोटोकॉल का नाम है टीसीपी एंड यूडीपी, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल। और उसमें भी सबसे ज्यादा टीसीपी। अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं कि एक्चुअली टीसीपी कितना ज्यादा यूजफुल है, तो आपके सामने डेटा आपको विजिबल होगा। ये डेटा बता रहा है कि सर पोर्ट 20 को एफटीपी यूज लेता है, 21 को भी एफटीपी यूज लेता है। हमने इस डेटा को पहले भी देखा है ना? 22 को एसएसएच, 80 को एचटीटीपी, 443 को एसएसएल, जिसकी वजह से एचटीटीपी बन जाता है, एचटीटीपीएस। बट अगर आप ध्यान दें तो आप ये देखोगे कि सर कितनी भी पोर्ट्स हो, उनके कोई भी प्रोटोकॉल्स हो, ये सारे प्रोटोकॉल्स इन पोर्ट्स पे जो काम कर रहे हैं या किसी से भी जब बातचीत करते हैं तो यूज लेते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल को। सारी ही अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत के लिए मेनली टीसीपी को यूज लेते हैं। इनमें से केवल एक ऐसा प्रोटोकॉल आपको देखने को मिल रहा है, विच इज डीएनएस, जो टीसीपी और यूडीपी दोनों को यूटिलाइज कर रहा है। अदरवाइज हमारे सारे प्रोटोकॉल टीसीपी पे बेस्ड है, टीसीपी पे डिपेंड है। जब टीसीपी दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बनाता है तब ये सब बात करते हैं। लेकिन टीसीपी कनेक्शन कैसे बनाता है सर? और सब लोग टीसीपी पे इतना ज्यादा डिपेंड क्यों है? इसमें ऐसा क्या खास है? तो आइए लर्नर्स, इस पॉइंटर को समझने के लिए हम पहले टीसीपी के कुछ दोस्तों से मिलते हैं। बेसिकली टीसीपी के फ्लैग्स से मिलते हैं। टीसीपी के पास वैसे तो टोटल 8 फ्लैग्स हैं, लेकिन अभी हम 6 फ्लैग्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी टॉपिक्स में ही हमारे लिए जरूरी है। अभी हमें बता रहा है कि टीसीपी के पास टोटल 6 फ्लैग्स हैं, जिन्हें हम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझ रहे हैं कि ये टीसीपी के दोस्त हैं, टीसीपी के फ्रेंड्स हैं। और हर एक फ्रेंड एक यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है। हर एक फ्रेंड के पास कोई एक खास चीज है। अब देखते हैं इसके कौन से फ्लैग्स इसकी कैसे मदद करते हैं और किसमें क्या खास है। सो टीसीपी का सबसे पहला फ्रेंड यानी पहला फ्लैग, जिसका नाम यूआरजी है, जिसका फुल फॉर्म अर्जेंट है, जिसकी डेफिनेशन है प्रोसेस डेटा इमीडिएटली। इसका मतलब एग्जैक्टली है क्या? सर नॉर्मली अगर आज हम किसी से बातचीत करते हैं और उस बातचीत के दौरान, उस कम्युनिकेशन के दौरान, मतलब मान लेते हैं अगर यूजर ए और यूजर बी आपस में बात कर रहे हैं, इस बातचीत के दौरान ये आपस में बातचीत करे जा रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा डेटा है जिस पे यूजर ए को बहुत ही फास्ट रिप्लाई चाहिए। यानी यूजर ए ने क्या करा, कोई एक ऐसा मैसेज था जिसमें उसको बहुत फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए था। तो अगर ये टीसीपी में हो रहा होता तो ये इसके साथ यूआरजी फ्लैग भेजता,
यानी ये कहना चाहता है कि इस पैकेट की प्रायोरिटीज जो है, इस टास्क की जो प्रायोरिटीज है वो हाई, इस पे अभी के अभी काम होना चाहिए है, बिना किसी चीज को एंटरटेन करे, सारी चीजों को इग्नोर करे, बिना टाइम वेस्ट करे, अभी के अभी इस टास्क को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ यूआरजी फ्लैग है जो कह रहा है कि इस टास्क की प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा है, और यही यूआरजी का काम है। अगर कोई भी हम नेटवर्किंग में किसी से बात कर रहे हैं, अब टीसीपी के अंदर जब भी हम नेटवर्किंग में बात कर रहे हैं, और कभी कभार कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनकी प्रायोरिटीज बहुत हाई होती है, जिसमें पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करा जाता, जिसमें सीधा टास्क जाता है और कहता है सब कुछ रोको और अभी के अभी हमारा काम करो, वहां पे यूआरजी फ्लैग यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हैं नेटवर्किंग में, और एकदम से आपने कंट्रोल सी प्रेस करा, तो जब मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा तो क्या वो नेटवर्क रुक जाएगा? उस नेटवर्क को रुकना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि कंट्रोल सी टर्मिनल में, लिनक्स में क्लोज का प्रोसेस होता है, क्लोज का शॉर्टकट होता है, जिसका मतलब है चलते हुए प्रोसेस को फोर्सफुली क्लोज कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो ऐसे में जब मैंने कंट्रोल सी प्रेस करा तो मैंने कहा इस टास्क को फोर्सफुली रोको, लेकिन सारा काम छोड़ के रोको। ऐसा नहीं कि आप वेट करो, अपना सारा काम पूरा कर लो फिर प्रोसेस को बंद करो, नहीं, सारा काम वहीं के वहीं होल्ड करके इस प्रोसेस को तोड़ दो, इस प्रोसेस को एंड कर दो। तो ये कैसे होगा कि सर आपने जब कंट्रोल सी करा तो आपका जो रिक्वेस्ट था, उस रिक्वेस्ट में यूआरजी फ्लैग होगा, जो सामने जाके कहेगा कि इस कनेक्शन को अभी कभी तोड़ा जाए, सारे काम भूल के, सारी चीजें छोड़ के राइट नाउ इस टास्क को एग्जीक्यूट करा जाए। ये यूआरजी का काम है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पीएसएच फ्लैग, जो कह रहा है सेंड ऑल बफर डेटा इमीडिएटली। इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है कि सर जब आप नेटवर्किंग में बातचीत करते हो ना, तो आपका डेटा पहले एज अ बफर स्टोर करा जाता है, फिर एक साथ आपको शेयर करा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते कि हमारा डेटा ऐसे रास्ते में कहीं रुके, एज ए बफर रुके, हम चाहते हैं सीधा शेयर हो जाए। तो जब हम डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहते हैं, वहां पे हम पीएसएच फ्लैग का यूज लेते हैं। वहां पे हम कहते हैं कि बिना वेट करे, बिना कहीं पे रुके, आप तो सीधा में पैकेट सेंड करना स्टार्ट करो, आप उसे रोको मत रास्ते में। उस डेटा को स्टोर, उस डेटा को रखने के लिए, एक मीनिंग क्रिएट करने के लिए मत रोको। वो डेटा है, बफर डेटा, बफर के उस स्टोरेज में पड़ा है, आप उसे डायरेक्ट भेजो, इस बार बफर में स्टोर करो ही मत। देन हमारे पास आता है फिन फ्लैग। इसका क्या काम है? तो सर फिन का मतलब है फिनिश, पीएसएच का मतलब था पुश, है ना, जो पुश कर रहा था, कह रहा था यहाँ मत रुको, आगे चलो, है ना। उसी तरीके से फिन फ्लैग, जिसका फुल फॉर्म फिनिश है, ये कैसे वर्क करता है? तो सर फिनिश फ्लैग का कहना है कि जब भी आप नेटवर्किंग में बात करते हो, मान लेते हैं अगर आज यूजर ए है और एक यूजर बी है, दोनों अच्छे दोस्त है ना। अब यूजर ए के पास कोई मार्केट में बहुत ही लेटेस्ट एक मूवी पड़ी है, और यूजर बी को भी ये मूवी चाहिए है। तो ऐसे में क्या होगा सर? दोनों डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन क्रिएट हो, कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब कनेक्शन क्रिएट हुआ है तो डेटा शेयरिंग चालू होगा, वो भी हो गया। मान लेते हैं आपको जो मूवी आपके पास थी वो आपने 100% ट्रांसफर कर दी। अब क्योंकि हमने इस मूवी को 100% ट्रांसफर कर दिया है, अब कोई ट्रांजेक्शन बाकी नहीं है, तो सवाल यह है कि आप अब भी ये कनेक्शन बना के रखोगे? एक्चुअली नहीं सर। हमें जो डेटा ट्रांसफर करना था, जब वो ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है, तो फिर हम कनेक्शन तोड़ क्यों ना दे? तो यहाँ पे भी वही होगा। जैसे ही बातचीत कंप्लीट हुई, इस कनेक्शन को तोड़ना है, और तोड़ने के लिए फिन फ्लैग काम आता है। यानी यूजर ए यूजर बी को एक फिन फ्लैग भेजेगा, कहेगा कि सर मैं आपसे कनेक्शन तोड़ना चाहता हूँ, मुझे जो बातचीत करनी थी वो अब हो चुकी है। और अगर यूजर बी के बाद पे भी सेम चीज है, यूजर बी को भी सारा डेटा रिसीव हो गया है, तो यूजर बी भी क्या करेगा? एक फिन फ्लैग सेंड कर देगा, यानी कनेक्शन तोड़ते हैं। कैसे होगा हम समझेंगे, बट फिन का मतलब है कनेक्शन तोड़ने की रिक्वेस्ट, कि हम कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं, डेटा ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आता है एसीके, यानी एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। इसका मतलब क्या है? तो सर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप किसी को भी अगर कोई पैकेट भेजते हो, कोई मैसेज भेजते हो, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपका वो पैकेट, आपका वो मैसेज सामने पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक्नॉलेजमेंट फ्लैग को इंट्रोड्यूस करा गया, और कहा गया कि अगर आपका पैकेज सामने पहुंच जाता है तो आपको बदले में एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजना है। यानी अगर मैंने आपको हाई मैसेज भेजा तो मुझे डुअल टिक लिखा हुआ दिखाएगा, जो कि ब्लू कलर में होगा, तो मुझे पता पड़ जाएगा कि मेरा मैसेज अब तक पहुंच चुका है। अब टीसीपी में ब्लू टिक, सिंगल टिक, डुअल टिक तो नहीं है, वहां पे सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने एक फ्लैग भेजा, अगर वो रिसीव हुआ तो सामने वाली मशीन एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजेगी, और अगर वो रिसीव नहीं हुआ किसी भी रीजन से, तो आपको कोई एक्नॉलेजमेंट फ्लैग नहीं मिलेगा। यानी एक्नॉलेज का मतलब है आपके भेजे हुए पैकेट की रिसीप्ट, कि आपका पैकेट पहुंच चुका है। देन हमारे पास आता है आरएसटी फ्लैग। ये क्या करता है? सर आप जब भी नेटवर्किंग में बातचीत करते हैं, नेटवर्किंग में ग्लिच आ रहा है, नेटवर्क स्लो वर्क कर रहा है, ट्रांजेक्शन अच्छे से नहीं हो रहे, ट्रांजेक्शन स्लो हो रहे हैं, तो वहां पे आरएसटी फ्लैग काम आता है, जिसका काम है कनेक्शन को तोड़ के फिर से बनाना। क्योंकि कई बार ऐसा करने पे हमारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे ही रिजॉल्व हो जाती है। तो ओवरऑल आरएसटी का मतलब क्या है? कनेक्शन को तोड़ के रिक्रिएट करना, ताकि आपकी नेटवर्किंग में जो ग्लिचेस, जो प्रॉब्लम्स, जो एरर्स आ रही है, उन्हें रिजॉल्व करा जा सके।
जैसे अगर आज हमारे डिवाइस में कोई एरर आती है तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से नेटवर्क को रीस्टार्ट कर रहा है, एक कनेक्शन को रीस्टार्ट कर रहा है। देन हमारे पास आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, इवन देखा जाए तो इस पूरे प्रोसेस का सबसे पहला फ्लैग है ये, जिसे हम सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम सिन फ्लैग है, जिसका फुल फॉर्म है सिंक्रोनाइज। इसका मतलब क्या है? तो सर सिंक्रोनाइज यानी सिन फ्लैग एक ऐसा फ्लैग है जो कनेक्शन बनाने के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। जब भी आप नेटवर्किंग में बात करना चाहते हो, यूजर ए को यूजर बी से बात करनी है, तो वो पहला पैकेट क्या भेजेगा, यानी वो उसे कैसे अप्रोच करेगा? सर वो उसे एक सिन पैकेट भेजेगा, जिसको देखते ही यूजर बी को समझ आ जाएगा कि अच्छा यूजर ए मुझसे बात करना चाहता है, कनेक्शन बनाना चाहता है। तो कनेक्शन बनाने के लिए जो सबसे पहला फ्लैग भेजा जाता है वो सिन पैकेट है, वो सिन फ्लैग है। आई होप लर्नर्स आप सभी को ये 6 फ्लैग्स की वर्किंग तो समझ आई कि सर कौन सा क्या काम कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये टीसीपी की मदद कैसे कर रहा है, टीसीपी ने यूज कैसे ले रहा है और टीसीपी एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है। इसे समझने के लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो हमें टीसीपी का यानी हमारे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का वर्किंग बहुत इजीली समझा देगा। यहाँ पे लर्नर्स टीसीपी के बारे में कहा जाता है कि सर टीसीपी फॉलो करता है 3-वे हैंडशेक को। 3-वे का मतलब है 3 स्टेप्स और हैंडशेक का मतलब है कनेक्शन बनाना। जब भी आपको हैंडशेक वर्ड दिखेगा, इसका क्लियर कट मतलब होगा कि ये कनेक्शन बनाने की बात कर रहा है। ये कीवर्ड है जो डिफाइन करता है कनेक्शन बनाने के प्रोसेस को। तो इसने हमें क्या कहा कि टीसीपी 3 स्टेप्स की मदद से कनेक्शन बनाता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे 2 यूजर्स हैं, एक है राहुल और एक है स्वाति। राहुल को स्वाति से बात करना है, कनेक्शन बनाना है, कम्युनिकेशन करना है, डेटा शेयरिंग करना है। ये सब करने से पहले कनेक्शन बनना जरूरी है सर। अगर राहुल को स्वाति को कोई मूवी या कोई सॉफ्टवेयर शेयर करना है तो जरूरी है पहले दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाए। तो राहुल ने क्या करा? राहुल ने अपने डिवाइस से भेजा एक सिन पैकेट, और इस सिन पैकेट का मतलब है कि राहुल शीला को कह रहा है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या आपकी पोर्ट 21 ओपन है? अब इसे ध्यान रखना लर्नर्स, एक मशीन ये है राहुल की, एक मशीन ये है स्वाति की। राहुल को स्वाति से बात करनी है, तो यहाँ पे दोनों मशीन का एक एक आईपी एड्रेस तो होगा 100%। मान लेते हैं इसका आईपी है 4.4.4.4, इसका आईपी है 8.8.8.8। आईपी का कंसेप्ट तो हमने समझ रखा। दूसरा हमने समझा था पोर्ट का कंसेप्ट कि सर स्वाति की मशीन से बात करने के लिए नेटवर्किंग ने टोटल कितने रास्ते दिए स्वाति के डिवाइस को? 1 से लेके 65,535। सेम गोज फॉर राहुल आल्सो, 1 से लेके 65,535 पोर्ट्स राहुल के पास दिए। राहुल ने स्वाति को एक पैकेट भेजा, एक मैसेज भेजा, तो ऑब्वियस सी बात है किसी पोर्ट पे ही भेजा होगा। यानी जब राहुल ने ये सिन फ्लैग भेजा है तो ऑब्वियस सी बात है किसी रास्ते पे भेजा है, किसी पोर्ट पे भेजा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं पोर्ट नंबर 21 पे भेजा है। तो राहुल क्या कहना चाह रहा है सिन पैकेट की मदद से? कैन वी टॉक ऑन पोर्ट 21? राहुल शीला को कह रहा है कि क्या हम पोर्ट 21 पे बात कर सकते हैं, क्या ये पोर्ट ओपन है? लर्नर्स अगर ये पोर्ट क्लोज हुई तो क्या? तो सर पोर्ट का रूल क्या कहता है? पोर्ट का रूल कहता है जिस रास्ते पे पैकेट भेजा उसको ओपन होना जरूरी है। अगर वो पोर्ट ओपन नहीं है, अगर वहां पे कोई रिसीवर नहीं है तो कनेक्शन नहीं बन सकता, यानी वो पैकेट ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? अगर आपने सेंड पैकेट भेजा और पोर्ट बंद है तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कोई भी तरीके का रिप्लाई नहीं रिसीव होगा। लेकिन अगर सर ये पोर्ट ओपन हुई, अगर इस पोर्ट का स्टेटस ओपन हुआ तब क्या होगा? तब हमें रिप्लाई में शीला की तरफ से सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट रिसीव होगा, जिसका मतलब है कि शीला कह रही है गॉट योर रिक्वेस्ट। एक्नॉलेजमेंट पैकेट का मतलब क्या है कि सर आपका पैकेट मुझे मिल चुका है। एक्नॉलेजमेंट पैकेट तभी भेजा जाता है जब एक पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका होता है। तो स्वाति ने हमें एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा, जिसका मतलब वो ये कह रही है कि सर यहाँ पे आपका भेजा हुआ सिन पैकेट मुझे मिल चुका है, प्लस इसने भी एक सिन पैकेट भेजा, यानी इसने कहा मैं भी कनेक्शन बनाना चाहती हूँ। तो पहली लाइन ने तो कहा गॉट योर रिक्वेस्ट, जिसका मतलब एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। दूसरी लाइन ने कहा यस वी कैन टॉक ओवर पोर्ट 21, यानी हम पोर्ट 21 पे बात कर सकते हैं। इसका मतलब इसने भी एक सिन पैकेट भेजा है। अब राहुल के पास एक सिन पैकेट रिसीव हुआ है, एक्नॉलेज तो उसी का था कि भी आपका पैकेट मिल चुका है। तो राहुल ने फाइनली एक एसी के फ्लैग सेंड करा, क्योंकि उसे सिन पैकेट रिसीव हुआ था। तो उसने कहा थैंक यू स्वाति, लेट्स कनेक्ट। अब कनेक्शन बना लेते हैं, और अब दोनों के बीच में एक प्रॉपर कनेक्शन बन चुका है, जिसके अंदर ये जो भी और जितना भी डेटा ट्रांसफर करना चाहें कर सकते हैं। ये कनेक्शन बनने में आप देखोगे 3 स्टेप्स को फॉलो करा गया। पहले में सिन पैकेट भेजा, और अगर पोर्ट ओपन थी तो सामने से रिप्लाई आया सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि आपका पैकेट मिल चुका है, और सिन का मतलब है कि मैं भी कनेक्शन बनाना चाहती हूँ। फाइनली इसने भेजा एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग कि हाँ आपका भी रिक्वेस्ट मुझे मिल चुका है, और कनेक्शन बना देते हैं। कनेक्शन बन गया, और अब जितना डेटा ट्रांसफर करना है इजीली हो सकता है।
बट डाउट ये है, सवाल ये है कि सर ये ऐसी क्यू क्या है? ऐसी क्यू का मतलब है सीक्वेंस, और सीक्वेंस का मतलब ये है कि ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि ये पैकेट आपके कौन से नंबर का पैकेट है। बिकॉज नेटवर्किंग में जब आप बात करते हो तो आपके पैकेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। अब आप सोचो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं कह रहा हूँ हाय हाउ आर यू, मैंने एक मैसेज लिखा हाय हाउ आर यू, और मैं कह रहा हूँ कि इस पैकेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भेजा जा रहा है। तो पहले भेजा हाय, ठीक है, फिर एक और मैसेज गया होगा हाउ, फिर एक और मैसेज गया होगा एग्जाम्पल के तौर पे आर, फिर एक और मैसेज गया होगा यू। अब अगर इनकी पोजीशन बदल गई तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा यू आई हाउ आर, कुछ कुछ भी हो सकता है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने जो पैकेट भेजा सर, उस पैकेट का कोई सीक्वेंस ही नहीं था। आपने छोटे छोटे पार्ट्स में जरूर भेजा, उसे शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड करके जरूर भेजा, लेकिन कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा पैकेट कहाँ अलाइन होगा? इसे मैनेज करने के लिए सीक्वेंस डिफाइन करा गया। जब भी आप एक पैकेट भेजते हो उसके साथ एक सीक्वेंस आईडी चली जाती है, और जब इन्हें अरेंज करा जाता है तो एक प्रॉपर मैसेज बन जाता है। तो यहाँ पे हमने जब सेंड पैकेट भेजा तो इसका सीक्वेंस 10 था। जब हमें इसका रिप्लाई मिला तो आप देखोगे इस एक्नॉलेजमेंट फ्लैग का जो नंबर है, जो सीक्वेंस आईडी वो 11 है। जिससे हमें क्या पता पड़ा कि सर 10 + 1 हुआ है, यानी हमने एक पैकेट भेजा था, ये उसी का रिप्लाई उसके ऊपर आएगा। तो हमें दिख गया कि हमने सिन पैकेट भेजा था, बदले में एक्नॉलेजमेंट पैकेट आया है। और साथ साथ सर जो सिन आया है, जो सामने वाली ने पहली बार एक पैकेट भेजा है, उसकी सीक्वेंस आईडी 142 थी उसके डिवाइस में। हो सकता है उससे पहले उसने कुछ ना कुछ बातचीत करी हो। सीक्वेंस आईडी सेंड पैकेट की क्या है 142। तो जब हम उसका रिप्लाई देंगे एक्नॉलेजमेंट पैकेट, तो हम +1 कर देंगे, तो पता पड़ जाएगा कि सेंड का रिप्लाई ये है। यानी इसके पास ये मेंशन हो गया कि इसने एक सेंड पैकेट भेजा, उसके बदले में से एक्नॉलेजमेंट पैकेट मिल गया। हमें कंफर्म हो गया कि हमने भी एक सेंड पैकेट भेजा था, ये वाला, जिसके बदले में हमें ये वाला एक्नॉलेजमेंट पैकेट मिल गया। हमारे सिन का जो सीक्वेंस आईडी था वो 10 था, एक्नॉलेजमेंट का 11 था। इसका जो सिन का सीक्वेंस था वो 142 था, और इसका जो रिप्लाई था वो 143 हो गया। इस तरीके से नेटवर्किंग में सीक्वेंस पैकेट बताता है कि ये इस पैकेट की आईडी क्या है, इसका फ्लो में नंबर क्या है, ताकि उसे अरेंज करा जा सके, उसका सीक्वेंस अरेंज करा जा सके। बट इस तरीके से कनेक्शन तो बन गया और सारी बातचीत हो गई, जितना डेटा ट्रांसफर करना था सारा डेटा भी ट्रांसफर हो गया। लेकिन लर्नर्स, अब अगर मुझे ये कनेक्शन तोड़ना हो तो क्या करें? यानी सर अगर आपका डेटा 100% ट्रांसफर हो चुका है तो क्या आप अब भी कनेक्शन बना के रखोगे? वो तो साइंस नहीं बनाता। तो फिर हम कनेक्शन तोड़ेंगे कैसे? कनेक्शन तोड़ने के लिए हम यूज लेंगे टीसीपी सेशन टर्मिनेशन के प्रोसेस को। इसका मतलब क्या है? टीसीपी के कनेक्शन तोड़ने का तरीका ध्यान रखना। सेशन टर्मिनेशन में कभी हैंडशेक जैसे वर्ड का यूज मत लेना, क्योंकि ये कीवर्ड है जो डिफाइन करता है कनेक्शन बनाने को। ऐसा नहीं हो कि हम कहें कि सर ये तो 4 वे हैंडशेक है। 4 वे हैंडशेक नहीं है, उस हैंडशेक वर्ड का मतलब ही कनेक्शन बनाना होता है। यहाँ कनेक्शन नहीं बन रहा है, या कनेक्शन तोड़ा जा रहा है, इसे हम कहते हैं टीसीपी सेशन टर्मिनेशन। कैसे होगा? तो सर क्योंकि दोनों का बातचीत हो चुका था, काम कंप्लीट हो चुका था, राहुल ने क्या करा, स्वाति को एक फिन पैकेट भेजा। फिन का मतलब क्या था एवरीवन? फिन का मतलब था सर कि मैं ये कनेक्शन तोड़ना चाहता हूँ। तो जब ये रिक्वेस्ट स्वाति के पास गई तो उसने कैसे रिस्पॉन्ड करा? स्वाति ने भेजा केवल एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, यानी स्वाति ने कहा कि ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट मुझे मिल गई। आप देखो, जब फिन भेजा तो यहाँ लिखा हुआ है आई एम डन विद द डेटा ट्रांसफर, यानी मेरी तरफ से डेटा ट्रांसफर हो चुका है, मैं तो कनेक्शन तोड़ना चाहता हूँ। स्वाति ने क्या कहा? ओके आई रिसीव्ड योर टर्मिनेशन रिक्वेस्ट। ये बोल रहा है कि मुझे आपकी टर्मिनेशन रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है। यहाँ पे स्वाति ने ये नहीं कहा कि कनेक्शन तोड़ दो या मत तोड़ो, ऐसा कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा उसने। उसने बस ये कहा कि आपकी रिक्वेस्ट मुझे मिल गई है कि आप कनेक्शन तोड़ना चाहते हो। स्वाति ने प्रोसेस करा, स्वाति ने देखा डेटा ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। जब डेटा ट्रांसफर उसको 100% दिखा कि हाँ सर 100% डेटा ट्रांसफर हो चुका है, तब जाके स्वाति ने एक और रिप्लाई भेजा विच इज फिन फ्लैग। स्वाति ने कहा कि आई हैव रिसीव्ड ऑल दी डेटा सेंड, यानी जो भी बातचीत करनी थी मैंने रिसीव कर दी है, और मेरा एंड पे भी कनेक्शन तोड़ सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे राहुल के पास एक फिन पैकेट पहुंचा है, उसने इसका एक्नॉलेजमेंट भेजा, जिसका मतलब है कि ओके देन इस कनेक्शन को तोड़ देते हैं। इस तरीके से इन 4 वेज की मदद से टीसीपी के कनेक्शन को तोड़ा गया। अब इनके बीच में डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता तब तक जब तक वापस 3 वे हैंडशेक करके कनेक्शन ना बनाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को टीसीपी के कनेक्शन बनाने का तरीका और टीसीपी के कनेक्शन तोड़ने का तरीका दोनों ही समझ आ गए होंगे। अब सवाल यह है कि सर यूडीपी क्या था? तो यूडीपी का फुल फॉर्म है लर्नर्स यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि टीसीपी के साथ ही ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है, लेकिन अलग तरीके से काम करता है। देखो, जहां पे टीसीपी 3 वे हैंडशेक को फॉलो करता है, ये कहता है कि 3 स्टेप्स की मदद से पहले कनेक्शन बनाऊंगा, पहले सेंड पैकेट भेजेंगे, रिप्लाई में सिर्फ एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा, फिर एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेंगे तो कनेक्शन बन जाएगा, उसके बाद डेटा ट्रांसफर चालू करूंगा। यूडीपी ऐसा नहीं कहता। यूडीपी कहता है किसी को कोई डेटा चाहिए, उसने रिक्वेस्ट करा,
मैं वो डेटा भेज दूंगा, जिस जिसको चाहिए वो डेटा एक्सेस कर ले, जिस जिसको चाहिए वो डेटा यूज ले ले। इस रीजन से लर्नर्स यूडीपी कंपेयर करूं अगर मैं, तो टीसीपी के कंपैरिजन में यूडीपी जो है वो फास्ट तो ज्यादा है। टीसीपी यूडीपी के कंपैरिजन में स्लो है, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस करके कनेक्शन बना के फिर डेटा ट्रांसफर करता है। यूडीपी का सिंपल सा कंसेप्ट है, डेटा चाहिए, अपने कनेक्शन आपने रिक्वेस्ट भेजी कि डेटा चाहिए, और इसने उस डेटा को शेयर कर दिया, जिस जिसको चाहिए वो डेटा ले लेगा, है ना, वेरीफाई करके कि किस किस को चाहिए था। बट फिलहाल अगर हम ध्यान दें तो टीसीपी आपको अलाउ करता है, टीसीपी आपको प्रोवाइड करता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो कि बहुत जरूरी है डेटा ट्रांजैक्शंस में, सिक्योर डेटा ट्रांजैक्शंस में, प्राइवेट डेटा ट्रांजैक्शंस में जरूरी है हमारे लिए। लेकिन बात करें यूडीपी की, तो वो आपको उस लेवल की सेफ्टी और सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी नहीं दे पाता जितनी टीसीपी दे सकता है। हम डिस्कस करेंगे OSI वर्सेस TCP IP मॉडल। नेटवर्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल OSI, TCP IP क्या है, कैसे काम करते हैं, इनकी वल्नरेबिलिटीज। इन शॉर्ट हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज OSI मॉडल, हाउ OSI वर्क्स, व्हाट इज TCP IP मॉडल, हाउ इट वर्क्स यानी TCP IP मॉडल कैसे काम करता है, और OSI वर्सेस TCP IP मॉडल। सो बिना देरी करते हुए पहले पॉइंटर की तरफ बढ़ते हैं। सर जो हमारा पहला पॉइंटर है, व्हाट इज OSI मॉडल। OSI मॉडल एग्जैक्टली है क्या, इसे समझने के लिए सबसे पहले OSI का फुल फॉर्म है लर्नर्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। अब इसमें हुआ ये कि कुछ फंक्शंस डिफाइन करे गए। सर ये फंक्शंस एग्जैक्टली क्या थे? सर फंक्शंस मींस कुछ टास्क परफॉर्म करे जा रहे थे, और ऐसे हमें कुछ फंक्शंस बताए गए कि इस फंक्शन में ये काम हो रहा है, इस फंक्शन में ये काम हो रहा है, और ये फंक्शंस डिफाइन करे गए 7 लेयर्स की मदद से। यानी देखा जाए तो 7 फंक्शंस डिफाइन कर दिए गए, 7 लेयर्स बताई गई जिनमें बताया गया कि कौन सी लेयर एग्जैक्टली क्या फंक्शन कर रही है, क्या काम कर रही है। सर यहाँ पे ऐसा क्यों करा गया? ताकि हम एक स्टैंडर्डाइज तरीके से कम्युनिकेशन कर सके, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में हम लोग बात कर सके। तो ओवरऑल लर्नर्स OSI मॉडल 7 लेयर्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको बताता है कि आप नेटवर्किंग में बात करते कैसे हो। अब यहाँ पे एक पॉइंटर समझते हुए हम OSI मॉडल को देखना चाहेंगे, वो लास्ट पॉइंटर है बॉटम टू अप। इसका मतलब क्या है? तो सर एक OSI मॉडल को हमेशा बॉटम टू अप रीड करा जाता है, आइडेंटिफाई करा जाता है। तो देखते हैं ये चीज क्या है और कैसे काम कर रही है। एग्जैक्टली OSI मॉडल क्या है, OSI मॉडल कैसे काम करता है, कौन कौन सी 7 लेयर्स है? तो सर ये लेयर फर्स्ट, लेयर सेकंड, लेयर थर्ड, लेयर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। ये है टोटल 7 लेयर्स। हर एक लेयर का काम फिक्स है कि उसमें क्या होना चाहिए, बट इनके काम को समझने से पहले सर ये यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से क्यों बनाया है, और ऐसा क्यों कहते हैं कि OSI मॉडल को हमेशा बॉटम टू अप ही रीड करना चाहिए? इसका कंसेप्ट ऐसा है लर्नर्स, इस मॉडल को बनाया इस तरीके से गया है कि सबसे पहले फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर आती है। बट हमें यह समझना होगा कि सेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से OSI मॉडल को देखने का नजरिया अलग है, और रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से OSI मॉडल को देखने का नजरिया अलग है। OSI बता रहा है कि भाई यूजर जब एक मैसेज भेजता है तो सामने वाली मशीन तक कैसे पहुंचता है। तो हमने कहा ठीक है, हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बात करने के लिए लर्नर्स हमने हमारे फोन में व्हाट्सएप का जो ऐप है उसे ओपन कर लिया, है ना। अब हमने व्हाट्सएप ओपन कर लिया, मुझे आपसे बात करनी है, तो मैंने क्या करा, मैंने कोई मैसेज लिखा, मैंने कहा ये मेरा मैसेज है, ये मैं आपको सेंड करना चाहता हूँ। तो अब लर्नर्स हमारा ये जो मैसेज ड्राफ्ट बना है जिसपे हाय लिखा हुआ है, ये व्हाट्सएप ने बनाया कि भाई हाय मैसेज भेजना है, बट इसको बहुत सारे सवाल है, किसे भेजना है, कैसे भेजना है, कैसे कम्युनिकेशन होगा, इन सभी सवालों के जवाब हर एक लेयर देती रहेगी। तो एप्लीकेशन लेयर होती है मेन लेयर, या आप ऐसा कह दो कि सबसे पहली लेयर जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, जहां पे प्रोटोकॉल्स आते हैं HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SNMP, ये सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं। ये कैसे वर्क कर रहा है, हो क्या रहा है? तो हो ये रहा है सर कि जैसे ही आपने हाई मैसेज लिखा किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से, वो हाई मैसेज यहाँ पे ड्राफ्ट हो गया। अब उस हाई मैसेज को बहुत सारे सवाल है कि किसके पास भेजना है, कैसे भेजना है, क्या ये पैकेट ऐसा ही जाएगा, क्या ये पैकेट को सिक्योर नहीं करा जाएगा। तो ये पैकेट गया सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर के पास। एप्लीकेशन लेयर ने क्या करा, इस पैकेट को बनाया, इसके अंदर हाई को लिख दिया, हाई को रख दिया, है ना, एक मैसेज बनाया और उसमें हाई को सही से रख दिया। उस मैसेज को भेजा गया प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि अगर इस पैकेट में कोई इमेज है तो उसे सही से सेटल कर दिया जाए, कोई कंप्रेशन की जरूरत है तो कंप्रेशन कर दिया जाए। उसने देखा कि सर यहाँ और किसी चीज की तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो पैकेट है इसमें जो डेटा लिखा है ये तो कोई भी पढ़ लेगा, इसे सिक्योर करने की जरूरत है। तो प्रेजेंटेशन लेयर ने कहा ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इसे सिक्योर भी कर देता हूँ। कैसे करेगा सर? यहाँ पे SSL है, TLS है, तो इस तरीके से किसी ना किसी टेक्नोलॉजी की मदद से सिक्योर कर देगा। SSL TLS क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे।
जिसकी वजह से आपका HTTP HTTPS बन जाता है ना। तो फिलहाल हमारा जो HTTP वाला पैकेट था, जब ये प्रेजेंटेशन लेयर के पास पहुंचा तो उसने इसे HTTPS में कन्वर्ट करा। अब इसे हम आगे ले गए सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर का काम है कनेक्शन बनाना, सेशन बनाना। दो डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्शन बनता है उस कनेक्शन को एक्टिव रखना है कि नहीं रखना है, कब तक रखना है ना, और उसे कब तोड़ देना है, ये सारी बातों का ध्यान सेशन लेयर रखता है। तो पैकेट गया सेशन लेयर के पास, पैकेट ने बोला कि भाई मुझे उस यूजर के पास जाना है। तो सेशन लेयर ने कहा ठीक है, फिर आप दोनों के बीच में जो है एक कम्युनिकेशन का एक चैनल बनना चाहिए, है ना, एक सेशन बनना चाहिए, वो मैं बना दूंगा। और उसने बोला कि आप एक ही मैसेज भेज पाओगे या फिर वहां से एक ही रिप्लाई में लाने दूंगा। हमने कहा ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आई कि सर अगर आपको सेशन बनाना है तो किससे बनाना है। तो हमने कहा सर हमारा यूजर है, इससे सेशन बनाना है। तो सेशन से पहले तो बातचीत करनी पड़ेगी, जाके देखना होगा कि भाई आप रेडी हो कि नहीं हो सेशन बनाने के लिए, वो कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा वो आपसे पता करना पड़ेगा। तो हम गए ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर से हमने कहा कि भाई आपकी मदद से हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास आते हैं दो कोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, विच इज TCP एंड UDP। अब TCP UDP दोनों में से कोई भी यूज ले सकते हैं। हमने कहा कि भाई कनेक्शन बनाना है। TCP ने कहा ठीक है, फिर मैं कनेक्शन बना दूंगा, लेकिन किससे बनाऊं। TCP के मन में सवाल आया सर एक IP तो होनी चाहिए। तो फिर हम गए नेटवर्क लेयर के पास, जिसका काम है हमारे लिए कंफर्म करना है कि भाई हम जिसे पैकेट भेज रहे हैं वो कौन है, क्या उसकी IP क्या है। तो नेटवर्क लेयर से हमने पूछा कि भाई हमें कनेक्शन बनाना है। उसने कहा ठीक है, आपको जिससे कनेक्शन बनाना है उसका IP मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो इसकी मदद से मैं IP मिला या हमने इसे अपनी डिटेल्स दी, किसी तरीके से इसने डिफाइन कर दिया कि भाई आप जिससे बात कर रहे हो वो कौन है, कहाँ है, कैसे बात होगी। हमने कहा ठीक है, अब हमारा पैकेट और रेडी हो गया। पैकेट को पता पड़ गया भाई किसके पास जाना है, कनेक्शन बना देगा TCP और हमारी बातचीत चालू हो जाएगी। अब यहाँ पे मन में एक और सवाल आया कि सर क्या ये पैकेट जो आपने बनाया ये ऐसे ही जाएगा, क्या नेटवर्किंग के जो हार्डवेयर डिवाइसेस इस पैकेट को ऐसे ही रीड करेंगे और समझेंगे। तो नहीं लर्नर्स, ये पैकेट गया डेटा लेयर के पास, जिसने कहा कि अब इस पैकेट को मैं फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं एक अलग तरीके से ड्राफ्ट कर दूंगा ताकि मैं इन पैकेट्स को अपने हार्डवेयर डिवाइसेस तक भेजूं और वो लोग इसे आगे भेजे। हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि आपका वाईफाई हो गया, आपका वाईफाई अडेप्टर्स हो गए, या किसी भी टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारी जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, इनके जो हार्डवेयर है वहां तक ले जाने का काम डेटा लिंक लेयर के पास है। तो अब डेटा लेयर ने कहा कि ठीक है भी हार्डवेयर डिवाइस से कम्युनिकेशन मैं करूंगा, उन तक मैं पहुंचा दूंगा। हमारा पैकेट हार्डवेयर डिवाइस तक पहुंच गया। अब हार्डवेयर डिवाइस का काम है उस पैकेट को सिग्नल्स के जरिए आगे फॉरवर्ड करना। तो उनने सिग्नल्स के जरिए, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन समझ आ गया था, किससे बात करनी है, कैसे करनी है, एड्रेस क्या है, सब कम्युनिकेशन समझ आ गया था। तो ये पैकेट से भेजा गया यूजर को, रिसीवर को। जब रिसीवर के पास ये पैकेट पहुंचा तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकल लेयर पे ही पहुंचेगा, क्योंकि हार्डवेयर टू हार्डवेयर कम्युनिकेशन होगा। वाईफाई सिग्नल से, रेडियो सिग्नल्स की मदद से जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो जिसका हमने एड्रेस दिया उसी के पास पैकेट जाएगा। सिग्नल्स के जरिए पैकेट यहाँ पहुंच गया, उसने उस पैकेट को रीड कर लिया, रीड करके हार्डवेयर डिवाइस जो था उसके पास तक पहुंचा दिया। हार्डवेयर डिवाइस ने उस डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करा। वो गया नेटवर्क लेयर के पास, है ना। नेटवर्क लेयर में जाके उसने देख लिया कि हाँ भाई डेटा तो आ गया है, आईपी वाईपी जो है वो अब चेक कर लो। आईपी चेक कर लिया, ठीक है भाई कनेक्शन से आगे क्या करना है, कनेक्शन तोड़ना है, बनाना है, आपको भी पैकेट भेजना है, उनसे रिलेटेड डिस्कशन कर लो। ठीक है भाई सेशन का क्या करना है, जो कनेक्शन बना था, टीसीपी तो 3 वे हैंडशेक में काम आता है, इसकी मदद से कनेक्शन बन जाता है। बट अब जो कनेक्शन बना है उसे कैसे मैनेज करना है, क्या अब इस कनेक्शन को, इसके जो सेशन है दो डिवाइसेस के बीच का जो एक टनल बन चुका है, क्या उस टनल को एक्टिव रखना है, क्या उस ऑथेंटिकेशन को एक्टिव रखना है, या कोई यूजर नेम पासवर्ड कुछ डेटा चाहिए या तोड़ दे। उसने भी कहा कि ठीक है कनेक्शन बना के रखते हैं, पैकेट को आगे ले जाते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर के पास जब पैकेट गया तो उसने उस पूरे पैकेट को रीडेबल फॉर्मेट में खोला, यानी उसने देखा कि हाँ भाई ये रहा हमारा पैकेट, ये सारी चीजें थी, इमेजेस थी, सो चीजें थी, SSL TLS था, तो वो भी डिकोड करा और भेज दिया एप्लीकेशन के पास। तो अब सामने वाला जो व्हाट्सएप था जिसने एप्लीकेशन ने से रिसीव करा, उसके पास हमारा मैसेज जो है वो दिख गया, उसे रिप्लाई करना है, वो भी वापस सेंडर बन जाएगा। इस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में बातचीत कर रहे थे। हर एक लेयर का काम फिक्स था, लेकिन हो सकता है सर इन लेयर्स के कम्युनिकेशन को जो भी हमने देखा या इनके फंक्शंस को जो भी हमने देखा, शायद हमारे मन में डाउट रहा हो, हमें नहीं समझ आया कि काम कैसे कर रहा है, लेकिन जल्द ही वो भी क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा, तो सर हम देखेंगे कि किस लेयर में कौन से प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं। इससे हमें ये भी समझ आएगा कि जब भी हम अटैक करते हैं कौन से प्रोटोकॉल्स पे करते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स पे सबसे ज्यादा अटैक्स होते हैं, कौन सी लेयर्स पे सबसे ज्यादा अटैक्स होते हैं। उसे समझने के लिए क्यों ना एक बार OSI के बाद TCP को भी समझ ले, क्योंकि सर जब OSI सारा काम कर ही रहा है, स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, तो फिर TCP IP मॉडल की क्या जरूरत पड़ी। तो लर्नर्स, OSI मॉडल जो था वो एक थ्योरेटिकल मॉडल था,
और उस थ्योरेटिकल मॉडल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट जब करा गया तो उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट लगी। अब उन चेंजेस को परफॉर्म कैसे करें? ओएसआई का एक अपडेटेड मॉडल हमारे पास आया which is TCP/IP model. TCP stands for Transmission Control Protocol and IP stands for Internet Protocol Model. तो ये TCP/IP मॉडल में हुआ क्या कि सर एक प्रैक्टिकल मॉडल है, ओएसआई से ही ये बनाया गया, ये ओएसआई पे ही पूरा बेस्ड है, बस उस थ्योरेटिकल मॉडल का ये एक प्रैक्टिकल वर्जन है, एक अपडेटेड वर्जन है, जिसने मैं बताया कि सर नेटवर्किंग में आप प्रैक्टिकल लेवल पे, एक्चुअल लेवल पे बात करते कैसे हो। हमने कहा ठीक है देखते हैं। तो टीसीपी/आईपी मॉडल में लर्नर्स आपको 4 लेयर का भी मॉडल मिलेगा, 5 लेयर का भी मॉडल मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। 4 लेयर एक प्रैक्टिकल मॉडल है जो रियल वर्ल्ड में वर्क कर रहा है, बातचीत करने में मदद कर रहा है। आप इसकी डेफिनेशन को देख सकते हो इसे अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले 4 लेयर प्रोटोकॉल स्टैक्स, यानी क्या हुआ कि सर हमारा जो ओएसआई मॉडल था 7 लेयर्स का मॉडल था, उसके अंदर अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स डिफाइन करे हुए थे हर लेयर में। तो हमने क्या करा, कुछ कुछ लेयर्स को कंप्रेस कर दिया, उन्हें कंप्रेस करके हमें 4 लेयर मॉडल मिल गया और हमने कई सारे प्रोटोकॉल्स को एक ही लेयर में डाल दिया। जैसे एप्लीकेशन लेयर में हमने जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर था, जो हमारा एप्लीकेशन लेयर था, उसके पैकेज को हमने डाल दिया। इसी तरीके से हमारे पास आया प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मॉडल, ये बन गया हमारा एक ऐसा मॉडल जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमारे काम आ रहा है। थर्ड पॉइंट ये समझा रहा है कि सर टीसीपी/आईपी मॉडल को बनाया किसने, तो इसे डेवलप करा DARPA ने, और साथ ही साथ ये इंटरनेट कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया, एक प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। अब इन 4 लेयर्स मॉडल में और 7 लेयर मॉडल में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, इसका आंसर अब आप सभी के सामने है, जो आपको बहुत ही क्लियर फॉर्मेट में सारे सवालों के जवाब दे देगा। हमने ओएसआई की डेफिनेशन समझी, उसके लेयर्स को देखा, उसे बॉटम टू अप रीड क्यों करा जाता है, उसमें क्या क्या लेयर्स हैं, लेयर्स क्या काम कर रही होगी, उसका हमने एक आइडिया लिया। अब उसे थोड़ा और हम क्लियर करेंगे। तो आप देखोगे हमारे पास एक तरफ टीसीपी/आईपी का 4 लेयर मॉडल है, ये पूरा जो है हमारे पास टीसीपी/आईपी का 4 लेयर मॉडल है। दूसरी तरफ हमारे पास ओएसआई का ये पूरा 7 लेयर मॉडल है, और इसके जस्ट आगे बता दिया है कि इनमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज, क्या क्या चीजें यूज हो रही है, जो डेटा है उसका टाइप क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या है यानी हार्डवेयर कौन से, और प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, जो लर्नर्स हमें हर एक लेयर के अंदर भी डिफाइन हो रहा है। आप देखोगे कौन कौन सी लेयर्स में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज होते दिख रहे हैं। अब पहले टीसीपी/आईपी और ओएसआई का डिफरेंस समझ लेते हैं। तो सर कुछ नहीं था, जहां पे हमारे पास ओएसआई में 7 लेयर मॉडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आपको विजिबल होंगे, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इन लेयर्स को कंप्रेस कर दिया गया। देखा गया कि भी इस काम को अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली जब आप काम कर रहे हो तो काम तो 4 स्टेप्स में हो जा रहा है या 5 स्टेप्स में हो जा रहा है, फिर आप उन्हें 7 स्टेप्स के अंदर क्यों दिखा रहे हो। तो उन 7 लेयर्स को कंप्रेस करके, कंबाइन करके 4 लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसा आप यहां देख सकते हो, जो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, ये और कुछ नहीं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। जो होस्ट टू होस्ट लेयर है उसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर भी कहते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट लेयर का ही सीधा कॉम्बिनेशन है, वहां कुछ और कंप्रेशन नहीं हुआ। सेम उसी तरीके से हमारा जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क एक्सेस लेयर है या इंटरनेट लेयर है, वो नेटवर्क लेयर ही है, उसमें और कोई कंप्रेशन नहीं हुआ, कोई और लेयर ऐड नहीं करी गई। और बचा हमारा नेटवर्क एक्सेस लेयर, उसके अंदर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों कंप्रेस कर दिए गए। बिकॉज डेटा लिंक का काम था कि सर डेटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट करता था, अपने हार्डवेयर डिवाइसेस के पास भेजता था, NICs के पास, जो जितने भी वाईफाई डिवाइस है, जो भी अडेप्टर्स हैं, राउटर्स हैं, हमारे ट्रांजेक्शन्स करने में जो भी हार्डवेयर हमें मदद करते हैं उन तक भेज रहा था। लेकिन फिजिकल लेयर का काम था उसके आगे की चीज मैनेज करना, कि वो हार्डवेयर उस डेटा को आगे कैसे भेजेंगे, किस फ्रीक्वेंसीज की मदद से, कौन से सिग्नल्स की मदद से, कौन सी टेक्नोलॉजी की मदद से भेजेंगे। तो क्यों ना इन दोनों को कंप्रेस कर दिया जाए, नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दी जाए, जो पूरा ही ध्यान रखिए कि भाई हार्डवेयर के पास डेटा आना और हार्डवेयर का डेटा आगे भेजना। इस तरीके से लर्नर्स TCP/IP मॉडल डिफाइन हुआ। अब इनमें प्रोटोकॉल्स क्या है, तो सर कुछ नहीं, ये सारे प्रोटोकॉल्स कंप्रेस हो गए। अगर हम इसे थोड़ा क्लियर कर दे तो हम देखें कि सर हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स थे, प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स थे, सेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स थे, इन सबको एप्लीकेशन लेयर अकेला मैनेज कर रहा है। इनमें क्या क्या लेयर्स रही है, तो सर बाय डिफॉल्ट ओएसआई की बात करें तो उसके एप्लीकेशन लेयर में आती है सारी जो हमारे मेन टूल्स डायरेक्टली यूज लेते हैं, हमारा ब्राउजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, डायरेक्टली जिन प्रोटोकॉल्स को यूज लेता है वो यहाँ पे आते हैं। जैसे कि SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल या मैसेज प्रोटोकॉल, HTTP, LDP, FTP, TFTP, है ना, ये सभी प्रोटोकॉल्स, SAP, POP3, SMB, ये सभी प्रोटोकॉल्स क्या काम कर रहे हैं कि सर इनकी मदद से आप अपने मैसेज को ड्राफ्ट करते हो कि भी हमें आगे कम्युनिकेशन करना है, इसे आगे भेजना है बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहला जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर से एक सेंडर जो है वो इंटरेक्ट करता है,
उसके बाद आ जाता है सेकंड लेयर विच इज प्रेजेंटेशन लेयर, जिसका काम था डेटा को कंप्रेस करना, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, बाकी चीजों को मैनेज करना। तो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर में आ गई कि सर अगर आपको अपने डेटा को इमेजेस, जीआईएफ ऐसे किसी भी कंटेंट में डिफाइन करना है, कंप्रेशन करना है या उसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो काम ये करेगा, है ना। अगर इंक्रिप्शन करना है, जैसे कि हमारे पास एसएसएल है, टीएलएस है, तो वो भी काम ये कर लेगा। थर्ड हमारे पास आता है सेशन लेयर, जिसमें आ रहे हैं हमारे पास वो सभी प्रोटोकॉल जो सेशन मैनेज कर रहे हैं, जैसे सॉक्स के प्रोटोकॉल्स है, आरपीसीज है, एनएफएस है, नेटबायोस है ना, एसएमबी है। ये सब क्या करते हैं, ये सब आपका कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, आपका एक सेशन मैनेज करने के लिए काम आते हैं, है ना। नॉट कनेक्शन स्टैब्लिश, क्योंकि कनेक्शन स्टैब्लिश करने का मेन काम है टीसीपी का, बट टीसीपी से जो कनेक्शन बना दिया जाता है वो कनेक्शन को एक्टिव रखने का काम सेशंस का है। कब तक एक्टिव रहेगा, उसमें कितने रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, ये सारी चीजें सेशन लेयर मैनेज करती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने कहा कि ठीक है, मैं कनेक्शन बनाने में मदद करूंगा, स्पेशली टीसीपी, यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इनकी मदद से कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। यूजर से कनेक्शन बनाएंगे ताकि अब डेटा शेयरिंग चालू हो सके। और उसके अलावा आ गया नेटवर्क लेयर। वैसे तो हम बॉटम टू अप रीड करते हैं, बट मैं सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया नेटवर्क लेयर, जिसमें हमारे पास राउटर्स ब्राउटर्स आ गए। इन शॉर्ट इसका काम है कि सर लोगों के एड्रेसेस कंफर्म करना। आप जिससे बात कर रहे हो उसका आईपी क्या है, उसका आईपी एक्टिव है कि नहीं है, तो वहां पे आईपी, आईसीएमपी, आरआईपी, है ना, डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज या मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सभी प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज होते हैं, जिसकी मदद से आप एड्रेसिंग में आपको सपोर्ट मिलता है, कंफर्म करने में कि किसके पास क्या एड्रेस है, ताकि आप उससे बात कर सको। फिर हम आ जाते हैं डेटा लिंक, जो हमारा हार्डवेयर डिवाइसेस की बात कर रहा है। सर आपका वाईफाई हो गया, है ना, इथरनेट हो गया, ये ई है, इथरनेट होना चाहिए था यहाँ पे, इथरनेट हो गया, एआरपी तो चलो ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन में काम आता है, बट स्टिल आपके मैक एड्रेसेस को डिफाइन करना, मैक एड्रेसेस किसके पास क्या है वो कंफर्म करना, और हार्डवेयर से इंटरेक्शन कराना, फ्रेम्स में कन्वर्ट करना डेटा को, ये सारे काम जो है हमारा डेटा लिंक क्लियर करता है। और उसके बाद फिर बिट टू बिट जो है स्ट्रीमिंग करनी, यानी लगातार डेटा जो है वो शेयर करना है, जो कि सिग्नल्स के जरिए होगा, जिसमें फिजिकल लेयर आ जाता है, जिसके प्रोटोकॉल्स ये हैं, सिग्नल्स की टेक्नोलॉजीज यहाँ पे मेंशन करी गई है, जिसकी मदद से आप ट्रांजेक्शंस कर पाते हैं। तो ये था लर्नर्स हमारा ओएसआई मॉडल वर्सेस टीसीपी/आईपी मॉडल। कुछ नहीं है, ये थ्योरेटिकल मॉडल था ओएसआई, और टीसीपी/आईपी प्रैक्टिकल है। लेयर सारी वही है, बस कंप्रेस कर दी गई, और किस लेयर में क्या हो रहा है, कौन से प्रोटोकॉल्स काम आ रहे हैं, अब हमें वो समझ आ गया है। सबसे ज्यादा अटैक्स परफॉर्म होते हैं एप्लीकेशन लेयर पे, क्योंकि यूजर का डायरेक्ट इंटरेक्शन है, सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटीज हमें यहाँ मिलती है। उसके अलावा हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर की मदद से हम कई बार जो है पेलोड्स और इनके ट्रांजेक्शंस करते हैं, इनकोडिंग एंड ऑल, ये जो आप करते हैं, ऑब्सुफिकेशन जो आप करते हैं, बाइंडिंग जो आप करते हैं, वो प्रेजेंटेशन लेयर का हिस्सा बन जाता है। सेशंस जो है, सेशन हाईजैकिंग अटैक्स आप परफॉर्म करते हैं, सेशंस को मैनेज करना, सेशंस को स्टील करना, ये सारी चीजें सेशन से जुड़ी हुई आ जाती है। ट्रांसपोर्ट टीसीपी यूडीपी आपको ट्रांजेक्शन कनेक्शन बनाने में मदद करता है, जिसमें आप रिवर्स शेल या बाइंड शेल के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो ओवरऑल लर्नर्स, उसके अलावा नीचे की लेयर्स जो उन्हें थोड़ा सिक्योर माना जाता है। नेटवर्क लेयर में भी अगेन वल्नरेबिलिटीज मिलती है, बिकॉज यहाँ पे कई ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी मदद से हम यूजर को डिफाइन करना, उनको मैनेज करना, उनको पैकेज भेजना, उनसे ट्रांजेक्शंस करना, ये कई चीजें हम कर पाते हैं। हम डिस्कस करने वाले लर्नर्स हाउ इंटरनेट वर्क्स, जिसमें हम देखेंगे सर्वर्स, डोमेन्स, सब डोमेन्स, डीएनएस रिकॉर्ड, जोन फाइल एंड सो ऑन, और हर एक चीज हम प्रैक्टिकल लेवल पे भी करके देखेंगे। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस वीडियो में ओवरऑल क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वर क्या है और उसकी वर्किंग क्या है, वो कैसे काम करता है। देन हम देखेंगे ऑल अबाउट डोमेन्स एंड सब डोमेन्स, क्या जरूरत है डोमेन्स की, डोमेन्स होते क्या है, सब डोमेन्स क्या होते हैं। देन हम देखेंगे ऑल अबाउट डीएनएस रिकॉर्ड्स। अब डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या है, कितने होते हैं, किस रिकॉर्ड में क्या डेटा लिखा जाता है, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक एथिकल हैकर को या फिर एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल को। देन हम बात करें हाउ डीएनएस वर्क्स, डोमेन नेम सिस्टम जो हमारा है वो कैसे काम करता है। और फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑल अबाउट जोन फाइल। जोन फाइल क्या है, जोन ट्रांसफर जैसे अटैक भी कहे जाते हैं, तो ये जोन फाइल पे परफॉर्म होते हैं या नहीं, और उसके पीछे रीजन क्या होता है। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बढ़ते हैं पहले पॉइंटर की तरफ। हमें समझना है कि एग्जैक्टली सर्वर क्या है और ये काम कैसे करता है, और इसकी वर्किंग समझने के लिए लर्नर्स हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारे एक दोस्त राहुल से, जो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझाने में बहुत मदद करेगा। राहुल एक बहुत अच्छा डेवलपर है लर्नर्स। सो राहुल ने क्या करा, एक वेबसाइट बनाने का सोचा। राहुल ने मल्टीपल वेब पेजेस बनाए, यानी ग्रुप ऑफ वेब पेजेस बनाए, हर वेब पेज पे अलग अलग टास्क हो रहा था। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रुप ऑफ वेब पेजेस मिलके बन गई एक वेबसाइट। और ये वेबसाइट राहुल ने कहा कि अब मेरी वेबसाइट तो बन गई है, मैं इसे रखूं कहां पे। तो राहुल ने ये वेबसाइट रख दी अपनी मशीन में,
एक ऐसे डिवाइस में जिसके पास नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन करने के लिए खुद की 3 आइडेंटिटीज है। वो आइडेंटिटीज क्या है ये हमने पहले भी पढ़ा था। वो आइडेंटिटी है लर्नर्स, प्राइवेट आईपी, मैक एड्रेस एंड लोकल होस्ट, जिसका आईपी होता है 127.0.0.1। तो ये जो है 3 आइडेंटिटीज इस डिवाइस के पास है। अब आप सभी से मेरा एक सवाल है, आपके हिसाब से हम लोग, एक नॉर्मल सा यूजर जो अपने घर में बैठा है या राहुल के जो बाकी के दोस्त है, क्या वो लोग इस डिवाइस से बात कर सकते हैं? क्या वो लोग इस डिवाइस से कम्युनिकेशन कर पाएंगे? तो सर आईपी के रूल्स के हिसाब से ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसके पास एक प्राइवेट आईपी है और अगर किसी को इस डिवाइस से बात करनी है तो उसे इसके सेम लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़ना होगा, तो ही कम्युनिकेशन हो सकता है, अदरवाइज ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। हमने कहा ठीक है, तो अब हम करें क्या? राहुल ने वेबसाइट बना दी, राहुल ने वेबसाइट इस डिवाइस के अंदर रख दी, बट फिर भी हमें ये बात पता है कि आईपी के रूल्स के चलते हम उस डिवाइस से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, यानी ये वेबसाइट हम नहीं चला सकते। तो राहुल की एक अच्छी खासी बनी हुई वेबसाइट कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा। अब राहुल ऐसे में क्या करेगा? तो राहुल ने क्या करा सर, उसने अपनी जो वेबसाइट इस डिवाइस में रखी थी, अपनी मशीन में रखी थी, इस वेबसाइट को बाहर लाया कंप्रेस करने के बाद, है ना, यानी इसको मिल गई इसकी वेबसाइट की एक जिप फाइल, और इस जिप फाइल उसने अपलोड कर दी एक सर्वर पे। अब सर ये सर्वर क्या है? तो सर्वर्स लर्नर्स और कुछ नहीं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके पास खुद का एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, एक मैक एड्रेस है और लोकल होस्ट भी है। इनके अलावा और भी आइडेंटिटीज हैं, बट फिलहाल हमें इन आइडेंटिटीज से मतलब है। अब बिकॉज इस सर्वर के पास खुद की एक पब्लिक आईपी है, तो हमारे राहुल ने क्या करा, अपनी वेबसाइट जल्दी से सर्वर पे ले जाके रख दी। तो उस वेबसाइट के सभी फाइल, सभी फोल्डर्स यहाँ पे आके रख दिए गए एक ऐसी मशीन में जिसके पास खुद का पब्लिक आईपी एड्रेस है। इस पब्लिक आईपी की एक और खास बात है कि सर आईपी एड्रेस स्टैटिक है, ये आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता। तो एक ऐसा पब्लिक आईपी एड्रेस जो स्टैटिक है, ये जिस डिवाइस को दिया जाता है उसे ही सर्वर कहा जाता है। यानी सर्वर सर वो सारी मशीन है जिनके पास खुद का पब्लिक स्टैटिक आईपी एड्रेस है, और उन सर्वर्स पे उनको सर्वर वर्ड इसलिए दिया गया है। इस सर्वर वर्ड का मतलब यही है कि वो अपने इस वाइड एरिया नेटवर्क में या अपने नेटवर्क में एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यूजिंग पब्लिक आईपी एड्रेस। लोकल सर्वर्स भी होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के भी सर्वर्स होते हैं, बट सर्वर्स का मेन गोल क्या है कि सर वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है वो वेबसाइट शेयर कर रहे हो, कोई फाइल फोल्डर शेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्वर है उसके पास खुद का पब्लिक आईपी है विच इज स्टैटिक। और क्योंकि लर्नर्स राहुल ने अपनी वेबसाइट यहाँ रख दी है, तो सवाल यह है कि अब आप या मैं या राहुल का कोई भी दोस्त जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा होगा, क्या वो ये सर्वर से बात कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, इसके पास पब्लिक आईपी है। क्या वो ये वेबसाइट चला सकता है? सर बिल्कुल चला सकता है। लेकिन फिर भी लर्नर्स राहुल की वेबसाइट पे बहुत कम लोग आ रहे हैं। रीजन क्या है? तो रीजन समझने के लिए हमने देखा कि जो सर्वर है जिसके पास खुद का पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस था 186.192.141.121। इस एड्रेस को लोग याद नहीं रख पा रहे। यही इशू हो रहा है कि सर लोगों को एड्रेस याद नहीं रह रहा, तो फिर वो इस मशीन से बात भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज बिना एड्रेस बताए वो इस मशीन तक पहुंचेंगे कैसे? पॉसिबल नहीं है, और ये एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल है। तो अब ऐसे में हम लोग क्या करें? हमारे पास क्या सॉल्यूशन, हम यहाँ क्या कर सकते हैं? तो सर यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि भले ही आपको नंबर्स याद नहीं है, बट क्या आप वेबसाइट चलाना बंद कर दोगे? ये बिल्कुल वैसा है कि अगर आज मुझे मेरे किसी दोस्त से बात करनी है, तो क्या मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर याद रहेगा? क्या मुझे उसका जो मोबाइल नंबर होता है वो याद रहेगा? याद नहीं रहता, बट फिर भी हम उससे बात करते हैं। हम बात करना तो बंद नहीं करते। सॉल्यूशन क्या है? कैसे बात कर पाते हैं? तो सर जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, हमें नंबर्स तो याद नहीं रहते, कई बार तो इंपॉर्टेंट डेज भी हम भूल जाते हैं, बट स्टिल अगर हम बात करें नंबर्स की, हमें वो तो याद नहीं है। लेकिन अगर आज हमें किसी भी दोस्त से बात करनी है तो हम अपने मोबाइल को निकालते हैं, दोस्त का नंबर ढूंढते हैं, उसके नाम से हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आसिफ से बात करनी है, तो मैंने सर्च करा आसिफ, जैसे मैं आसिफ का नाम लिखा हुआ दिखा, हमने उस पर क्लिक करा और हमारा कॉल कनेक्ट हो जाएगा आसिफ से। हम आसिफ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज हमने हर एक नंबर को जो हम याद नहीं रख सकते थे, नाम से सेव कर लिया। यही बात अब हमारे राहुल को समझ आई, हमारे डेवलपर को समझ आई कि उसने वेबसाइट भी अच्छी बनाई, उसने एक ऐसी मशीन पे भी रख दी जिससे लोग बात कर सकते हैं, लेकिन उस वेबसाइट को लोग एक्सेस इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि लोगों को एड्रेस याद नहीं हो रहा। तो राहुल ने कहा उसको भी अब एक नाम लेकर इस सर्वर को देना पड़ेगा। तो अब राहुल ने क्या करा? राहुल गया सर एक ऐसी कंपनी के पास जो डोमेन सेल करती है। फॉर एग्जाम्पल राहुल गया गोडैडी के पास। गोडैडी के पास जाकर राहुल ने कहा कि सर मुझे एक नाम खरीदना है। गोडैडी ने कहा ठीक है, पहले तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लो। तो राहुल ने अपनी सारी डिटेल्स डाली, रजिस्ट्रेशन करा। उसके बाद राहुल को दिखाया गया एक लॉगिन पेज। राहुल ने इस पेज पे जाके लॉगिन करा और नो डाउट उसने एक डोमेन भी खरीद लिया। अब राहुल ने जो डोमेन खरीदा है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं वो डोमेन है cp.com।
तो अभी जो cp.com डोमेन राहुल ने खरीद लिया है, जो कि एक अलग ही वेबसाइट से खरीदा है, पे कर दिया है, रजिस्टर कर दिया, अपनी डिटेल्स डाल दी है और उसको उसका डोमेन मिल चुका है। तो क्या ये डोमेन मिलने के बाद राहुल की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? क्या राहुल अब इस डोमेन की मदद से इस वेबसाइट तक लोगों को पहुंचा पाएगा? क्या डोमेन और वेबसाइट में फिलहाल कोई भी कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं सर। और सबसे बड़ा सवाल कि डोमेन है क्या सर? राहुल ने अपने सर्वर के लिए एक नाम रखा, मैं बात समझ आ रही है, बट डोमेन एग्जैक्टली होता क्या है? ये cp.com एग्जैक्टली क्या है? तो चलिए इसे समझते हैं। cp.com लर्नर्स एक डोमेन है और डोमेन की डेफिनेशन अगर हम समझना चाहें तो डोमेन और कुछ नहीं, एक आईपी का नाम है। जिस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर्स याद नहीं रह सकते थे तो हमने उसको नाम से सेव कर लिया, उसी तरीके से आईपी एड्रेसेस जो डिवाइसेस की पहचान है नेटवर्किंग में, इंटरनेट में, वो हमें याद नहीं रहते। तो उन आईपी को क्यों ना एक नाम दे दिया जाए। ये नाम कैसा दिखता है सर? ये नाम दिखता है google.com, facebook.com, इस तरीके से। तो डोमेन और कुछ नहीं, ह्यूमंस के लिए, ताकि वो लोग अपने सर्वर तक अच्छे से पहुंच सके, उन सर्वर्स को एक नाम देना जरूरी था और वो ही आईपी का नेम इनका डोमेन नेम था। एग्जाम्पल हमने देखा डोमेन नेम के क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज मैं लिखता हूं कि मेरा एक डोमेन है google.com, ये तो हो गया एक डोमेन, मेरे आईपी का नाम, मेरे सर्वर का एक नाम। ऑल्दो में इतना तो समझ आ गया कि डोमेन और कुछ नहीं, एक आईपी का नाम है जिसके साथ हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ये डोमेन जब हम परचेस करते हैं तो इसके साथ हमें कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि एक डोमेन नेम के बिहाफ पे, एक डोमेन नेम की मदद से मैं कई सारे और छोटे छोटे डोमेन्स बना सकता हूं जिन्हें हम कहते हैं सब डोमेन्स। सब डोमेन्स क्या होते हैं कि एग्जांपल आपने google.com खरीदा, अब आपने कहा कि मुझे गूगल की ऐसी कोई छोटी छोटी ब्रांचेस बनानी है, अलग अलग वेबसाइट्स बनानी है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, किसी भी रीजन से आपको इस नाम के और कई सारे नाम बनाने थे, छोटे नाम बनाने थे, सब डोमेन्स बनाने थे। तो आपने लिख दिया, एक सब डोमेन बनाया विच इज tag.google.com। अब आपने लर्नर्स ये जो tag.google.com नाम से डोमेन बनाया विच इज सब डोमेन, इसको सब डोमेन इसलिए कहा जाता है कि इस पूरे मेन ओरिजिनल नेम को हमने अलग अलग पार्ट्स में क्या करा, डिवाइड करने की कोशिश करी, या इसकी मदद से हमने अलग अलग नाम बनाने की कोशिश करी। इस नाम में खास बात यह है, सब डोमेन में खास बात यह है कि इसका जो एक्सटेंशन है, जो लास्ट का आपको डोमेन नेम दिख रहा है, ये हमेशा मेन डोमेन यानी ओरिजिनल डोमेन का ही रहेगा। स्टार्टिंग जो इसका नेम है वो चेंज हो सकता है, जो इसका प्रीफिक्स है वो चेंज हो सकता है। tag.google.com हो सकता है, store.google.com हो सकता है, classes.google.com हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितने नाम चाहें, जितने सब डोमेन चाहें बना सकते हैं। और यही एक बहुत पावरफुल बात है कि एक डोमेन से आप अनलिमिटेड सब डोमेन्स बना सकते हैं, जितना आपका सर्वर सपोर्ट कर सकता है आप उतने सब डोमेन्स बना सकते हैं। डोमेन ने आपको इस चीज को लेकर कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करा। इसके बाद अगर हम देखें लर्नर्स, तो एक्सटेंशंस हमें ध्यान रखने होते हैं किसी भी डोमेन नेम में। एक डोमेन नेम में आप देखोगे गूगल के बाद ये .com लिखा है, इसका एक्सटेंशन है। .com यूनिवर्सल वेबसाइट है, .com के अलावा .in आ सकता है, .jp आ सकता है, जो कि कंट्री वाइज होता है। जैसे इन स्टैंड्स फॉर इंडिया, JP स्टैंड्स फॉर जापान, RU स्टैंड्स फॉर रशिया, और इस तरीके से हर एक कंट्री के हिसाब से भी जो एक्सटेंशंस हैं वो डोमेन्स में मिलते हैं। .org स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड और इस तरीके के हमें कोई और एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं। कोई भी एक्सटेंशन दिखे कहलाएगा तो वो डोमेन ही, और हर डोमेन के साथ मल्टीपल सब डोमेन्स बनाने की पावर मिल ही जाती है। अब सर यहाँ वापस आते हैं कि हमारे राहुल ने जो है एक डोमेन खरीद लिया है, लेकिन डोमेन और सर्वर के बीच में अभी तक कोई कनेक्शन बना नहीं है। अब ये कनेक्शन कैसे बनेगा, इसको समझने के लिए लर्नर्स हुआ क्या कि जैसे ही राहुल ने ये डोमेन खरीदा, राहुल को इस डोमेन को एक्सेस करने के लिए दिया गया एक वेबसाइट और एक पोर्टल, आप कह सकते हैं एक प्रॉपर पैनल दिया गया ताकि वो अपने डोमेन को मैनेज कर सके। तो इस पैनल पे जाने के लिए राहुल पहले लॉगिन करता है, अपने सही यूजर नेम देता है, अपने सही पासवर्ड देता है और फिर पहुंचता है वो अपने डोमेन मैनेजर के पैनल पे। जैसे ही वो यहां जाता है तो इसे एक पेज मिलता है विच इज डोमेन मैनेजर, और जब राहुल इस डोमेन मैनेजर नाम के पेज पे जाता है लर्नर्स, तो इस डोमेन मैनेजर के पेज में कई सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जिसे जब वो सही से सेट करेगा तो ये नाम अपना आप इस सर्वर से जुड़ जाएगा। ये नाम और ये सर्वर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, यानी ये नाम और ये आईपी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इन दोनों का कनेक्शन बनाने के लिए डोमेन की सेटिंग्स जो है, डोमेन की कॉन्फ़िगरेशंस जो है, हमें वो सही करनी है डोमेन मैनेजर पेज में जाकर। और ये सेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डोमेन मैनेजर पेज में हमें क्या क्या सेटिंग्स देखने को मिलेगी। इन सेटिंग्स को हम कहते हैं DNS रिकॉर्ड्स। तो फिर बिना देरी करते हुए हम ये देखना चाहेंगे कि डोमेन मैनेजर के इस पेज में क्या क्या सेटिंग्स है, किस सेटिंग में क्या डेटा लिखा जाता है, किस बॉक्स में क्या इनपुट आएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम आ चुके हैं DNS रिकॉर्ड्स की तरफ। इन DNS रिकॉर्ड्स में जो सबसे पहला और सबसे यूजफुल रिकॉर्ड आता है लर्नर्स, वो है ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड मींस केवल ए, यानी ए के आगे एक इनपुट बॉक्स दिया होगा जहां पे आप अपनी वैल्यू ऐड करोगे। अब इस ए रिकॉर्ड के अंदर क्या डेटा आता है, तो ए रिकॉर्ड के अंदर आता है IP एड्रेस ऑफ सर्वर।
आपको उस डोमेन को जिस भी सर्वर से कनेक्ट करना है, जिस सर्वर के लिए मैंने नाम खरीदा था, उस सर्वर का जो भी आईपी होगा वो हम ए रिकॉर्ड के अंदर लिख देंगे। जैसे अभी जो हमारा आईपी था वो था 182.192.168.212, कुछ इसी तरीके का हमारा एक आईपी था। जो भी था वो हम ए रिकॉर्ड के अंदर लिख देंगे। तो अब हमारे डोमेन को पता पड़ जाएगा कि उसे किस सर्वर से कनेक्शन बनाना है। उसके बाद जो सेकंड रिकॉर्ड हमारे पास आता है लर्नर्स, वो है 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड, यानी ए रिकॉर्ड। अब यहाँ पे क्या डेटा आएगा? तो सर ये जो 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड है, जिस तरीके से सिंगल ए रिकॉर्ड था आईपी एड्रेस के लिए, वो भी IPv4 एड्रेस के लिए, आईपी का जो वर्जन 4 वाला एड्रेस है उसके लिए ए रिकॉर्ड था। लेकिन अगर किसी सर्वर का एड्रेस IPv6 है तो क्या वो भी ए रिकॉर्ड में आएगा? तो नहीं, IPv6 एड्रेस ए रिकॉर्ड में सपोर्ट नहीं करता। IPv6 एड्रेस सपोर्ट करता है 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड में। इट मींस किसी भी सर्वर के पास अगर IPv4 ना होकर IPv6 है या आप IPv6 यूज लेना चाहते हो, इन दैट केस आप 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड में आके जो भी IPv6 एड्रेस था वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद हमारे पास आता है सी नेम रिकॉर्ड लर्नर्स। और ये सी नेम रिकॉर्ड है क्या? तो सी नेम रिकॉर्ड आपकी मदद करता है डायरेक्शन रीडायरेक्शंस में। क्या मतलब है इसका? जैसे बता रहा है कि सर ये अलाइज मैपिंग के लिए काम आ रहा है। इट मींस ये किसी नाम से आपको कनेक्ट करने में मदद कर रहा है। ओवरऑल लर्नर्स इजी लैंग्वेज में समझना है तो ये आपकी मदद करता है रीडायरेक्शन में। रीडायरेक्शन मींस आप जाना कहीं और चाह रहे थे बट आपको कहीं और पहुंचा दिया गया, है ना। आप जा कहीं और रहे थे लेकिन आपको कहीं और पहुंचा दिया गया। और ये रीडायरेक्शन करने के बहुत सारे रीजंस और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक तरीका सी नेम भी है। सो एग्जांपल के तौर पे लर्नर्स, हमने जो डोमेन खरीदा है वो था cp.com। अब नॉर्मली पूरे वर्ल्ड में कोई भी cp.com लिखेगा तो वो पहुंच जाएगा इस आईपी पे जो हमने ए रिकॉर्ड में लिखा है, यानी मेरे सर्वर पे। बट अभी के लिए मैं अपने सर्वर पे कुछ काम कर रहा था, सर्वर पे शायद मेंटेनेंस का कोई टास्क चल रहा था, जिसके चलते मैं नहीं चाहता कि कोई अभी मेरी वेबसाइट पे आए और मेरा कोई सब डोमेन होगा, मेरी कोई दूसरी वेबसाइट होगी। मैं चाहता हूं कि तब तक के लिए, जब तक मेरे सर्वर पे मैं कुछ काम कर रहा हूं, तब तक के लिए लोगों को मैं किसी और वेबसाइट पे भेज देता हूँ। ओनर मैं ही हूं और मैं चाह रहा हूं कि जितने भी यूजर्स मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो कहीं और पहुंच जाए, कुछ देर के लिए, वो खाली हाथ वापस ना जाए बेसिकली। तो ऐसे में हमने क्या करा, सी नेम के अंदर अपनी दूसरी वेबसाइट का नाम लिख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया test.cp.com, अपना एक सब डोमेन का नाम दे दिया। मैं दूसरे डोमेन का नाम भी दे सकता था, तो मैंने test.cp.com लिखा। इट मींस मैं cp.com का जो मैंने एक दूसरी वेबसाइट बनाई होगी, मैं लोगों को वहां भेज रहा हूं। तो सी नेम आपकी मदद करता है रिडायरेक्शन में। अब जो भी अपने ब्राउजर में जाके लिखेगा cp.com, वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा test.cp.com तक, क्योंकि रिडायरेक्शन हमने ही करने को कहा है। और इसी की मदद से कई बार हैकर्स को अगर एक्सेस मिल जाए मॉडिफाई करने का, तो वो लोगों का पूरा अकाउंट, वो लोगों का पूरा वेबसाइट टेक ओवर कर लेते हैं। बिकॉज उनके सारे क्लाइंट्स अब दूसरी वेबसाइट पे जाने लग जाते हैं तो उनका कैशे चुरा लेते हैं, कुकीज चुरा लेते हैं, काफी अलग अलग तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। देन आता है लर्नर्स एक और पावरफुल रिकॉर्ड विच इज MX रिकॉर्ड, मेल सर्वर रिकॉर्ड। एक और यूजफुल बात आप सभी को बताना चाहूंगा लर्नर्स के, जब भी हम एक डोमेन खरीदते हैं, उस डोमेन के साथ हमें कई सारे सब डोमेन्स मिलते हैं। हम अनलिमिटेड सब डोमेन्स बना सकते हैं, अपनी मर्जी से जितने चाहे जैसे चाहे सब डोमेन्स बना सकते हैं। उसी के साथ साथ एक डोमेन लेने पर हमें और कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हमें कई सारे ईमेल अकाउंट्स बनाने की पावर मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हो कि आपको जब भी किसी कंपनी से मेल आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको साइबर पाठशाला से कोई मेल आया, अगर आपको अमेजॉन से कोई मेल आया, फेसबुक से कोई मेल आया, तो उस मेल का ईमेल एड्रेस कैसा होगा? ashish@facebook.com, ashish@cyberpathshala.com, ashish@amazon.com। ये @ के बाद gmail.com क्यों नहीं है? यहां पे amazon.com, facebook.com, cyberpathshala.com कैसे आ रहा है? बिकॉज डोमेन्स के साथ हमें ताकत मिलती है। जब हम एक डोमेन खरीदते हैं, वो हमें पावर देता है कि हम उसके नाम के मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स बना सके। लेकिन अगर आपने इन ईमेल अकाउंट्स को बना भी लिया है, तो आप इन्हें किस सर्वर के जरिए यूज लोगे? आपका मेलिंग सर्वर कौन सा होगा? किस सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों को मेल सेंड करोगे? मेल किस डिवाइस पे रिसीव करा जा पाएगा? ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए हम MX रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं। तो हम MX रिकॉर्ड के पास जाते हैं, वहां पे एग्जांपल के तौर पे मैंने गूगल जीमेल का एड्रेस दे दिया। तो हम MX रिकॉर्ड को ये कह रहे हैं कि भाई आज के बाद हम आपकी मदद से मेल सेंड करेंगे, जो यूजर है वो मेल रिसीव कर पाए। तो MX रिकॉर्ड मेल सर्वर रिकॉर्ड है, ताकि हम डोमेन से परमिशन ले सके, डोमेन ताकि ये परमिशन ले सके कि भाई वो दूसरे सॉफ्टवेयर के जरिए मेलिंग करेगा, सेंड करेगा, ताकि जो सामने वाला यूजर है वो उन्हें रिसीव कर सके। देन उसके बाद लर्नर्स हमारे पास आता है TXT रिकॉर्ड, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसका कहना है कि इसके अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है। यानी डोमेन का ओनर चाहे तो यहाँ कोई गाना लिख दे, चाहे तो यहाँ पे कोई शायरी लिख दे, या फिर चाहे तो अपने बारे में कुछ लिख दे, अपने डोमेन के बारे में कुछ लिख दे। वो यहाँ जो चाहे लिख सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है।
लेकिन इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, लेकिन इसके कई और सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी है, जैसे कि एसपीएफ रिकॉर्ड। एसपीएफ रिकॉर्ड लर्नर्स टीएक्सटी रिकॉर्ड के अंदर एक डेटा ऐड करा जाता है, एसपीएफ DKIMB। एसपीएफ में क्या होता है कि सर हम एक यूनिक आईडी दे देते हैं, टैक्स रिकॉर्ड के अंदर एक यूनिक आईडी ऐड कर देते हैं, और इस यूनिक आईडी की मदद से जब भी हम किसी को मेल भेजते हैं यूजर्स तक मेल पहुंचेगा, स्पैम में जाने के चांसेस कम होंगे। सेकंड सबसे जरूरी बात, कोई भी ईमेल स्पूफिंग नहीं कर पाएगा, कोई भी मेरे नाम से किसी और को मेल नहीं भेज सकता, बिकॉज मेरे नाम से जो मेल जा रहा है उसकी यूनिक आईडी तो मैंने मेरे डोमेन को दे दी है। लेकिन अगर कोई और किसी भी फेक मेल सर्वर से मेरे नाम का मेल किसी को भेजेगा तो ये आईडीज मिसमैच करेगी, और ये आईडीज मिसमैच करने की वजह से और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होने की वजह से साफ साफ दिखेगा कि कौन सा रियल मेल है और कौन सा फेक मेल है, ये आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा करने पे ईमेल स्पूफिंग को रोकने में भी टीएक्सटी रिकॉर्ड के अंदर जब हम एसपीएफ डेटा ऐड करते हैं हमारी मदद करते हैं। उसके बाद हम आते हैं लर्नर्स एनएस रिकॉर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, बिकॉज इसी की मदद से आपका डीएनएस आपको ढूंढ पाता है, आपको पहचान पाता है। ये क्या है, कैसे काम करता है? तो सर एनएस रिकॉर्ड का मतलब है नेम सर्वर रिकॉर्ड। अब नेम सर्वर्स क्या है, तो आपने क्या करा, आपने अपने डोमेन से एटीडी जितनी भी सेटिंग्स करी, अब इन पूरी सेटिंग्स का कंट्रोल किसी के हाथ में दे दिया। तो आपने जिसको भी कंट्रोल दिया उसका एक नाम रख दिया कि भाई मैं इन यूजर्स को कंट्रोल दे रहा हूं मेरे डोमेन्स का, उन्हें हम नेम सर्वर्स कहते हैं। और जब भी आपको कोई ढूंढने आएगा इंटरनेट पे जाके, जब भी कोई लिखेगा कि मुझे cp.com से बात करनी है, डीएनएस आपको ढूंढने के लिए नेम सर्वर का ही यूज लेता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके भी और प्रैक्टिकल तरीके से भी समझाऊंगा, तो जल्दी आपको नेम सर्वर का कंसेप्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा। बेसिकली एक बात याद रखना है कि नेम सर्वर के साथ कनेक्टेड होती है, जुड़ जाती है, उसके अंदर ऐड हो जाती है जोन फाइल। ये बात आप सभी को याद रखनी है, बाकी का पूरा जो कंसेप्ट है इसका कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आता है एसओए रिकॉर्ड, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ एडमिन रिकॉर्ड्स। ये जो एसओए रिकॉर्ड है लर्नर्स, इसमें होती है एडमिन की इंफॉर्मेशन। इन केस अगर कभी भी डोमेन में कोई इशू आ जाए, आपको किसी को रिपोर्ट करना है, किसी से कनेक्ट करना है, आप किससे करेंगे? कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए जो वहां पे उस चीज की लायबिलिटी लेके चल रहा है, उस चीज को लेकर लायबल है। तो उसके अंदर एसओए रिकॉर्ड के अंदर आपको कोई एड्रेस दिख जाएगा, ईमेल एड्रेस दिख जाएगा, जिस पे आप कनेक्ट करके कुछ अगर ऐसी क्वेरीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो अपडेट कर सकते हैं। अब ये तो थे हमारे डीएनएस रिकॉर्ड्स, यानी देखा जाए तो हमारे राहुल ने क्या करा, डोमेन मैनेजर के पेज में गया, AMX, TXT, NS, SOA, SRV, PTR जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो उसने सब सेट कर दिए। कुछ रिकॉर्ड्स अभी हमने नहीं पढ़े हैं, धीरे धीरे हम जरूर पढ़ेंगे उन रिकॉर्ड्स के बारे में भी। उसने सारी सेटिंग्स कर दी। इट मींस अब डोमेन को पता पड़ गया है कि जब भी उसको कोई सर्च करने आएगा उसे उस यूजर को इस आईपी पे भेजना है, क्योंकि ए रिकॉर्ड में आईपी लिखा हुआ है, या जितनी भी सेटिंग्स हमने करी उस हिसाब से डोमेन और सर्वर का कनेक्शन भी बन गया है। डोमेन को इंटरनेट पे कैसे काम करना है उसे समझ आ गया। हमने कहा ठीक है। तो लर्नर्स अब जो हमारे मन में सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि मान लेते हैं एक नॉर्मल सा यूजर आया, उसने अपने ब्राउजर में जाके लिखा cp.com, बोला मुझे cp.com की वेबसाइट चलानी है, तो उसकी मशीन से एक पैकेज जनरेट हुआ जो कह रहा है कि cp.com की वेबसाइट हमें चलानी है। अब सवाल ये है कि हमने cp.com की जितनी भी सेटिंग्स हैं कि इसका आईपी क्या है, इससे कैसे बात करी जाए, वो सारी डोमेन मैनेजर नाम के पेज में लिखी हुई है। तो क्या ये पैकेज डायरेक्ट इस डोमेन मैनेजर पेज के पास पहुंचेगा? क्या ये डोमेन मैनेजर के इस पेज को एक्सेस कर पाएगा और इससे देखेगा कि भाई अच्छा इसका आईपी है तो उस आईपी पे चला जाता हूं या यहां चला जाता हूं, ऐसे कर लेता हूं काम? एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। हमें ये समझना है कि सर जब भी आप किसी नाम को लिखते हो, डोमेन नेम को लिखते हो, आप उस नाम को लिखने के बाद उस सर्वर तक पहुंचते कैसे हो? अगर आप कहोगे कि हाँ सर डोमेन मैनेजर पेज का एक्सेस है, तो मुझे एक बात बताओ, वो डेवलपर, वो ओनर जिसने उस नाम को खरीदा है, जो उसे ओन करता है, अगर वो ओनर भी उस डोमेन पे जाता है तो उसे पहले लॉगिन करना पड़ता है। जब वो सही यूजर नेम देता है, सही पासवर्ड देता है, तब जाके डोमेन मैनेजर पेज का एक्सेस उसे मिलता है, जिसमें सारी सेटिंग्स हुई भी है। ऐसे में एक नॉर्मल सा यूजर जिसके पास ना ही यूजर नेम है ना ही पासवर्ड है, उसने बोला मुझे cp.com की वेबसाइट चलानी है, क्या वो डोमेन मैनेजर पेज को एक्सेस कर पाएगा? अगर ऐसा है तो लर्नर्स एक बहुत बड़े अटैक का रूप ले लेगा। तो इसे रिजॉल्व कैसे करा जाए? सर यहां आपकी मदद करता है डीएनएस। डीएनएस क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे हमारी मदद करेगा, ये वर्क कैसे करता है, अब इस सवाल का जवाब हम देखेंगे। तो हम चलते हैं डीएनएस की डेफिनेशंस की तरफ कि एग्जैक्टली डीएनएस क्या है और कैसे काम करता है। तो डीएनएस का जो वर्क फ्लो है, हमारे डोमेन नेम सिस्टम का जो वर्क फ्लो है, वो कह रहा है कि सबसे पहले यूजर ने कुछ सर्च करा, उसने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया cp.com, उसने डोमेन सर्च करा, तो उस डोमेन को सबसे पहले जाके ढूंढा जाता है रिजॉल्वर के पास। रिजॉल्वर्स कौन है? जो उसके डोमेन को रिजॉल्व करेंगे कि हाँ आपका डोमेन हमारे पास पड़ा है, ये रहा आपका डेटा। बट ये कैसे वर्क करेगा मैं समझाऊंगा। रिजॉल्वर जो है लर्नर्स, वो लोकल रिजॉल्वर भी हो सकते हैं और ग्लोबल रिजॉल्वर भी हो सकते हैं।
दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में वर्क क्या हो रहा है, कैसे कंसेप्ट काम कर रहा है, अभी आपको समझ आ जाएगा। ये रिजॉल्वर्स को अगर डोमेन ना मिले, ऐसा समझ लीजिए आपके रिजॉल्वर के पास अगर इस डोमेन का कैशे पेज ना हुआ तो ये कहेगा सर हमारे पास तो नहीं है। यानी यूजर ने एक डोमेन सर्च करा और जाके इन लोगों से पूछा कि क्या आपके पास cp.com है क्या, इन दोनों ने मना कर दिया, नहीं सर हमारे पास तो नहीं है ये डोमेन। इनने कहा लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम किसी को जानते हैं जो आपको ये डोमेन के बारे में बता सकता है, जो कि सबका ओनर है, सबका बॉस है, डोमेन्स में सबका बॉस माना जाता है, वो है आपका रूट सर्वर, मेन सर्वर। अब ये मेन सर्वर जो है ये सभी डीएनएस सर्वर्स का किंग है या बॉस है। अब ये जो हमारा बॉस है, इस बॉस के पास जब जाके पूछा कि सर आपको cp.com के बारे में कुछ पता है क्या, ये डोमेन किसका है, इसका आईपी क्या है, तो बॉस कह रहा है कि कम ऑन यार, मैं तो बॉस हूं, मैं आपको इस सवाल का जवाब थोड़ी दूंगा। हमने कहा कैसे पता पड़ेगा भाई cp.com किसके पास है। बॉस ने कहा काम करो, आप मेरा जो जूनियर है उसके पास चले जाओ, टीएलडी के पास चले जाओ, जिसके पास टॉप लेवल डोमेन्स का डेटा होता है। हमने कहा बट किसके पास जाए, तो रूट सर्वर ने कहा कि मेरे पास ये डेटा है कि आपको जाना कहाँ चाहिए। जैसे हमारे पास जितने भी जो टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं .com, .org, .in, इनका डेटा इसके पास पड़ा है कि आपको अगर इनके बारे में जानना है तो किसके पास जाना होगा, है ना। यानी इसको पता है कि इन डोमेन्स का डेटा किस किस के पास है। तो हमने बोला कि भी हमें तो जो है .com के बारे में जानना है, हमारा .com वाला डोमेन है, हमें उसके बारे में जानना है। तो उसने कहा कि भाई ठीक, मेरे पास कुछ एजेंट्स हैं जिनके पास .com का डेटा पड़ा है, आप उनके पास चले जाओ। यानी इसने कहा कि भाई मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, .com वाली जो टीम है वो ये है, इनमें से आप किसी के पास भी जाके पूछ लो, वो आपको शायद बता दे इसके बारे में कुछ। तो हम पहुंच गए टीएलडी सर्वर्स के पास। टीएलडी सर्वर्स के पास जैसे ही हम पहुंचे लर्नर्स, हमने उन्हें कहा कि भाई cp.com, क्योंकि .com तो मैनेज कर ही रही थी, हमने बोला आपको cp.com के बारे में कुछ पता है क्या, कि ये डोमेन कौन ओन करता है, किसके पास का डेटा है। तो टीएलडी सर्वर्स ने कहा कि देखो हमें ये तो नहीं पता कि cp.com का आईपी क्या है, इसे कौन चला रहा है, ये तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि आपको इसके बारे में कौन बता सकता है। तो ये हमें धीरे धीरे आगे ही ले जाते जा रहे हैं, है ना। अभी हमारा जो यूजर था वो परेशान हो गया, जिसने सर्च करा था उसने कहा कि लोकल रिजॉल्वर ने नहीं बताया। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, रूट सर्वर के पास जाओ। रूट सर्वर ने कहा कि चलो मैं इतना बता देता हूँ कि आंसर कहाँ मिलेगा, वहां चले जाओ। हम वहां पहुंचे तो उनने भी यही कहा कि हमारे पास तो एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन हमें पता है किसके पास डेटा मिल जाएगा। उनने हमें नाम दिया नेम सर्वर्स का, वही नेम सर्वर्स जो हमने हमारे डीएनएस रिकॉर्ड में सेट करे थे। हमने कहा था कि हमारे डोमेन्स का सारा डेटा जो है, उसका कंट्रोल जो है, उसकी अथॉरिटी जो है नेम सर्वर्स के पास है। उनमें से एक नेम सर्वर का नाम इसने हमें लाके दिया, या लिस्ट लाके दी कि भाई इनमें से ये जो नेम सर्वर्स हैं इनके पास डेटा हो सकता है। हम उनमें से किसी एक नेम सर्वर के पास गए, हमने कहा भाई डेटा दिखाओ। वो नेम सर्वर गया सीधा जोन फाइल के पास। अब ये जोन फाइल का कंसेप्ट क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूं, और ये पूरा प्रोसेस वर्क एग्जैक्टली कैसे कर रहा था ये मैं और अच्छे से आपको समझाता हूं। तो अब हुआ ये लर्नर्स के जैसे ही हुआ ये था लर्नर्स कि जब हमारे राहुल ने GoDaddy के पास गया, डोमेन मैनेजर में जाके उसने सारा डेटा ऐड कर दिया, ए रिकॉर्ड में ये वाला आईपी लिख दिया और बाकी सारे रिकॉर्ड्स भी फुल कर दिए। बट ऑब्वियस है कि इसको एक्सेस करने के लिए हमारे ओनर को भी लॉगिन करना पड़ा था, राहुल को भी लॉगिन करना पड़ा था। तो इस पेज का एक्सेस किसी को भी नहीं मिलेगा, इस पेज का यूजर नेम, पासवर्ड या डायरेक्ट एक्सेस किसी के पास नहीं है। बट इसके अंदर का जो डेटा है, उस डेटा को ताकि बाकी लोग एक्सेस कर सके, ताकि उस सर्वर तक पहुंचा जा सके, ताकि वर्ल्ड में सबको पता पड़ जाए ये जो डोमेन है ये उस सर्वर का है, जब भी कोई डोमेन का नाम लिखे तो सर्वर तक पहुंच सके। इसीलिए इस डेटा का एक हिस्सा अपडेट करा जाता है एक ऐसी फाइल में जो कि पब्लिक है, जिसका नेचर पब्लिक है, यानी इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये जो फाइल है लर्नर्स, इसमें जो डेटा है ये एक टाइम पीरियड के गैप से अपडेट हो जाता है। मान लेते हैं अगर 4 आवर्स के गैप से अपडेट हो रहा है, तो हर 4 आवर्स में इसमें जो भी डेटा लिखा है वो यहाँ जाके अपडेट होता रहेगा। अगर सेम है तो नहीं होगा, और अगर चेंज हो गया तो अपडेट हो जाएगा। और वो डेटा यहाँ पे इस फाइल में अपडेट होता रहता है, जैसे कि ए रिकॉर्ड इसके अंदर होगा, एनएस रिकॉर्ड इसके अंदर होगा, एमएक्स रिकॉर्ड इसके अंदर होगा, टीएक्सटी रिकॉर्ड इसके अंदर होगा। इस तरीके से जितने भी रिकॉर्ड्स हमने लिखे थे उनके कुछ रिकॉर्ड्स जो कि पब्लिक करे जा सकते थे, वो डेटा इस फाइल में होता है, जिसे हम कहते हैं जोन फाइल। इस फाइल का नाम है लर्नर जोन फाइल, एक ऐसी फाइल जिसका नेचर पब्लिक है, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अब वो जो हमारा नेम सर्वर था उससे ये जोन फाइल जुड़ी हुई है। हमने जो नेम सर्वर्स रखे थे उन नेम सर्वर से ये जोन फाइल जो है कनेक्टेड है। और जैसा हमारे डीएनएस ने बताया, डीएनएस ने कहा कि सर जैसे ही हम आपको नेम सर्वर्स दिए कि भाई इन सर्वर्स के पास एक्सेस है, इनकी मदद से आप जोन फाइल पे पहुंचते हो। जोन फाइल में सारा डेटा था, ए रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, टीएक्सटी रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड के अंदर आईपी लिखा हुआ था, तो आपको पता पड़ गया आपको किससे बात करनी थी। इस तरीके से आप अपने डेली रूटीन में इंटरनेट चला पाते हो। लेकिन इसे और क्लियर करने के लिए अब हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हमारा यूजर, इसने अपने ब्राउजर में जाके लिखा cp.com।
इसने जैसे ही ये बात लिखी, सबसे पहले ये पैकेट जाएगा लोकल रिजॉल्वर्स के पास। तो ये हम गए लोकल रिजॉल्वर्स के पास। लोकल रिजॉल्वर मींस हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में इन डोमेन्स का अगर कैशे किसी के पास पड़ा, किसी को पता है ऑलरेडी कि भाई आपने कल भी इसी वेबसाइट को एक्सेस करा था, इसका आईपी तो ये, तो उसकी मदद से हम उस सर्वर तक पहुंच सकते। तो भाई जो हमारे डोमेन रिजॉल्वर्स थे जिनके पास कैशे डेटा होता है, हो सकता है ये लोकल रिजॉल्वर हो सकता है ग्लोबल रिजॉल्वर हो, जैसे कि google.com भी रिजॉल्वर है, ठीक है। तो चाहे हम अपने लोकल सर्वर के पास जाएं, हमारे लोकल ब्राउजर में भी कैशे होते हैं, हमारे राउटर्स में भी कैशे होते हैं और हमारे गूगल के पास भी कैशे, हम किसी के पास भी जाए, इनके पास cp.com का डेटा है या नहीं है। तो हमने कहा कि भाई देखो, इनने कहा हमारे पास तो डेटा नहीं है, कैशे पेज में भी कोई डेटा नहीं है, कैशे फाइल्स में भी कोई डेटा नहीं है, लोकल ने भी मना कर दिया और ग्लोबल रिजॉल्वर ने भी मना कर दिया। लेकिन इनने कहा कि हमें पता है आपको ये डेटा कहां मिल सकता है। हमने कहा कहां मिलेगा? इसने बोला जो आपका मेन रूट सर्वर है, आपको रूट सर्वर के पास डेटा मिल सकता है। हम रूट सर्वर के पास गए, रूट सर्वर ने कहा कि सर मैं तो बॉस हूं, मेरे पास इतना डिटेल में डेटा नहीं है, मेरे जो टीममेट्स हैं उनसे आप जाके पूछ सकते हो। इसने बोला मैंने अलग अलग ग्रुप ऑफ टीम्स बना रखी है, अलग अलग डोमेन्स के जो हेड है उन्हें मैनेज करने के लिए, टीएलडीज को मैनेज करने के लिए, विच मीन्स टॉप लेवल डोमेन्स, है ना। तो यहाँ पर टीएलडी क्या क्या है, ऐसे .com है, .in है ना, .org है। तो हमने कहा भाई हमें जो डोमेन चाहिए वो तो .com का डेटा चाहिए। इसने कहा .com का डेटा चाहिए तो मेरे ये सारे टीम मेंबर्स हैं, आप इनमें से किसी के पास भी चले जाओ, यानी टीएलडी सर्वर के पास चले जाओ। हमने कहा ठीक है। तो फिर हम चले गए टीएलडी सर्वर के पास। अब .com के सर्वर के पास तो हम पहुंच गए जिसके पास सारे .coms का डेटा है। इस टीएलडी सर्वर यानी .com सर्वर को ऐसा कह देते हैं .com सर्वर के पास सारे .coms का डेटा था। हमने कहा कि अब हमें चाहिए हमारे डोमेन, हमारा हमने नाम बता दिया, हमने कहा नाम है CP, हमें इसका डेटा चाहिए। तो जब हमने टीएलडी से बोला कि भाई cp.com का डेटा आपके पास है क्या, उसने बोला इस डोमेन का डेटा तो नहीं है, लेकिन इस डोमेन का डेटा किसके पास हो सकता है वो मुझे पता है, वो उसका डेटा मैंने रखा हुआ है। हमने कहा किसके पास? तो इसने हमें लाके दिए कुछ लिस्ट ऑफ नेम सर्वर्स। इसने हमें बताया कि ये नेम सर्वर्स हैं, इनके पास डेटा हो सकता है। ये कहां से आए? सर ये आप ही ने सेट करे थे डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर। तो इसने मुझे बता दिया कि भाई ये नेम सर्वर्स हैं, इनके पास जो आपका डेटा हो सकता है। हमने कहा ठीक है। अब इनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट करा। हमने कहा भाई आपके पास डेटा है क्या cp.com का? इसने बोला हाँ मेरे पास cp.com का डेटा है। ये जल्दी से गया एक फाइल के पास जिसे हम कहते हैं जोन फाइल। जोन फाइल में जाके इसने देखा कि भाई ए रिकॉर्ड में क्या डेटा है, तो इसको आईपी मिल गया। आईपी किसका था? सर्वर का था। तो इसने अब जाके हमें हमारे सर्वर तक पहुंचा दिया। लेकिन लर्नर्स इस पूरे प्रोसेस से हमारा जो क्लाइंट था, हमारा जो लोकल सर्वर्स थे, वो तंग आ गए। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक बार तो हम पहुंच गए, अब हमें पता है कि जो cp.com है उसका आईपी क्या है, जो भी आईपी था वो अब हमें पता है। एग्जांपल के तौर पे मान लो 4.4.4.4 है, तो अब इन्हें पता पड़ गया कि भाई cp.com का आईपी तो ये है। ये डेटा कैशे के फॉर्म में इसने भी सेव कर लिया, आपके ब्राउजर ने भी सेव कर लिया, आपकी डिवाइस ने भी सेव कर लिया, इसने भी सेव कर लिया। अब दोबारा आपको जब भी cp.com चलाना है तो कहेंगे हम इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम जिसके पास जाए वो हमें आगे आगे भेजता रहता है। उसका सॉल्यूशन ये है कि हम कैशे के फॉर्म में डेटा अपने पास रख लेते हैं। पहली बार कोई नया डोमेन मांगोगे तब तो पूरा प्रोसेस करेंगे, अगली बार जब भी डोमेन एक्सेस करने आओगे आप अपने कैशे से आपको बता देंगे कि आपका डोमेन कौन सा हो सकता है। कोई चेंजेस हुए तो फिर से पूरा प्रोसेस होगा। इस तरीके से लर्नर्स आप अपनी डेली लाइफ में किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, डेवलपर ने वेबसाइट को बना के कहां होस्ट करा, सर्वर क्या होता है, डोमेन्स क्या होते हैं, सब डोमेन्स क्या होते हैं, एमएक्स रिकॉर्ड और डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या थे, उन्हें कहां रखा जाता है, जोन फाइल क्या थी। उम्मीद करता हूं ये सभी कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे जरूर बताना। चाहे वो आईएसपी हो, लैन, मैन, आईपी एड्रेस हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, चाहे वो एआरपी हो, डीएचसीपी हो, चाहे वो सबनेट हो, सबनेट मास्क हो, डिफॉल्ट गेटवे हो, जितने भी टर्म्स आप लोगों ने नेटवर्किंग में सुने हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं नेटवर्किंग की वर्किंग से रिलेटेड, आज हम उन सभी डाउट्स को रिजॉल्व करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि ये सब साथ मिलकर काम करते कैसे हैं। सो ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रोल ऑफ आईएसपी, देन हम देखेंगे रोल ऑफ राउटर, देन हम देखेंगे वर्किंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, देन हम देखेंगे हाउ एआरपी एंड डीएचसीपी वर्क, ये दोनों काम कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ डिवाइसेस, यानी हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें क्या क्या एड्रेस दिए गए हैं, उन्हें कैसे उनकी एड्रेसिंग को मैनेज करा जाता है, उनके रूट्स को कैसे डिसाइड करा जाता है। इन सभी सवालों के जवाब हमें इस कंप्लीट वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आईएसपी के बारे में। अब आईएसपी है क्या? सर आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी कंपनी जो आज के टाइम पे आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है।
अब अगर हम इसका कुछ एग्जांपल लेना चाहे तो क्या एग्जांपल आएगा आईएसपी का? सर आईएसपी का एग्जांपल हो सकता है जियो, एयरटेल, बीएसएनएल एंड सो ऑन, वीआई, है ना। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि अभी जो हमारा आईएसपी है यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो जियो है, हम जियो की सर्विसेज को यूज ले रहे हैं। अब जियो को ये बात पता है कि ओवर द वर्ल्ड जो उसके कस्टमर बेस है, जो उसके क्लाइंट्स है वो बहुत सारे हैं और ये जितने भी कस्टमर्स जियो की सर्विसेज पर डिपेंड है, जियो की सिम यूज ले रहे हैं, जियो का ब्रॉडबैंड यूज ले रहे हैं, उसमें रिचार्ज करा रहे हैं, उसका इंटरनेट यूज ले रहे हैं, उन सभी यूजर्स के पास नेटवर्किंग में बात करने के लिए एक पब्लिक एड्रेस होना कंपलसरी है। बिकॉज लर्नर्स हमें पता है विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस हम नेटवर्किंग में और वाइड एरिया नेटवर्क में बात कर ही नहीं सकते। तो ये बात आईएसपी को भी पता है। आईएसपी ने क्या करा? सर आईएसपी ने अपने पास एक पूरी रेंज आईपी एड्रेस की रखी, वो भी पब्लिक आईपी की। तो एक पब्लिक आईपी की रेंज जो है आईएसपी ने अपने पास रखी। अब ये रेंज क्या है? तो सर ये रेंज हो सकती है 10.10.10.10 से लेकर एग्जाम्पल के तौर पे 20.20.20.20। तो अब आईएसपी ने अपने पास एक पूरी रेंज रखी है पब्लिक आईपीस की कि सर मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, जो कि बहुत सारे हैं, जितने भी लोग मेरी सर्विसेज को यूज लेने आएंगे, मुझे हर एक यूजर को एक पब्लिक आईपी एड्रेस अलॉट करना ही पड़ेगा। तो अब हमने क्या करा? हमने हमारे घर में जियो का एक ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करवा दिया। ये जो ब्रॉडबैंड हमने सेटअप कराया है, जियो की टीम आई, उसने पूरे ब्रॉडबैंड को इंस्टॉल करा, सेटअप करा, और ये सेटअप कंप्लीट होते ही लर्नर्स जियो ने अपनी रेंज में से एक पब्लिक आईपी हमें अलॉट कर दी। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि 10.10.10.10 ये जो एड्रेस है, ये जो पब्लिक आईपी था, जियो ने हमारे ब्रॉडबैंड को दे दिया। इट मींस मेरे ब्रॉडबैंड के पास खुद की एक आइडेंटिटी आ चुकी है विच इज पब्लिक आईपी एड्रेस। और ये पब्लिक आईपी एड्रेस क्या था यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 10.10.10.10। इसके अलावा आप देखोगे ये राउटर जो है, ये जो ब्रॉडबैंड है, ये ऑब्वियस सी बात है कि एक हार्डवेयर डिवाइस है। और नेटवर्किंग ने हमें सिखाया है कि हर हार्डवेयर डिवाइस के पास एक ऐसा एड्रेस होता है जिसे हम हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं, फिजिकल एड्रेस कहते हैं, यानी मैक एड्रेस। तो इसके पास खुद का एक मैक एड्रेस भी होगा, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हम मान रहे हैं कि इसके पास खुद का एक मैक एड्रेस भी है बिकॉज ऑब्वियसली बात है ये नेटवर्किंग में बात करने वाला एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसके पास खुद की एक आइडेंटिटी और होनी चाहिए, वो क्या होगी और कब मिलेगी मैं आपको अभी गाइड करूंगा। अब हमने हमारे घर में एक बार मान लेते हैं ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करा दिया, ब्रॉडबैंड सेटअप करा दिया। ब्रॉडबैंड के पास फिलहाल दो आइडेंटिटीज हैं जो हमें दिख रही है, एक पब्लिक आईपी और एक मैक एड्रेस। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सर हमारे घर में अगर आज हम एक ब्रॉडबैंड इंस्टॉल कराते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमारे घर में जितने भी डिवाइसेस हैं हम वो सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने हमारे डिवाइसेस चाहे वो इथरनेट केबल की मदद से कनेक्ट करे हो, चाहे वो वायरलेस वाईफाई की मदद से कनेक्ट करे हो, जितने भी डिवाइसेस थे हमने वो सारे कनेक्ट कर दिया हमारे ब्रॉडबैंड से। तो अब लर्नर्स ये जो कनेक्शन बना है, मैं केबल ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं बस कनेक्शन दिखा रहा हूं। तो ये जो कनेक्शन हमारा बना है, ये कनेक्शन बनने के बाद एक यूजर ए था, एक यूजर बी था और एक हमारा राउटर हो गया। क्या ये तीनों यूजर्स आपस में बात कर सकते हैं? देखा जाए तो सर ये दोनों ही हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, तो इनके पास खुद का एक एक मैक एड्रेस तो पक्का होगा। तो क्या ये इस मैक एड्रेस के बिहाफ पे लर्नर्स आपस में बात कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखोगे इनका जो नेटवर्क का रेंज बन रहा है, एक ब्रॉडबैंड, एक राउटर, उससे 2 यूजर्स जुड़े या 3 यूजर्स जुड़े हो या 10 यूजर्स जुड़े हो, लेकिन इनका ये जो नेटवर्किंग में बातचीत करने का जो रेंज है, ये जो एरिया ये जनरेट कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली बात है एक लोकल एरिया नेटवर्क है। आप इस नेटवर्किंग के सेटअप को ऑब्वियसली बात है लैन ही कहोगे, लोकल एरिया नेटवर्क ही है। और लोकल एरिया नेटवर्क में बात करने के लिए कौन से एड्रेस की रिक्वायरमेंट रहती है? वेरी गुड, प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो सर ये जो प्राइवेट आईपी है ये मिलेगा कहां से? अभी तक तो किसी के पास भी नहीं है। तो जिस तरीके से आईएसपी को पता था कि उसके कई सारे कस्टमर्स, क्लाइंट्स हैं जो उसकी सर्विसेज यूज लेते हैं और सबके पास पब्लिक आईपी होना चाहिए, उसने भी अपने पास एक पब्लिक आईपी की रेंज रखी थी। सेम उसी तरीके से लर्नर्स, हमारा ब्रॉडबैंड, हमारा राउटर भी अपने पास एक आईपी की रेंज रखेगा, प्राइवेट आईपी की पूरी रेंज रखेगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे हमारा राउटर ने क्या किया, इसने अपने पास एक प्राइवेट आईपी की पूरी रेंज रख ली। एग्जाम्पल के तौर पे लर्नर्स 192.168.1.0 से लेकर 192.168.1.255 ये एक पूरी आईपी की रेंज हमारे राउटर ने, हमारे ब्रॉडबैंड ने अपने पास रखी थी, प्राइवेट आईपी की रेंज, ताकि लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी लोग उससे जुड़ रहे हैं, जितने भी क्लाइंट्स उससे जुड़ रहे हैं, वो सब आपस में कम्युनिकेशन कर सके। और वैसे लोकल एरिया नेटवर्क में बात करनी है तो प्राइवेट आईपी होना ही चाहिए। तो अब इस रेंज में से हम सबको आईपी एड्रेस बांटा जाएगा, लेकिन राउटर क्या करता है, अपनी रेंज का जो सबसे पहला एड्रेस होता है वो हमेशा खुद के लिए रख ले। इस रेंज का जो पहला एड्रेस है वो राउटर ने खुद के लिए रख लिया, विच इज 192.168.1.1। ऑब्वियसली बात है 0 के बाद से 255 के पहले के एड्रेसेस यूज लेने थे, तो जो पहला एड्रेस निकला 192.168
1.1 निकल गया जो ब्रॉडबैंड ने अपने लिए रख लिया, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी एड्रेस को हम डिफॉल्ट गेटवे के नाम से भी जानते हैं, इसी एड्रेस को हम सबनेट के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे आप इसे सबनेट एड्रेस कहो, चाहे आप इसे डिफॉल्ट गेटवे कहो, ये हमारे राउटर का एक प्राइवेट आईपी हो चुका है। यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये है एक प्राइवेट आईपी, एक पब्लिक आईपी इसके पास है, एक प्राइवेट आईपी और एक मैक एड्रेस है। अब जितने भी यूजर्स जुड़े उन सबको आईपी एड्रेस अलॉट करना है। राउटर ही सबको आईपी देगा, लेकिन एक और चीज आपको समझनी होगी कि जब भी बात आती है आईपी अलॉटमेंट की, आईपी को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो उसके दो तरीके हैं। आईपी डिस्ट्रीब्यूट करने के लर्नर्स दो तरीके हैं, पहला है मैनुअल, दूसरा है ऑटोमेशन तरीका। सर मैनुअल तरीके में क्या होता है? सर मैनुअल तरीके में एक ऐसा पर्सन जिसे नेटवर्किंग की नॉलेज है, आप कह सकते हो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, वो आपके डिवाइस की सेटिंग्स में जाएगा और वहां पे जाके आपके राउटर के रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेगा, यानी एक एक डिटेल मैन्युअली लिखेगा। जब ये लिख के सबमिट करेगा तब जाके आपको एक आईपी एड्रेस अलॉट हो जाएगा। नो डाउट लोकल एरिया नेटवर्क में भी स्टैटिक आईपी लेने के लिए हम ऐसा करते हैं, बट फिलहाल के लिए आईपी अलॉट करने के दो तरीके हैं, मैनुअल, ऑटोमेशन। मैनुअल में क्या हो रहा है, यूजर आएगा आपके डिवाइस में सेटिंग्स ओपन करके हर एक चीज मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेगा। और सर ऑटोमेशन में क्या होगा, तो ऑटोमेशन में कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो एक ही बार में सबको आईपी एड्रेस अलॉट कर देगी। अब मुझे एक बात बताएं, आप सब लोग कभी ना कभी ब्रॉडबैंड, राउटर्स, हॉटस्पॉट से जुड़े होंगे। क्या आप लोगों को कभी भी मैन्युअली आईपी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़ी? क्या कभी ऐसा हुआ कि हम इंटरनेट चला रहे हैं, हम क्या आईपी नहीं है हमारे पास और हम सेटिंग्स में जाके आईपी रख रहे हैं, खुद के लिए सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं? बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता, करेक्ट? सो यहां होता क्या है सर, यहां पे हमारी मदद करता है एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी, राउटर का एक बहुत अच्छा दोस्त जिसका नाम है DHCP, यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब सर ये DHCP क्या है? DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कहता है कि मैं ऑटोमेशन में आईपी एड्रेस अलॉट करने में मदद करता हूं। तो ये DHCP हमारे राउटर के अंदर ही रहता है, कॉन्फ़िगर रहता है, इसमें सारी चीजें रखी जाती है कि भाई आईपी एड्रेस क्या होगा, सबनेट मास्क क्या होगा, ये सारी चीजें इसमें रहती है, सबनेट एड्रेस क्या होगा, सब रहता है। अब सबनेट और सबनेट मास्क में डिफरेंस क्या है? तो सर आपने देखा कि राउटर ने जो खुद के लिए पहला एड्रेस रखा था उसे ही हम डिफॉल्ट गेटवे या सबनेट एड्रेस कहते हैं। सबनेट मास्क जब वर्ड आ जाता है तो सबनेट मास्क का मतलब है कि आईपी की क्या रेंज फॉलो करी जाएगी, जो हमें बता देती है कि नेटवर्क पेयर क्या है और होस्ट पेयर क्या है। इट मींस ये हमें बता रहा है कि सर ये जो एड्रेस है जहां पे आपने बताया कि 1 से लेकर 255.192.168.1 की ये रेंज पूरी यूज ली जा सकती है, ये ही बात सबनेट मास्क बताता है आपके DHCP की कॉन्फ़िगरेशन में। हमने कहा ठीक है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है सर? ब्रॉडकास्ट एड्रेस एक ऐसा एड्रेस रखा जाता है जो ब्रॉडकास्टिंग के काम आता है, वो एक बार में सबको पैकेज भेजने के काम आ सकता है, वो आप कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो सेम ही रहता है, हम चाहें तो जो सबनेट एड्रेस है वो चेंज भी कर सकते हैं। और सबनेट का मीनिंग क्या है? सबनेट मास्क तो समझ आ गया, मुझे रेंज बता रहा है, लेकिन सबनेट का मीनिंग ये है कि जब हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क होता है, मान लेते हैं आज हमारे पास एक राउटर है जिसकी लिमिट है कि वो 50 सिस्टम्स को एक बार में कनेक्ट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 60 के 60 सिस्टम्स को एक बार में कनेक्ट कर दे, बिकॉज अगर उसने ऐसा करा, कई ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, कई ऐसे ट्रांजेक्शंस हैं जिससे डॉस अटैक बन सकता है, सिस्टम मिसबिहेव कर सकते हैं, अलग अलग इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। इन सब से बचने के लिए सबनेट बनाए गए। तो सबनेट में क्या हुआ कि सर सबको छोटा छोटा ग्रुप दे दिया, इंस्टेड ऑफ कि कोई एक ही डिवाइस, एक ही एड्रेस सारे यूजर्स को मैनेज करें, हर एक यूजर को 20-20 या 10-10 यूजर्स दे दिए एग्जांपल के तौर पे। तो जब ऐसा करा तो हमने एक सबनेट बनाया 1 से 20 तक की आईपी के लिए, एक सबनेट बना दिया 20 से 40 तक की आईपी के लिए, एक 40 to 60 तक की आईपी के लिए। और जब हमने ऐसा करा सर तो किसी को भी कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, सिक्योरिटी भी अच्छी इंप्रूव हो रही है, डॉस अटैक्स या सिस्टम्स का हैंग होना, नेटवर्क का स्लो होना, ये सारे इश्यूज हमें फेस करने को नहीं मिल रहे। तो वहां सबनेट हमारी मदद कर देता है, यानी आपके नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। अब सर वापस आते हैं पॉइंटर पे कि DHCP हमारी मदद करता है ऑटोमेशन में आईपी देने के लिए। तो हमारे पास तो बाय डिफॉल्ट DHCP आईपी दे रहा है, यानी यूजर ए के पास एक प्राइवेट आईपी आ गई होगी, यूजर बी के पास भी एक प्राइवेट आईपी आ गई होगी। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं यूजर ए को जो प्राइवेट आईपी मिली वो है 192.168.1.10 और यूजर बी को जो आईपी मिली वो थी 192.168.1.11। दोनों को अपनी अपनी प्राइवेट आईपी मिल चुकी है, दोनों के पास अपना अपना मैक एड्रेस आ चुका है। अब क्या यूजर ए, यूजर आर और यूजर बी आपस में बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं लर्नर्स, क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क में और तीनों के पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो आईपी के रूल्स को बिल्कुल सही बता रहा है, आईपी के रूल्स के साथ या आईपी के रूल्स को फॉलो करते हुए काम कर रहा है।
आईपी के रूल्स है क्या? आईपी के रूल्स कहते हैं कि एक प्राइवेट आईपी केवल और केवल एक प्राइवेट आईपी से ही बात कर सकती है, वो भी अपनी रेंज लोकल एरिया नेटवर्क में। और जो पब्लिक आईपी है वो केवल और केवल पब्लिक आईपी से ही बात कर सकती है, वो भी अपनी रेंज में, विच इज वाइड एरिया नेटवर्क। एंड वन मोर थिंग, पब्लिक आईपी कभी प्राइवेट आईपी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती और प्राइवेट आईपी कभी पब्लिक आईपी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती। ये था आईपी का बड़ा क्लियर कट रूल जो कि कभी चेंज नहीं होता। और अगर इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, ये रूल तो नहीं टूटेगा, बट कहां पे आपके माइंड में गैप आता है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं इतना पार्ट सभी को समझ आ गया होगा। अब इसको एक लेवल और आगे ले जाते हैं। सोलाना जब हमने इसे थोड़ा क्लीन करा है और अब हम समझेंगे कि जब एक यूजर अपने ब्राउजर में जाता है, एग्जांपल के तौर पे आप अपने सर्च इंजन पे गए, आप किसी भी ब्राउजर में हो, आप गूगल पे गए, गूगल पे जाके आपने सर्च करा कि आपको cp.com नाम की वेबसाइट से बात करनी है। आपने एक वेबसाइट का नाम लिख दिया। जब आप ऐसा करोगे तो एग्जैक्टली ये काम होगा कैसे? ये तो बड़ा क्लियर है कि सर हमारे डिवाइस से एक पैकेज जनरेट होगा, इस पैकेट में लिखा होगा कि भाई हमें cp.com नाम की वेबसाइट चलानी है। लेकिन क्या ये पैकेट, ये जो हमारा cp.com नाम का एक सर्वर है, यहाँ पे हम एक सर्वर बना देते हैं cp.com के नाम से, जिसका आईपी जो है पब्लिक आईपी, वो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 4.4.4.4 है। तो क्या ये यूजर जिसके पास एक प्राइवेट आईपी और एक मैक एड्रेस है, ये अपने इस पैकेट को डायरेक्टली हमारे cp.com तक सेंड कर सकता है? आईपी के रूल्स के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता सर। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एक प्राइवेट आईपी कभी भी पब्लिक आईपी से डायरेक्ट बात कर ही नहीं सकती है, और इसी रीजन से ऐसा होगा भी नहीं। तो अब होगा क्या यहाँ पे लर्नर्स, जिसे हम हटा देते हैं। ये पैकेट डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, ये पैकेट हम भेजेंगे हमारे राउटर के पास। तो हमने पैकेट भेजा हमारे राउटर के पास, हमने राउटर को कहा कि सर आपके पास तो पब्लिक आईपी है, आप तो किसी से भी बात कर सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क में, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे वेबसाइट चलानी है cp.com नाम की, उसे आप ये पैकेट भेज दो। तो हमारे डिवाइस से ये पैकेट जाएगा हमारे राउटर के पास। अब राउटर के पास लर्नर्स ये पैकेट पहुंच गया। राउटर ने कहा ठीक है, आपका पैकेट मुझे मिल चुका है, मैंने मेरी प्राइवेट आईपी की मदद से राउटर की प्राइवेट आईपी पे पैकेट भेजा है। लॉजिकली पॉसिबल है, आईपी के रूल्स के हिसाब से पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब इस घर में, यानी एग्जांपल के तौर पे हम ऐसा मान रहे हैं कि अब इस घर में ये पैकेट पहुंच चुका है, और इस घर का जो ओनर है वो कह रहा है कि इस पैकेट को मैं अपने हिसाब से जहां भी ले जाना है ले जाऊंगा। जिस तरीके से अगर आज मुझे कुछ कुरियर करना है, मैंने डीटीडीसी, ब्लू डार्ट या किसी भी कुरियर कंपनी को पकड़ा, मैं कुरियर कंपनी तक गया, हो सकता है मैं अपने 2 व्हीलर के जरिए किसी भी कुरियर कंपनी पे गया और मैंने वहां पे जाके अपना पैकेज उन्हें दे दिया। मैंने कहा ये पैकेज जो है मुझे दिल्ली साइड कहीं पहुंचाना है। तो अब ऐसे में वो कुरियर कंपनी क्या कहेगी कि हाँ आपका पैकेट हमें मिल गया है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे दिल्ली तक कैसे पहुंचाएं, चाहे हम बाय प्लेन पहुंचाएं, चाहे हम बाय कार पहुंचाएं, या बाय 2 व्हीलर ही पहुंचाएं, या बाय ट्रेन पहुंचाएं, ये हमारा डिसीजन होगा, हम इसे आगे ले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। सेम वो ही यहाँ पे भी हुआ। राउटर तक मेरा पैकेट पहुंचा, राउटर ने कहा आपका पैकेट मुझे मिल गया, इस पैकेट को आगे हम अपने हिसाब से ले जाएंगे। एक्चुअली राउटर ले जाएगा कैसे लर्नर्स, ये जो पैकेट मैंने प्राइवेट आईपी के जरिए यहां सेंड करा था, यहां यूज होगा NAT, विच मींस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। वो क्या करेगा, इस प्राइवेट आईपी के पैकेट को आगे ले जाएगा पब्लिक आईपी के जरिए। तो यहां से इस पैकेट को पब्लिक आईपी के जरिए भेज दिया गया cp.com। अब क्या ये पैकेट cp.com तक जा सकता है पब्लिक आईपी की मदद से? यानी क्या ये पब्लिक आईपी 10.10.10 4.4.4 से बात कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है। तो ताकि ये बात कर, तो बिकॉज ये बात कर पा रहे हैं, पैकेट यहां पहुंचा, cp.com को दिखेगा कि 10.10.10 ने इसकी वेबसाइट मांगी है, ये इसे रिप्लाई करेगा। राउटर के पास जैसे ही पैकेट आएगा वो फिर से NAT की मदद से उस पब्लिक आईपी को प्राइवेट में कन्वर्ट करेगा और पूछेगा कि सर 192.168.1.10 किसके पास है। यूजर ये कहेगा सर मेरे पास है, तो वो पैकेट इसको मिल जाएगा। कैसे मिला सर? बिकॉज प्राइवेट टू प्राइवेट तो बात हो सकती है और पब्लिक टू पब्लिक भी हो सकती है। तो हमने आईपी का रूल भी नहीं तोड़ा, आराम से बातचीत करी, और इसी तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में नेटवर्किंग में बात करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं हमारे ब्रॉडबैंड, हमारे राउटर्स की मदद से। लेकिन एक डाउट हमारे मन में और आया कि सर अगर किसी भी वजह से यहाँ पे यूजर जुड़ जाए, यूजर सी जुड़ जाए, और यूजर सी कहे कि भाई मुझे भी राउटर से बात करनी है, कनेक्शन बनाना है, राउटर कहेगा ठीक है भाई वाईफाई से कर रहे हो तो यूजर नेम पासवर्ड बता दो या फिर केबल कनेक्शन कर लो। लेकिन जब ये कनेक्शन बनाएगा, क्या ये चांसेस हैं कि यूजर सी को भी 192.168.1.10 आईपी एड्रेस मिल जाए जो कि ऑलरेडी यूजर ए के पास है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास ऑलरेडी एक आईपी एड्रेस है और जैसे ही आपके घर में आपने दूसरा डिवाइस कनेक्ट करा, वही आईपी सेम राउटर ने उस यूजर को भी दे दी हो? ऐसा नहीं होता है। सेम आईपी नहीं मिलेगी, अदरवाइज आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे, आप नेटवर्किंग में बात ही अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये चीज मैनेज कैसे होती है? राउटर को क्या पता उसने किसको कौन सी आईपी दे दी या नहीं दी है?
तो राउटर के पास एक टेबल मेंटेन होती है, एक टेबल लर्नर, जिसमें वो डेटा रिकॉर्ड रखता है कि उसने कौन सा आईपी किस मैक एड्रेस को दे रखा है, और इस टेबल को मेंटेन करने के लिए और अपडेटेड रखने में मदद करता है ARP। नाउ ARP क्या है सर? ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये आपकी मदद करता है एड्रेस को रिजॉल्व करने में। ये आपको बताता है किस यूजर को आपने क्या एड्रेस दे रखा है और टेबल को अपडेट रखता है। ये वर्क कैसे करता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको समझाता हूं ARP के बारे में, इसे हम क्लीन कर देते हैं। सो लर्नर्स, ये जो हमारा ARP है ये फॉलो करता है ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी को। क्या मतलब है ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का? तो ये वर्ड आप लोगों ने जरूर सुना होगा, तो इसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ये वर्ड ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि कोई एक सर्विस सबके लिए लॉन्च कर दी जाए, जिसको भी उस सर्विस की जरूरत होगी वो उसे यूटिलाइज करेगा। ये ब्रॉडकास्टिंग आपने कई जगहों पे देखी होगी। आपने देखा होगा बीच में व्हाट्सएप में भी एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनता था। आप एक पूरी लिस्ट ले लेते थे अपने यूजर्स की, अपने फ्रेंड्स की, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना देते थे। जैसे ही आप एक मैसेज ड्रॉप कर देते, सबको पर्सनली उनके डीएम में वो मैसेज पहुंच जाता था। ये ब्रॉडकास्टिंग है। जिस तरीके से हम अपनी कार्स में FM और रेडियोस को यूज लेते हैं, तो उन रेडियो पे हम क्या करते हैं, एक सर्वर होता है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सभी को अपनी सर्विसेज या सभी को एक डेटा शेयर कर रहा होता है, जिसको भी वो डेटा एक्सेस करना है। ये ब्रॉडकास्टिंग है। एक चीज सबके लिए शेयर करी जा रही है, जिसको जरूरत है वो यूटिलाइज करेगा। तो जब वो रेडियो स्टेशन, वो रेडियो सर्वर जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अपनी सर्विसेज जो है शेयर कर रहा होता है, जिसको भी वो यूज लेनी है, वो रिसीवर क्या करता है, वो रिसीवर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाता है और उस डेटा को रिसीव कर लेता है। वही ब्रॉडकास्टिंग यहां भी हो रही है। तो ARP क्या करता है? ARP बनाता है एक मैसेज, एक पैकेट बनाता है। इस पैकेट में लिखा होता है who has 192.168.1.10 क्वेश्चन मार्क। इसी पैकेट के अंदर एक और लाइन लिखी होगी which is tel 192.168.1.1। अब ये मैसेज क्या कह रहा है? ये मैसेज कह रहा है कि भाई 1.10 किसके पास है, अभी के भी 1.1 बताओ। 1.1 ये है, 1.10 ये था, है ना। पूरा IP नहीं लिख रहा, आपको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली राउटर ने सबसे पूछा है कि भाई 1.10 किसके पास है, मुझे अभी के अभी बताओ। ये जो मैसेज है ये यूजर A के पास भी भेजा जाएगा और यूजर B के पास भी भेजा जाएगा, और जितने भी यूजर कनेक्टेड है सबके पास भेजा जाएगा। लेकिन जिसके पास ये एड्रेस है केवल वही रिप्लाई देगा। तो B के पास तो था 1.11, B ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन यूजर A ने रिप्लाई दिया। यूजर A ने कहा यस मेरे पास है 1.10। तो यहाँ ये जो 1.10 था, ये इसने पैकेट भेजा कि यस मेरे पास 1.10 एड्रेस है, और ये पैकेट अकेला नहीं, इस पैकेट में मैक एड्रेस भी है। तो अब राउटर क्या करेगा, अपनी टेबल में अपडेट कर देगा कि यस 1.10 जो है वो सो एंड सो यानी A के मैक एड्रेस के पास है, जो पूरा मैक एड्रेस है वो आएगा। तो 1.10 इस मैक एड्रेस के पास है। फिर 1.11 की बारी आएगी तो वो भी अपडेट कर देगा कि भाई B के मैक एड्रेस के पास 1.11 है। और अगर यूजर ए बिना बताए डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो रिप्लाई नहीं देगा। अगर ये रिप्लाई नहीं देता है तो इसे पता पड़ जाएगा कि ये आईपी जो है वापस खाली हो चुका है, ये आईपी अब यूज में नहीं है। और अगर कोई नया यूजर जुड़ता है, यूजर सी जुड़ता है, तो अभी आईपी उसे दिया जा सकता है क्योंकि ये आईपी खाली है, इस आईपी पे कोई रिप्लाई नहीं मिला था। और अगर इस आईपी पे रिप्लाई मिल जाता तो इसको फिर मिलता 1.12 या कोई भी दूसरा आईपी। सो लर्नर्स, इस तरीके से हम लोग अपनी डेली लाइफ में नेटवर्किंग में बातचीत करते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी इस तरीके से हमें सपोर्ट करती है। और अगर आपके मन में डाउट है कि सर हम ब्रॉडबैंड से तो नहीं जुड़े हुए, हम तो अपने मोबाइल डिवाइस से जुड़े हुए, तो लर्नर्स आपके मोबाइल में आपके आईएसपी के जरिए दिया गया एक बहुत छोटा सा ब्रॉडबैंड है, एक बहुत छोटा सा राउटर है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं। एक्चुअली आपके डिवाइस में, आपके मोबाइल के पास पब्लिक आईपी नहीं है। आपके मोबाइल के अंदर एक बहुत छोटा सा ब्रॉडबैंड है विच इज योर सिम। इस सिम कार्ड के अंदर जो है आपका पब्लिक आईपी है। ये आपकी मशीन में नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, ये आपके मशीन के डेटा जो है वाइड एरिया नेटवर्क में ले जा रहा है। और जब आप हॉटस्पॉट चालू करते हो तो जितने भी लोग आपसे जुड़ते हैं उन सबके पैकेज भी आगे यही ले जा रहा है। तो पब्लिक आईपी इसके पास है, आपके पास नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है कि क्योंकि आपके डिवाइस के अंदर है तो वो डिफरेंशिएट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज इसी सिम को अगर मैं एक डोंगल के अंदर कनेक्ट कर दूं, आप सभी ने डोंगल्स यूज किए होंगे, अगर मैं एक डोंगल में कनेक्ट कर दूं तो पब्लिक आईपी किसके पास है? यूजर के पास है कि डोंगल में? ऑब्वियसली बात है, ना ही डोंगल के पास है ना ही यूजर के पास है, ये है हमारी सिम के पास। सो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट लिनक्स। सबसे पहले लर्नर्स, लिनक्स के पॉइंटर्स को हम अच्छे से समझते हैं। लिनक्स की डेफिनेशन हमें बताती है कि सबसे पहले लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स एक्चुअली एक कर्नल है। अब सर ये कर्नल क्या होता है? पहला सवाल हमारे मन में ये आएगा कि कर्नल एग्जैक्टली है क्या। तो हुआ ये कि हमारे पास मान लेते हैं कुछ हार्डवेयर डिवाइस है, हमारे पास हमारा प्रोसेसर है, हमारे पास हमारी रैम है, उसके अलावा हमारे पास हार्ड डिस्क है। इस तरीके के हमारे पास कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं।
इन हार्डवेयर डिवाइसेस से कम्युनिकेट कौन करेगा, इन हार्डवेयर डिवाइसेस से अगर कोई टास्क करवाना है तो वो कौन करवाएगा। तो उसके लिए डिजाइन करा गया कर्नल। कर्नल सर और कुछ नहीं, एक ऐसा ब्लैक विंडो जिसकी मदद से आप डायरेक्ट हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे पाते हो, हार्डवेयर से टास्क परफॉर्म करवा पाते हो। बट ये सबके लिए फिजिबल नहीं है कि वो कर्नल की मदद से हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाए। तो कर्नल से बात कैसे करें? कर्नल जो है, जो हार्डवेयर लैंग्वेज को समझ रहे हैं, हमें हार्डवेयर लैंग्वेज नहीं आती है, हम कर्नल से इंटरेक्ट कैसे करें? तो इसको मैनेज करने के लिए कुछ टूल्स बनाए गए, जैसे कि आया हमारा टर्मिनल। अब टर्मिनल एग्जैक्टली क्या है? तो सर टर्मिनल तो एक टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कर्नल से बात कर रहा है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती है? तो सर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया था शेल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इस शेल की मदद से जो है टर्मिनल जो है कर्नल्स तक अपने टास्क पहुंचा पा रहा था, यानी यूजर को कर्नल से बात करने में हेल्प करवा था। और कर्नल मदद करता है यूजर को हार्डवेयर से बात करवाने में। तो अब यहाँ पे ये दोनों बात कर पा रहे हैं यूजिंग शेल प्रोग्रामिंग। अब देखा कि शेल प्रोग्रामिंग है, इसमें अपडेट्स आने की कुछ जरूरत है, मार्केट में अपडेट्स आते रहते हैं हर टेक्नोलॉजी के, शेल प्रोग्रामिंग के भी अपडेट्स आए। शेल के बाद हमें मिली बैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज बॉर्न अगेन शेल। देन इसी तरीके से अपडेट होती रही, फिर हमें मिली ZSH, फिर हमें मिली फिश एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमें मिली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसकी मदद से एक यूजर किसी ना किसी टूल का यूज लेता है, जैसे टर्मिनल या फिर ग्राफिकल इंटरफेस, और दोनों में से किसी की भी मदद से हमारे टास्क जाते हैं कर्नल के पास, जो हमारे सभी लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और मशीन से हमें इंटरेक्ट करने में मदद करता है, मशीन से टास्क करवाता है। तो इस तरीके से हम डेली लाइफ में बातचीत करते हैं। तो कर्नल एग्जैक्टली क्या है सर? कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कर्नल तो कोर है जो कि हार्डवेयर से बात करने में हमारी मदद कर रहा है। उस कर्नल से बात करने के लिए टर्मिनल हमारी मदद करता है, जिसमें अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम आती है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंटर सभी को क्लियर होगा। अब सवाल है कि सर ये ओपन सोर्स क्या है? तो ओपन सोर्स का कंसेप्ट समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं लर्नर्स। मान लेते हैं आज एक डेवलपर आया, एक ऐसा पर्सन जिसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है ना, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आया। इस सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक बहुत ही शानदार सा सॉफ्टवेयर बनाया। मान लेते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि किसी भी टेक्नोलॉजी में सर वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकता है, एक बहुत ही पावरफुल टूल जो वल्नरेबिलिटीज ढूंढ पाएगा किसी वेबसाइट में, डिवाइस में, किसी भी टेक्नोलॉजी में। अब इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाला जो डेवलपर है, इसके पास दो ऑप्शन है। या तो ये सॉफ्टवेयर का जो ओरिजिनल प्रोग्राम है, जो एज इट इज का लिखा हुआ प्रोग्राम है, जिसे हम सोर्स कोड भी कहते हैं, या तो ये सोर्स कोड को सबसे पहले सिक्योर करे। इट मींस इसे इस तरीके से लिखे कि कोई भी इसे पढ़ के समझ ना पाए, और इस सॉफ्टवेयर को ये मार्केट में सेल कर सकता है। ये है इसका पहला ऑप्शन, अपने कोड को सिक्योर करके मार्केट में सेल करने लग जाए। जिसको ये सॉफ्टवेयर चाहिए होगा वो इसे परचेस करेगा, इसके अंदर लिखे हुए डेटा को रीड नहीं कर पाएगा, बट इसे एग्जीक्यूट कर सकता है, रन कर सकता है। तो हर कोई इसका सॉफ्टवेयर यूज लेने लग गया परचेस करके। ये था पहला ऑप्शन। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि क्यों ना ये अपने सोर्स कोड को किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे फ्रीली अपलोड कर दे। जब ये ऐसा करेगा तो अब इसके सॉफ्टवेयर के इस पूरे प्रोग्राम को, पूरे सोर्स कोड को कोई भी देख सकता है। और ऐसा होने पे ऑब्वियसली बात है सॉफ्टवेयर फ्री तो हो ही चुका है, क्योंकि पूरा प्रोग्राम हर कोई देख पा रहा है, रन कर पा रहा है। तो लोगों ने इन सॉफ्टवेयर को यूज लेना स्टार्ट करा, कम्युनिटीज ने इन सॉफ्टवेयर को यूज लेना स्टार्ट करा, और धीरे धीरे उनको जो जो चेंजेस की नीड लगी वो उसे अपडेट करते चले गए। आप देखोगे लर्नर्स, केवल कुछ ही मंथ्स में या विद इन अ ईयर ये जो टूल था, इसमें तो नॉर्मल अपडेट्स होते थे, जैसे जैसे यूजर्स जो है फीडबैक देते थे डेवलपर को। लेकिन ये जो हमारा टूल है जिसे हमने फ्रीली पब्लिकली शेयर कर दिया था, इसमें एक ही साल में लोगों ने इतने अपडेट्स करे कि ये एआई के इंटीग्रेशन के साथ बहुत ही रैपिडली, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ पेन टेस्टिंग करने लग गया। यानी इसके कंपैरिजन में बहुत शानदार वर्क कर रहा था, इसकी क्वालिटी जो है वो 100% इंक्रीज हो गई। अब ये कैसे हो पाई? बिकॉज सर यहाँ ये ओपन सोर्स टूल था। इसी कंसेप्ट को लर्नर्स हम ओपन सोर्स कहते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स को मार्केट में फ्रीली शेयर कर दिया जाए ताकि उसमें कम्युनिटी और लोग अपने हिसाब से चेंजेस कर सके। अब यहाँ पे सबने अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई करी, अपने एक्सपीरियंस से अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए चेंजेस करे, और दिन ब दिन ये टूल, ये सॉफ्टवेयर बेहतर बनता गया। यही कंसेप्ट हमारा लिनक्स भी फॉलो कर रहा है। ये जो हमारा लिनक्स है, या हमारा जो GNU है, बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो GNU है, लिनक्स तो एक कर्नल है। तो जो GNU है लर्नर्स, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका सोर्स कोड मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, और कम्युनिटीज अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करती जाती है, और खूब सारे डिस्ट्रीब्यूशन, खूब सारे वर्जन्स बनाती है, चाहे वो काली लिनक्स हो, चाहे वो पैरेट हो, चाहे वो आर्च हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के OS हो। उसके बाद लर्नर्स हमारे पास आता है इनकी आइडेंटिटी, यूनिक्स लाइक कम्युनिटी ड्रिवन। बेसिकली ये तो आपको समझ आ गया है कि ओपन सोर्स जो है वो कम्युनिटी ड्रिवन है, कम्युनिटी इसमें अपने हिसाब से चेंजेस करती है, इससे दिन ब दिन बेहतर बनाती है। एंड यूनिक्स लाइक क्यों कहा गया? क्योंकि सर यूनिक्स एक बिल्कुल डिफरेंट और एक प्रोप्राइटरशिप ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप कह सकते हो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आ जा रहा है ये। और जो GNU है, GNU फॉलो कर रहा है यूनिक्स को।
यानी GNU ने क्या करा, एक ओपन सोर्स टूल होते हुए इसने यूनिक्स की जो पावर्स थी, यूनिक्स की जो फंक्शनैलिटीज थी, उन्हें इसने यूज लिया, उसी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को बनाया। तो GNU बन गया एक ओपन सोर्स और यूनिक्स बन गया हमारा प्रोप्राइटरशिप ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद अगर हम देखें तो इकोसिस्टम इसका कैसा है, तो सर ये GNU टूल्स यूज लेता है और GNU टूल्स जो है कंप्लीट ओपन सोर्स है और अच्छा वर्क करते हैं, कम्युनिटी ड्रिवन है तो और बेहतर होते जाते हैं। पैकेज मैनेज, इट मीन सभी पैकेजेस को बहुत बेटर तरीके से मैनेज कर पाता है। फाइल सिस्टम जो है इसकी हायरार्किकल है और परमिशन बेस्ड है। फाइल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्नर्स। लिनक्स को सिक्योर बनाने के पीछे फाइल सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। लिनक्स हर चीज को एक फाइल के तौर पे ट्रीट करता है। वो किसी भी तरीके की फाइल हो, कोई मेलवेयर हो, ट्रोजन हो, कुछ भी हो, लिनक्स उस फाइल को केवल एक फाइल की नजर से देखता है। वो वहां पे कोई भी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं लाता कि इस फाइल का एक्सटेंशन ऐसा है तो उसके पास ज्यादा पावर्स होनी चाहिए, ये डायरेक्ट रन हो जानी चाहिए, ये ऑटो रन हो जानी चाहिए। ऐसी परमिशंस वो किसी फाइल को नहीं देता। वो हर फाइल को बाय डिफॉल्ट केवल रीड और राइट की परमिशन देता है और हर एक को एक नॉर्मल फाइल की तरह ट्रीट करता है। उनके एक्सटेंशंस के बिहाफ पे उन्हें एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट नहीं देता। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, तो ये कंप्लीट कर्नल के कोर पे डिपेंड है और शेल इंटरफेस की मदद से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। शेल प्रोग्रामिंग के इंटरफेस विच इज टर्मिनल, हम उन टूल्स की मदद से बात कर पाते हैं। कैपेबिलिटीज में हमारे पास आता है मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम तो मल्टीटास्किंग होते ही है, बट एक ही बार में हम इसमें मल्टीपल यूजर्स भी चला सकते हैं और हर एक यूजर को उनका एक अलग से ब्लॉक दे रखा है ताकि वो उससे बाहर किसी को हार्म ना पहुंचा सके, कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो जो भी काम अपने करते हैं पर्टिकुलर परमिशंस और कैटेगरीज के अंदर ही रहकर कर पाते हैं, बाउंड्रीज के अंदर रहकर ही कर पाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर्स की तरफ लर्नर्स, जो आता है सिक्योरिटी एंड मॉडर्न यूजेज। कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यूज भी है लिनक्स की डेफिनेशन को समझने के लिए, जिसमें आता है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑप्शन में सबसे पहले प्रोसेस आइसोलेशन। इट मींस जितने भी टास्क हमारे लिनक्स में परफॉर्म करे जा रहे हैं, जितने भी प्रोसेस हमारे लिनक्स में परफॉर्म करे जा रहे हैं, लिनक्स का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा ही उसे उन तरीके से मैनेज कर रहा है कि उसने हर एक को एक ब्लॉक दे रखा है। हर एक प्रोसेस का खुद का एक ब्लॉक है, उससे बाहर वो ना ही किसी से इंटरफेयर कर सकता है, ना ही किसी पे इंपैक्ट डाल सकता है, ना ही उसके क्रैश होने से किसी और को फर्क पड़ेगा। वो किसी और को क्रैश नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम पे बड़े इंपैक्ट नहीं डाल सकता। ये बहुत ही सिक्योर पॉइंटर है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात है हमारे लिनक्स की कि वो हर एक प्रोसेस को एक अलग एरिया और अलग परमिशंस देके रखता है। देन आता है परमिशन मॉडल, जैसा भी हमने डिस्कस करा, ये बहुत ही पर्टिकुलर है परमिशंस को लेकर। रीड, राइट, एग्जीक्यूट और यूजर्स के ग्रुप बना दिए गए हैं कि कौन सी यूजर के पास क्या परमिशन होगी, कितनी होगी, वो उससे ज्यादा टास्क बिल्कुल नहीं कर पाता। देन आता है हाई स्टेबिलिटी। लिनक्स की एक और खास बात है कि सर अगर हम इसे कई साल तक, कई दिनों तक भी ना चलाए तो ये बहुत ही स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही काम करेगा। इसके करप्ट होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं विंडोज से। देन आता है मॉडर्न यूजेज में, सर अगर आज के टाइम पे हम देखें, करंट जो मार्केट में टेक्नोलॉजीज इतनी बढ़ती जा रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है, अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी को ध्यान से देखें तो वो बहुत ज्यादा लिनक्स ड्रिवन है। करीब करीब आपको आधे से ज्यादा सर्वर्स जो है वो लिनक्स पे चलते दिखेंगे। चाहे आप AWS की बात करें, क्लाउडफ्लेयर की बात करें, किसी क्लाउड टेक्नोलॉजी की भी बात क्यों ना करें आप, वो कंप्लीट क्लाउड टेक्नोलॉजीज भी लिनक्स ड्रिवन है, लिनक्स पे वर्क करिए क्योंकि वर्चुअलाइजेशन से और हेल्प मिल जाती है। चाहे आप डेवऑप्स की बात कर लें तो इनको भी जो टूल्स यूज लेने हैं, जो एनवायरमेंट्स यूज लेने हैं, चाहे वो डॉकर की आप बात करें, किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, सब कुछ ज्यादातर ओपन सोर्स और लिनक्स ड्रिवन ही है, उन्हीं पे डिपेंड है, उन्हीं के साथ मिलकर काम कर रही है। तो ओवरऑल ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से लिनक्स वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके फीचर्स उसे बहुत पॉपुलर बना रहे हैं, बहुत सिक्योर बना रहे हैं। उसके बाद भी क्योंकि कम्युनिटीज इस पर वर्क कर रही है तो दिन ब दिन अपग्रेड होता जा रहा है। सो बिना देरी करते हुए लर्नर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम की तरफ। इसे स्टार्ट करने से पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो जैसा हमने कहा कि सर ये जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये कंप्लीट पार्टीशन खुद के लिए रख लेता है जिसका नाम होता है सी ड्राइव। अब इस पार्टीशन का नाम सी ड्राइव है। उसी तरीके से अगर मैं एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूं, कोई भी लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करता हूं, तो उसको सेटअप करने के बाद वो भी अपने लिए एक पार्टीशन तो रखेगा ही। लिनक्स अपने लिए जो पार्टीशन रखता है, इस पार्टीशन का नाम होता है रूट पार्टीशन। इसे डिफाइन करते हैं केवल एक स्लैश से, बिल्कुल वैसे ही जैसे विंडोज ने C:// की मदद से खुद को डिफाइन करा, खुद का एक नाम रख लिया। हमने कहा ठीक है, अब इसके अंदर कई सारे फोल्डर्स होंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हुए एक्सट्रैक्ट होता है। तो अपने कई सारी डायरेक्टरीज जो है, फोल्डर डायरेक्टरीज का मतलब एक ही है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, कई सारी डायरेक्टरीज वो अपनी बना के रख देता है और हर एक डायरेक्टरी का काम फिक्स है कि एग्जैक्टली उसमें टास्क क्या होगा या उसके अंदर क्या क्या डेटा स्टोर होगा। अब बस वही हमें समझना था।
तो हम बढ़ते हैं सबसे पहली डायरेक्टरी की तरफ। रूट लोकेशन में रखा हुआ बिन नाम का एक फोल्डर, फोल्डर डायरेक्टरी एक ही वर्ड है, फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। तो बिन फोल्डर में क्या डेटा आता है सर? बिन फोल्डर या बिन डायरेक्टरी में आते हैं सारे एसेंशियल कमांड्स। इट मींस लर्नर्स, हम अपने लिनक्स को कमांड लाइन के जरिए यूज लेते हैं। हम अपने लिनक्स में जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, चाहे हम ग्राफिकली करें चाहे हम कमांड लाइन से करें, बट आप जितने भी कमांड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपने टर्मिनल पे गए, वहां पे आपने जाके ls कमांड लिखा, cd कमांड लिखा, pwd कमांड लिखा, या जो भी कमांड्स आपको याद है, अगर आपने कोई एक भी कमांड लिखा है तो उस कमांड को लिखने से होना क्या चाहिए, ये कौन बताएगा? सर यही डेटा मेंशन करा जाता है बिन डायरेक्टरी में। किस कमांड को लिखने पे एग्जैक्टली क्या टास्क होना चाहिए, कौन से प्रोग्राम्स कॉल होने चाहिए, क्या क्या लॉजिक सप्लाई होने चाहिए, सारी चीजें, वो मेन पॉइंटर कि किस प्रोग्राम को रन करने पे एग्जैक्टली क्या होगा, वो बिन डायरेक्टरी में हमें देखने को मिलता है। सो बिन में लिनक्स के जो सभी कमांड्स हैं उनको लिखने पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए वो चीज मेंशन है। हमने कहा ठीक है। देन हमारे पास आता है एसबिन। एसबिन स्टैंड्स फॉर सिस्टम बिन। अब सिस्टम बिन में क्या है? सिस्टम कमांड्स। इट मींस सर वो सारे कमांड्स, वो सारे सॉफ्टवेयर्स जो डायरेक्ट ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट के लिए बनाए गए हैं, जो उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके वर्क को इजी करने में हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टोरेज मैनेजर है, हमारे पास ड्राइव मैनेजर है, हमारे पास डिस्क मैनेजर्स हैं, या फिर हमारे पास टास्क मैनेजर्स हैं। ये सभी ओएस टूल्स, ये सभी ओएस कमांड्स को लिखने पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ये डेटा एसबिन के अंदर स्टोर हो जाता है। एग्जांपल सर आईपी टेबल्स है जो कि आपका फायरवॉल है ना, रिबूट कमांड है, एफएससी है जो फाइल सिस्टम्स को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सभी कमांड्स हमारे एसबिन के अंदर मेंशन करे गए हैं बिकॉज ये हमारे ओएस को सपोर्ट कर रहे हैं। देन हमारे पास आता है ईटीसी फोल्डर। लर्नर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है, तो मेक श्योर आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझे, पूरा अटेंशन यहाँ पे रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताऊंगा। ईटीसी के अंदर स्टोर होती है सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी सारी की सारी सेटिंग्स की फाइल्स। इट मीन्स अगर आज मैं अपने लिनक्स में कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहा हूं, चाहे वो पहले से इंस्टॉल हो यानी प्री इंस्टॉल हो, या मैंने इंस्टॉल करा यानी यूजर इंस्टॉल हो, हम जो भी टूल्स चला रहे हैं लिनक्स में, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमें किसी टूल की कोई भी सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत पड़ती है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करने की जरूरत पड़ती है, चाहे उसका डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड हो, चाहे उसकी पोर्ट्स हो, चाहे उसकी कुछ लोकेशन हो, चाहे उसकी कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी हो, ये सभी टास्क के लिए हम जाते हैं ईटीसी फोल्डर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं बिकॉज आगे चल के हम एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांस टास्क परफॉर्म करना चाहेंगे, और ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि सर कोई भी सॉफ्टवेयर की अगर हमें सेटिंग्स चेंज करनी है तो हमें जाना है ईटीसी फोल्डर में। उसके बाद हमारे पास आता है लर्नर्स होम डायरेक्टरी। अब होम डायरेक्टरी और रूट नाम की जो डायरेक्टरी है, ये दोनों आपस में काफी इंटरकनेक्टेड है। इन दोनों का रिलेशन जो है वो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा एक एग्जाम्पल से। हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को लर्नर्स यूज लें, चाहे वो विंडोज हो चाहे वो लिनक्स हो, हमें ये पता है कि इसमें अलग अलग तरीके के अकाउंट्स, अलग अलग तरीके के यूजर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। बट हम कितने भी यूजर्स बनाए, यूजर्स को दो कैटेगरीज में, दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। सर क्या क्या कैटेगरीज है? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे विंडोज हो चाहे लिनक्स हो, आप इसमें जो यूजर्स क्रिएट करते हो उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला तो है सर गेस्ट यूजर्स और दूसरा है सर एडमिन यूजर्स। एडमिन यूजर एक ऐसा यूजर जिसके पास कंप्लीट डिवाइस का कंप्लीट एडमिन कंट्रोल है, यानी उस डिवाइस में जो चाहे कर सकता है, वो उसका ओनर है। और जो गेस्ट यूजर्स हैं, ये वो यूजर्स हैं जो गेस्ट के तौर पे आए हैं, गेस्ट के तौर पे हमने क्रिएट करे हैं, जिनके पास ज्यादा पावर्स नहीं है, वो बेसिक अपने टास्क कर सकते हैं, अपनी बेसिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, इंटरनेट सर्व कर लिया, फाइल फोल्डर्स डाउनलोड कर ली, खुद का एक लोकेशन बना दिया, वहां खुद का डेटा रख दिया। लेकिन कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है, रूट डायरेक्टरीज में कोई चेंजेस करने हैं, सेटिंग्स में कोई चेंजेस करने हैं, ये सारे टास्क गेस्ट यूजर्स नहीं कर सकते बिकॉज इनकी पावर्स, इनकी परमिशंस लिमिटेड है। बट एडमिन यूजर के पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ये जो चाहे कर सकता है। ये दो तरीके के अकाउंट्स हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, चाहे वो मैक हो, लिनक्स हो, विंडोज हो, एंड्रॉइड हो। अब ऐसे में लर्नर्स, आपने जितने भी गेस्ट अकाउंट्स बनाए, आपने स्टूडेंट्स नाम का गेस्ट अकाउंट बनाया, आपने टीचर्स नाम का गेस्ट अकाउंट बनाया, आपने यूजर नाम का एक ऐसे गेस्ट अकाउंट बना दिया, तो जितने भी गेस्ट अकाउंट्स आपने बनाए उन सबका सारा डेटा स्टोर होगा होम डायरेक्टरी में। होम डायरेक्टरी का कहना है कि सर जितने भी गेस्ट अकाउंट्स है ना, उनका सारा फाइल्स और फोल्डर्स मैं अपने पास रखता हूँ। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने आशीष नाम का एक गेस्ट अकाउंट बनाया, तो होम फोल्डर के अंदर आशीष नाम का एक फोल्डर बन जाएगा सर, और उसके बाद आशीष के जितने भी फाइल फोल्डर्स है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, पिक्चर्स, वीडियोस, म्यूजिक, जितने भी डायरेक्टरीज हैं, जितने भी डेटा होगा, वो सारा का सारा यहाँ स्टोर होता रहेगा। ये है होम फोल्डर का काम। सभी गेस्ट यूजर्स इसी के अंदर स्टोर होंगे। अगर मैंने एक और गेस्ट अकाउंट बना दिया तो सर इसी होम के अंदर /home/student नाम का, है ना, STUD नाम का एक और डायरेक्टरी बन गया, यानी इसके अंदर स्टूडेंट का सारा डेटा स्टोर होगा। और सर जो एडमिन अकाउंट है, जो विंडोज में हम जिसे एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट कहते हैं,
उसमें यानी विंडोज में और लिनक्स में एक डिफरेंस है। जिस एडमिन अकाउंट को विंडोज में हम डिफाइन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट से या एडमिन अकाउंट से, उसी ओनर को लिनक्स में डिफाइन करते हैं रूट अकाउंट के नाम से, रूट यूजर के नाम से। तो सर ये जो एडमिन यूजर है, इसे लिनक्स में यूजर तो सेम है, पावर्स भी सेम है, बस इस एडमिन यूजर को हम किस नाम से जानते हैं लिनक्स में? सर रूट यूजर। अब कंफ्यूज मत होना लर्नर्स, लिनक्स ने खुद के लिए जो पार्टीशन रखा उसका नाम था स्लैश यानी रूट लोकेशन, या आप कह सकते हो रूट डायरेक्टरी। बट एक अकाउंट और है जिसका नाम है रूट अकाउंट। वो रूट अकाउंट नाम का एक फोल्डर बनेगा, यानी रूट लोकेशन पे, विच मींस स्लैश के अंदर रूट नाम का एक फोल्डर बना है। ये स्लैश तो है होम लोकेशन, रूट लोकेशन आप कह सकते हो, जिसमें सारा डायरेक्टरीज है स्टोर होगी, जो पार्टीशन का नाम है। और ये रूट नाम का एक फोल्डर है, एक ऐसा फोल्डर जिसमें क्या आ रहा है सर, यहाँ पे आ रहा है यूजर का सारा डेटा। कौन से यूजर का? एडमिन यूजर का। तो एडमिन यूजर का डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक सब यहाँ स्टोर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है LIB स्लैश LIB डायरेक्टरी जो है, इसमें आती है सभी सिस्टम लाइब्रेरीज। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप चलाते हैं, उसमें कई सारे टूल्स इंस्टॉल करते हैं, उसके ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए लाइब्रेरीज यूज होती है। वो सारी लाइब्रेरीज जो है वो LIB डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट डायरेक्टरी की तरफ, विच इज स्लैश यूजर। अब इस यूजर में क्या आ रहा है? तो यहाँ साफ साफ मेंशन है सर यूजर प्रोग्राम्स। इसका क्या मतलब है? तो सर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरीके के टूल्स होते हैं, यूजर इंस्टॉल, सिस्टम इंस्टॉल। सिस्टम इंस्टॉल्स का मतलब है वो टूल जो डायरेक्ट ओएस की मदद के लिए भी बनाए गए हैं, और साथ ही साथ जब ओएस को पहली बार आपने इंस्टॉल करा था उसके साथ ही वो टूल्स दिए गए थे। तो जितने भी सिस्टम इंस्टॉल एप्लीकेशंस है वो तो डायरेक्टली बिन में चली जाती है, बिन डायरेक्टरी के अंदर। बट जितने भी टूल्स बाद में इंस्टॉल हुए, यूजर ने इंस्टॉल करे, जो कि प्री डिफाइंड नहीं है, प्री इंस्टॉल नहीं है, वो सारे स्टोर होते हैं यूजर नाम के फोल्डर में, और उनका सारा डेटा भी यूजर नाम की डायरेक्टरीज में स्टोर होता है। हमने कहा ठीक है, जैसे यूजर बिन में तो चले जाएंगे सभी सॉफ्टवेयर, यूजर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, यूजर शेयर में चली जाएगी उनकी एक्स्ट्रा फाइल्स, लिब में चली जाएगी उनकी जो लाइब्रेरी फाइल्स है वो सारी की सारी। इन शॉर्ट सारे के सारे यूजर इंस्टॉल एप्लीकेशंस का डेटा यूजर डायरेक्टरी के अंदर ही मैनेज होता है। देन आता है स्लैश VAR डायरेक्टरी, वेरिएबल्स डायरेक्टरी या वेरिएबल्स डेटा स्टोर करने वाली डायरेक्टरी, जिसमें जितने भी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का मतलब होता है लर्नर्स एक नाम या एक पैरामीटर जो अपने अंदर डेटा लेके चल रहा है ना, एक वैल्यू लेके चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे A=5 लिखा है, तो A यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, A यहाँ पे हमारा पैरामीटर है। अब होता क्या है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स है वो अलग अलग तरीके का डेटा अपने वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, वो डेटा आपके काम का भी होता है अक्सर। तो VAR लोकेशन के अंदर सॉफ्टवेयर का जितना भी डेटा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वेरिएबल ही वहां पे लिखा हुआ दिखे, जैसे A=5। इसका कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर की जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, जो भी उसका डेटा लेके चल रही है, जो भी उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा डेटा स्टोर कर सकती है, वो सारी फाइल्स, उन सॉफ्टवेयर्स की वो एक्स्ट्रा डेटा रखने वाली फाइल जो है वो VAR लोकेशन के अंदर स्टोर होती है। देन हमारे पास आता है स्लैश टेम्प डायरेक्टरी, विच मींस टेम्परेरी फाइल्स। टेम्परेरी फाइल्स क्या होती है लर्नर्स? तो ये वो फाइल्स होती है जो कुछ देर के लिए बनाई गई होती है। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी आप कोई भी फाइल ओपन करेंगे, जैसे मान लेते हैं आशीष.txt नाम की एक फाइल थी, मेरे पास पहले से बनी हुई थी। अब इस फाइल को मैंने कुछ दिनों बाद ओपन किया, मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने थे। तो जब मैंने इस फाइल को ओपन करा, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूं, तो उस दौरान इस फाइल की एक एज इट इज क्लोन फाइल बना दी जाती है, जो इसका सारा डेटा रिकॉर्ड रखती है, पुराना वाला भी, नया वाला भी, हमारे चेंजेस भी। तो ऐसे में होता यह है कि ये जो फाइल बनाई गई है ये एक टेम्परेरी फाइल है, जो कुछ देर के लिए बनी है, तब तक बनी रहेगी जब तक मैं इस फाइल में चेंजेस कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसे सेव कर देता हूं, जैसे ही मैं इसे बंद कर देता हूं, ये फाइल डिलीट हो जानी चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि ये फाइल डिलीट नहीं होती, और ये फाइल हमें देखने को मिल जाती है टेम्प फोल्डर्स में, जो हैकर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज हैकर्स टेम्प डायरेक्टरी में जाकर ये सारा डेटा एक्सेस कर पाते हैं। वो डेटा जो आपने डिलीट कर दिया है, वो डेटा जो आप नहीं दिखाना चाहते थे, छुपाना चाहते थे, आपने किसी भी रीजन से चेंज करा, अभी भी वो डेटा एक्सेसिबल है, अभी भी वो डेटा रिकवर करा जा सकता है यूजिंग टेम्प डायरेक्टरी। आई होप आप सभी को टेम्प फोल्डर का वर्क समझ आया होगा। सभी कैशे फाइल्स, सभी टेम्परेरी फाइल्स यहाँ पे स्टोर होती है। कैशे फाइल्स भी सेम ही है, एक फाइल को जब ओपन कर रहे हो तो उसे नॉर्मली उसका टास्क करने के बाद डिलीट हो जाना चाहिए था, बट वो डिलीट नहीं हुई है, वो अभी भी वहाँ पड़ी है। अब चाहे तो यूजर ने जानबूझ करके ऐसा करा या बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, दोनों ही केसेस में वो टेम्परेरी फाइल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। देन हम आगे बढ़ते हैं स्लैश बूट नाम की डायरेक्टरी पे, जो क्लियर कह रहा है सर जितनी भी बूट फाइल्स है सिस्टम के स्टार्ट होती है, क्या क्या रन होना चाहिए, वो सारी बूट फाइल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन होती है। हमने कहा ठीक है। देन आता है OPT यानी ऑप्ट डायरेक्टरी, जिसके अंदर आता है सारा ऑप्शनल सॉफ्टवेयर। तो आप जितने भी टूल्स इंस्टॉल कर रहे हो,
हम क्या प्रेफर करते हैं कि सर हम ऑप लोकेशन को ले लें, ओपीटी लोकेशन को ले लें, वहां पे अपना डेटा रखें, जो हमारे लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट भी बना रहा है, एक एरिया भी दे रहा है सारा काम करने के लिए, थोड़ा सेफ और सिक्योर भी हो जाएगा, क्योंकि हमें एक ही लोकेशन पे सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, इंस्टेंट ऑफ के हमारे टूल्स अलग अलग जगह पड़े हैं, उन्हें जाके ढूंढे, कॉन्फ़िगर करें, सिक्योर करें। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। एक तो एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से डेटा स्टोर हो जाएगा, दूसरा सिक्योर भी हम अच्छे से कर पाएंगे। देन आता है स्लैश मीडिया डायरेक्टरी, जिसका कहना है जितने भी रिमूवेबल डिवाइसेस हैं, रिमूवेबल मीडियाज हैं, वो जब कनेक्ट होती है तो वो सारी मीडिया डायरेक्टरी में जाती है। जहाँ पे यूएसबी डिवाइस, पेन ड्राइव कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो उन सब का जो डेटा है या वो सब जो लोकेट करी जाती है वो मीडिया डायरेक्टरी के अंदर लोकेट करी जाती है। देन आता है SYS यानी सिस्टम फोल्डर, जिसमें आती है सारी सिस्टम इंफॉर्मेशन। अब चाहे वो आपके कर्नल की इंफॉर्मेशन हो, क्लासेस हो, डिवाइसेस हो, फर्मवेयर हो, ओवरऑल सिस्टम की कंप्लीट डिटेल्स, उनसे डेटा जो है SYS डायरेक्टरी में, सिस डायरेक्टरी में स्टोर होता है। उम्मीद करते हैं लर्नर्स ये जो हमने लिनक्स फाइल सिस्टम समझा आप सभी को क्लियर हुआ होगा, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हमें एडवांस टास्क करने हैं तो। चाहे हमें लिनक्स में चेंजेस करने हो, अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने हो, या सॉफ्टवेयर को और एडवांस बनाना हो, उन केसेस में हमें डायरेक्टरीज के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम अपने वर्चुअलबॉक्स टूल को स्टार्ट कर देंगे एंड मेक श्योर कि इसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो आपको 1-2 वीडियोस पहले मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने हमारी काली मशीन पे गए, उसे स्टार्ट कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन हम पहले से कर चुके हैं। अगेन अगर आपको इस बारे में नहीं पता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है, सेटअप कैसे करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका सेटअप लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है, सो हम इसे लॉगिन कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट जो हमारा यूजर नेम पासवर्ड है वो है काली, KALI। आप सभी का सेम यूजर नेम पासवर्ड होगा अगर आपने वीडियो देख के सेटअप करा है, क्योंकि हमने प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन जो है वो सेटअप करी थी। एंटर प्रेस कर दिया है, हमारी काली मशीन फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो चुकी है। आप देखोगे इसको यूज लेना बहुत आसान है, चाहे ग्राफिकली हो चाहे कमांड लाइन हो। आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल विंडोज के आइकन की तरह ही अपने सभी ऐप्स दिखा रहा है। जैसे हमारे विंडोज में आइकन है, इस पर क्लिक करने पे सभी टूल्स दिखाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ भी हर टूल की कैटेगरी बना रखी है, चाहे वो रिवर्स इंजीनियरिंग हो, चाहे वो प्रिविलेज एस्केलेशन हो, आपको सभी के फोल्डर्स और उनके अंदर उनके टूल्स देखने को मिलेंगे। कोई भी टूल सर्च करना आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये डेस्कटॉप का आइकन है जो हमें डेस्कटॉप पे लेकर आएगा। ये फाइल मैनेजर है जिसपे आप बिल्कुल विंडोज की तरह फाइल्स फोल्डर्स एक्सेस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, है ना। इसके अलावा लर्नर्स हमारे पास आता है फाइल एडिटर, जैसे नोटपैड होता है विंडोज में। देन यहाँ पे आ रहा है हमारा फायरफॉक्स ब्राउजर, आप चाहे तो क्रोम भी इंस्टॉल कर सकते हैं या कोई भी दूसरा ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हैं जो लिनक्स सपोर्टेबल हो। और फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट आ चुका है हमारा टर्मिनल, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल, सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, वो टूल जो हमें सब कुछ कमांड लाइन के जरिए परफॉर्म करने की पावर देता है। तो सबसे पहले इस टर्मिनल को मैं थोड़ा जूम करूंगा Ctrl+Shift+ बटन की मदद से। हमने इसे जूम कर लिया, जूम इन कर लिया, सभी को क्लियर विजिबल होगा। अब हम यहाँ पे सभी बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं। कैसे बेसिक ऑपरेशंस? सर अगर आज हम अपने फाइल मैनेजर पे जाएं और फाइल मैनेजर पे जाने के बाद हम देखें कि अभी हमारी करंट लोकेशन क्या है, तो हमने इस एड्रेस बार पे क्लिक करा, इस एड्रेस टैब पे क्लिक करा और जैसे हमने क्लिक करा हमने देखा /home/kali लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स हमारी जो करंट लोकेशन है वो होम फोल्डर के अंदर एक काली नाम का फोल्डर है वो है, और इस लोकेशन में ये सभी फाइल फोल्डर्स पड़े। तो अभी हमने दो चीजें देखी, एक अपनी लोकेशन देखना, उस लोकेशन में रखा हुआ डेटा देखना। ये रहा सारा डेटा, ग्राफिकली हमने सीखा। कमांड लाइन यही सेम टास्क करना हो तो क्या करें? सर बहुत आसान है। अगर आपको अपनी करंट लोकेशन देखनी है तो आप यूज लोगे PWD, विच मीन्स प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। दोनों ही कमांड्स का मतलब यह है कि आपको बता रहा है कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। हमने एंटर प्रेस करा, इसने कहा कि आपकी भी करंट लोकेशन /home/kali है, यानी रूट फोल्डर में होम फोल्डर है, उसके अंदर काली फोल्डर है जहां पे अभी आप हो। इस फोल्डर में क्या क्या डेटा पड़ा है, यानी इस काली नाम के फोल्डर में एग्जैक्टली क्या क्या डेटा पड़ा है, क्या फाइल्स क्या फोल्डर्स पड़े, वो देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने कमांड लिखा ls, विच मीन्स लिस्ट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। आप जिस भी लोकेशन पे है बाय डिफॉल्ट ये उस लोकेशन का सारा डेटा आपको दिखा देती है। हमने एंटर प्रेस करा, आप देखोगे बता रहा है कि आपके पास डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, डाउनलोड्स, पिक्चर्स, टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पब्लिक एंड वीडियोस। ये सब ब्लू कलर में क्यों आ रहे हैं? तो सर ये टर्मिनल ने हमारे लिए चीजों को आसान बनाने के लिए कलरिंग का भी यूज लिया है। बेसिकली कलर्स की मदद से हमारे लिए डिफरेंशिएट कर देता है। जितने भी फोल्डर्स हैं उन्हें ये ब्लू कलर में दिखाता है, जितनी भी नॉर्मल फाइल्स है उन्हें व्हाइट, और जितनी भी एग्जीक्यूट होने वाली फाइल्स हैं उन्हें ग्रीन कलर में दिखाता है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। अब हमने कहा ठीक है, अगर हम फिर से हमारे फाइल मैनेजर पे जाए और यहाँ पे मैं किसी फोल्डर के अंदर जाना चाहूँ, जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि सर डेस्कटॉप फोल्डर पे क्या क्या पड़ा है, तो हमने इस पर क्लिक करा, हमने देखा डेस्कटॉप फोल्डर तो खाली है। डाउनलोड्स पे क्या पड़ा है, डॉक्यूमेंट्स में क्या पड़ा है, सर अभी तो सारे ही फोल्डर्स खाली है। हमने कहा ठीक है, ये सेम चीज जैसे अगर आप मेरी लोकेशन देखो तो होम काली डेस्कटॉप हो चुकी है। ये सेम चीज अगर मैं कमांड लाइन के जरिए करना चाहूँ
तो इसके लिए आप कमांड यूज लेते हो सर cd, चेंज डायरेक्टरी, जो आपकी मदद करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने में या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने में। डायरेक्टरी मींस फोल्डर। तो अगर मैं cd के आगे डायरेक्टली एक फोल्डर का नाम लिखूं जो मेरी करंट लोकेशन में एग्जिस्ट करता है, जैसे सर डेस्कटॉप एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, तो हमने यहाँ पे लिखा cd डेस्कटॉप और एंटर प्रेस कर दिया। अब अगर मैं अपनी करंट लोकेशन देखना चाहूं तो क्या कमांड लिखूंगा लर्नर्स? वेरी गुड, pwd। तो मैंने pwd लिखा और मैंने देखा होम काली डेस्कटॉप मेरी करंट लोकेशन है। अब सर अगर मैं एक फोल्डर बैक आना चाहूं तो आप कमांड लिखोगे cd स्पेस डबल डॉट, 2 बार डॉट करोगे एक फोल्डर बैक आ जाओगे। आपकी करंट लोकेशन थी होम काली डेस्कटॉप, मैंने जैसे एंटर प्रेस करा अपनी करंट लोकेशन देखी होम काली हो गई, है ना, यानी मैं डेस्कटॉप फोल्डर से वापस बाहर आ गया। एक और बार अगर आप cd स्पेस डॉट डॉट करते हो तो आप काली फोल्डर से भी बाहर आ जाओगे। देखो होम फोल्डर में हम पहुंच चुके हैं। अगर ls करूं तो होम के अंदर एक काली नाम का फोल्डर था वो दिखा रहा है। एक और बार करें तो सर तो आप रूट लोकेशन में पहुंच जाओगे। ls करोगे तो आपने फाइल सिस्टम में जो भी फाइल फोल्डर्स पड़े थे वो आपको देखने को मिलेंगे, बिन, होम, लिब यानी लाइब्रेरी, माउंट एंड सो ऑन। ठीक है, हमने कहा ठीक है फिर से चलते हैं हमारे काली फोल्डर में। तो हमने लिखा /home cd स्पेस /home /काली, एंटर प्रेस कर दिया। काली लोकेशन पे भी हम पहुंच चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हम कोई फाइल या फोल्डर बनाना सीख सके, है ना। तो अगर हम ग्राफिकली बात करें तो हम ये डेस्कटॉप फोल्डर में फिलहाल हैं, वहां पे हम गए, हमने राइट क्लिक करा और क्रिएट फोल्डर पे यहाँ पे क्लिक कर दिया और क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है डेस्कटॉप में। यही चीज अब हम करना चाहेंगे हमारे कमांड लाइन के जरिए। तो हमने कमांड लिखा cd डेस्कटॉप ls और यहाँ हमने देखा न्यू फोल्डर नाम से एक फोल्डर बन चुका है। हमने कहा हम भी एक फोल्डर बना देते हैं, हमने लिखा mkdir टेस्ट। अब mkdir क्या है सर? तो लर्नर्स डिस्प्ले क्लीन करता हूं फिर आपको बताता हूं। mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरी, यानी फोल्डर क्रिएट करो और उस फोल्डर का नाम बता दो जो भी आप रखना चाहते हो। जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा और ls लिखा सभी फाइल्स और फोल्डर्स देखने के लिए, तो हमारे सामने विजिबल है कि टेस्ट नाम का फोल्डर बन चुका है। हमने कहा अगर इस फोल्डर को मैं कॉपी पेस्ट मूव डिलीट करना चाहूं तो वो कैसे फिजिबल है ना, क्योंकि ग्राफिकली तो बहुत आसान है, राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट मूव डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सीखा कॉपी करना, जिसका कमांड है cp। इसको यूज लेने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप cp लिखो, आपको किस चीज को कॉपी करना है आप उसका एड्रेस दे दो। जैसे मैंने कहा टेस्ट नाम के फोल्डर को कॉपी करना है जो मेरी सेम लोकेशन में था, इसलिए मैंने पूरा एड्रेस नहीं दिया। और इसे कॉपी कहाँ करना है, तो मैंने कहा कि सर होम नाम का फोल्डर है, उसमें काली नाम का फोल्डर है, उसमें डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है, आप इस डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में ले जाके इसे कॉपी कर दो। मैंने पूरा एड्रेस लिख दिया। cp को यूज लेने का तरीका क्या था? कॉपी पेस्ट को, किसको कॉपी करना है और कहाँ पे पेस्ट करना है, किसको उठाना है और कहाँ पे रखना है ना। अच्छा ये कॉपी बना रहा है, इट मींस ये फोल्डर यहाँ तो रहेगा, इसकी क्लोन फाइल बन जाएगी। हमने कहा देखते हैं, हम एंटर प्रेस करते हैं और जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा हमारे पास एक एरर आ गया। अब लर्नर्स ये ध्यान रखना, एरर्स हैकर्स के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एरर्स की वजह से हमारा काम रुक नहीं रहा। एरर हमें बता रहा है कि आप गलत क्या कर रहे हो और उसे सही कैसे कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मुझे यही पता पड़ जाए कि मैं गलती क्या कर रहा हूं तो मैं बहुत जल्दी रिजॉल्व कर पाऊंगा। सेम यहाँ पे भी हो रहा है। इसने मुझे बोला cp-r नॉट स्पेसिफाइड, इसने मुझे बोला आपने -r लिखा ही नहीं और आगे लिख दिया ओमिटिंग डायरेक्टरी टेस्ट, यानी टेस्ट नाम की डायरेक्टरी पे हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने -r ऑप्शन यूज नहीं लिया। अब लर्नर्स यहाँ बात आती है कि हमें तो नहीं पता है कि -r क्या काम करता है, शायद हमें यह भी ना पता हो कि cp कैसे काम करता है या कोई भी कमांड। तो ऐसे सिचुएशंस में लिनक्स आपको दो बहुत ही पावरफुल कमांड्स देता है। वैसे तो कई फंक्शंस हैं बट ये दो बहुत ही पावरफुल कमांड्स हैं जो हमेशा आपकी मदद करेंगे। पहला कमांड है लर्नर्स हेल्प। इसे यूज लेने का तरीका क्या है? इसको यूज लेने के लिए आपका जो भी कमांड है आप पहले लिख दो। जैसे cp के बारे में जानना चाहते हो, cp के अंदर कोई फंक्शन होगा -r, तो आपने लिख दिया cp, उसके बाद लिख दो -हेल्प। तो आप कमांड और उसके बाद -हेल्प लिख के एंटर प्रेस करोगे तो ये आपको उस कमांड की पूरी हेल्प दिखा देगा। बट फिलहाल क्या हुआ सर, आपने ज्यादा जूम इन कर रखा था तो ये जो डेटा जो रिप्लाई हमें मिल रहा है वो समझ नहीं आ रहा है ना, फॉर्मेट खराब हो गया। तो मैं कंट्रोल- से थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं, पहले एक बार फिर से रिप्लाई लूंगा और फिर से जूम इन कर दूंगा। रिप्लाई आ गया, मैंने इसे जूम इन कर दिया। अब आप लोगों को दिखाता हूँ रिप्लाई में क्या मिला था। तो रिप्लाई में इसने बताया कि सर cp, उसको यूज लेने के तरीके, cp मीन्स कॉपी सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से उठा के डेस्टिनेशन को कॉपी करना। उसके कई सारे फंक्शन इसने हमें यहाँ पे बताया कि उसमें -a भी है, b भी, और ये क्या काम कर रहे हैं सब बता रहा है। हम इंटरेस्टेड है -r में, तो हमने देखा सर ये -r क्या है, चाहे कैपिटल R हो, चाहे स्मॉल r हो, चाहे हाइफन रिकर्सिव हो, तीनों का मतलब सेम है। क्या मतलब है? कॉपी डायरेक्टरीज रिकर्सिवली। सर एक्चुअली क्या है, जो cp कमांड है वो बाय डिफॉल्ट फाइल्स को कॉपी करने के लिए बनाया गया था और आप फाइल्स को कॉपी नहीं कर रहे, अभी आप एक फोल्डर को कॉपी कर रहे हो। डिफरेंस आपको पता होगा फाइल और फोल्डर के बीच में।
तो अब सर इस फोल्डर को कॉपी कैसे करें? तो उसके लिए -r है जो फोल्डर्स को कॉपी करने में मदद करता है। हमने कहा ठीक है, हमारा जो लास्ट कमांड था लर्नर्स, डिस्प्ले क्लीन कर देते हैं। इस लास्ट कमांड में हमने एक ऑप्शन ऐड कर दिया -r। अब चाहे तो आप ये स्टार्टिंग में कर दो सीपी के जस्ट बाद में, या आप एंड में भी कर दो, कोई इशू नहीं है। हमने एंटर प्रेस करा और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आया। सर कोई एरर तो नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि भाई डेस्कटॉप अब मैं जानना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में टेस्ट नाम का फोल्डर कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमने कमांड लिखा cd/home/kali/documents। एंटर प्रेस करा, अपनी लोकेशन देखिए, हमारी लोकेशन बदल चुकी है। इस लोकेशन में क्या क्या डेटा पड़ा है कैसे देखेंगे? सर एलएस की मदद से। हमने एलएस लिखा और इसने बता दिया कि यहाँ टेस्ट नाम का फोल्डर है। हमने कहा ठीक है, लेकिन शायद हम यहाँ पे इस फोल्डर को गलती से लिया है, हमें तो ये फोल्डर डाउनलोड्स फोल्डर में रखना था। तो अब हम इसे मूव करना चाहते हैं, यहाँ से उठाकर डाउनलोड्स फोल्डर में रखना चाहते हैं। तो हमने कमांड लिखा mv विच मीन्स मूव, और उसके बाद लिख दिया किसे मूव करना है, यानी किसे उठाना है और कहाँ पे रखना है। हमने बोला होम फोल्डर है, उसमें काली नाम का फोल्डर है और उसमें डाउनलोड्स नाम का फोल्डर है। हमने कहा इस लोकेशन में ले जाके इसे पेस्ट कर दो, मूव करके पेस्ट कर दो। हमने एंटर प्रेस करा। अब सर अगर आप ls करते हो, आपकी करंट लोकेशन क्या थी? हमारी करंट लोकेशन थी होम डेस्कटॉप, है ना। इस डेस्कटॉप लोकेशन पे अगर मैं ls लिख रहा हूँ, कोई डेटा नहीं दिखा रहा। मैं आपको pwd करके लोकेशन दिखा देता हूँ। वो फोल्डर हम यहाँ से उठाकर कहीं और रख के आ गए। कहाँ पे? डाउनलोड्स फोल्डर में। अब एक सवाल है आप सभी के लिए, आप कह सकते हो एक चैलेंज है, अगर मैं बिना cd कमांड का यूज लिए डाउनलोड्स फोल्डर में जाके ये देखना चाहता हूं कि वहां टेस्ट नाम का फोल्डर पेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, मूव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कैसे देखूंगा विदाउट cd कमांड का यूज लिए? सब लोग कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे रिप्लाई देना है कि सर अगर आप बिना cd कमांड का यूज लिए डाउनलोड्स फोल्डर में जाना चाहते हो, देखना चाहते हो कि वहां पे क्या क्या डेटा पड़ा है, तो कैसे देखोगे? तब तक के लिए अभी हम मैन्युअली ही जा रहे हैं। हमने एंटर प्रेस करा है, यहाँ पे ls करा और देखा कि टेस्ट नाम का फोल्डर आ चुका है। बट आपका जो सवाल है, आपसे जो मैंने सवाल पूछा है वो विदाउट cd कमांड आपको उसका रिप्लाई देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर मूव भी हो गया, क्यों ना आप डिलीट ऑपरेशन सीखें। हमने देखा है क्या यहाँ फोल्डर पड़ा है टेस्ट नाम का, इसने कहा पड़ा है, तो हमने कहा इसे डिलीट करो। कैसे करें? तो उसके लिए कमांड है rmdir। अब लर्नर्स, ये जो कमांड है rmdir, इसका मतलब है रिमूव डायरेक्टरी, लेकिन इसमें एक कमी है। ये बाय डिफॉल्ट केवल एम्प्टी फोल्डर्स, वो फोल्डर्स जो खाली है, जिनमें कोई डेटा नहीं है, केवल उन्हें ही डिलीट करता है। अगर मैं कोई ऐसा फोल्डर दे दूं जिसमें ऑलरेडी कोई फाइल या कोई फोल्डर पड़े, यानी उसके अंदर डेटा पड़ा है, तो ये उसे डिलीट नहीं कर पाएगा। ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, rmdir की जगह में एक ऐसा कमांड यूज लेते हैं जो हर जगह काम आ जाए, विच इज rm, रिमूव। इसको यूज लेना बहुत आसान है। हमने rm लिख दिया और अब किसको रिमूव करना है वो बता दो। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। rm के बाद हमने लिखा कि सर यहाँ पे टेस्ट नाम का फोल्डर है, उसे रिमूव कर दो। बट ये भी एक एरर दे सकता है, ये कह रहा है सर ये कैन नॉट रिमूव, इट्स अ डायरेक्टरी, एक फोल्डर को रिमूव नहीं कर पा रहा। बट इसका सॉल्यूशन है हमारा हेल्प। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि हमारी मदद करने के लिए दो कमांड्स और एक कमांड आपको बता दिया विच इज -हेल्प। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड कमांड। अगर कभी हेल्प आपकी मदद सही से ना करे या आपको एक और अल्टरनेटिव जानना हो हेल्प कमांड के अलावा, तो वो है मैन, जिसका मतलब है मैनुअल। वो आपको एक टूल की मैनुअल दिखा देता है जो कि और इंप्रेसिव और फॉर्मेटेड होती है और आपको बहुत जल्दी हेल्प कर पाती है, जिसमें कई बार एक्स्ट्रा डेटा भी देखने को मिल सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा मैन स्पेस कमांड का नाम rm। अब दोनों को यूज लेने के तरीके में डिफरेंस भी देखा होगा आपने। हेल्प में हम क्या करते हैं, पहले कमांड लिखते हैं फिर -हेल्प लिखते हैं। मैन में क्या करते हैं, पहले मैन लिखते हैं फिर कमांड लिखते हैं। एंटर प्रेस करा और rm की जो मैनुअल है हमारे सामने ओपन हो चुकी है। उसका नाम, उसके सिनॉप्सिस, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में, उसको यूज लेने का तरीका, उसकी डेफिनेशन, उसके फंक्शंस, ये सब हमें यहाँ पे दिखा रहा है। और आप देखो कि बहुत अच्छे फॉर्मेट में दिखा रहा है। एक मैनुअल बुक ओपन हो गई है। अगर मुझे उससे बाहर आना है तो मुझे क्यू बटन का यूज लेना होगा क्विट करने के लिए। फिलहाल हम -r को ढूंढेंगे। यहाँ पे ये रहा -r विच मीन्स रिकर्सिव। इसने कहा रिमूव डायरेक्टरीज एंड देयर कंटेंट रिकर्सिवली, यानी वो सारे फोल्डर्स और उनके अंदर रखा हुआ डेटा ये डिलीट कर सकता है यूजिंग -r। हमने कहा ठीक है, अब हम इससे बाहर आते हैं, यानी इस मैनुअल से बाहर आते हैं। तो हमने क्यू बटन प्रेस करा और हम मैनुअल से बाहर आ गए। अब लर्नर्स, हमने यहाँ पे कमांड लिखा rm टेस्ट और -r या फिर rm-r टेस्ट। आप जैसे चाहे लिख सकते हैं, दोनों सिचुएशन मैंने आपको दिखा दी। अब अगर आप ls करोगे तो वो फोल्डर रिमूव हो चुका है सक्सेसफुली। अभी जो टेस्ट फोल्डर है ये सर आपने डेस्कटॉप पे भी बना के रखा था। तो अगर मैं डेस्कटॉप पे जाके देखना चाहता हूँ कि वहां भी क्या क्या पड़ा है विदाउट cd कमांड, जो मेरा सवाल था आप सभी से, तो उसका आंसर है ls स्पेस /home/kali/desktop। इट मीन्स ls का कहना है कि अगर आप इसके आगे कोई भी एड्रेस दोगे तो उस एड्रेस पे क्या पड़ा है आपको वो भी दिखा देगा। जब आप कुछ नहीं दोगे तो आपकी लोकेशन पे क्या है वो आपको दिखा देगा। तो जब मैंने ls को कहा कि भाई मुझे एक फोल्डर के अंदर का कंटेंट देखना है और फोल्डर का एड्रेस मैंने खुद ने दे दिया, तो बिना मेरी लोकेशन बदले मैं तो डाउनलोड्स फोल्डर में ही रहूंगा,
बट ये मुझे डेस्कटॉप फोल्डर का डेटा दिखा देगा। हमने एंटर प्रेस करा, आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर नाम का फोल्डर है, एक टेस्ट नाम का फोल्डर है और मेरी लोकेशन अभी भी डाउनलोड्स ही है, डेस्कटॉप नहीं है। हमने कहा ठीक है, उम्मीद है सभी को क्लियर हुआ होगा। अब कुछ गलतियां लर्नर जो हम अक्सर हमारे लिनक्स में कर देते हैं, कमांड लाइन में करते हैं, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। मैं एक फोल्डर बैक आता हूँ, पहले ls लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे सामने क्या क्या फोल्डर है। अब अगर मैं यहाँ पे म्यूजिक फोल्डर में जाना चाहूँ तो मैं लिखूंगा cd म्यूजिक। तो क्या मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है, cd म्यूजिक सही लिखा है, एंटर प्रेस कर दिया, बट आप देखोगे कि मैं उस लोकेशन पे नहीं पहुंच पाऊंगा। और मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा? बिकॉज आप देखोगे कि जो म्यूजिक फोल्डर था इसमें जो लेटर m था वो कैपिटल था। हमारा टर्मिनल केस सेंसिटिव है, ये सॉफ्टवेयर शेल प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है, वहां पे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से फर्क पड़ता है। तो अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखा है, इस नाम का कोई फोल्डर है ही नहीं, स्मॉल लेटर में m से कोई फोल्डर नहीं है म्यूजिक नाम से, तो इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया। लेकिन अगर वहीं पे मैं लिखता cd और कैपिटल लेटर्स में म्यूजिक और एंटर प्रेस करता तो ये मुझे उस लोकेशन पे ले जा चुका है। तो इस बात का ध्यान रखना, आपका टर्मिनल केस सेंसिटिव है। अब सर हमने फोल्डर्स से रिलेटेड ऑपरेशंस तो सीख लिए, हम फाइल्स के बारे में कुछ चीजें सीखना चाहते हैं। फाइल्स क्या है, कैसे बनेगी, उनकी परमिशंस क्या होती है, उनके बारे में कुछ और बातें। तो यहाँ पे लर्नर्स फाइल बनाना बहुत आसान है, चाहे आप विंडोज में कमांड लाइन के जरिए फाइल बनाए, चाहे आप लिनक्स में कमांड लाइन के जरिए फाइल बनाए, बहुत आसान काम है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उस फाइल को बनाने वाला सॉफ्टवेयर है कौन सा। हमारे पास लिनक्स में कई सारे फाइल एडिटिंग टूल्स है और विंडोज में नोटपैड जैसे टूल्स आ जाते हैं। तो लर्नर्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउस पैड, जो कि हमारे काई लिनक्स के अंदर एक प्री इंस्टॉल फाइल एडिटर है, तो माउस पैड के आगे हमने कहा किसी भी अगर फाइल का नाम मैं लिखता हूँ तो वो क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा ashish.txt। अब लर्नर्स अगर इस नाम से कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट करती तो फिर वो ओपन हो जाती, बट इस नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है म्यूजिक फोल्डर में। मैंने एंटर प्रेस करा तो इस नाम की एक फाइल बन जाएगी। आप देख सकते हो मेरे पास एक ग्राफिकल एडिटर आ चुका है जिसमें मैं जो चाहे लिख सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे से थोड़ा जूम इन करा, हमने यहाँ पे लिख दिया हाय हाउ आर यू और हमने इसे सेव कर दिया। हमने इसमें एक और लाइन ऐड कर दी जिसका रेफरेंस मैं आपको बता दूंगा मैंने ऐसा क्यों करा है। और इस लाइन में मैंने लिखा, तो हमने यहाँ पे दो लाइंस लिखी, एक में लिखा हाय हाउ आर यू, दूसरे में लिखा ECHO आई एम गुड। ये मैंने क्यों लिखा है मैं आपको जल्दी समझा दूंगा, फिलहाल इतना समझना, एक फाइल ओपन करिए, उसमें कुछ टेक्स्ट लिख दिया और इसे बंद कर दिया। अब अगर मैं ls लिखता हूं तो आप देखोगे ashish.txt नाम से एक फाइल बन चुकी है। सो लर्नर्स पहले हम फाइल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं। लिनक्स फाइल्स को कैसे ट्रीट करता है। सर बहुत क्लियर है कि जो फाइल है ashish.txt जिसका एक्सटेंशन .txt है, लिनक्स कह रहा है कि इसमें कोई भी एक्सटेंशन रख सकते हो, कोई इशू नहीं। ashish.txt, pdf, jpg, ashish.ashish, ashish.a, ashish.b, कुछ भी एक्सटेंशन रख सकते हो। दूसरा पॉइंटर यहाँ पे ये है कि कोई भी फाइल में यूजर 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। या तो उस फाइल के अंदर लिखे हुए कंटेंट को रीड करेगा जिसे डिफाइन करते हैं R से, या फिर उस फाइल के अंदर वो कोई ना कोई कंटेंट लिखना चाहेगा, अपडेट करना चाहेगा, जिसे हम डिफाइन करते हैं W से, विच मीन्स राइट। या फिर लर्नर्स हो सकता है कि उस फाइल में उसने एक प्रोग्राम लिखा है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हो, उसने एक प्रोग्राम लिखा है जिसे वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, जिसे वो रन करना चाहता है, जिसे हम डिफाइन करते हैं X से। ये 3 तरीके की परमिशन, ये 3 तरीके की पावर्स एक फाइल से रिलेटेड यूजर्स को दी जाती है। या तो वो रीड करेंगे, राइट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। लिनक्स का कहना है कि कोई भी फाइल हो, किसी भी एक्सटेंशन की फाइल हो, बाय डिफॉल्ट लिनक्स हर फाइल को केवल 2 ही परमिशन देता है, विच इज रीड एंड राइट। एग्जीक्यूटेबल परमिशन देता ही नहीं है, जिसकी वजह से चाहे वो कितना ही मिलिशियस प्रोग्राम हो, उसके पास रन होने की, एग्जीक्यूट होने की पावर्स ही नहीं है, वो रन नहीं होगा। और इसी रीजन से लिनक्स और सिक्योर रह पाएगा। बट आप अगर चाहो तो किसी भी फाइल को कोई भी परमिशन दे भी सकते हो और उससे परमिशंस छीन भी सकते हो, जिसके लिए हम एक कमांड यूज देते हैं विच इज chmod, चेंज मोड, जिसकी मदद से आप फाइल्स के इन मोड्स को, इनकी परमिशंस को चेंज कर सकते हो। अगर आपको फाइल से कोई परमिशन छीननी है तो आप वहां पे माइनस सिंबल का यूज लोगे, और अगर आपको फाइल को कोई परमिशन देनी है तो वहां पे आप प्लस सिंबल का यूज लोगे। अब इसे और अच्छे से ड्राफ्ट करके आपको बताता हूं। मान लेते हैं ये फाइल है जिसके पास केवल रीड राइट की परमिशन है, मुझे इस फाइल से राइट की परमिशंस भी छीननी है, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा लर्नर्स chmod -w, विच मीन्स राइट की परमिशन छीननी है, रीड की भी छीन लिए तो साथ में रीड भी लिख दूंगा, एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी छीननी है तो x भी लिख दूंगा, और अगर केवल एक छीननी है तो फिर केवल एक लिख देंगे, विच मीन्स राइट। और उसके आगे मैं फाइल का नाम दे दूंगा, किस फाइल से परमिशन छीननी है, तो ashish.txt नाम की फाइल से परमिशन छीननी है। तो अब इस कमांड का मतलब है इस फाइल के पास जाकर जो राइट की परमिशन है वो छीन लो। इस तरीके से लर्नर्स हम परमिशन छीन सकते हैं, और अगर परमिशन देनी है तो बस इतना सा डिफरेंस आएगा कि हम लिखेंगे chmod देन प्लस, जिसका मतलब परमिशन देना है। अब राइट तो राइट, रीड तो रीड और एग्जीक्यूट तो एग्जीक्यूट, जो भी परमिशन देना चाहते हो वो लिख दोगे, स्पेस देके अपनी फाइल का नाम दे दोगे।
और इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन, रीड परमिशन, राइट परमिशन मिल जाएगी। इसी चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं, साथ साथ ये भी देखते हैं क्या एक्चुअली इस फाइल के पास रीड राइट की परमिशन है बाय डिफॉल्ट। तो हम चलेंगे हमारी काली मशीन में। सो लर्नर्स, अगर फाइल की परमिशन देखनी है, फाइल से इट इज ज्यादा डेटा देखना है, तो उसके लिए कमांड है ls-l, जो कि आप ls की हेल्प में जाके भी देख सकते हैं। जब मैं ls-l करूंगा तो मुझे बताएगा मेरी करंट लोकेशन में क्या क्या फाइल्स है, क्या क्या फोल्डर्स है, उनकी परमिशंस क्या है। जैसे इसने कहा कि आपके पास अभी केवल एक फाइल है आशीष.txt नाम की, जिसका लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, डेट और मंथ ये है। इसकी साइज 33 बिट्स है और साथ ही साथ इसको जिस यूजर ने बनाया है वो है काली यूजर। इसके अलावा और भी कुछ चीजें जो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, बट फिलहाल यहाँ पे आप देखोगे R और W लिखा हुआ है केवल परमिशंस में, और RW का मतलब होता है केवल रीड और राइट। हमने कहा ठीक है, काम करते हैं, chmod लिखते हैं, फिर -w लिख देते हैं, -राइट लिख देते हैं और फाइल का नाम दे देते हैं। डिस्प्ले क्लीन कर रहा हूं एक बार। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा और ls-l करा, आप देख सकते हो इस फाइल के पास अब केवल रीड की परमिशन बची है, राइट की परमिशन हम छीन चुके हैं। हमने कहा एक काम करते हैं, सारी परमिशंस दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा chmod और माइनस की जगह हमने लिख दिया प्लस। अब यहाँ पे लिख दिया राइट, एग्जीक्यूट और रीड, है ना। RWX लिखो या RXW लिखो, तीनों पॉइंटर्स लिख दिए। रीड की परमिशन भी दे दो, एग्जीक्यूट की भी दे दो और राइट की भी दे दो। एंटर प्रेस करा, कोई एरर शो नहीं हुआ। हमने ls-l करा और देखा कि सर हमारी फाइल के पास रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस आ चुकी है और हमारी फाइल का कलर भी बदल चुका है। जैसा मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही कहा था, वो फाइल जिसके पास एग्जीक्यूट होने की ताकत हो, पावर्स हो, उसे ग्रीन कलर में दिखाया जाता है, नॉर्मल फाइल्स को जो है व्हाइट कलर में दिखाया जाता है। सो लर्नर्स, यहां तक के प्रोसेस में फाइल्स को परमिशन देना, परमिशन छीनना, ये सब भी समझ आ गया, फाइल क्रिएट करना भी समझ आ गया। कॉपी पेस्ट मूव डिलीट बिल्कुल सेम है जैसा हमने फोल्डर के साथ किया था। लेकिन अगर मैंने एक फाइल को एग्जीक्यूट होने की पावर दी है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसमें कोई प्रोग्राम लिखा होगा, और अगर मैं उस प्रोग्राम को रन करना चाहूं, उस फाइल को रन करना चाहूं, तो वो कैसे होगा? तो सर ये तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, बट स्टिल एक ऐसा कमांड है जो ज्यादातर हमारे कई फाइल्स को रन करने में, अलग अलग प्रोग्रामिंग की फाइल को रन करने में हेल्प कर सकता है। कभी कभार नहीं करेगा तो हमें वही प्रोग्रामिंग या वही कंपाइलर यूज लेना होगा जिसमें प्रोग्राम बनाए। हमने कहा ठीक है, फिलहाल वो कमांड देखते हैं विच इज ./ आप ./ लिखो, किसी भी फाइल का नाम दे दो विदाउट स्पेस और एंटर प्रेस कर दो। तो जब मैंने इस फाइल को रन करा, ./ मीन्स इस फाइल को रन करो, तो मेरे मशीन ने समझा कि इस फाइल में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। मेरी मशीन इस प्रोग्राम को रन करने गई और उसने क्या देखा? उसने इस फाइल को रन करते ही पहली लाइन के पहले वर्ड में हमें कहा हाई नॉट फाउंड। इसने कहा हाई लिख के एक वर्ड है और इस वर्ड से हमें कुछ नहीं मिला। हमने कहा ठीक है, बट इसने ऐसा किया क्यों? तो आप समझते हैं। मैं एक बार कैट नाम की कमांड को यूज ले रहा हूं जिसका काम है एक फाइल के अंदर लिखे हुए डेटा को वहीं पे प्रिंट कर देना, हमें दिखाना कि फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो हमने कैट स्पेस फाइल का नाम लिखा ताकि मैं ये देख सकूं कि आशीष.txt में लिखा क्या था मैंने। तो हमने देखा कि सर आपने यहाँ पे लिखा था हाय हाउ आर यू, ECHO आई एम गुड, ये 2 लाइंस मैंने लिखी। अब जब मशीन ने इसे प्रोग्राम समझ के रन करना चालू करा, उसने पहले वर्ड को देखा विच इज हाय। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो वर्ड है हाय, ये एक नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज का वर्ड है या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई फंक्शन या कोई वर्ड है? ऑब्वियसली बात है ह्यूमन लैंग्वेज का वर्ड है सर। तो जब मशीन इसे प्रोग्राम समझ के रन करेगी तो उसे हाय नाम से कोई कोड, कोई फंक्शन कुछ नहीं मिलेगा, तो वो एरर ही तो देगा। उसने कहा कि सर ये कमांड हमें नहीं मिला और इसने पहली लाइन को स्किप कर दिया क्योंकि पहली लाइन में एरर आ गया। देन ये गया सेकंड लाइन के पास। जब सेकंड लाइन में गया तो यहां मैंने एक्चुअली एक कमांड लिखा था, एक कमांड शेल प्रोग्रामिंग का, बैश प्रोग्रामिंग का, जिसका काम है कि उसके अंदर लिखे हुए डेटा को वो बस प्रिंट कर देता है। अभी आपको इसमें नहीं जाना है शेल बैश क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, मैं इस बारे में आज प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, पूरी प्लेलिस्ट हम देखेंगे। बट ECHO के अंदर आई एम गुड लिखा हुआ था और इसने आई एम गुड को यहाँ पे प्रिंट करा। आप देखोगे यहाँ एरर नहीं आई है, सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई है। तो इट मीन्स फाइल को परमिशन भी मिली है, वो रन भी हुई है, और ये सारे टास्क मैं उम्मीद करता हूं कि हमें अच्छे से क्लियर हो गए। अब सर सबसे जरूरी चीज, अगर हम अपने लिनक्स मशीन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, जिस तरीके से विंडोज में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, एंड्रॉइड डिवाइस में हमारे पास प्ले स्टोर है, क्या हमारे पास लिनक्स में भी कोई ऐसा टूल है जहां से हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, अपडेट, मैनेज कर सके? तो बिल्कुल है लर्नर्स, और उसका नाम है APT। APT क्या है? हमारे लिनक्स का प्ले स्टोर है सर, जो जितने भी लिनक्स पैकेजेस हैं उनको मैनेज करने में मदद करता है। और आप देखोगे जैसे ही मैंने APT लिख के एंटर प्रेस करा, मेरे पास APT की हेल्प आ गई। इस APT ने अपना वर्जन बताया, इसको यूज लेने का तरीका बताया, अपने बारे में बताया कि इसका ये पैकेज मैनेजर है जो टूल्स इंस्टॉल करने में, अनइंस्टॉल करने में, अपडेट करने में मदद करता है। इस सेट इट फंक्शंस भी बताया, यानी इसके कमांड्स भी बताए, लिस्ट, सर्च, शो, इंस्टॉल, रीइंस्टॉल, रिमूव, ऑटो रिमूव, अपडेट, अपग्रेड एंड सो ऑन। हमने कहा ठीक है, APT को यूज कैसे लें? APT को यूज लेने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। आप में से जितने लोग काली लिनक्स को पहली बार यूज ले रहे हैं, ये जो हमारा प्ले स्टोर है,
लिनक्स का प्ले स्टोर, वैसे प्ले स्टोर नहीं है, एपीटी है, बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो हमारे लिनक्स का प्ले स्टोर है, बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग्स में इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, इसकी सेटिंग्स गलत हुई है। हमें उन सेटिंग्स को, उन कॉन्फ़िगरेशंस को सही करना है, और उसके लिए हमें एक ऐसी लोकेशन पे जाना होगा जहां पे सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होती है। सर वो लोकेशन क्या है, ये हमने फाइल सिस्टम में पढ़ा था, उम्मीद है सभी को याद आ गया होगा। सर ये लोकेशन है /etc। etc एक ऐसी डायरेक्टरी यहाँ पे हर सॉफ्टवेयर, हर टूल की सभी कॉन्फ़िगरेशंस यानी सेटिंग्स फाइल रखी हुई होती है। हम etc फोल्डर में पहुंच गए, बट एक बात का ध्यान रखना लर्नर्स, ये etc फोल्डर रूट लोकेशन में रखा है। अगर आप इस फोल्डर की किसी भी फाइल में जाके कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो एक गेस्ट यूजर को इसकी पावर्स नहीं मिलती। एक गेस्ट यूजर के पास ये पावर्स नहीं होती कि वो ये कर सके। इसके लिए हमें चाहिए रूट यूजर की पावर्स, विच मीन्स एडमिन यूजर। और ये एडमिन यूजर मिलेगा कैसे, तो बहुत आसान है, आप यूज लेंगे sudo कमांड का। अब sudo कमांड की मदद से मैं किसी भी कमांड को एडमिन पावर्स दे सकता हूं, बट मुझे एक एक करके बार बार sudo कमांड यूज नहीं लेना है, क्योंकि आगे चल के आप लोग देखोगे कई ऐसे कमांड्स हैं जिनके साथ जब आप sudo लिखते हो तो उसका सिंटैक्स खराब हो जाता है और वो काम ही नहीं करता, एरर देता है। और अभी हमारे लिए हमको ऐसा टास्क नहीं कर रहे जिससे हमें कोई इशू हो, तो फिलहाल के लिए हम पूरे टर्मिनल को ही रूट यूजर बनाना चाह रहे हैं, रूट पावर्स देना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया sudo su। इट मीन्स हमने एडमिन यूजर में ही स्विच कर लिया। हमने एंटर प्रेस करा, इसने बोला पासवर्ड बताओ, हमने लिखा काली, जो कि हमारे गेस्ट यूजर का पासवर्ड था, और अब हमारे पास कंप्लीट रूट प्रिविलेजेस, रूट पावर्स आ चुकी है। तो सर क्योंकि अब आपके पास एडमिन पावर्स है, आप जो चाहे कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, अब हम etc फोल्डर में तो है, यहां से हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या डेटा पड़ा है। तो हमने देखा जितने भी टूल्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सबके फोल्डर्स यहाँ पड़े हैं, और हमें अभी सेटिंग सही करनी है एपीटी की। तो हम इसके टॉप में आ गए और हमने देखा यहाँ पे एपीटी नाम का फोल्डर एग्जिस्ट करता है। हमने लिखा cd स्पेस एपीटी और एंटर प्रेस कर दिया। ls लिखा तो हमने देखा कि हम एपीटी फोल्डर के अंदर जितना भी डेटा था देख पा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, सर यहाँ एक फाइल दिखेगी, एक ही फाइल है sources.list नाम की। इस फाइल में थोड़ी एडिटिंग करनी है, तो हमने यहाँ पे लिखा माउस पैड, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रूट की पावर्स हैं तो मैं किसी भी फाइल में चेंजेस कर सकता हूँ etc के अंदर या किसी भी रूट लोकेशन में। तो मैंने लिख दिया माउस पैड स्पेस sources.list, एंटर प्रेस करा, ये फाइल ओपन हो गई। और इस फाइल को ओपन होते ही आप देखोगे पहली बार आपकी ये फाइल कुछ ऐसी दिखेगी, जिससे मैं जूम इन कर लेता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे कुछ 5-6 लाइन्स हैं, है ना, जिसमें थर्ड लाइन में तो कुछ नहीं लिखा है। फर्स्ट लाइन में हैश के आगे एक लाइन लिखी, हैश के आगे एक एड्रेस लिखा है या एक लाइन लिखी हुई है। सेकंड लाइन में कोई हैश भी नहीं है, सीधा लाइन लिखी हुई है। फोर्थ लाइन में हैश और फिफ्थ लाइन में भी हैश। आपको करना क्या है, सर जो फिफ्थ लाइन है ना, डैब src, ये वो एड्रेस है, ये वो सोर्स है जहां से आपको नए नए टूल्स इंस्टॉल करने को मिलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एड्रेस कमेंटेड है, कमेंट करा गया है, तो ये हमारे काम नहीं आएगा, ये कोई टास्क नहीं करेगा, हमें नए टूल्स नहीं मिल पाएंगे। हमें करना ये है, हमें डी पे अपने कर्सर को ले जाना है, 2 बार बैक स्पेस दबाना है ताकि वो हैश और उसके आगे का स्पेस हट जाए। ये जो हैश है लर्नर्स, इस हैश का मतलब है इसके आगे लिखे हुए डेटा को कमेंट बना देना। वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिखा रहेगा। और अगर ये एड्रेस उस फॉर्म में रहता है तो हमारे लिए इशू है। तो हमने हैश हटा दिया, बस इतना सा चेंज करना था, कंट्रोल एस से सेव करा और बंद कर दिया। तो हमारी ये फाइल जो है यहाँ पे सेव हो चुकी है, हमने क्लोज कर दी। अब सर हमारा जो एपीटी है वो वेल कॉन्फ़िगर्ड है, अब हम एपीटी को आराम से यूज ले सकते हैं। और एपीटी को यूज लेने के लिए सबसे जरूरी है कि पहले एपीटी अपडेटेड हो, यानी प्ले स्टोर अपडेट होना चाहिए। अगर प्ले स्टोर ही पुराना चल रहा है तो नए सॉफ्टवेयर आने के चांसेस कम है। तो प्ले स्टोर को अपडेट कैसे करें, उसके लिए कमांड है सर एपीटी अपडेट। थोड़ा डिस्प्ले क्लियर कर देता हूँ। सो लर्नर्स, अब हमने एंटर प्रेस करा और एपीटी अपडेट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बट यहाँ एक एरर आ रहा है। एरर आ रहा है नेटवर्क का। सर आपके पास अभी इंटरनेट एक्सेस नहीं है, यही एक इशू हो सकता है, क्योंकि एपीटी की एरर्स तो हमने सॉल्व कर दी। कैसे चेक करें, अपने ब्राउजर पे जाओ, कुछ भी सर्च कर लो, और अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है तो आपको अपने काली की सेटिंग्स में थोड़े चेंजेस करने होंगे, नेटवर्क सेटिंग्स में। पहले मैं यहाँ कुछ सर्च करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर हमने सर्च करा यूट्यूब, कुछ भी सर्च नहीं हो रहा है, एरर दिखा रहा है। हमने कहा इट मीन्स नेटवर्क एरर है, अब हमें वो सॉल्व करनी है। तो इसके लिए लर्नर्स फिलहाल के लिए हम अपनी काली मशीन को पावर ऑफ करेंगे। आप सबको ये करना है ना, अपनी नेटवर्क सेटिंग सही करने के लिए हमने शट डाउन कर दिया। अपने वर्चुअल बॉक्स में गए, काली मशीन पे गए और देखा कि इसकी नेटवर्क सेटिंग्स क्या है। जैसे नेटवर्क सेटिंग्स में अभी होस्ट ओनली अडेप्टर है, तो हमने यहाँ पे क्लिक करा, सेटिंग्स पे क्लिक करा और नेटवर्क में जाकर जो होस्ट ओनली अडेप्टर था, हो सकता है आपके बाय डिफॉल्ट नेट हो या ब्रिज आपने कुछ रखा हुआ हो, जो भी रखा हो, फिलहाल के लिए अभी हम नेट अडेप्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। अडेप्टर 2 में जाएंगे और 2 अडेप्टर्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हमारे लिए आगे के टास्क आसान हो सके। और सेकंड में जाके मैं होस्ट ओनली अडेप्टर को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने 2 अडेप्टर्स रखे हैं, एक है नेट, दूसरा है होस्ट ओनली अडेप्टर। ओके पे क्लिक कर दिया और अब हम हमारी काली मशीन को स्टार्ट करेंगे। सो लर्नर्स, हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है। हम जाते हैं पहले अपने ब्राउजर पे, कोई भी वेबसाइट सर्च करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करा, यूट्यूब है, यूट्यूब सर्च करके देख लिया। अगर वो चल रहा है इट मीन्स अब नेटवर्क कनेक्टिविटी भी सही है ना। आप लोग भी अपनी काली की नेटवर्क सेटिंग सेम कर लेना।
अब हम चलते हैं हमारे टर्मिनल पे और यहाँ पे एपीटी को यूज लेना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने sudo su के जरिए रूट परमिशन ले ली। जूम इन कर देता हूँ, पासवर्ड KALI लिखा। पासवर्ड जब लिखोगे तो शो नहीं करेगा, लिख के एंटर प्रेस कर देना। अब हमने इसे जूम इन कर लिया और हमने यहाँ पे लिखा एपीटी अपडेट, पहला कमांड, जिसका मतलब है कि हम एपीटी को ही अपडेट कर रहे हैं, प्ले स्टोर को ही अपडेट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करा और अब हमारे टूल का इंस्टॉलेशन या टूल का अपडेटिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ स्टार्ट हो चुका है। ये वो सारे यूआरएल्स बेसिकली रीड कर रहा है, रिपोजिटरीज रीड कर रहा है, जहां से हमें टूल्स लाके देगा। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम गुड टू गो है। अब हम जो टूल्स चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सारे टास्क कर सकते हैं। सो लर्नर्स, एपीटी अपडेट कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको कभी भी कोई भी टूल इंस्टॉल करना है तो हम कैसे करें? हम कमांड लिखेंगे एपीटी इंस्टॉल और उस सॉफ्टवेयर का नाम। इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। एपीटी इंस्टॉल के बाद मान लो एक टूल था gedit, ग्राफिकल एडिट, फाइल एडिटर ही है ना। हमने इसका नाम लिखा, एंटर प्रेस करा, पहले से इंस्टॉल नहीं है। जब एंटर प्रेस करा तो इसने कहा कि भाई आप gedit नाम के टूल को इंस्टॉल करना चाहते हो क्या, यस और नो। तो हमने लिख दिया वाई, विच मीन्स यस, और एंटर प्रेस कर दिया। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बट सर अगर आप किसी ऐसे टूल का नाम लिखो जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो पर्टिकुलर टूल अपडेट हो जाएगा। और अगर वो ऑलरेडी अपडेटेड है, ऑलरेडी आपके पास लेटेस्ट वर्जन है, तो वो आपको एरर दिखा देगा, वो आपको शो कर देगा, मैसेज दिखा देगा कि आपके पास ये टूल पहले से है और लेटेस्ट वर्जन है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे gedit टूल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। डिस्प्ले को क्लीन करते हैं Ctrl+L के जरिए, और अब मैंने यहाँ पे कमांड लिखा लर्नर्स gedit। अब gedit लिखते ही आप देखोगे इसका कलर ब्लू हो गया है। किसी भी फाइल का नाम लिखो, जैसे मैंने कहा कि भाई एक काम करो ashish.txt, वैसे इस फोल्डर में फाइल नहीं है ना, हमने म्यूजिक फोल्डर में रखी थी, तो मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ। देखा जाए तो एंटर प्रेस करा, इसने फाइल क्रिएट कर दी। फिलहाल हमें नहीं चाहिए तो हमने क्रॉस कर दिया इसे, है ना। बट इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कोई भी टूल इंस्टॉल कर सकते हो, अब चाहे वो कोई भी टूल हो। और कई टूल्स ऐसे भी होते हैं लर्नर जो प्ले स्टोर के अंदर नहीं होते हैं, प्ले स्टोर के बाहर से इंस्टॉल करने होते हैं। इसको वैसे तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना चाहिए, बट इसका कंप्लीट प्रोसेस चाहे वो गिटहब हो या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट हो, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, which is footprinting and reconnaissance, या आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सो लर्नर्स, हमारा पहला पॉइंटर है दैट व्हाई इंफॉर्मेशन गैदरिंग मैटर्स। आखिर क्या जरूरत है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, क्या नीड है इसकी, या फिर ये कितना वैल्यूएबल है। इसे समझने के लिए हम देखेंगे इस पहले पॉइंटर को, जो मैं कह रहा है कि सर आपकी एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी का ये पहला फेज है, सबसे पहला स्टेप है जो आपको परफॉर्म करना चाहिए। यानी अगर मैं अपने टारगेट को समझूं ही नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही ना करूं, तो क्या मैं उस सिस्टम या उस यूजर को एक्सप्लॉइट कर पाऊंगा, हैक कर पाऊंगा, उसमें वल्नरेबिलिटीज ढूंढ पाऊंगा? शायद फिजिबल ना हो। एक एग्जांपल लेते हैं लर्नर्स, मान लेते हैं अगर आज आपने दो हैकर्स को हायर करा, तो एक हैकर ए है और एक हैकर बी है। आपने इन दोनों हैकर्स को हायर करा, इन दोनों को कहा कि ये है एक विक्टिम डिवाइस या आप ही का मशीन, आप चाहते हो आपके इस डिवाइस में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज हैं आपको पता पड़ जाए, ताकि आप उन्हें सिक्योर कर सके। तो आप इस डिवाइस के ओनर थे, आपने क्या करा, रिटर्न परमिशन बनाई और आपने परमिशन दे दी यूजर ए को और यूजर बी को, हैकर ए और हैकर बी को। आपने इन्हें कहा कि भाई मैं चाहता हूं आप लोग इस डिवाइस में टेस्टिंग करें, कमियां ढूंढे और मुझे बताएं कि ये कितनी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब सबसे पहले ट्राई करा नो डाउट हैकर ए ने। हैकर ए लर्नर्स खुद भी एक 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस्ड हैकर था। इसने अपनी सारी टेक्निकल स्किल्स, इसने अपनी सारी स्किल्स जो आज तक इसने सीखी थी साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड जितने अटैक्स इसने सीखे थे, इसने सारे परफॉर्म कर दिए। इट मींस आप ऐसा समझ लो कि इसने आज तक में जितने अटैक सीखे थे वो सब परफॉर्म कर दिए हैं, जो किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत इजीली कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन लर्नर्स, इसे ये सारे अटैक्स टेस्ट करने में कम से कम 1 वीक तो लग ही गया। तो मान लेते हैं इसने 1 वीक तक टेस्टिंग करी और उसके बाद भी इसे उस डिवाइस में कोई वल्नरेबिलिटी या कोई सक्सेस नहीं मिली। हम गए हैकर बी के पास, हमने हैकर बी को कहा कि भाई अब आपका टास्क है, अब आप उस डिवाइस में वल्नरेबिलिटीज ढूंढो, कमियां ढूंढ के बताओ, उसको देखो कितनी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ताकि हम उसे सिक्योर कर सके। हैकर बी ने क्या करा? हैकर बी ने जो सबसे पहला स्टेप करा, उसने किसी ना किसी तरीके से इस सामने वाले विक्टिम डिवाइस का डेटा यानी कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करी, चाहे वो नेटवर्किंग के पैकेज बेच के हो या अलग अलग स्कैन्स करके हो या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग की टेक्निक्स को यूज लेकर हो। और जब उसने ऐसा करा लर्नर्स, तो उसे ये पता पड़ा कि सामने यानी विक्टिम डिवाइस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो तो सर लिनक्स है, और लिनक्स में भी इसका जो वर्जन है वो है 2.2.6। तो अब इसको ये जो डेटा मिला, इसने जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी जिसमें शायद इसका आधा दिन भी नहीं गया होगा, उसके बाद जब इसको ये डेटा मिला, इसने क्या करा, इसने इस डेटा को सर्च करा, मार्केट में इसने रिसर्च करी, इसने देखा कि सर जो लिनक्स का 2.2.6 वर्जन है, इस वर्जन में मार्केट में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है, क्या इस वर्जन में कभी कोई कमी मिली थी।
तो इसे कई सारी वल्नरेबिलिटीज देखने को मिली। इसने क्या करा, उनमें से किसी भी एक वल्नरेबिलिटी को पिक करा सर, और उस वल्नरेबिलिटी को यहाँ पे टेस्ट कर दिया, और उस एक ही टेस्ट में, उस एक ही स्टेप में इसे सामने वाली मशीन में वल्नरेबिलिटी भी मिल गई और पूरी मशीन का एक्सेस भी मिल गया। अब आप देखोगे इन दोनों में से एक स्मार्ट हैकर कौन है। सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए अपडेट करना, आपके हिसाब से एक प्रोफेशनल और एक बेस्ट हैकर कौन है। दोनों के पास एक्सपीरियंस था, बट यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ। आप देखोगे, चाहे एफिशिएंसी की बात करो, चाहे आप इफेक्टिवनेस की बात करो, इसका अटैक एक ही बार में सक्सेसफुल हुआ। इसके अटैक को टेस्ट करने में से शायद मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगे हो, या एक ही दिन, मैक्स टू मैक्स में भी 2 दिन मैंने ज्यादा कहा है। और यहाँ पे हैकर ए को पूरा 1 वीक लगातार टेस्टिंग करने के बावजूद भी कोई भी तरीके की सक्सेस नहीं मिली। सो उम्मीद करता हूँ लर्नर्स आपको ये बात समझ आई होगी कि फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सिस हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। सेकंड पॉइंटर हमें बोलता है अपने टारगेट को जानना जरूरी है, जो कि अभी अभी हमने एक्सपीरियंस करा। अगर आपको पता ही नहीं है आपका टारगेट कौन है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी चला रहा है, उसका डेली रूटीन क्या है, तो आप लूप होल्स, वल्नरेबिलिटीज कहां ढूंढोगे। ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से भी खराब होगा, बिकॉज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जिसमें हमारे पास डेटा नहीं होता, हम डेटा कलेक्ट करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं, बट यहां हम वो कर ही नहीं रहे हैं। इन दैट केस आपको सक्सेस मिलने का वैसे तो कोई चांस नहीं है, हो सकता है बाय लक आपको एक आधा वल्नरेबिलिटी कभी मिल जाए। देन हमारे पास आता है स्टे स्टेल्थी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसकी मदद से आप थोड़ा सेफ रह पाते हो। आप विदाउट इंटरेक्शन, आप कह सकते हो थोड़ा अनोनिमस रह के, थोड़ा छुप कर आप ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म कर देते हो, सामने वाली मशीन का डेटा भी ले लेते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट लर्नर्स, इंफॉर्मेशन गैदरिंग यानी फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस पूरा फाउंडेशन है साइबर सिक्योरिटी का। बिना इसके फिर कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा, डेटा नहीं मिलेगा, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आप कहाँ टेस्टिंग करोगे, किस पे टेस्टिंग करोगे, ये किसी भी दूसरे हैकर से वर्स्ट होगा, चाहे वो एक स्क्रिप्ट किडी ही क्यों ना हो। सो अब हमारे मन में सवाल आता है कि सर एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या है, फुटप्रिंटिंग क्या है, रिकॉनेसेंस क्या है, और साथ ही साथ हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते किस पे हैं। तो पहले सवाल का जवाब लर्नर्स, व्हाट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग? कलेक्टिंग इंटेलिजेंस अबाउट टारगेट सिस्टम, नेटवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। अपने विक्टिम से रिलेटेड डेटा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उससे अच्छे से समझना ही इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस और कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ही एलिमेंट्स है, जिसको मैं भी आपको थोड़ी देर में और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। पर सवाल यह है कि अगर हम अपने टारगेट से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, डेटा कलेक्ट करना जरूरी है, तो हमारा टारगेट कौन होगा? तो लर्नर्स, हमारे जो मेन टारगेट्स हैं वो होगी सारी की सारी टेक्नोलॉजीज। यानी या तो हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं किसी टेक्नोलॉजी की, या हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं कंपनीज की जो खुद एक एंटिटी है, या फिर हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर, किसी एक पर्सन की। ये 3 हमारे पास एंटिटीज या एलिमेंट्स आते हैं या टारगेट्स आते हैं जिन पे हम फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस या इंफॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल के तौर पर लर्नर्स, अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजीज की, तो टेक्नोलॉजीज में हम डेटा लेते हैं कि भाई जो सर्वर है, एग्जांपल के तौर पे उस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है सर, उसका मैक एड्रेस क्या है ना, साथ ही साथ उस सर्वर पे क्या क्या सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उसकी कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, इस तरीके का हम सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। और साथ साथ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी, कि उसमें ओएस कौन सा चल रहा है। और अगर हम हार्डवेयर से थोड़ा आगे बढ़े, सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं, तो हमारे पास ये होता है कि भाई कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज हुई है, उनके वर्जन्स क्या है, इस तरीके का हम सारा डेटा टैक्स रेटेड कलेक्ट करते हैं। और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात आती है तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज ली है, उनके वर्जन्स क्या है, प्लगइन्स कौन सी यूज लिए हैं, थीम्स कौन सी यूज ली है। ये ओवरऑल डेटा हम कलेक्ट करते हैं। हम अपने विक्टिम से रिलेटेड हर छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिटेल कलेक्ट करते हैं टैग वाले टारगेट पे। कंपनी में हम क्या करते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं, कंपनी का नाम, उसके ओनर का नाम, उसके एम्प्लॉयज की कंप्लीट डिटेल्स, चाहे ईमेल एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो, सब कुछ। इतना ही नहीं, इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कंपनी के फ्यूचर गोल्स, ये सारा डेटा हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू में रिकॉर्ड करते हैं। देन आता है एक पर्सन का, जब हमें डेटा कलेक्ट करना हो तो उसका नेम, ईमेल एड्रेस, उसकी सारी पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर्स, उसके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, उसका डेली रूटीन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी मार्केट गुडविल, कंपनी के केस में भी चला जाएगा गुडविल वाला पार्ट, मार्केट में वो क्या वैल्यू रख रहा है, मार्केट में उसकी रेपो कैसी है, वो पर्सन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, इस तरीके का ये सारा डेटा हम हर एक एलिमेंट में कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बस सर हमें एक चीज नहीं समझ आ रही कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टाइप्स क्या है। तो लर्नर्स, इंफॉर्मेशन गैदरिंग को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, दूसरा है पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, या आप कह लो पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इन दोनों का मतलब क्या है? बहुत इजी सी बात है। एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग का कहना है कि यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन, डायरेक्ट इंगेजमेंट, इन शॉर्ट डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है आपके विक्टिम से।
यानी जब आप विक्टिम से डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप जाने अनजाने उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो। भले ही आप अपनी रियल आईडी से ना करो, भले ही आप अपनी फेक प्रोफाइल्स बना के करो, बट आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लर्नर्स, अगर आज मैं कोई भी एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाता हूं, मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता हूं, मैं आपसे चैटिंग कर रहा हूं, भले ही एक फेक प्रोफाइल से कर रहा हूं, बट मैं यहाँ पे आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा हूं। बस उसी कंसेप्ट को जिसमें आप इंटरेक्ट करते हो, चाहे मैं आपको फेक कॉल करूं, चाहे मैं आपको एसएमएस करूं, चाहे मैं आपके डिवाइस पे नेटवर्किंग के कुछ पैकेट सेंड करूं, जो भले ही आपको नहीं दिख रहे हैं बट रिकॉर्ड्स में है कि इस आईपी से एक पैकेट आया था। इसे हम कहते हैं एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जहां पे हम डायरेक्ट इंटरेक्शन, डायरेक्ट एंगेज करते हैं अपने विक्टिम के साथ। देन हमारे पास आता है पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो कहता है विदाउट इंटरेक्शन। यहाँ पे आप अपने यूजर से विदाउट इंटरेक्ट करे इनडायरेक्ट तरीके से डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। जैसे हो सकता है मैंने एक फेक सोशल अकाउंट तो बनाया है, बट मैंने आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं करी, मैंने आपकी किसी पोस्ट पे कोई एक्शंस रिएक्शंस नहीं दिए, मैंने बस आपकी प्रोफाइल को स्क्रॉल करा और देखा कि भाई वहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो मेरे काम आ सकती है। इसी तरीके के सभी इंफॉर्मेशन गैदरिंग को पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। अब ओवरऑल हमारे मन में बस एक ही डाउट बचा है कि सर ये सारा डेटा हमें मिलेगा कहां से, हम कहां से सारा डेटा कलेक्ट करें। तो जो पहला सोर्स हम यूज लेने वाले हैं लर्नर्स, वो है सर्च इंजन प्लस गूगल डॉक्स। गूगल डॉक क्या है आपको जल्दी समझ आ जाएगा। सर्च इंजन के जरिए हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर उसे एक लेवल अप ले जाएंगे, लेकिन उसे एक लेवल अप ले जाने से पहले आपको एक रूल समझना होगा फुटप्रिंटिंग रिकॉग्निशंस का, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का रूल, और वो ये है लर्नर्स कि जब भी आप सर्च इंजन की मदद से डेटा कलेक्ट करते हैं तो कभी भी पहले पेज पे डिपेंड ना रहे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको एग्जांपल दिखाता हूं। सो लर्नर्स, अगर आज हम किसी भी सर्च इंजन पे जाए, एग्जांपल के तौर पे हमने अभी google.com ओपन कर लिया, हमने एक सर्च इंजन को ओपन कर लिया है। अब इसका कहना है कि सर आज के टाइम पे आप सर्च इंजन पे जो भी सर्च करते हो, मैंने कहा एथिकल हैकिंग, तो एथिकल हैकिंग लिखने पर हम चाहते थे कि हमें एथिकल हैकिंग का एक्चुअल कंटेंट मिले, बिकॉज इंटरनेट पे एथिकल हैकिंग का बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, फ्रीली पड़ा है। लेकिन जब हमने एथिकल हैकिंग लिखा तो क्या इसने हमें वो फ्री कंटेंट लाके दिया, या फिर इसने हमें वो सारी कंपनीज, वो सारे कोर्सेज लाके दिए, वो पेड कोर्सेज और कंपनीज लाके दी जो एथिकल हैकिंग सिखाती है, जबकि इसके पास फ्री कंटेंट पड़ा है। इसी तरीके से लर्नर्स, होता यह है कि आप जब भी सर्च इंजन पे कुछ सर्च करने जाते हैं तो आपको वो नहीं दिखाया जाता जो आपको चाहिए है, आपको वो दिखाया जाता है जो सर्च इंजन चाहता है, जो कंपनीज चाहती है, जो कंपनी डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज एसईओ का यूज लेकर खुद को टॉप रैंक करने की कोशिश करती है अलग अलग कीवर्ड्स पे। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसी सिचुएशंस में हम पहले पेज पे कभी डिपेंड नहीं होंगे जब हम अच्छे लेवल की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना चाह रहे हैं। यही रूल है कि आप कभी भी पहले पेज पे डिपेंड ना होए, आप हमेशा नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे जाओ, और जब आप ऐसा करोगे तो आप रियलाइज करोगे, आप देखोगे कि अब आपको एक्चुअल कंटेंट मिल रहा है। और यही अप्रोच हमें हमेशा फॉलो करनी है, सर्च इंजन कोई भी हो, टेक्निक सेम रहेगी। तो अगर एग्जांपल के तौर पे आज आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो आशीष कुमार से रिलेटेड, तो आपने केवल आशीष कुमार लिखा, उससे रिलेटेड आपको डेटा आया, किसी का भी आ सकता है ना। और ये जो डेटा आपके सामने आ रहा है, अब आप चाहते हो कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वैसे तो जब भी आप एक पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हो तो रिकमेंडेड है कि आप थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल हमेशा अपने सर्च इंजन को दो। वो एक्स्ट्रा डिटेल कुछ भी हो सकती है, जैसे एक्स्ट्रा डिटेल में आपने लिख दिया साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग, एनीथिंग। जब आपने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दी, आपने फील्ड, उनसे जुड़े हुए कुछ कीवर्ड्स, कुछ उनसे जुड़े हुए, उनकी डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ भी वर्ड जब आपने यूज लिए, तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरा डेटा आना स्टार्ट हो गया। अब पहले पेज पे तो हो सकता है सर वही डेटा दिख रहा है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल वही दिखेगी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो लिंक्डइन प्रोफाइल में हमने लिखा है, फोटोज वही है जो लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपलोडेड है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट पेजेस पे जाएं तो हमें वो डेटा मिलता है जो एक्चुअली हमारे लिए वैल्यूएबल है। आप पेज 2 पे जाएं, पेज 3 पे जाएं, आप धीरे धीरे देखेंगे कि क्या कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा डेटा मिल रहा है जो अब तक हमें देखने को नहीं मिला। तो कुछ भी हो सकता है लर्नर्स, बस आप लोगों को ये टास्क एक बार करके देखना है। किसी भी कंपनी, किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड आप बस अपने सर्च इंजन पे जाएं, नेक्स्ट टैब्स पे जाएं, और जितने भी यूआरएल्स आपको दिख रहे हैं आप सभी यूआरएल्स को ओपन करके देखें। एक ही यूआरएल को ओपन करना है, किसी यूआरएल को मिस मत करना। सेकंड पेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और ये तब तक करना जब तक आपको बहुत अच्छा वैल्यू ना मिल जाए। आप देखोगे कि आपको बहुत ही अच्छा डेटा मिलता चला जाएगा, चाहे कोई कंपनी हो, कोई टेक्नोलॉजी हो, या कोई पर्सन हो। फिलहाल मैं अपने बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ रिवील नहीं करूंगा। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, विच इज गूगल डॉकिंग। अभी गूगल डॉकिंग क्या है, तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है सर, कि आपका सर्च इंजन है, इसने कुछ फिल्टर्स बना दिए, कुछ फिल्टर्स जिसकी मदद से आप अपने सर्च इंजन को समझा पाते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो जब आपने सर्च इंजन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मुझे यही डेटा चाहिए है, ऐसा ही डेटा चाहिए, तो उसके अलावा आपको रिजल्ट में कुछ और दिखेगा ही नहीं। तो आपको शायद पहले पेज से ही वो रिजल्ट मिल जाएगा जो आप देखना चाहते हो।
और गूगल डॉक्स को या एडवांस सर्च ऑपरेटर्स को इन फिल्टर्स को यूज लेने के दो तरीके हैं, पहला ऑटोमेशन और दूसरा मैनुअल। आपको दोनों तरीके में सिखाता हूं, पहले मैं आपको बताता हूं ऑटोमेशन तरीका ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आए। सो हम गए अपने ब्राउजर में और हमने यहाँ पे जाके लिखा एडवांस सर्च। जैसे ही लर्नर्स हमने एडवांस सर्च लिख के एंटर प्रेस करा, आप देखो मेरे पास अलग अलग वेबसाइट आ रही होगी। एक आ रही है गूगल एडवांस सर्च की वेबसाइट। हमने इस पर क्लिक करा और इस पर क्लिक करने पे मेरे सामने एक फॉर्म ओपन हो गया है जो मेरी मदद करेगा ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिल्टर्स अप्लाई करने में, गूगल डॉक को यूज लेने में। हमने कहा ठीक है। अब इस फॉर्म में कहाँ पे क्या क्या चीजें पूछी गई है थोड़ा जूम इन करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पॉइंटर है ऑल दीज वर्ड्स। इसका कहना है कि भी आपको जो जो डेटा चाहिए, जिन जिन वर्ड से डेटा चाहिए, सब यहाँ पे लिख दो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आशीष कुमार हैकिंग एंड जोधपुर। इस तरीके से हमने कुछ 4-5 टर्म्स लिख दी। सेकंड जो हमारा कॉलम है वो बोल रहा है दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज। कई बार ऐसा होता है कि आपने मल्टीपल वर्ड्स दे दिए, एक सेंटेंस दे दिया और उनमें से कोई एक ऐसा वर्ड है जिसकी प्रायोरिटीज हाई है, यानी वो वर्ड तो रिजल्ट में होना ही होना चाहिए। तो ऐसा वर्ड आप यहाँ पे लिखते हो, दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज में लिखते हो। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल लिख दिया वो वर्ड एग्जाम्पल के तौर पे, आशीष के ये वर्ड मुझे चाहिए, इस वर्ड से रिलेटेड सारा रिजल्ट चाहिए। देन आता है एनी ऑफ दीज वर्ड्स। अब कई बार ऐसा भी होता है कि सर हमारे मन में कई सारे वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, हमें नहीं पता किससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसी कंफ्यूजन में जितने भी वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं आप इस थर्ड कॉलम में एनी ऑफ दीज वर्ड्स में लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है मैं आपको जल्दी समझाऊंगा इसे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया एडमिन, आशीष नहीं, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे लिखा एडमिन, हमने यहाँ पे लिख दिया इंस्टाग्राम, हमने यहाँ पे लिख दिया फेसबुक। इसी तरीके से हम 1-2 टर्म्स और लिख देंगे जो भी हमारे मन में आती है। फिलहाल मैं 3 टर्म्स लिख रहा हूँ। देन लर्नर जो नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है उसमें लिखा हुआ है नन ऑफ दीज वर्ड, यानी एक ऐसा वर्ड जो आप रिजल्ट में देखना ही नहीं चाहते हो। अब अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो हम रिजल्ट में नहीं देखना चाहते हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया कि सर मैं लिंक्डइन नहीं देख, बिकॉज लिंक्डइन से डेटा में दिख ही रहा था। तो एग्जांपल के तौर पे हम ऐसा कर रहे हैं फिलहाल। देन हमारे पास ऑप्शन आ रहा है नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम। अब कभी मैं कोई भी ऐसी चीज सर्च कर रहा हूँ जिसमें नंबर्स की कोई वैल्यू है या नंबर्स की रेंज से उसके रिजल्ट में फर्क पड़ेगा तो हम इस फिल्टर को यूज लेंगे। फिलहाल मुझे आशीष का डेटा चाहिए, वहां पे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही हमें कुछ आइडिया है कि किस डेट में, किस टाइम पे, किस ईयर में अच्छा डेटा आया होगा, ना ही हमारे पास कोई प्राइस से कोई डिफरेंस आ रहा है, ना ही वेट से कोई डिफरेंस आ रहा है। तो किसी भी तरीके का मेजरमेंट या नंबर से जुड़ता हुआ कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी रेंज जो है वो हमारा यहाँ पे भी सेटल ही नहीं हो रहा है। उसको लिखने पे हमें कुछ खास डेटा मिलने के कोई स्कोप्स नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं इस फिल्टर को बेवजह यूज लेता हूँ, एक्स्ट्रा पुश कर रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस है कि आपका रिजल्ट खराब होगा, आपको रिजल्ट में कुछ नहीं मिलेगा। तो हम ओवर यूज नहीं करेंगे फिल्टर्स का, जहां जरूरत है वही करेंगे। लैंग्वेज में आपको किस लैंग्वेज से रिलेटेड रिजल्ट चाहिए, हमें नहीं पता किस लैंग्वेज में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है किसी हैकर ने कभी मुझे हैक करके किसी डिफरेंट लैंग्वेज में, हो सकता है एक रशियन हैकर उसने अपनी रशियन वेबसाइट पे, मतलब रशिया की वेबसाइट पे डेटा जो है अपलोड कर दिया। तो अब वो अगर रशियन लैंग्वेज में लिखा है तो हम थोड़ी डिफाइन कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में अच्छा डेटा मिलेगा। ज्यादातर इंग्लिश में मिल सकता है बट हम इसे कंपल्शन तो नहीं, बट हम यहाँ पे इतना रिजिड तो हो नहीं सकते कि नहीं इसी लैंग्वेज में मिलेगा शायद रिजल्ट। तो अभी हमने एनी लैंग्वेज को सिलेक्ट रखा है कि किसी भी लैंग्वेज में हो हमें तो रिजल्ट चाहिए, है ना। ये ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा है, वो डेटा जो ओरिजिनली उस लैंग्वेज में लिखा होगा ये आपको वो दिखाएगा। फिर आता है एनी रीजन, यानी किस एरिया का डेटा चाहिए। अगेन हमें नहीं पता किस एरिया, किस रेंज से ज्यादा अच्छा डेटा अपलोड हुआ होगा, तो अगेन हम रीजन को सेट नहीं करेंगे। रीजन में आप देखोगे आपको सारे रीजन देखने को मिल रहे हैं, है ना। देन आ रहा है लास्ट अपडेट। आपके हिसाब से आपको जो डेटा चाहिए है वो लास्ट कब अपडेट हुआ होगा, क्या वो लास्ट 24 आवर्स पहले अपडेट हुआ होगा, एक वीक पहले का डेटा होगा, एक मंथ के अंदर का डेटा होगा, या फिर एक ईयर के अंदर का डेटा होगा। तो सर हमें इस बारे में आइडिया नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम इसको यूज नहीं लेंगे फिलहाल। देन आता है साइट और डोमेन, कि अगर आपको कोई वेबसाइट, कोई डोमेन पता है तो आप वो लिख दो, उस वेबसाइट और डोमेन के अलावा आपको दूसरा कोई डेटा देखने को ही नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लर्नर्स हमने यहाँ पे लिख दिया facebook.com। तो आप देखोगे चाहे कुछ भी हो जाए, फेसबुक के अलावा ही आपको कोई दूसरा यूआरएल दिखाएगा ही नहीं, जो कि ऑब्वियसली बात है हमारे लिए बहुत खराब चीज है अभी करंट सिचुएशन में, बिकॉज हमें आशीष का ओवरऑल डेटा चाहिए जो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी सोर्स पे हो सकता है, और हमने इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि केवल फेसबुक का डेटा दिखाओ, बट हम इसे जल्दी हटा देंगे। देन आता है टर्म्स अपीयरिंग। सर आप कह रहे हो कि आपको वो सारी वेबसाइट्स, आपको वो सारे सोर्सेज या आपको वो सारी वेब पेजेस दिखाए जाएं जिन पे ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं, बट ये वर्ड्स कहाँ यूज हो रहे हैं। हो सकता है ये वर्ड्स किसी वेबसाइट के टाइटल में यूज हो रहे हो, यहाँ आप देख सकते हो, है ना, इन द टाइटल ऑफ द पेज। हो सकता है ये सारा डेटा किसी वेबसाइट के टेक्स्ट में यूज हो रहा हो, नॉर्मल टेक्स्ट जो कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे ये आप देखोगे नॉर्मल सा टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है, ये बस हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। तो अगर किसी पेज में ऐसी किसी जगह पे आशीष लिखा हुआ है तो वो हमें दिखना चाहिए, है ना।
अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दूंगा तो उसके अलावा आ रहा है, उसके अलावा हमारे पास आ रहा है इन यूआरएल ऑफ द पेज, यानी उस पेज के यूआरएल में ये यूआरएल होता है। तो अगर किसी यूआरएल में आशीष लिखा है तो वो पेज दिखाओ। देन आ रहा है हमारे पास यूआरएल के बाद लिंक्स। लिंक्स का मतलब क्या है? तो सर ये हाइपर लिंक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कहीं और रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो ऐसे लिंक्स में सोर्स कोड में जो लिंक है, अगर उन लिंक में आशीष वर्ड यूज हो रहा है या हमारा लिखा हुआ कोई भी वर्ड यूज हो रहा है तो हमें वो लिंक दिखाया जाए। अभी के लिए हम चाह रहे हैं कि भाई कहीं भी लिखाओ आप तो डेटा दिखाओ, अभी हम ये फिल्टर नहीं लगा रहे, बट हमें इसका वर्क पता होना चाहिए था। हमने कहा ठीक है। फिर आ रहा है फाइल टाइप, और फाइल टाइप में हमारे पास अलग अलग फाइल टाइप्स है। तो इन केस अगर मैंने यहाँ पे पीडीएफ सिलेक्ट कर दिया तो हमने इसे और रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हमने कहा भाई हमें जो डेटा चाहिए है वो केवल वही होना चाहिए जो पीडीएफ फाइल के अंदर लिखा हो, वो जो वर्ड्स हमने दिए थे वही लिखे हुए होने चाहिए, और कुछ खास फिल्टर अप्लाई नहीं किया। लेकिन फेसबुक करा है तो फेसबुक की पीडीएफ होनी चाहिए। तो सर अगर आप ऐसा करोगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो फिलहाल हम इसको भी हटा देते हैं अभी। एंड लास्ट में लर्नर्स हमारे पास आता है यूजेज राइट्स। इट मीन्स आपको जब भी कोई ऐसा कंटेंट चाहिए जो कि फ्री टू यूज हो, आप आराम से यूज ले सके, तो उसके लिए आप इसको यूज लेते हैं। फिलहाल ये हमारे काम का नहीं है अभी के लिए। अब हमने हमारे सर्च बटन पर क्लिक करा, हमने कहा हमने जो भी डेटा दिया है हमें उससे इन्फॉर्मेशन दिखाओ। तो आप देखोगे हर वो जगह जहां पे ये नाम यूज हुआ है आपको वो सारी चीजें देखने को मिल रही होगी, चाहे वो कहीं भी हो। तो सर यहाँ पे जो डेटा दिखा रहा है इसमें नो डाउट कहीं ना कहीं आशीष पर लिखा हुआ है, लेकिन केवल और केवल फेसबुक का ही दिख रहा है, और हम ऐसा नहीं चाहते। तो हमने एक फिल्टर लगाया था जिसमें हमने बोला था कि भाई हमें जो डेटा चाहिए साइट के अंदर फेसबुक लिखा हुआ था। अच्छा, अब आप ये भी देखना कि हमने जितने भी इनपुट्स लिखे थे, जो भी फॉर्म फिल करा था, वो मैन्युअली कैसा दिख रहा है और कैसे काम कर रहा है। तो लर्नर्स कुछ सवाल आप सभी से मेरे, जैसे यहाँ पे लिखा है आशीष कुमार हैकिंग जोधपुर, ये 4 वर्ड्स कहाँ से आए होंगे? तो सर हमने पहले इनपुट बॉक्स में ही लिखा था कि हमें इन 4 वर्ड से रिजल्ट चाहिए, इसलिए चारों वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसमें था ऑल दीस वर्ड्स। देन उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है एडमिन और इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये कहाँ से आया होगा? तो सर जो हमारा थर्ड कॉलम था जिसमें लिखा हुआ था एनी ऑफ दीस वर्ड्स, उसमें आपने चारों वर्ड्स लिखे थे, इसीलिए इनके बीच में और ऑपरेटर लगाया है, जिसका कहना है कि भी अगर एडमिन से डेटा दिख रहा है तो वो दिखा दो, इंस्टाग्राम से डेटा दिख रहा है तो वो दिखा दो, फेसबुक से डेटा दिख रहा है तो वो दिखा दो। तीनों में से किसी भी वर्ड से कोई रिजल्ट मिल रहा है तो शो कर दो। उसके बाद डुअल कोट्स में आशीष लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? आशीष डुअल कोट्स में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो हमारा सेकंड कॉलम था जहां पे था दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज, वहां हमने आशीष लिखा था। यानी हमें एक बात समझ आई कि जब भी हम अपने सर्च इंजन पे, गूगल पे कुछ सर्च करते हैं और उस सर्च में हमें किसी वर्ड की प्रायोरिटीज हाई बतानी है, हमें बताना है कि इस वर्ड से रिजल्ट तो होना ही होना चाहिए, तो आप उस वर्ड को डायरेक्टली डुअल कोट में लिख दो। उसके बाद सर ये माइनस लिंक्डइन क्यों लिखा है? माइनस लिंक्डइन इसीलिए लिखा है, निगेशन लिंक्डइन इसलिए लिखा है बिकॉज हम नहीं चाहते कि लिंक्डइन वर्ड रिजल्ट में कहीं भी दिखे और आपको रिजल्ट में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी पेज पे चले जाएं। हमने कहा ठीक है। फिर साइट के अंदर facebook.com लिखा, और यही वो रीजन है कि आप किसी भी पेज पे जाओ आपको केवल फेसबुक का ही यूआरएल मिलेगा किसी भी पेज पे, जो कि ऑब्वियस है कि सर इससे हमारा रिजल्ट काफी खराब हो सकता है। अभी के लिए तो हम इसका यूज नहीं ले रहे। यही हमारे गूगल डॉक है जिनको हमने ऑटोमेशन में भी यूज लिया और अब मैन्युअली थोड़ा चेंज कर रहे हैं। हमने एंटर प्रेस करा, हमने फेसबुक हटा दिया। अब आप देखोगे ये कह रहा है कि आशीष कुमार का ईमेल और फोन नंबर देखने को मिल सकता है। मैं इस पर क्लिक तो नहीं करूंगा फिलहाल, पर जो भी है इस तरीके का डेटा हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। हमने कहा ठीक है। अब सर अगर मैं लिंक्डइन को भी माइनस से हटा दूं, यानी मैं चाहता हूँ कि भाई लिंक्डइन का भी रिजल्ट दिखा दो, अब जो भी है, तो अगेन प्रोफाइल आने लग गई, उससे टैग्स उससे जो पोस्ट डाले वो आने लग गए। यहाँ भी मेरी कुछ डिटेल शेयर कर रहा है, बट हाँ अच्छी बात यह है कि ये अभी मेरी एक्चुअल डिटेल नहीं है ना, तो करंट डिटेल नहीं है मेरी, तो अच्छी बात है। बट फिलहाल ओवरऑल आपको काफी डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो उम्मीद करते हैं आपको गूगल डॉक एडवांस सर्च ऑपरेटर्स को यूज लेने का तरीका तो समझ आ गया। अब आता है और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ओसेंट फ्रेमवर्क का। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे डिजाइन करा गया इंटेलिजेंस गैदरिंग को और बेटर बनाने के लिए, जिसने आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग की, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की वैल्यू समझाई, जिसने आपको उसे कलेक्ट करने के तरीके समझाए, उसे बचाने के तरीके समझाए। और हम इसी टेक्नोलॉजी का यूज लेंगे लर्नर्स। हमने यहाँ पे लिखा ओसेंट फ्रेमवर्क। इसका लेटेस्ट वर्जन भी मैं आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, बट फिलहाल मुझे जो आपको बात समझानी है उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप देखोगे इस फ्रेमवर्क में हो क्या रहा है। इसमें कई सारी सर ऑप्शंस बना रखे हैं, ब्रांचेस बना रखी है। एग्जांपल के तौर पे यूजर नेम की ब्रांच है, ईमेल की ब्रांच है। इसका कहना है कि अगर आपको यूजर नेम से डेटा कलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करो, अगर आपको ईमेल से डेटा चाहिए, डोमेन से डेटा चाहिए तो आप इस पर क्लिक करो, और आपको क्या डेटा चाहिए उसके भी ऑप्शन आ जाएंगे। आपको हु इज रिकॉर्ड चाहिए, सब डोमेन चाहिए, डिस्कवरी है, किस तरीके का डेटा चाहिए। तो हमने कहा काम करो, हमें हु इज रिकॉर्ड दिखाओ किसी डोमेन का।
तो इसने हमें वो सारी वेबसाइट या वो सारे टूल्स लाकर दे दिए जहां से हमें अच्छा डेटा मिल सकता है। हमने कहा ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो लर्नर्स, हमने यहाँ पे किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक करा, वेबसाइट ओपन हो गई, हम उस वेबसाइट पे जाएंगे, जिस भी वेबसाइट से डेटा हम कलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ लिख दिया testphp.oneweb.com। ये लिखकर हमने क्या करा, सभी ऑप्शंस को टिक कर दिया। हमने कहा भाई इसका हु इज रिकॉर्ड भी दिखाओ, डीएनएस रिकॉर्ड्स भी दिखा दो, ट्रेस रूट यानी हमारा एक पैकेट कितनी मशीन से होता हुआ सर्वर तक पहुंच रहा है हमें वो दिखाओ, जिसमें सबके आईपी आ जाते हैं। मेरा एक पैकेट जिस जिस मशीन से होता हुआ जाएगा उन सबके आईपी हमें दिखा देगा। हमने कहा ये भी दिखा दो, हु इज रिकॉर्ड नेटवर्क का भी दिखा दो और सर्विस स्कैन भी कर दो, ताकि ओपन पोस्ट सॉफ्टवेयर उनके वर्जन है तो वो भी दिख जाए। ये सब करके हमने गो पे क्लिक करा। आप देखोगे कुछ ही देर में हमें रिजल्ट लाके देगा और देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा। सर आप देखोगे यहाँ पे हु इज रिकॉर्ड में इसने बताया कि भाई डोमेन किसने खरीदा था, किस नाम से खरीदा था, फोन नंबर बताए हैं। हमने कहा ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करा हमने तो यहाँ पे अगेन हु इज रिकॉर्ड का वो सेम डेटा जो हमें ऊपर देखने को मिला। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते, नेटवर्क हु इज रिकॉर्ड में कैसा जो सर्वर है वो कौन सा है तो हमें पता पड़ गया, AWS है, अमेजॉन सर्वर है, साफ साफ दिख रहा है। हमने कहा ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करेंगे, डीएनएस रिकॉर्ड्स में ए रिकॉर्ड, TXT, MX रिकॉर्ड, NS रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड, SOA रिकॉर्ड जो आपके मेल की वेरिफिकेशन के लिए मेल को स्पूफ होने से बचाता है। उसके अलावा सर PTR रिकॉर्ड है, पॉइंटर रिकॉर्ड, कि अगर कोई भी मेरा डेटा कलेक्ट करने आए तो उसे किसी और की तरफ पॉइंट कर दो। इसके बारे में भी आगे चल के जरूर बताऊंगा एडवांस नेटवर्क स्कैनिंग में। फिर आगे SOA रिकॉर्ड, इसमें ईमेल एड्रेस दे रखा है कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस या इस ईमेल एड्रेस पे कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा ट्रेस रूट ने बताया कि सर इस आईपी से पैकेट भेजा जो सर्वर का आईपी है, और वो पैकेट कितनी मशीन से होता हुआ मेन सर्वर तक पहुंचा है और मेन सर्वर का आईपी भी मिल गया। सो इस तरीके से लर्नर्स इसने ओपन पोस्ट भी ढूंढने की कोशिश करी है। पोर्ट 80 ओपन सर्विस सॉफ्टवेयर का नाम NGINX 1.19.0 सॉफ्टवेयर का वर्जन है। ये सारा डेटा जो है ये हमारे लिए काफी काम का है, और नो डाउट ये तो काफी कम डेटा है, हम इससे भी बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन करना यह है कि आप लोगों को OSINT फ्रेमवर्क को थोड़ा और डेप्थ में जाके एक्सप्लोर करना है। इसके हर टूल और हर सर्विस को लगातार एक्सप्लोर करते रहना है, क्योंकि काफी सारे टूल्स हैं, काफी सारी सर्विसेज हैं, तो आपको इनको थोड़ा टाइम देना है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें शोडन की, अगर हम शोडन के जरिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा शोडन के प्लेटफॉर्म पे गए। बेसिकली हम शोडन पे जाने के बाद लर्नर्स हम सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करते हुए हम अपनी रियल डिटेल्स नहीं डालना चाहते तो मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ। हम यहाँ पे गए, क्रिएट अकाउंट में रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर पे हमने क्लिक कर दिया, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ गया। हमने यहाँ पे एक वेबसाइट पे विजिट करा जिसका नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे विजिबल होगा, है ना। इस वेबसाइट पे जाके हमें मेल जो उससे रिप्लाई जो है, जो ईमेल जो इनबॉक्स में आएंगे वो भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो ईमेल है हमने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम गए अपने प्लेटफॉर्म पे, यूजर नेम रख दिया कुछ भी, देन पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड और एक ईमेल। हमने सारा डेटा यहाँ पे ऐड कर दिया। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं न्यूज़लेटर को, हमने क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। परफेक्ट लर्नर्स, अकाउंट बन चुका है। लॉगिन कर लेते हैं। अब लर्नर्स हम यहाँ पे लॉगिन करने के लिए पहले हमें वेरिफिकेशन करना होगा। हम गए वापस इसी वेबसाइट पे, एक मेल आया हुआ है, इस मेल पे हमने क्लिक करा, स्क्रॉल डाउन करा और एक्टिवेट कर दिया अपने अकाउंट को, है ना। अब हम इसे आसानी से यूज ले सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यूजर नेम मेंशन करा, यूजर नेम लिखा और पासवर्ड भी लिख दिया। सो अब लर्नर्स हम फाइनली सर्विस के अंदर लॉगिन कर चुके हैं। हम यहाँ से अच्छे से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको एक और एडवांस तरीका बता रहा हूँ कि आप अलग अलग डेटा कलेक्ट करने की जगह आप डायरेक्ट यूज ले सकते हैं अपने एक टूल का, विच इज द हार्वेस्टर टूल। आपको सबसे पहले क्या करना है, माय अकाउंट में जाएंगे और अकाउंट में जाने के बाद यहाँ से हमारा जो भी API की है वो कॉपी कर लेंगे। फिलहाल ये एरिया आपको ब्लड दिखेगा, बट मेरा जो भी API की है मैंने उसे कॉपी कर लिया। और API की कॉपी करने के बाद हम जाएंगे हमारी काली मशीन पे और एक बहुत ही पावरफुल टूल के जरिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। सो लर्नर्स हम हमारी काली मशीन पे आ चुके हैं। हम सबसे पहले दी हार्वेस्टर टूल को एक बार स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसकी सेटिंग्स में जाके कुछ चेंजेस करेंगे। सेटिंग में चेंजेस क्या करने के सर, आपने अभी शोडन का API की लिया है वो आपको वहां पे जाके ऐड करना है। वैसे तो ऑटोमेशन में भी कमांड है, यानी द हार्वेस्टर के अंदर ही कमांड है API की ऐड करने का, बट मैं आपको मैनुअल तरीका दिखा रहा हूँ ताकि कभी भी आपसे कोई गलती हो तो आप खुद उसे रिजॉल्व भी कर सके। फिलहाल हमने रूट परमिशन ले ली है sudo su की मदद से, और उसके बाद हमने लिखा दी हार्वेस्टर आ चुका है। वैसे जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हो सकता है हमें ये सजेशन दे कि अब जो हार्वेस्टर का नेम है वो बदल चुका है, वो दी हार्वेस्टर से विद कैपिटल H वाला हार्वेस्टर हो चुका है। हमने कहा ठीक है, हम विद कैपिटल H लिख देते हैं हार्वेस्टर, और हमारा टूल स्टार्ट हो चुका है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग, रिकॉन्सिस टूल है लर्नर्स, अच्छे लेवल का डेटा लाके देता है। अब हमने कहा हमें एक डोमेन सेट डेटा चाहिए जिसके लिए -d काम आएगा।
उसी के साथ साथ इसने हमें कुछ और ऑप्शंस बताए, जैसे इसने हमें बताया -b विच मीन सोर्स, कि आपको डेटा चाहिए कहाँ से है ना। और सोर्स में भी कई सारे ऑप्शंस है, अगर आपको देखना है तो मैंने दी हार्वेस्टर के आगे हाइफन हेल्प लिख दिया। अब जब हमने एंटर प्रेस करा तो इसकी हेल्प में हमें दिखा कि सोर्सेज के अंदर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है डेटा कलेक्ट करने के लिए। हमने कहा ठीक है, हम सबको एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अभी यूज लेने से पहले एपीआई की ऐड कर लेते हैं, और एपीआई की होगी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ऑब्वियसली बात है, किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ईटीसी फोल्डर में ही रहेगी। तो हमने लिखा /etc, ईटीसी डायरेक्टरी में चले गए, ls करा और यहाँ पे देखा कि ये दी हार्वेस्टर नाम का फोल्डर या कोई फाइल यहाँ पे है या नहीं। तो लर्नर्स लेट्स सी, आप देख सकते हो दी हार्वेस्टर नाम का टूल यहाँ पे अवेलेबल है। हमने यहाँ पे टूल का नाम लिखा, मतलब फोल्डर का नाम लिखा, और यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स है, जिनमें से एक फाइल का नाम है api-keys.yml। ऑब्वियसली बात है, इसी में सारी एपीआई कीज ऐड होगी। हमने यहाँ पे लिख दिया gedit, या फिर अगर आपके पास gedit इंस्टॉल नहीं है तो हमने यहाँ पे लिखा माउस पैड रूट परमिशंस में होने के बाद, है ना, api-keys.yml। टैब बटन पे आप क्लिक करोगे तो नेम ऑटो फिल हो जाएगा। एंटर प्रेस करा और उसके बाद हम यहाँ पे ढूंढेंगे शोडन वर्ड को। शोडन कहाँ लिखा है? तो सर ये रहा शोडन। शोडन के आगे उसकी एपीआई की देनी है। बस एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप एपीआई की मेंशन करें, एक स्पेस देना। तो मैं हमने पहले एक स्पेस दिया है और उसके बाद एपीआई की जो थी वो पेस्ट कर दी, जो भी आपको ब्लड दिखेगी। इसे सेव करा और इसे क्लोज कर दिया। अब लर्नर्स, हमारा जो सेटअप था एपीआई की का वो तो यहाँ पे हो चुका है, बस अब उस टूल को यूज लेना है। तो हमने टूल को स्टार्ट करने के लिए कमांड लिखा। इसके आगे जो ऑप्शंस हमने यूज लिए, सबसे पहले -d फॉर डोमेन। डोमेन में हमने लिख दिया testphp.oneweb.com, और इसके आगे सर सोर्सेज की बात आती है विच मीन्स -b, तो इसके आगे हमने लिख दिया ऑल, के सारे सोर्सेज जितने भी ऑप्शन दिख रहे थे सबके जरिए टेस्टिंग करो। एक और चीज आप कर सकते हैं, अगर आप इसकी हेल्प पे ध्यान देंगे लर्नर्स, तो इसकी हेल्प में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा विच इज लिमिट, रिजल्ट कितना चाहिए। तो लिमिट में फिलहाल हम 100 सेट करेंगे, और ऐसा इसीलिए करेंगे, बाय डिफॉल्ट 500 होता है। 100 वैल्यूज इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि जो हमारी शोडन की एपीआई है वो ब्लॉक ना हो जाए, हमें रोक ना दिया जाए, एटलीस्ट हमें रिजल्ट मिले, है ना। तो हमने यहाँ पे से 100 लिख दिया, बाय डिफॉल्ट 500 होती है, वो हमने लिखा -l के अंदर। अब बिल्कुल परफेक्ट है, हम एंटर प्रेस करेंगे और ये हमें इस पर्टिकुलर डोमेन से जितना भी रिजल्ट है, जितने भी सोर्सेज थे उनसे लाकर देने की कोशिश करेगा। और अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो सभी सोर्सेज में जाओ, उनकी एपीआई कीज लो, और जिस तरीके से अभी हमने शोडन की एपीआई की ऐड करी है, आप उनकी भी एपीआई की जरूर ऐड करें। अब लर्नर्स, यही टास्क आप सभी का भी है कि आप लोग इस टूल को यूज लेकर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं कि आपको इस टूल की मदद से, शोडन की मदद से अच्छा रिजल्ट मिला या नहीं मिला। जो भी हमारा रिजल्ट, अगर आप उसे स्टोर कराना चाहते हैं तो आप -f का भी यूज ले सकते हैं। Nmap नेटवर्क स्कैनिंग एंड एन्यूमरेशन के बारे में। ये नेटवर्क स्कैनिंग और एन्यूमरेशन एग्जैक्टली क्या है? तो सर, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हम एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम अपने विक्टिम मशीन को, अपने टारगेट मशीन को स्कैन करते हैं, उसके अंदर की काफी सारी नेटवर्किंग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ताकि हम उस मशीन में देखें क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, वो वल्नरेबिलिटीज जिनकी वजह से कोई भी हैकर उन्हें कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, चाहे उनके डिफॉल्ट पासवर्ड हो, मिसकॉन्फ़िगरेशन हो या कुछ भी हो। फिर हम उसको सिक्योर करने के पॉइंटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के 5 इंपॉर्टेंट गोल्स के बारे में। हमें इस नेटवर्क स्कैनिंग में एग्जैक्टली करना क्या है? तो सर, ये 5 गोल्स पूरे करना है। ये 5 गोल्स क्या है? सबसे पहला गोल है लर्नर्स होस्ट डिस्कवरी, विच मींस अपने विक्टिम का आईपी पता लगाओ। आपके विक्टिम का आईपी क्या है वो हमें पता लगाना है, वो आईपी एक्टिव है या नहीं वो हमें पता लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपना पहला गोल पूरा कर लेते हैं तो हमें पता पड़ चुका होगा कि हमारे विक्टिम का आईपी क्या है। ये कैसे होगा ये हम अभी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे लर्नर्स, लेकिन आपको ये 5 गोल्स पहले पता होने चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमें हमारे विक्टिम का आईपी पता पड़ गया विच इज 4.4.4.4। हमने कहा ठीक है। सेकंड गोल क्या कहता है? सेकंड गोल कहता है सर ओपन पोर्ट्स ढूंढ के आओ। जब आपको पता पड़ गया कि इस मशीन का आईपी ये है और आपको ये पता पड़ चुका है कि नेटवर्किंग के रूल्स के हिसाब से हर मशीन को नेटवर्किंग में बात करने के लिए कई सारे पोर्ट्स दे रखे हैं। कितने पोर्ट्स दे रखे हैं सर? टोटल 0 से लेके 65535 पोर्ट्स दे रखे हैं। तो हमारा सेकंड गोल कहता है कि पता लगाओ कि इतने सारे रास्तों में से, इतने सारे डोर्स में से या इतने सारे पोर्ट्स में से कितने रास्ते ओपन है। मान लेते हैं हमें पता पड़ा कि जो विक्टिम मशीन है उसका पोर्ट नंबर 80 ओपन है। ये कैसे पता पड़ेगा? हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, बट अगर आपको पता पड़ा है कि पोर्ट 80 ओपन है तो आपका थर्ड गोल क्या है? जितनी भी पोर्ट्स ओपन है आपको पता लगाना है।
और ये पता लगाने के बाद मशीन में जो जो पोर्ट्स ओपन मिलती है 80 मिली 21 मिली, इसको परफॉर्म करने के जस्ट बाद हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड गोल की तरफ, जो कहता है कि इन पोर्ट्स पे सर्विसेज कौन सी चल रही है, कौन इन पोर्ट्स को यूज ले रहा है, कौन से प्रोटोकॉल्स इन पोर्ट को यूज ले रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आप सबको पता होगा कि पोर्ट 80 को यूज लेता है सर HTTP, है ना। पोर्ट 21 को यूज लेता है FTP। इसी तरीके से किस पोर्ट को कौन सा प्रोटोकॉल यूज ले रहा है, यह हमें पता लगाना है हमारे थर्ड गोल के अंदर। देन हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गोल पे, जो और इंपॉर्टेंट है। सर हमें जब पता पड़ गया कि सामने वाली मशीन का आईपी ये है, उसमें पोर्ट 80 ओपन है, 21 ओपन है, जितनी भी पोर्ट्स ओपन है उन पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यानी सर्विसेज चल रही है, हमें सब पता पड़ गया। बट ये ऑब्वियस है कि ये सर्विसेज अकेले नहीं चलती। इन सर्विसेज को कोई ना कोई सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा होता है। वो इन्हें स्टार्ट करता है, वो इन्हें मैनेज करता है, वो इन्हें स्टॉप भी करता है। वो सॉफ्टवेयर क्या है, ये हमारा फोर्थ गोल। फोर्थ गोल कह रहा है सर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो इन सर्विसेज को चला रहे हैं, उनके नाम और उनके वर्जन लेकर आओ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो HTTP सर्विस को चला रहा है अपाचे नाम का सॉफ्टवेयर, अपाचे 2। अब इस अपाचे 2 का वर्जन क्या है, तो हमें पता पड़ा कि इसका वर्जन है सर 2.2.8। ये है वो डेटा जो हमें फोर्थ गोल में लेकर आना है कि इन सर्विसेज को कौन से सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहे हैं और उनका वर्जन क्या है। हमने कहा ठीक है, फिफ्थ गोल क्या है, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट लर्नर्स, फिफ्थ गोल हमारे पास आता है OS बैनर ग्रैबिंग। इसे हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझ आए, जिसका मतलब है लर्नर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाओ। सामने विंडोज चल रहा है, लिनक्स चल रहा है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन क्या है। इस वर्ड बैनर ग्रैबिंग का मतलब क्या है ये भी मैं आपको भी समझाता हूं, बट एक बार रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि एक मशीन का आईपी है 4.4.4.4, अपने विक्टिम का होस्ट डिस्कवरी करा, आईपी चेक करा, कंफर्म करा। सेकंड गोल में हमने पता लगा लिया भाई कितनी पोर्ट्स ओपन है, मान लेते हैं पोर्ट 80 ओपन मिल गई। जो भी पोर्ट ओपन है उस पर सर्विसेज कौन कौन सी चल रही है, तो हमें पता पड़ा कि यहाँ पे HTTP सर्विस चल रही है। इस सर्विस को कौन सा सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है, तो सर अपाचे 2 नाम का सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है, जिसका वर्जन 2.2.8 होगा। इस डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, हो सकता है विंडोज हो सकता है लिनक्स है, जो भी है उसका वर्जन क्या है, तो हमें पता पड़ा कि सर यहाँ पे लिनक्स 4.2.8 करके एक वर्जन चल रहा है। इस तरीके से हमें अपने पांचों गोल्स का डेटा मिला। बट बैनर ग्रैबिंग वर्ड का मतलब क्या था। सो लर्नर्स, होता क्या है कि जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं, वो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होते ही अपना इंट्रोडक्शन आपको देता है। सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है, उसके वर्जन का नाम लिखा होता है, उसके डेवलपर या उसकी कंपनी का नाम लिखा होता है, उसका इंट्रोडक्शन में उसकी छोटी सी डेफिनेशन भी होगी कि वो क्या क्या कर सकता है। ये जो पेज आपको दिखाता है, ये जो आपको अपना इंट्रो पेज दिखाता है, ये होता है सॉफ्टवेयर का बैनर, एक ऐसा पेज जो सॉफ्टवेयर की डिटेल्स लेकर चल रहा है। और ओएस बैनर ग्रैबिंग या सॉफ्टवेयर बैनर ग्रैबिंग भी अगर कहीं वर्ड आपको सुनने को मिले, तो इसका मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर जैसे हमने रन करा, उसे यूज लिया, उससे बात करी, उसने अपना बैनर पेज दिखाया और हमने वो बैनर पेज ले लिया, यानी हमने वो बैनर पेज से डेटा कलेक्ट कर लिया। तो उस बैनर पेज से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, वर्जन क्या है, उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मिल जाती है। यही बैनर ग्रैबिंग होता है, एक बैनर पेज को ग्रैब कर लेना, बैनर ग्रैबिंग। चाहे वो ओएस हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, दोनों में इंप्लीमेंट हो सकता है। अब सर हमने अपने पांचों गोल्स पूरे कर लिए थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली ये कैसे होंगे। तो प्रैक्टिकली लर्नर्स हम यूज लेने वाले हैं Nmap जैसे पावरफुल टूल को, एक नेटवर्क मैपिंग टूल, एक ऐसा टूल जो आपको सारे गोल्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करने में मदद करेगा, और एक बहुत पावरफुल टूल जो इससे भी कई एडवांस टास्क परफॉर्म करता है। पर्सनली मेरा फेवरेट टूल है, क्योंकि इसमें हम हर काम मैन्युअली या फिर आप सेमी ऑटोमेशन तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। सो बिना देरी करते हुए चलते हैं लर्नर्स हमारी मशीन्स की तरफ। सो लर्नर्स, हमने हमारे वर्चुअल बॉक्स को यहाँ पे स्टार्ट करा है। मेरे पास अभी एक काली मशीन है और लास्ट लैब सेटअप्स में हमने मेटास्प्लॉइटेबल 2 भी इंस्टॉल करा था। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया है तो आप वीडियो देख लेना काली और मेटास्प्लॉइटेबल 2 के सेटअप का। मेटास्प्लॉइटेबल हो चाहे ना हो, मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप जिस भी डिवाइस पे चाहे सेम टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, और हम भी करके देखेंगे, कुछ पब्लिक आईपीस पे भी हम इसे करके देखेंगे। हम गए अपनी काली मशीन में, हमने देखा इसका नेटवर्क जो है वो एक NAT अडेप्टर हमने रखा हुआ है और एक होस्ट ओनली अडेप्टर रखा हुआ है। ये सेम कॉन्फ़िगरेशंस हमें मेटास्प्लॉइटेबल 2 में भी रखनी है। हम गए मेटास्प्लॉइटेबल 2 में, सेटिंग्स पे क्लिक करा, हम नेटवर्क पे गए और यहां से हमने पहले अडेप्टर को कर दिया होस्ट ओनली अडेप्टर एंड सेकंड अडेप्टर को कर दिया नेट अडेप्टर। तो यहाँ पे हमने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए, ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं, हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। दोनों मशीन्स को स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं कि नेटवर्क स्कैनिंग के पांचों गोल्स के कमांड्स क्या हैं और हम उन्हें परफॉर्म कैसे करें। हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है, काली काली लिख के यानी यूजर नेम पासवर्ड लिख के हम इसे लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद हम सीधा बिना अपने विक्टिम से बात करें, बिना ये जाने कि हमारे विक्टिम्स कौन हैं, हम पहले गोल से स्टार्ट करेंगे जो कहता है कि अपने विक्टिम को फिगर आउट करो, आपका विक्टिम कौन हो सकता है। तो इसके लिए गए हम अपने टर्मिनल पे और टर्मिनल पे जाते ही हमने यहाँ पे पहले रूट परमिशंस दे दी sudo su की मदद से, थोड़ा जूम इन कर लिया है और अब हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे पहला गोल होस्ट डिस्कवरी का।
जिसके अलग अलग तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है नेट डिस्कवर। सर ये नेट डिस्कवर क्या है? तो नेट डिस्कवर लर्नर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टूल है जो काली लिनक्स में प्री इंस्टॉल मिलता है। अब ये करता है क्या है? तो सर ये आपकी नेटवर्क रेंज को स्कैन करता है और बताता है कि उसमें कितने लोग एक्टिव हैं, उनका आईपी एड्रेस क्या है। ये वर्क करता है लोकल एरिया नेटवर्क में। पब्लिक के लिए क्या करना चाहिए मैं वो भी आपको गाइड करूंगा। फिलहाल हमने नेट डिस्कवर लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये मेरी नेटवर्क रेंजेस को स्कैन कर रहा है और मुझे जल्दी ये मेरी रेंज में जितने भी आईपी एड्रेसेस एक्टिव है लाकर दे देगा। और अगर आप देखना चाहते हो कि आपका आईपी क्या है, आपकी आईपी रेंज क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक नया टैब ओपन करना है, थोड़ा जूम इन करना है। अगर अटैकर को अपनी आईपी देखनी है, अगर काली मशीन में आपको अपनी आईपी देखनी है यानी काली मशीन की आईपी देखनी है, तो आप कमांड लिखेंगे ifconfig। जैसे आप ये कमांड लिख के एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे ETH1 नाम का एक अडेप्टर है जिसमें आपकी आईपी है 192.168.56.102। एक और आपके पास डिवाइस है ETH0 क्योंकि हमने दो अडेप्टर अटैच करे थे जिसका आईपी है 10.0.2.50। सो लर्नर्स यहाँ हमारा रिजल्ट आ चुका है। हमें फिगर आउट करना है इनमें से हमारा विक्टिम कौन सा हो सकता है। वैसे तो एक ट्रिक होती है लर्नर्स के मैक एड्रेस की भी पे आइडिया लगा देते हैं क्योंकि मैक एड्रेस के हिसाब से कंपनी नेम डिफरेंट आ जाता है, तो हमें एक आइडिया लग सकता है। बट कई बार ये टेक्निक अगर काम ना करे तो आपको क्या करना चाहिए? तो सर तरीका तो यही है, नेटवर्क स्कैनिंग करके डेटा कलेक्ट करो और फिगर आउट कर लो कि आपका विक्टिम कौन सा हो सकता है। तो हमारे पास एक आईपी 192.168.56.1, 192.168.56.100 और 192.168.56.103। अब इनमें से हमारा विक्टिम कौन नहीं हो सकता है ये हमें पता है 192.168.56.1, बिकॉज हमें पता है कि अपनी रेंज का पहला आईपी खुद के लिए हमारा जो राउटर है, जो ब्रॉडबैंड है वो रख लेता है ना, एज अ डिफॉल्ट गेटवे और एज अ सबनेट एड्रेस। फिलहाल हमारे पास जो एड्रेसेस आ रहे हैं जिन पे हमें शक है वो है 100 और 103। तो क्यों ना इन दोनों पे ही नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म करके देखा जाए। इसी बहाने आप सबको दोनों ही मशीन पे टेस्टिंग करने का नॉलेज मिल जाएगा। तो हमने इसे क्लीन करा, हमने लिखा nmap और अब हमें नेटवर्क स्कैनिंग का डेटा चाहिए। हम मान लेते हैं शायद पहला गोल पूरा हो गया है, होस्ट डिस्कवरी के आसपास आ गए, हमें दो विक्टिम्स के आईपी मिले हैं। एग्जैक्ट विक्टिम कौन है वो nmap हमें बताने में मदद करेगा। तो हमने nmap को कहा कि काम करो दोनों ही मशीन पे स्कैनिंग करो। कौन कौन सी पोर्ट पे स्कैनिंग करनी है? तो हमने इसे कह दिया 1 से लेकर 65535 सारी पोर्ट पे स्कैनिंग करो। उसके अलावा हमने इसमें एक ऑप्शन यूज लिया विच इज -v, जिसका मतलब है वर्बस। इस वर्बस का मतलब यह है कि हमने nmap को ये कहा है कि आप जो भी टास्क करोगे हमें बता के करना कि आपने क्या क्या टास्क करा जिसके बिहाफ पे रिजल्ट मिला। सर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा बट आपको पता नहीं पड़ेगा कि वो रिजल्ट मिला कैसे। आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि nmap ने बैकग्राउंड में ऐसे क्या क्या एक्टिविटीज करी जिसकी वजह से वो रिजल्ट मिला। हमने कहा ठीक है, फिर हम -v को यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके साथ अभी बिना ज्यादा इनपुट दिए, बिना ज्यादा डेटा दिए हम विक्टिम का आईपी दे देंगे विच इज 192.168.56.100 और एक है 192.168.56.103। ये दो आईपीज हमने दे दिए। हमें नहीं पता कि इनमें से किस पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कौन सा विक्टिम है। एक ऑप्शन और यूज ले लिया विच इज -O यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ओएस का डेटा भी लेना चाह रहे हैं तभी तो पता पड़ेगा विक्टिम कौन है। तो दोनों ही मशीन पे टेस्टिंग स्टार्ट हो गई। लर्नर्स आप देखोगे 192.168.56.103 से रिलेटेड हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। एंड व्हाट अबाउट 100? तो सर अभी तक 100 पे टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उससे रिलेटेड हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। हमने कहा ठीक है देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। 100 की भी बारी आई। अब आप देखोगे 103 से रिलेटेड हमें काफी सारा डेटा मिला है और जो हमारा 100 वाला आईपी था उससे रिलेटेड हमें रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ आप देख सकते हो इसने कहा कि 192.168.56.100 वाला जो आईपी था उस पे हमें सारी की सारी पोर्ट्स क्लोज मिली है, एक भी पोर्ट ओपन नहीं मिली। हमने कहा ठीक है भले ही पोर्ट मिले चाहे ना मिले बट जो ओएस का हमें डेटा मिला है उससे हमें हेल्प मिलेगी। और ओएस डेटा क्या बता रहा है लर्नर्स? और ओएस डेटा क्या बता रहा है कि सर हमें एक भी ओपन पोर्ट नहीं मिली 100 पे और इसका ओएस भी इसी रीजन से हमें नहीं मिल पाया। हमने कहा ठीक है। एंड व्हाट अबाउट 103? तो 103 पे जब हमने स्कैनिंग करी इसने बताया कि सामने लिनक्स 2.6.x वर्जन यानी लास्ट वर्जन ये नहीं ग्रैब कर पाया, यानी इसने हमें बता दिया कि वहां पे लिनक्स का कौन सा वर्जन चल रहा है। और जब हमने देखा तो हमें आइडिया लग गया कि बाकी सारे डिवाइसेस तो विंडोज थे, हमारा एक ही विक्टिम था उसके पास लिनक्स था, तो हमें एक आइडिया लग गया कि ये विक्टिम हो सकता है। अगर अभी भी कंफर्म नहीं है तो फिर हम आगे की स्कैनिंग में भी दोनों आईपीएस को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हमें है तो हम दोनों को कंटिन्यू नहीं कर रहे बट आप कर सकते। हमने कहा ठीक है, अब आपका गोल क्या था? सर देखा जाए तो हमारे गोल थे होस्ट डिस्कवरी, ओपन पोर्ट्स, सर्विसेज पता लगाना, उनके सॉफ्टवेयर और वर्जन और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें होस्ट डिस्कवरी का टास्क तो पूरा हुआ। इसने बोल दिया आपका होस्ट अप है, आपका विक्टिम आईपी चालू है। हमने कहा परफेक्ट। सेकंड गोल था ओपन पोर्ट्स, तो इसने हमें यहाँ पे दिखाया कि पोर्ट 21 ओपन है, 22 ओपन है, 23, 25, 53 इस तरीके से सारी ओपन पोर्ट्स इसने हमें शो करी।
हमने कहा सेकंड गोल भी पूरा हुआ। थर्ड गोल था लर्नर्स उन पर चलने वाली सर्विसेज के नाम पता लगाओ। तो आप देखोगे 21 पे एफटीपी, 22 पे एसएसएस, 23 पे टेलनेट, 25 पे एसएमटीपी, 80 पे एचटीटीपी और इसी तरीके से हर पोर्ट के आगे उनकी सर्विसेज के नेम भी लिखे हुए। तो हमारा थर्ड गोल भी पूरा हुआ। अब फोर्थ गोल क्या था सर? फोर्थ गोल था हमारा सॉफ्टवेयर और उसके वर्जन लेकर आना। वो यहाँ नहीं हुआ है तो उसके लिए हमें कमांड लिखेंगे। अब अपने एनमैप के कमांड को हम थोड़ा इंप्रूव करेंगे, डिस्प्ले को क्लीन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं कंट्रोल एल की मदद से। हमने यहाँ पे 103 को रखा, 100 को हटा दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है और हमने वो कमांड्स लिखे जिससे हमारा फोर्थ और फिफ्थ गोल दोनों पूरे हो जाए। वैसे फिफ्थ गोल भी हो गया क्योंकि ओएस डिटेल भी मिल गई है, बट स्टिल हमने यहाँ पे लिखा -s कैपिटल V जिसे हम कहते हैं वर्जन स्कैन। ये हमारे फोर्थ गोल को कंप्लीट करने में हमारी मदद करेगा क्योंकि ये सभी सॉफ्टवेयर के नाम और उनके वर्जन लेकर आ जाएगा। सर्विसेज तक तो हम पहुंच चुके हैं, प्रोटोकॉल्स तक तो हमें डेटा मिल चुका है। एसवी करेगा उसके आगे का काम, सॉफ्टवेयर और उनके वर्जन लेकर आएगा। साथ में -O भी हमने फिर से मेंशन कर दिया कि भी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी डेटा लाकर दे दो। इस कमांड में हमने क्या क्या लिखा उसे समझ लेते हैं। -P की मदद से मैंने कहा कि कौन सी पोर्ट को स्कैन करना है। हमने पूरी रेंज दे दी 1 से 65535 या आप 0 से 65535 लिख सकते हो। -V का मतलब हो गया वर्बस, यानी हमने एनमैप को कहा कि आप जो भी करोगे हमें डिटेल में दिखा के करोगे कि आपने कैसे रिजल्ट लेकर आए। ऐसा करने पे विक्टिम का रिजल्ट ज्यादा नहीं आ रहा, विक्टिम का डेटा ज्यादा नहीं आ रहा, हमें पता पड़ रहा है कि वो डेटा आ कैसे रहा है। देन है हमारा विक्टिम का आईपी, -S कैपिटल V विच मींस वर्जन स्कैन और -O विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन या ऑपरेटिंग सिस्टम बैनर ग्रैबिंग। पांचों गोल्स का कमांड लिख दिया है, एंटर प्रेस करते हैं लर्नर्स और यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है लर्नर्स वो कुछ ही देर में आपको देखने को मिल जाएगा। केवल सर्विस स्कैन थोड़ा टाइम ले सकती है बट उतना भी ज्यादा टाइम नहीं लेगी, बस आपको पेशेंस बना के रखना है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आए कि आपका स्कैन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो एंटर बटन प्रेस करिएगा, बिकॉज एंटर प्रेस करते ही आपको आपके स्कैन की करंट प्रोग्रेस बताएगा। इसने कहा 96.67% टास्क हो चुका है, यानी जल्दी पूरा रिजल्ट आ जाएगा। सो लर्नर्स फाइनली हमारा रिजल्ट आ चुका है। आइए देखते हैं इस रिजल्ट में हमें क्या क्या डेटा देखने को मिल रहा है। हम इसे स्क्रॉल अप करते हैं, यहाँ से रिजल्ट स्टार्ट हो रहा है। एनमैप स्कैन रिपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद से आपका रिजल्ट आता है। इससे पहले आपके सॉफ्टवेयर ने आपको बताया कि वो क्या डेटा लाया और कैसे लेकर आया। तो उसने बताया कि वो एक एक करके पोर्ट स्कैनिंग करी, जब उसे पोर्ट सारी ओपन मिल गई तो उसने वहां पे सर्विस स्कैन करा और बाकी का डेटा लेकर आया। फिलहाल हम डेटा पे ध्यान देंगे। पोर्ट 21 ओपन है, सर्विस का नाम एफटीपी है। देन वर्जन में हमें यहाँ पे VSFTPD 2.3.4 लिखा हुआ दिख रहा है। 22 की बात करें तो ओपन SSH 4.7, अगर 80 की बात करें तो अपाचे HTTPD 2.2.8। इस तरीके से हर एक सॉफ्टवेयर का नाम, वर्जन भी दिख रहा है। और ये फोर्थ गोल के बाद अगर हम फिफ्थ गोल की बात करें, ओएस बैनर ग्रैबिंग की बात करें, तो वो रिजल्ट और स्ट्रॉन्ग हो चुका है क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे आपको लिनक्स 2.6 लिखा हुआ तो दिख ही रहा है कि लिनक्स का 2.6 वर्जन सामने चल रहा है, या आप कह सकते हो 2.6.9 से लेकर 2.6.33 के बीच का कोई वर्जन विक्टिम डिवाइस में चल रहा है। बट एक और अच्छी बात है, क्योंकि हमने वर्जन स्कैन भी परफॉर्म करा जिससे एक्स्ट्रा डेटा मिल जाता है, तो हमें पता पड़ा कि सामने जो होस्ट नेम है वो क्या है। उस होस्ट नेम में लिखा हुआ है मेटास्प्लॉइटेबल और इससे हमें क्लैरिटी आ गई कि सामने जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो मेटास्प्लॉइटेबल 2.6 है। तो उम्मीद करते हैं लर्नर्स हमारे पांचों गोल का जो रिजल्ट आया वो तो आपको समझ आ गया, लेकिन ये टॉपिक इतना ही नहीं है, अब हम इसको एक लेवल और अप ले जाएंगे, इसे और इंटरेस्टिंग बनाएंगे और अब हम इस डिवाइस की वल्नरेबिलिटीज फिगर आउट करेंगे जिसे हम कहते हैं लर्नर्स एन्यूमरेशन। ये एन्यूमरेशन क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ। एन्यूमरेशन क्या है अगर आप सब लोग ये समझना चाह रहे हो तो अभी यहाँ पे ध्यान देना लर्नर। एन्यूमरेशन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि अब तक हमने नेटवर्क स्कैनिंग करी जिसने हमें हमारे विक्टिम डिवाइस का 5 गोल्स की मदद से अच्छा डेटा लाके दिया, चाहे वो आईपी हो, पोर्ट्स हो, प्रोटोकॉल्स हो, सॉफ्टवेयर हो, उनके वर्जन हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ये सारा डेटा हमें नेटवर्क स्कैनिंग की मदद से मिल गया। बट हम चाहते हैं कि हमें जितना भी डेटा मिला, अगर हमें पता पड़ा है कि पोर्ट 80 ओपन है, उस पर HTTP सर्विस काम कर रही है, तो क्या मैं कोई स्कैन परफॉर्म करके इसके अंदर का एक्स्ट्रा डेटा ले सकता हूँ? क्या मैं कुछ और स्कैन्स की मदद से, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स की मदद से इस मशीन में जाके और डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ? जैसे HTTP का यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, या फिर इसकी सेटिंग्स क्या है, या इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती है, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, क्या ये डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं? तो ये ही डेटा कलेक्ट करने के प्रोसेस को एन्यूमरेशन कहते हैं, जिसका मतलब है एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग या एडवांस नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग से मिले हुए डेटा की मदद से आप मशीन की और डेप्थ में जाकर और डेटा लेकर आते हो। मुझे पता है पोर्ट 80 ओपन है, एक घर का एक दरवाजा खुला है, तो क्यों ना उसके जरिए मैं अंदर जाके उस घर का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा डेटा जो है मैं लेकर आ सकूं। उसे ही एन्यूमरेशन कहते हैं, एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसकी डेफिनेशन बता दी है, एन्यूमरेशन इज डीपर देन स्कैनिंग। स्कैनिंग से और डेप्थ में जाते हैं इसमें हम, जितना डेटा मिला उसी की मदद से
एंड मोर डेंजरस। और एक्चुअली लर्नर्स ये काफी डेंजरस है, क्योंकि ये आपको डिवाइसेस की डायरेक्ट मिसकॉन्फ़िगरेशंस, वल्नरेबिलिटीज, यूजर नेम, पासवर्ड्स, एक्सप्लॉइट्स, काफी सारी चीजें दिखाते हैं। हमने कहा ठीक है, इसे देखने के लिए दो तरीके हैं। एन्यूमरेशन एनमैप के जरिए अगर आपको परफॉर्म करना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है सर ऑटोमेशन तरीका, और दूसरा तरीका है मैनुअल तरीका। ऑटोमेशन तरीके में हम यूज लेते हैं कमांड -S कैपिटल C को, जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन। अब ये स्क्रिप्ट क्या है और ये स्कैन में होता क्या है? तो सर ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, ध्यान से समझना सब लोग, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है एनमैप, ये कह रहा है कि इसके पास कई सारे प्रोग्राम्स पड़े हैं, है ना। इसके पास कई सारे लर्नर्स छोटे छोटे प्रोग्राम्स पड़े हैं, और ये प्रोग्राम्स का जो नाम है, इनका जो एक्सटेंशन है, जैसे मान लेते हैं आशीष.txt, तो txt एक्सटेंशन होता है फाइल का जो टाइप है। तो ये जो फाइल्स का टाइप है वो है .nse, विच मींस nmap स्क्रिप्ट इंजन। अब ये nmap स्क्रिप्ट इंजन क्या है, ये प्रोग्राम्स क्या है? तो nmap का कहना है कि सर ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये nmap ने बनाए हैं एन्यूमरेशन के लिए, यानी एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। हर एक प्रोग्राम किसी ना किसी सर्विस के नाम पे, यानी प्रोटोकॉल के नाम पे बना हुआ है। जैसे हो सकता है एफटीपी सर्विस है तो एफटीपी के 5-6 प्रोग्राम्स बने हो, एसएसएच है तो एसएसएच के 7-8 प्रोग्राम्स हो। तो सबके नाम से कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रखे हुए हैं हर सर्विस के नाम पे, और ये प्रोग्राम्स उन सर्विसेज पे जाकर वहां से एडवांस डेटा लेकर आते हैं। तो जो -SC है वो क्या करेगा सर, जैसे आप इसको यूज लोगे, ये अपने मर्जी से एक डिफॉल्ट तरीके से, एक ऑटोमेशन तरीके से विक्टिम मशीन पे जाएगा। जो जो पोर्ट ओपन मिलेगी, जैसे पोर्ट 21 ओपन मिली, एफटीपी सर्विस चल रही थी, तो एफटीपी की जो भी स्क्रिप्ट इसके मन में आएगी ये टेस्ट कर देगा। इसी तरीके से 22 पे एसएसएच चल रहा है तो 22 पे एसएसएच की जो भी स्क्रिप्ट ये यूज लेना चाहता है, जो भी प्रोग्राम ही वहां पे अप्लाई करना चाहता है, 7-8 में से हो सकता है एक प्रोग्राम टेस्ट करे, हो सकता है 2 प्रोग्राम टेस्ट करे, और ये भी हो सकता है कि कोई प्रोग्राम टेस्ट ना करे। nmap-SC हर पोर्ट पे जाकर वहां पे अपने प्रोग्राम्स टेस्ट करेगा अपना आप, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। बस इसका यही गैप है कि सर अगर आपके पास एफटीपी के 7 प्रोग्राम्स थे और इसने केवल 4 ही प्रोग्राम या एक ही प्रोग्राम टेस्ट करा, तो फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है? लर्नर्स, अगर मेरी किसी पोर्ट पे यानी पोर्ट 21 पे एक प्रोग्राम भी टेस्ट हुआ और उस एक प्रोग्राम का मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, इट मींस बाकी प्रोग्राम्स का भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ऑटोमेशन से तो हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई रिजल्ट मिल रहा है। देन हम मैन्युअल स्कैन कर लेंगे, और मैन्युअल स्कैन में मैं वो 7 की 7 या 8 के 8 जितने भी प्रोग्राम्स थे सब टेस्ट कर सकता हूँ। तो क्यों ना ऐसे प्रैक्टिकली यूज लेकर देखें और देखें ये कितना पावरफुल है, सिस्टम की कितनी डिटेल्स हमें लाकर दे सकता है। प्लानर्स, हम हमारी काली मशीन पे आ गए, और इससे पहले कि मैं आपको सीधा स्कैनिंग करके दिखा दूं, कमांड्स रन करके दिखा दूं, हम सब देखना चाहेंगे कि एनमैप की स्क्रिप्ट्स कहाँ रखी रहती है, कैसी दिखती है। जो अभी मैंने आपको बताया क्या वैसा ही उसका कंसेप्ट है या नहीं है? तो ये समझने के लिए, देखने के लिए हमने कमांड लिखा cd और nmap की लोकेशन। cd मींस चेंज डायरेक्टरी, अपनी लोकेशन बदलने के लिए, और nmap की लोकेशन है यूजर शेयर nmap स्क्रिप्ट्स। तो जैसे ही आप इस लोकेशन पे जाएंगे लर्नर्स, यूजर शेयर nmap स्क्रिप्ट्स पे, आप देख पाओगे कि nmap के पास क्या क्या प्रोग्राम्स है। हमारी लोकेशन बदल चुकी है, pwd करके मैंने कंफर्म कर दिया। अब मैं ls कमांड रन करूंगा ताकि आपको सारे प्रोग्राम्स दिख सके। थोड़ा जूम इन कर लेता हूं मैं से, डिस्प्ले क्लीन एंड देन ls और एंटर। अब आप देखोगे सर हमारे पास ये सारे प्रोग्राम्स है ना। ये दोनों लाइंस में प्रोग्राम्स आ रहे हैं, 2 कॉलम्स में प्रोग्राम्स आ रहे हैं। थोड़ा और जूम इन अगर हम कर दें इसे, तो एक ही लाइन में आपको रिजल्ट मिलेगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक लाइन में रिजल्ट आ गया, अब मैं इसे जूम आउट कर दूंगा। तो अब आप देखोगे सर हमारे पास हर प्रोटोकॉल के नाम के प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो SSL हो, चाहे वो SSH हो पोर्ट 22, है ना, चाहे वो SNMP हो, चाहे वो SMTP हो पोर्ट 25, चाहे वो S7 हो, या फिर हम और स्क्रॉल अप करें तो हमें FTP, NFS, ये सारी पोस्ट देखने को मिलती रहेगी। MySQL है, LDAP है, IP से डेटा कलेक्ट करना है, HTTP प्रोटोकॉल की तो कई सारी प्रोग्राम्स हैं। आप देख सकते हो कितने सारे प्रोग्राम्स HTTP के हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, यानी HTTP का बहुत ज्यादा डेटा मिल सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास हर सर्विस के प्रोग्राम्स हैं। अब हमने कहा एक बार ऑटोमेशन स्क्रिप्ट करते हैं, फिर मैनुअल स्क्रिप्ट रन करेंगे। फिर भी आपको ताकि अच्छे से समझ आए, मैं आपको एक बार FTP की रेंज में ले जाता हूँ। सो लर्नर्स, इस FTP की रेंज को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास FTP के कितने प्रोग्राम्स हैं? सर आप देखोगे सबके स्टार्टिंग में FTP लिखा हुआ है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोग्राम्स हैं। अब ये 8 FTP के प्रोग्राम्स nmap के पास पड़े हैं। इसी तरीके से HTTP के तो बहुत सारे प्रोग्राम्स पड़े हैं। और अगर मैं बात करूं SSH या किसी और सर्विस की, जैसे अगर हम बात करें SSH की, तो आप देखोगे लर्नर्स ये SSH यहाँ इनकी प्रोग्राम्स हम देखें तो ये अप्रॉक्स 7 प्रोग्राम्स हैं। HTTP के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो हर प्रोटोकॉल के नाम से कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स पड़े हैं। अब इन्हें यूज लेकर देखते हैं कि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कितना और कैसे स्कैन कर रही है। हमने एक नया टैब ओपन कर लिया
अब हम कमांड लिखेंगे nmap स्पेस -p फॉर पोर्ट 1 से लेकर 65535। आप चाहे तो शॉर्टकट में केवल डैश भी लगा सकते हैं, जो आगे चल के बता दूंगा। उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा -v फॉर वर्बस, ताकि हमें पता पड़े क्या क्या हो रहा है। और हम दे देंगे विक्टिम का आईपी विच इज 192.168.56.103। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर का वर्जन भी लेकर आया जाए, ताकि स्क्रिप्ट स्कैन अच्छे से हो। तो -s कैपिटल V। तो हमने यहाँ पे जो कमांड लिखा है वो पोर्ट स्कैनिंग कर रहा है, वो यहाँ पे वर्बसली हमें रिजल्ट दिखाएगा, यानी हमें बताएगा कि nmap क्या क्या टास्क कर रहा है। विक्टिम का आईपी दे दिया और कहा कि सारे सॉफ्टवेयर उनके वर्जन लेकर आओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट कमांड मिसिंग है विच इज -s कैपिटल C, जो कि है ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट स्कैन। तो ये जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्कैन है, डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन है, ये भी अब यहाँ स्टार्ट हो चुका है। रिजल्ट आने में लर्नर्स टाइम लगेगा, आपको पेशेंस बना के रखना है, वेट करना है, तभी आपको इसकी रिजल्ट की पावर समझ आएगी, तभी आपको अच्छा डेटा मिलेगा। सो लर्नर्स, हमें हमारा रिजल्ट मिल चुका है। आइए देखते हैं इस रिजल्ट में ऐसा क्या खास है, क्यों ये इतना बेनिफिशियल है, क्यों इतना डेंजरस माना जा रहा था। तो अगर आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले पोर्ट 21 स्टेटस ओपन था, सर्विस का नाम FTP था, सॉफ्टवेयर का नाम VSFTPD 2.3.4 था। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो सबसे पहला प्रोग्राम टेस्ट हुआ उसका नाम था FTP SYST। ये एक स्क्रिप्ट का नाम है, प्रोग्राम का नाम है, इसका काम है सिस्टम बेसिक डिटेल्स लाना। तो ये बेसिक डिटेल्स लाया, यानी रिजल्ट तो लाया। भले ही रिजल्ट हमारे लिए भी उतना बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन अगर मैंने थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करा तो मुझे दिखा एक और प्रोग्राम विच इज FTP-NN। FTP-NN बेसिकली FTP अनोनिमस नाम का एक प्रोग्राम है। इसके आगे रिजल्ट में लिखा हुआ है अनोनिमस FTP लॉगिन अलाउड। तो होता यह लर्नर्स के FTP में एक बग हुआ करता था, एक बड़ी कमी हुआ करती थी, जिसमें एक बाय डिफॉल्ट अकाउंट FTP के अंदर रखा गया था। जितने भी लोग FTP चला रहे हैं, सबके डिवाइस में एक डिफॉल्ट अकाउंट था, और उस अकाउंट का नाम था अनोनिमस अकाउंट। उसका यूजर नेम जो था वो अनोनिमस था। इट मींस अगर आपको FTP सर्विस को लॉगिन करना है तो आपको सामने वाले का यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए। आपको पता है वहां एक डिफॉल्ट अकाउंट होगा जिसका यूजर नेम अनोनिमस होगा, और उसका या तो कोई पासवर्ड नहीं होगा, और अगर पासवर्ड है भी तो वहां भी आपको अनोनिमस ही लिखना है। इसका मतलब आप उसे डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो, जिसे हम आगे चल के देखेंगे एन्यूमरेशन के नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो हम देखेंगे कई पोस्ट से हमें काफी डेटा मिला है, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। चाहे वो हमारा 53 का डेटा हो जिसने हमें वर्जन लाके दिए, 80 का डेटा हो जिसने हमें बताया कि सामने डिवाइस जो है वो मेटास्प्लॉइटेबल टू लिनक्स है ना, टाइटल की मदद से बता दिया। स्क्रॉल डाउन करें तो NFS ने हमें कुछ और ओपन पोस्ट बताई है UDP सर्विस की 139 पे, और इन पे कुछ प्रोग्राम्स टेस्ट नहीं हुए क्योंकि ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट स्कैन था। अब सर ऑटोमेशन ने हमें रिजल्ट लाके दिया है, नो डाउट, बट हमारे पास इतने सारे प्रोग्राम्स थे, FTP के 8 प्रोग्राम्स थे, केवल 2 ही टेस्ट हुए। अगर वो बाकी 8 टेस्ट होते तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता। तो हम ऐसा क्या करें कि वो बाकी 8 प्रोग्राम्स भी हम टेस्ट कर पाए। सो उसके लिए लर्नर्स, अब मैं आपको मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन का कमांड बताता हूं, जो कि है nmap। आपके विक्टिम का आईपी आप मेंशन कर दीजिए 192.168.56.103। उसके बाद पोर्ट बता दीजिए कौन सी पोर्ट को स्कैन करना है। यहां आप सारी पोस्ट नहीं दे सकते, इसके पीछे क्या रीजन है मैं बताता हूं। फिलहाल मैंने कहा कि मुझे पोर्ट नंबर 25 स्कैन करनी है, जहां पे SMTP सर्विस चल रही थी। फिर मैंने कहा इस पोर्ट 25 पे -SV भी चला दो, सॉफ्टवेयर का वर्जन भी ढूंढ लो, और उसके बाद मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन कर दो, हाइफन स्क्रिप्ट। यही कमांड था मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन का। इसके आगे हमने लिखा इक्वल्स टू, और इस इक्वल्स टू के आगे में बताना है कि हम कौन सा प्रोग्राम टेस्ट करना चाहते हैं। इससे और अच्छे से समझना है तो अब मैं आपको पहले बताता हूँ, पोर्ट 25 पे जो प्रोटोकॉल चल रहा है उसका नाम SMTP है। और अगर मैं स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में जाऊं और यहाँ पे देखूं कि भी SMTP से हमारे पास कितने प्रोग्राम्स हैं, तो आप देखोगे ये रहे SMTP के प्रोग्राम्स। कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ 9 के अप्रॉक्स हमारे पास प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। तो ये जो SMTP के 9 प्रोग्राम्स हैं हम विक्टिम पे टेस्ट करना चाहते हैं। अब अगर मैं पोर्ट में, ध्यान देना सब लोग, अगर हम पोर्ट में 25 या 1 से लेके 65535 लिख देते है ना, अगर हम यहाँ पे लिख देते 1 से लेके 65535, सबसे पहले पोर्ट 21 पे जाता। क्या पोर्ट 21 पे SMTP प्रोटोकॉल चल रहा है? नहीं चल रहा है। अगर मैं स्क्रिप्ट के आगे कह दूं कि भाई SMTP का प्रोग्राम यूज लो, SMTP का कोई भी एक प्रोग्राम पूरा पेस्ट कर दूं, तो क्या पोर्ट 21 पे SMTP चल रहा है? नहीं चल रहा, और वहां SMTP का प्रोग्राम टेस्ट होगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, एरर आ जाएगा, पूरा स्कैन बंद हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप SMTP का प्रोग्राम वहीं टेस्ट करोगे जहां SMTP चल रहा है। तो इसीलिए हमने पोर्ट में मेंशन करा वो पोर्ट जहां SMTP चल रही थी, विच इज 25, और उसके बाद हमने कहा कि वे स्क्रिप्ट स्कैन रन करो। लेकिन अब यहाँ पे SMTP से रिलेटेड हमारे पास टोटल 8 प्रोग्राम्स हैं, तो या तो मैं एक एक करके इन 8 प्रोग्राम्स का, इन 8 प्रोग्राम्स का नेम कॉपी करके हाइफन स्क्रिप्ट के आगे पेस्ट करूं तो ही 8 प्रोग्राम टेस्ट करेगा, या फिर मैं इन 8 प्रोग्राम्स में कॉमन वर्ड ढूंढ लूं।
अगर आप इन 8 प्रोग्राम्स को देखेंगे लर्नर्स, तो इनमें एक ऐसा वर्ड हमें ढूंढना है जो इन 8 प्रोग्राम्स में कॉमन है, जो इन्हें एक अलग ग्रुप बनाने में मदद कर रहा है। तो सर हमें तो ऐसे 2 ही वर्ड्स मिल रहे हैं, एक तो है एनएससी, बट एनएससी क्या केवल इन 8 प्रोग्राम्स में है? नहीं, एनएससी हर प्रोग्राम के एंड में लिखा हुआ है, तो ये तो सारे के सारे प्रोग्राम ऐड कर लेगा, तो एनएससी नहीं चलेगा। दूसरा है एसएमटीपी, जो सबके स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। ये एक ऐसा वर्ड है जो केवल इन 8 प्रोग्राम्स के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इन 8 प्रोग्राम्स का ग्रुप बनाने के लिए इनमें एक कॉमन टर्म अगर मैं ढूंढूं तो वो एसएमटीपी है। तो हम अपने कमांड में गए और वहां पे हमने एसएमटीपी लिख के एस्ट्रिक लगा दिया। इसका मतलब है कि हर वो प्रोग्राम जिसके नाम के स्टार्टिंग में एसएमटीपी लिखा हुआ है, इसे सही कर देते हैं, एसएमटीपी करना है हमें, एसएमटीपी, हर वो प्रोग्राम जिसके नाम के स्टार्टिंग में एसएमटीपी लिखा है और एस्ट्रिक का मतलब है कि बाद में चाहे कुछ भी लिखा हो, वो सारे प्रोग्राम टेस्ट करो। तो बाय डिफॉल्ट वो 8 प्रोग्राम सिलेक्ट हो जाएंगे और स्कैनिंग चालू हो जाएगी। हमारा आईपी ठीक कर देते हैं, यहाँ पे 192.168.56 था और एंटर प्रेस कर दिया। आप देखोगे लर्नर्स हमारी स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाएगा। एंड लर्नर्स फाइनली हमारे मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन का रिजल्ट भी हमें मिल चुका है। जो आपको मैनुअली हर एक पोर्ट पे खुद से करके देखना है, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया जो आपको अच्छा रिजल्ट भी लाके दे रहा है। पहली स्क्रिप्ट टेस्ट हुई एसएमटीपी कमांड्स, इसने हमें कुछ कमांड्स लाके दिए और इसने कहा कि ये वो कमांड्स हैं जो आप विक्टिम डिवाइस में रन कर सकते हो, काम का डेटा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एसएमटीपी ने हमें एक वल्नरेबिलिटी भी बताई कि ये वल्नरेबिलिटी थी, लेकिन इसने कहा है कि अभी आपका डिवाइस उससे वल्नरेबल नहीं है, तो ठीक है। एसएमटीपी रिले ने भी कहा, ओपन रिले ने भी कहा कि अभी हमें कुछ खास डेटा नहीं मिला है, और एसएमटीपी यूजर्स ने भी कहा खास डेटा नहीं मिला। इट मींस एक प्रोग्राम ने सबसे अच्छा रिजल्ट लाके दिया, विच इज एसएमटीपी कमांड्स। इस तरीके से लर्नर्स जब आप अलग अलग प्रोग्राम्स टेस्ट करोगे तो आप देखोगे, आप रियलाइज करोगे कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आई होप लर्नर्स आप सभी को एनमैप की स्कैनिंग, एन्यूमरेशन की स्कैनिंग समझ आ गई होगी। इस टॉपिक को और डेप्थ में समझना है तो एनमैप को लेकर एक कंप्लीट कोर्स भी मैं आप लोगों को जरूर लाके दे दूंगा। और टर्मिनल पे जाके हमने सबसे पहले रूट परमिशंस ले ली। रूट परमिशंस लेने के बाद लर्नर्स हमने जो पहला कमांड लिखा वो है apt install armitage। वन मोर थिंग, मेक श्योर कि इससे पहले आपने apt अपडेट कमांड एक बार जरूर रन कर लिया हो, है ना। अगर आपको टूल ना मिले तो एक बार apt अपडेट जरूर कर लेना। हमने y लिखा और हमारे इस armitage टूल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके इंस्टॉल होते ही हमें इसे सेटअप भी करना पड़ेगा, और जब तक ये सेटअप हो रहा है, फिलहाल मेरे डिवाइस में एक एरर आया है जो कि नेटवर्क का एरर है कि अभी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप देखोगे एक भी लिंक से कनेक्ट नहीं कर पाया। नॉट अ बिग डील, हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले चेक करना है अडेप्टर्स कौन कौन से कनेक्टेड है, दूसरे को भी कनेक्ट करना है, और अपने ब्राउजर में जाके अब सर्च करना है कि हम कुछ सर्च कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। अडेप्टर्स मैंने एक डिस्कनेक्ट कर रखे थे, तो हमने यूट्यूब सर्च करा, अगर यूट्यूब सर्च हो जाता है, इंटरनेट से ही काम कर रहा है, तो अब ये टूल भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर से सेम कमांड रन करेंगे लर्नर्स, इस टूल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है लर्नर्स। अब हमें करना क्या है, हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को। उसे स्टार्ट करने के लिए आपको कमांड लिखना है msf console, जो कि इसके कंसोल को यानी इसके इन्वायरमेंट को आपको दिखाएगा ताकि आप इसे यूज ले सको। तो जैसे ही आप ये कमांड लिख के एंटर प्रेस करोगे, आप देखोगे यहाँ पे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट होते ही अपना इंट्रोडक्शन देगा, अपना बैनर पेज दिखाएगा जहाँ पे बताएगा कि सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, इसका वर्जन क्या है, इसके पास क्या क्या और कैसे प्रोग्राम्स और कितने हैं। तो इसने कहा कि सर इसके पास 2575 एक्सप्लॉइट्स हैं, 1317 ऑक्सिलरीज हैं, 1680 पेलोड्स, 432 पोस्ट, 49 इनकोडर्स, 13 नोब्स एंड 9 इवेजन टेक्निक्स। ये सारा डेटा इसके पास पड़ा है। इतने अलग अलग तरीके के इतने प्रोग्राम्स पड़े हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। अब सवाल ये है कि इन्हें हम यूज कैसे ले सकते हो, इनका मतलब क्या है। तो लर्नर्स, इनमें से 3 टर्म्स ऐसी है जिसका मतलब आपको अभी पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। जिस तरीके से एनमैप में हमने स्क्रिप्ट्स का यूज लिया था जो एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग एन्यूमरेशन में हमारी मदद कर रही थी, तो एनमैप ने अपने सभी प्रोग्राम्स को जो एन्यूमरेशन में हेल्प कर रहे हैं उनको एक नाम दे दिया स्क्रिप्ट्स। ठीक उसी तरीके से एमएसएफ ने अपने एन्यूमरेशन वाले प्रोग्राम्स को नाम दिया है ऑक्सिलरीज। तो ऑक्सिलरी और कुछ नहीं, वो प्रोग्राम्स हैं जो एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आपकी मदद कर रही है। सेकंड, हम आते हैं एक्सप्लॉइट्स की तरफ, जिसका कहना है कि जब आपको कमियां मिल गई एडवांस एन्यूमरेशन करने पे, एन्यूमरेशन परफॉर्म करने पे, जब आपको वल्नरेबिलिटीज मिल चुकी है, जैसा आपको यूजर नेम, पासवर्ड यानी डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, ओपन पोर्ट्स, मिस कॉन्फ़िगरेशंस, ऐसा कोई भी डेटा मिला है, तो आप सीधा एक्सेस करो। तो एक्सप्लॉइट्स वो प्रोग्राम है जो इन कमियों की मदद से डिवाइस को कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज करने का काम करते हैं। और बात करें हमारी थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम्स के बारे में, तो ये है पेलोड्स, जो एक बार अगर किसी डिवाइस का एक्सेस मिल जाए तो उस एक्सेस को लॉन्ग टर्म तक बना के रखने के लिए, लंबे समय तक उस एक्सेस को बना के रखने में हमारी मदद करते हैं यूजिंग रिवर्स शेल, अगर आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता है तो। खैर, इसे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा एमएसएफ स्टार्ट हो चुका है। तो सर इस एमएसएफ के अंदर हमें करना यह है कि ये चेक करना है, फिलहाल है ना, जब हमें करना यह है कि जो हमारा एमएसएफ टूल है ये चेक करना है कि अपने डेटाबेस से जुड़ा है या नहीं, बिकॉज हम इसमें जो भी काम करेंगे उसे स्टोर करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए डेटाबेस चाहिए।
और MSF का डेटाबेस मैनेज करता है PostGRE SQL। तो पहले हमने कमांड लिखा db_status, जो मेरे को बताएगा कि भाई ये कनेक्टेड है या नहीं है। तो उसने कहा अभी तो कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ। हमने कहा ठीक है, अब हम इससे बाहर आएंगे, एग्जिट लिख के हम MSF से बाहर आएंगे। और अगर आपको रूट परमिशन से भी बाहर आना है तो आप फिर से एग्जिट लिख देना। फिलहाल हमें रूट यूजर से बाहर नहीं आना है। अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे लर्नर्स सर्विस PostGRE SQL स्टार्ट। ये जो PostGRE SQL है लर्नर्स, यही हमारा वो टूल है जो MSF का डेटाबेस मैनेज करेगा। हमने इसको स्टार्ट करा है, इसको एक्टिव करा है, और इसको स्टार्ट करने के बाद हम MSF का डेटाबेस इसमें बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे msfdb स्पेस init। अब इस msfdb init कमांड का मतलब क्या है? MSF का मतलब है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, DB का मतलब डेटाबेस, और init का मतलब इनिशिएट करो, यानी क्रिएट करके कनेक्शन बनाओ। हमने एंटर प्रेस करा, आप देखोगे ये डेटाबेस बना रहा है, MSF को क्रिएट कर रहा है, सामने वाली मशीन से कनेक्ट कर रहा है, यानी PostGRE SQL से कनेक्ट कर रहा है, मशीन नहीं, सामने वाले सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर रहा है। कनेक्शन सक्सेसफुली बन चुका है। अब क्यों ना MSF कंसोल लिख के मेटास्प्लॉइट को फिर से स्टार्ट करा जाए और देखा जाए कि अब वो अपने डेटाबेस से जुड़ा है या नहीं जुड़ा। तो हमने कमांड लिखा db_status और एंटर प्रेस कर दिया। आप देखोगे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अपने डेटाबेस टूल से जुड़ चुका है, जो इसका डेटा स्टोर करने का काम करेगा। अब ये गुड टू गो है लर्नर्स, और हम इसमें जो चाहे कर सकते हैं। सो लर्नर्स, आर्मिटेज का सेटअप कंप्लीट होने के बाद एक बार डिवाइस को रिबूट जरूर करना। उसके बाद आप लोग अपने सारे टास्क अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज रिबूट नहीं करोगे तो उसके लिए उस प्रोसेस को रीड करना और समझना मुश्किल होगा। सो लर्नर्स, हमारी मशीन रिबूट हो चुकी है, और जो हमारा आर्मिटेज है, ताकि उसमें कोई भी एरर ना आए और आती हुए एरर्स आप अच्छे से रिजॉल्व कर सके, आपको ये प्रोसेस ध्यान से फॉलो करना है। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे टर्मिनल पे और वहां चल के रूट परमिशंस ले लेंगे, डेटाबेस वाले टूल को स्टार्ट कर देंगे, विच इज सर्विस PostGRE SQL स्टार्ट। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे सर्विस PostGRE SQL स्टार्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे msfdb विच मीन्स मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क डेटाबेस, और साथ ही साथ रीनिट मतलब री इनिशिएट कर दो। अगर डेटाबेस बना दिया तो फिर से क्रिएट कर दो, ताकि जो इश्यूज आ रहे हैं, जो एरर्स आ रहे हैं, वो रिजॉल्व हो जाए। ये कमांड रन करने के बाद हम जाएंगे हमारे MSF कंसोल यानी कमांड लाइन वर्जन पे। तो हम गए MSF कंसोल, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाएगा। और लर्नर्स, अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे db_status, वो कमांड जो हमें बताएगा कि भी MSF अपने डेटाबेस से कनेक्टेड है या नहीं। तो इसने कहा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, MSF से मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जुड़ चुका है। अब लर्नर्स, हम यहाँ पे अपने विक्टिम मशीन का डेटा ऐड करेंगे, विक्टिम मशीन को स्कैन करेंगे ताकि उसका डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाए और हम आर्मिटेज को अच्छे से यूज ले सके। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा db_nmap, यानी डेटाबेस के अंदर nmap स्कैन रन करना है। और हमारे विक्टिम का IP है लर्नर्स 192.168.56.103। अब हम यहाँ क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं यहाँ पे -V वर्जन स्कैन हो जाए। हम चाहते हैं हमें भी रिजल्ट बताए कि भी स्कैनिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो -V का मतलब वर्बस हो गया। साथ साथ हमने यहाँ पे लिख दिया -P फॉर पोर्ट, और उसमें लगा दिया एक और डैश, जो शॉर्टकट है सभी पोर्ट्स के लिए, ऑल पोर्ट्स के लिए, यानी 0 से 65535। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं OS स्कैन भी हो जाए तो हमने -O भी लिख दिया, यानी हमने अपने nmap स्कैन का जो भी कमांड चेता, जैसा भी चेता लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। सो ऐसा करने पे हमारे nmap की नेटवर्क स्कैनिंग स्टार्ट तो हो ही चुकी है, बट विक्टिम का जितना भी डेटा है वो सारा डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, MSF के डेटाबेस में स्टोर होगा, या आप कह सकते हो आर्मिटेज के डेटाबेस में स्टोर होगा। जैसे ही ये सेटअप कंप्लीट होगा लर्नर्स, हम आर्मिटेज को स्टार्ट करेंगे। आर्मिटेज में हमें हमारा विक्टिम डिवाइस दिखेगा, और उसके बाद उस विक्टिम डिवाइस पे आगे हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सो हम एक नया टैब ओपन कर लेते हैं जब तक ये प्रोसेस हो रहा है। रूट परमिशंस ले लेते हैं। सो यहाँ लर्नर्स, हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक नए टैब में, जिसको हमने स्टार्ट करा था, वहां जाएंगे और वहां पे लिखेंगे आर्मिटेज और एंटर प्रेस कर देंगे। बस आपको इतना ही करना है, मेक श्योर रूट प्रिविलेजेस आपके पास हो। और हमने पहले ही स्कैन करके सारा डेटा जो है वो तो स्टोर कर ही लिया डेटाबेस में। तो अब जब हमारा आर्मिटेज स्टार्ट होगा, आर्मिटेज के स्टार्ट होते ही हमें हमारा विक्टिम डिवाइस दिखेगा, और उस विक्टिम डिवाइस पे आप जो ऑपरेशन चाहो ग्राफिकली कर सकते हो। ये सारे सेम टास्क हम कमांड लाइन से भी कर सकते थे, बट आप लोगों को मैं इस ग्राफिकल टूल से इंट्रोड्यूस कराना चाहता था, इसीलिए हमने इसे स्टार्ट करा। आप देख रहे हो अब यहाँ पे एक मशीन पहले से आ चुकी है, 192.168.56.103 विक्टिम डिवाइस है। अगर मैं इस विक्टिम डिवाइस पर क्लिक करता हूँ, इसे डेटा देखना चाहता हूँ, राइट क्लिक करके सर्विसेज पर क्लिक करूंगा, तो अब तक हमने जितना भी डेटा कलेक्ट करा है वो सारा में यहाँ पे विजिबल है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन इस पे होवर करती है, इस पे जैसे आप कर्सर ले जाओगे आपको दिखा देगा लिनक्स 2.6.x, है ना। अब सर, अगर हम यहाँ कोई भी टास्क करना चाहें, इसके अंदर एक्सेस लेना चाहें, जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप nmap की मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन करोगे तो आपको इसके कई प्रोग्राम्स मिलेंगे। वैसे हमें एक प्रोग्राम मिला जिसका नाम है VSFTPD बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। इस प्रोग्राम को यहाँ से उठा के या तो आप इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो या फिर डबल क्लिक कर दो, आप देखोगे सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है। बट इस डिटेल्स में आपको थोड़ा गैप अभी दिख सकता है कि इसने एलोस्ट में जो हमारा IP लिया है वो ETH का लिया है, ETH1 का लिया है,
तो मैं चाहूँ तो इसे बंद भी कर सकता हूँ। फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसे कर देते हैं 192.168.56.102, यानी अपनी काली मशीन का सही आईपी लिखा है मैंने बस, है ना। एल होस्ट में काली का आईपी आता है, आर होस्ट में विक्टिम का आईपी, विक्टिम का पोर्ट आता है, बिल्कुल सही है। लॉन्च बटन पे क्लिक करेंगे और अगर इस प्रोग्राम ने काम करा तो आप देखोगे हमारे जो डिवाइस था इसकी ग्राफिक्स बदल जाएगी। अभी ये जैसा दिख रहा है ये वैसा नहीं दिखेगा। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क करता है तो इसकी ग्राफिक्स ऐसी शो करेगी कि ये कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। सो लर्नर्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारी मशीन की ग्राफिक्स दिखा रही है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उसका एक्सेस मिल चुका है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, शेल पर क्लिक करता हूँ, इंटरैक्ट पर क्लिक करता हूँ, तो मैं इससे कम्युनिकेट कर पाऊंगा। इससे मुझे पता पड़ा इस मशीन में कमी कहाँ थी, जिससे हम जल्द से जल्द सिक्योर कर सकते हैं, अपने एफटीपी के वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं। कोई कमांड रन करके देखना है कि कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ सर यहाँ पे कमी है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं जैसे कि ls ifconfig। तो ifconfig में आईपी दिखना चाहिए 192.168.56.103, सेम आईपी दिख रहा है। उम्मीद है लर्नर्स आपका कंसेप्ट आप सभी को पसंद आया होगा। इसमें हमारे पास और भी ऑप्शंस है, होस्ट में जाके हम अलग अलग स्कैन्स परफॉर्म कर सकते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स हैं, आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको कम लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।